अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें एक वीडियो के अंदर वाई क्यू आर्च को डिटेल में समझाएं कि एक वीडियो के अंदर हम वाई क्यू आर्च को कंप्लीट समझ सकें। तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसके अंदर हम वाई क्यू आर्च के ओवरव्यू से लेके उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट में हम वाई क्यू आर्च को डाउनलोड करना सीखेंगे और उसके बाद हम वाई क्यू आर्च को अपने ऑटो कैड के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली जो हमारे लेटेस्ट वर्जन है 2023 और 24 उसके अंदर हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट हम वाई क्यू आर्च की लैंग्वेज को चेंज करना सीखेंगे क्योंकि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है वो चाइनीज़ में होती है, इसको हम इंग्लिश के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम वाई क्यू आर्च के टूल बार की लैंग्वेज जो कि हमें ऑब्वियसली चाइनीज़ के अंदर मिलती है, टूल बार्स की लैंग्वेज को हमने इंग्लिश के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है इसको भी हम समझेंगे। और उसके बाद हम वाई क्यू आर्च की कमांड्स के बारे में समझेंगे कि वाई क्यू आर्च की कितनी कमांड्स हैं, उनकी कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो उन तमाम कमांड्स और उनकी जितनी भी शॉर्टकट कीज है उनकी आपको एक पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम वाई क्यू आर्च के यूजर इंटरफेस को किस तरह चेंज कर सकते हैं। हमने जो वाई क्यू आर्च की कमांड्स है उनको हमने ऑटो कैड के रिबन बार के अंदर कैसे लेके आना है, तो उस इंटरफेस को हम कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी भी जो CUI फाइल है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और नेक्स्ट हम वाई क्यू आर्च को कंप्लीट सीखेंगे। इसके अंदर जितनी भी हमारे पास कमांड्स अवेलेबल होती हैं सिस्टम सेटअप से लेके एंड तक हम इसको एक एक कमांड्स को डिटेल में सीखेंगे। और लास्ट में वाई क्यू आर्च का हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे कि आपने इस वाई क्यू आर्च को जितना भी सीखा, इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उसको एग्जाम्पल के साथ मैं एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा कि उन कमांड्स को हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें लेसन स्टार्ट करते हैं। अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे प्लान के ऊपर जल्दी से डोर अप्लाई हो रहे होते हैं। किसी भी वॉल पे आपने अगर डोर अप्लाई करना हो तो वो कैसे जल्दी से डोर को अप्लाई कर रहे होते हैं। वॉल्स के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में डोर को अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह विंडोज अप्लाई हो सकती है, कैसे क्विक हम विंडोज अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी भी वॉल के ऊपर। अगर हमने विंडोज को अप्लाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमने अपने लेआउट जो हमारा प्लान होता है उसकी डायमेंशन हमने लगानी हो, उसको एनोटेट करना हो तो वो हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने जल्दी से मेरी डायमेंशन लग रही है। अगर मैंने पूरे लेआउट की डायमेंशन लगानी है तो उसको मैं कैसे इजीली यहाँ पे लगा सकता हूँ इस प्लगइन की मदद से। तो देखें यहाँ पे आप पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मेरी डायमेंशन लगी है, इनसाइड वॉल की और आउटसाइड वॉल की। इसी तरह अगर मैंने सेंटर लाइन लगानी है अपने वॉल्स के लिए तो वो मैं कैसे जल्दी से यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कितनी जल्दी सेंटर लाइन लग गई। इसी तरह अगर मैंने कॉलम लगाने हैं अपने कॉर्नर पे या जो भी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे मुझे कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो उसको मैं कैसे जल्दी से यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे कॉलम भी अप्लाई हो गए। इसी तरह अगर मैंने एक ग्रिड लगाने हो और उसके ऊपर कॉलम लगाने हो तो उनको मैं कैसे लगा सकता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ग्रिड भी अप्लाई हो गए और इसके ऊपर अगर मैं कॉलम लगाना चाहूँ तो उसको मैं कितने यहाँ पे जल्दी और इजीली लगा सकता हूँ जस्ट फ्यू क्लिक की मदद से। तो देखें यहाँ पे मेरे कॉलम लगे। इसी तरह अगर मैंने डेकोरेशन वगैरह लगानी है, कोई इंटीरियर का काम करना है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। मैं कोई भी कंपोनेंट्स किसी भी एरिया के लिए किसी भी साइज के लिए यूज कर सकता हूँ, उसको किसी भी डायरेक्शन में रखूँ। तो रेडीमेड मेरे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनकी सेटिंग हुई हुई है। तो आप इस प्लगइन की मदद से अपने जो प्रोजेक्ट है उसके वर्किंग स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास अब वाईक्यूआर्च प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो सबसे पहले हम वाईक्यूआर्च प्लगइन को डाउनलोड करना सीखते हैं। वाईक्यूआर्च प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में से किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। यहाँ पे गूगल के अंदर से आपने वाई क्यू आर्च को आपने यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आपने इसको सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट नज़र आएगी yqr.cn की, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में होगी। आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर कुछ ये चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6.7.4 है। ये ऑटोकैड 2023 और 2024 के लिए है। आप यहाँ से अपने पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपने अगर ट्रांसलेट करना है अपने पेज को तो आप यहाँ से इंग्लिश के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास YQR 6.7.4 लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें
यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसकी डिटेल में अगर आप जाएँ तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट ऑफ ऑटोकैड 2023 और 2022, लेकिन इसको हम ऑटोकैड 2024 के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह मैंने अपने ऑटोकैड 2024 के अंदर इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने ऊपर आ जाना है, तो यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इन क्यूआर जो कोड है इनके नीचे आपने यहाँ पे इस जगह पे YQARC 6.7.4 सोर्स डिज़ाइन जहाँ पे लिखा होगा, यहाँ से आपने अ गुड टूल इज़ एफिशिएंट, इसके साथ वाले जो लिंक होगा आपने उसको क्लिक करना है। आपने बाकी किसी लिंक्स को ओपन नहीं करना। तो यहाँ से आप जो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ और इंग्लिश वर्जन है उसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। इस पे आपने यहाँ से क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वाला एरर आ रहा हो, यहाँ पे अगर आपने कोई एंटीवायरस वगैरह किया है तो वो एरर आ रहा हो, तो यहाँ से आप इसको कीप कर सकते हैं। तो कीप पे क्लिक करने के बाद YQR जो है आपका वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका YQR प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह की एक फ़ाइल मिलेगी। आपने इस फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको YQR का एक फ़ोल्डर मिलेगा। आपने इस पे राइट क्लिक करना है इस फ़ोल्डर के ऊपर और आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने जिस पीसी के अंदर जाना है और अपनी सी ड्राइव के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सी ड्राइव के अंदर पेस्ट करने के बाद आपने अपने ऑटोकैड को ओपन कर लेना है। ऑटोकैड ओपन करने के बाद अभी देखें यहाँ पे मेरे पास YQR प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, तो आपने यहाँ से ऑप्शन के मेन्यू में जाना है। आप उसके लिए OPS की शॉर्टकट की है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन के मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे फाइल्स टैब के अंदर आपके पास ये सबसे पहले स्पोर्ट फाइल सर्च पाथ है। आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद आपने यहाँ से ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने दिस पीसी के अंदर जाना है, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद YQR के अंदर आपने जाना है और सिस्टम के फोल्डर को यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद दोबारा आपने ऐड पे जाना है और ब्राउज पे जाना है। ब्राउज पे जाने के बाद आपने दोबारा से सी ड्राइव के अंदर जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने YQR पे जाना है। उसके बाद सिस्टम के फ़ोल्डर में जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से फ़ॉन्ट्स इसको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आपने दोबारा से ऐड करना है और ब्राउज़ में जाना है। इसी तरह आपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद YQR फ़ोल्डर के अंदर सिस्टम का फ़ोल्डर होगा SYS। उसके बाद आपने लाइब्रेरी इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने फिर से ऐड पे क्लिक करना है, ब्राउज़ पे करना है। यहाँ से आपने दोबारा से सी ड्राइव पे जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने YQR पे क्लिक करना है, सिस्टम में जाना है और यहाँ से आपने यूज़र 1 इसको ऐड कर लेना है। और उसके बाद देखिए अब हमारे पास सिस्टम, फॉन्ट, लाइब्रेरी, यूज़र 1 ये 4 चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है। आपने इसको ऐड कर लेना है यहाँ से। उसके बाद अप्लाई करें। जो भी एरर आता है आप उसको ओके करें और फिर अगेन ओके कर दें और ओके कर दें। तो अभी देखें यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं एक दफ़ा ऑटोकैड को क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद हम इसको दोबारा से ऑटोकैड को ओपन करेंगे। मैं यहाँ से दोबारा ओपन करता हूँ ऑटोकैड को। तो देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास YQR प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है ऑटोकैड 2024 के अंदर। अगर आपको फिर भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएँ। यहाँ से आपकी ये जो हाइड मेन्यू बार है इसको मैं हाइड कर देता हूँ एक दफ़ा। तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी। तो आपको यहाँ पे YQR प्लगइन शो नहीं होगा। तो यहाँ से आपने क्विक एक्सेस टूल बार में जाने के बाद यहाँ से शो मेन्यू बार कर लेना है। तो आपको यहाँ पे वो प्लगइन शो हो जाएगा। अब जो हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ है इसकी लैंग्वेज हमें चाइनीज़ लैंग्वेज नज़र आ रही है। तो इसकी लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है उसके बारे में हम सीखते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। मैं फर्स्ट तरीका पहले समझाता हूँ। आपको ये लैंग्वेज अभी आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, मुझसे भी नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसको आपने देखना है कि मैं कहाँ पे क्लिक करूँ। आपने इस YQR प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। आपने फर्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटपैड ओपन होगा। यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज को यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। लैंग्वेज को आपने यहाँ से इसकी वैल्यू जो है इसको 0 कर लेना है। 0 करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने क्लोज़ कर देना है और उसके बाद ये हमारे पास स्केल वगैरह होगा तो इसको आप बंद कर लें। इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं। तो ये कुछ ही देर बाद आपकी जो है लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप वाई क्यू आज की मेरी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। एक तो हमारा ये तरीका था कि हम यहाँ से सिस्टम सेटअप, यूज़र प्रेफरेंस, यहाँ से हम जो है इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा वन कर दूँ तो ये दोबारा से चाइनीज़ में चला जाएगा। तो दूसरा जो तरीका होता है, अगर आप सिस्टम सेटअप में जाएँ उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज पे जाएँ तो यहाँ से भी आप चाइनीज़ और इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को। अगर मैं यहाँ पे चाइनीज़ पे करूँ उसके बाद ओके करूँ तो देखिए यहाँ पे दोबारा से मेरी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको आप यहाँ से भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब फिर मेरी लैंग्वेज चाइनीज़ में चेंज होगी। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो YQLANG होती है। अगर आप वो टाइप करें तो भी आप चले जाएंगे। आप या इस पे क्लिक करें YQ लैंग्वेज पे तो भी आप जो यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को। उसके बाद ओके करें। देखें यहाँ पे जो अब हमारी लैंग्वेज थी मेन्यू बार की वो हमारी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट होगी। इसके अंदर जितने भी हमारी कमांड्स होंगी, कमांड्स के अंदर की जो लैंग्वेज होगी वो भी हमारी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इशू एक आता है, जैसे कमेंट सेक्शन में मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या हम YQR टूल बार की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आपको जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो शो हो रही है। जो इंग्लिश की लैंग्वेज टूल बार थे वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो कैसे हम इन टूल बार्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे जो यहाँ पे टूल टिप है वो हमें इंग्लिश में नजर आए। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देख, आपने वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि हम कैसे इजीली और सिंपल वे के साथ टूल बार को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। इसमें दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक तरीके में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं, वीडियो के किसी पार्ट को स्किप नहीं करते, तो उसमें आपको एक ऐसा मैं तरीका बताऊंगा जिसमें आप जस्ट 1 क्लिक से या 2 क्लिक से इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश के अंदर। जो मैंने बहुत मेहनत के साथ काम किया है उस पे, और वो आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा। यहाँ पे देखिए अब मैंने जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर ली है। अब मुझे रिक्वायर है कि मैं यहाँ पे कैसे उसको कन्वर्ट करूँ इंग्लिश के अंदर। तो उसके लिए आपने अपनी कमांड लाइन के अंदर CUI टाइप करना है, या आप यहाँ से मैनेज के अंदर जाए, उसके बाद यूजर इंटरफेस, तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास विंडो ओपन होगी ये हमारी होती है कस्टमाइज यूजर इंटरफेस। इसमें ये जो हमारा इंटरफेस होता है इसको हमने चेंज करना है। इस इंटरफेस में अब हमने किस चीज को कस्टमाइज करना है, आपने ज्यादा चीजें नहीं छेड़नी, आपसे गलत हो जाएगा। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपने जस्ट उसको कस्टमाइज करना है। तो आप देखें यहाँ पे इस कस्टमाइज पैनल के अंदर यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एंड पे YQR CUIX ये आपको मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक टूल बार का ऑप्शन मिलेगा। इस टूल बार के प्लस के इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब ये जो आपको टूल बार नजर आ रही है ये हमारी सारी किस में है, चाइनीज लैंग्वेज में, जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसके यहाँ से आपने फर्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर लेना है। और ये अब टूल बार थी, ये हमारी उसका मेन हेडिंग थी और ये उसके अंदर हमारे टूल्स पड़े हुए हैं। तो इस टूल को अगर आप यहाँ पे नोट करें तो देखिए यूजर प्रेफरेंस, हमारा जो फर्स्ट टूल है वो यूजर प्रेफरेंस है। इसका नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम होता है जब हम किसी भी टूल के ऊपर लेके जाते हैं, जो हमारी टूल टिप होती है, तो उसको हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है चाइनीज में। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करना है। आप Ctrl+C की मदद से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, या आप वैसे इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। इसको मैं Ctrl+V कर देता हूँ। Ctrl+V करने के बाद देखिए अब जो हमारी ये इसका नाम है ये हमें यूजर प्रेफरेंस इंग्लिश में नजर आएगा। इसी तरह आपने सेकंड टूल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इस तरह इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ। और उसके बाद थर्ड टूल आएगा हमारा सिलेक्ट करंट यूजर, और इसको भी हम Ctrl+C और Ctrl+V कर देते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ से हम इसको भी Ctrl+V कर देते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ तक कर लिया सिलेक्ट लैंग्वेज तक। अब हम इसको अप्लाई करते हैं और इसको कंफर्म करते हैं कि क्या हमारा ये चेंज हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पे सिस्टम के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यूजर प्रेफरेंस मुझे इंग्लिश में नजर आ रहा है। इसको भी हमने चेंज किया था YQR टूल बार्स को। उसके बाद ये देखें ये हमारा थर्ड चेंज नहीं हुआ, इसको हमने चेंज नहीं किया। सिलेक्ट करंट यूजर,
और इसी तरह सेलेक्ट लैंग्वेज, इसको हमने चेंज किया और बाकी हमने चेंज नहीं किए, ये हमें सारे चाइनीज लैंग्वेज में शो हो रहे हैं, जबकि ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में है। हमने दोबारा उसी कमांड में जाना है, CUI के अंदर जाएंगे। CUI में जाने के बाद हमने यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने YQH पे क्लिक करना है। YQH पे क्लिक करने के बाद टूल बार पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपने एक एक कमांड की जो है लैंग्वेज को चेंज करते रहना है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपकी सारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा। YQH की 500 प्लस कमांड्स हैं। अगर आप एक एक कमांड को चेंज करते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यही काम जो आपने करना था ये ऑलरेडी से मैंने करके रखा हुआ है। तो जो मेहनत मैंने की हुई है वो मैं आपके साथ फ्री में शेयर करता हूँ। तो कैसे आप उसको सिंपली 1 क्लिक में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने इसको अप्लाई कर देना है या कैंसिल कर दें, जो भी करना है इसको ओके करें। तो देखिए अब हमारी जो लैंग्वेज है इस टाइम, इसमें जो टूल बार्स है वो हमें कौन से शो हो रहे हैं, ये हमारे सारे जो ओरिजिनल लैंग्वेज है हमारी उसमें शो हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल को मैंने इंसर्ट करना है अपने CUI के अंदर। तो देखिए मैं इसको कैसे करूंगा। CUI के अंदर हम जाएंगे, कमांड के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपने ट्रांसफर पे आना है। ट्रांसफर में आने के बाद यहाँ पे आपने ओपन कस्टमाइजेशन फाइल, इस जगह पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मैं आपको एक फाइल दूंगा YQR, इस तरह की आपको एक फाइल मिलेगी। ये फाइल आप मुझसे ले सकते हैं। ये फाइल आपने कैसे लेनी है ये मैं आपको आगे वीडियो में जाके बताता हूँ, आप कैसे मुझसे ये फाइल ले सकते हैं। इसको पहले हम इंस्टॉल करना सीखते हैं कि हमने कैसे इसको लोड करना है अपने YQR के अंदर। तो देखें यहाँ से मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक और YQH.CUIX ये नए नाम से आ गया है। तो इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद टूल बार के अंदर जाना है। तो देखें यहाँ पे मैंने एक एक टूल्स को जितनी भी थी उनकी लैंग्वेज मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट की हुई है। ये सारी आपको इस मेन टूल बार के अंदर जो हमारे टूल्स हैं सारे आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इस तरह आप एक एक को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, अब आपने यहाँ से मेन कस्टमाइजेशन फाइल, इसमें अपने इन टूल बार को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, आप यहाँ पे कंफर्म कर लेना आपके पास मेन कस्टमाइजेशन फाइल हो। उसके बाद आपने यहाँ से टूल बार में जाना है। टूल बार में जाने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो AutoCAD के टूल्स हैं वो हमें यहाँ पे टूल बार उसकी सारी शो करा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो YQH की टूल्स हैं वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो आपके टूल बार्स हैं इन टूल को इसके अंदर लेके आना है। तो कैसे लेके आना है, तो देखिए यहाँ पे ये वाले जो हमारे टूल्स हैं इसके लिए आपने इन टूल को सबको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लिक इसके ऊपर कर रहा हूँ और शिफ्ट के बटन को होल्ड करूंगा अपने कीबोर्ड से और एंड जो है क्लिक मैं इसके ऊपर करूंगा। तो देखें इससे हमारे ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से इनको ड्रैग करके इस जगह पे लेके आऊंगा। तो यहाँ से इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने क्लिक एंड होल्ड करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है और उसके बाद को यहाँ पे आपने जो इसके टूल बार के अंदर है इसको पेस्ट कर देना। आपने इस जगह पे करना है, पॉइंट क्लाउड के ऊपर इस तरह पेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे इस तरह आपने क्लिक कर देना है। तो देखें यहाँ पे आपके जितने भी ये हमारे टूल बार्स हैं वो हमारे यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको जस्ट सिंपल यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो देखें कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे पास ये जो टूल्स हैं ये हमारे अपडेट हो गए हैं। हमारे पास जो भी प्लान था, ये इंटरफेस था जो हमारा, वो अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिस्टम, यूजर प्रेफरेंस, शो YQH, ये जितने भी आपको टूल्स हैं जो हमने पहले चेंज किए थे वो आपको अभी तक यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे अपडेट नहीं हुए, इसको हम कैसे अपडेट करेंगे। इसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं, फाइल मेन्यू में जाएंगे, शो मेन्यू बार करेंगे। यहाँ पे हमारे पास YQH है। तो यहाँ से हम सिस्टम के अंदर जाएंगे। सिस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, हाइड YQH टूल बार, इनको आपने हाइड कर लेना है। अब जो आपके पास टूल बार बचेंगी, ये वाली जो टूल बार हैं ये आपके पास जो AutoCAD के अंदर है वो टूल बार आपको यहाँ पे शो होंगी। तो इसको आप थोड़ा ऊपर ड्रैग कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे देखिए आप जितने भी हमारे पास टूल्स हैं उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। अब ये आपको जितने भी टूल्स बार मिलेंगी इनकी लैंग्वेज आपको इंग्लिश में मिलेगी। अगर मैं यहाँ से किसी भी टूल बार को ऐसे लेके आऊँ, इस जगह पे रखूँ और इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँ या मैं इसको इस तरह ड्रैग कर लूँ, तो अब हम एक दफ़ा इसको इस तरह रख के यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारी इंग्लिश में ये हमें शो कर रही है। तमाम टूल बार हमारे इंग्लिश में है जो हमारे राइट साइड पे है या टॉप पे या जो हमारे स्क्रीन के
ऊपर है। तो अब यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको AutoCAD को क्लोज़ करूँगा कि क्या ये हमारा काम टेम्परेरी तो नहीं था, ये हमारा परमानेंट इसमें हुआ है। तो नो करने के बाद मैंने कंप्लीट AutoCAD क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने इसको AutoCAD को दोबारा से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमने टूल बार को ऊपर रखा था जो हमारी टूल बार साइड पे है, ये हमारी टूल बार हमें सही नज़र आ रही है। इसके जो आइकन्स है वो हमें सही नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जो भी हमारा नाम था जो हमने चेंज किया था, जितना भी हमने चेंज किए थे इंग्लिश के अंदर टूल बार के, वो हमें यहाँ पे सही नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिसको हमने स्क्रीन के ऊपर रखा था वो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। उसकी जो जितनी भी कमांड्स हैं वो तो सही काम करेंगी, लेकिन जो इसके आइकन है वो आपको यहाँ पे इस तरह शो होंगे। तो आपने इसको कैसे सेट करना है? अगर हम इसको यहाँ से इसके ऊपर रख देते हैं दोबारा से, तो देखें यहाँ पे ये सही नहीं होगा। तो इसको हमने कैसे सही करना है? तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपने किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो टूल बार आपको यहाँ पे मिसिंग शो होगी, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो टूल बार है वो दोबारा इंसर्ट होगी इन टूल बार्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं इनको सेट कर लेता हूँ। आप इस तरह एक एक टूल बार को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपने जैसे भी करना हो आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर या साइड पे या लेफ्ट आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। तो ये था कि हम किस तरह इन टूल बार की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, हमने उसको कैसे चेंज करना है। और जो तरीका मैंने आपको बताया, जो काम जो वर्किंग मैंने आपके लिए की हुई है, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप मुझसे YQArch की ये वाली CUI फाइल लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको मेरा WhatsApp नंबर भी शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपको इंस्टा और फेसबुक की ID भी शो हो रही होगी। आप किसी पे भी मैसेज करके आप मुझसे ये फाइल ले सकते हैं। अगर आप मुझे WhatsApp पे मैसेज करते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट फाइल शेयर कर दूंगा, और अगर आप मुझे इंस्टा या फेसबुक पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, तो आप वहां से जाके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम YQArch की कमांड्स को समझ लेते हैं। जिस तरह AutoCAD के अंदर कमांड्स होती हैं, इसी तरह YQArch के अंदर भी कमांड्स होती हैं। हर कमांड की शॉर्टकट की होती है। जैसे AutoCAD के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे एक लाइन कमांड है तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो L होती है। इसी तरह पॉलीलाइन की PL, सर्कल की C। इसी तरह YQArch प्लगइन जो हमारा होता है, इसमें जितने भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास कमांड्स होती हैं, उनकी भी शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे ड्रॉ एक्सिस लाइन की AX है, इसी तरह ड्रॉ वॉल की WW है। इस शॉर्टकट की मदद से भी आप अपनी कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या आप किसी टूल के ऊपर क्लिक करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं AutoCAD की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लाइन टूल के ऊपर क्लिक करूं तो भी मेरी कमांड एक्टिव हो जाएगी, मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं अपने कीबोर्ड से L प्रेस करूं तो देखें उसके बाद भी मेरी जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। तो आप किसी भी टूल को कमांड की मदद से भी एक्टिव कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर क्लिक करने के बाद, या जो उसकी शॉर्टकट कीज होती हैं उसको टाइप करने के बाद भी एक्टिव कर सकते हैं। अब हमारे पास YQArch के अंदर 500 से ज्यादा कमांड होती हैं। अब इनकी जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जैसे प्लेन वॉल कॉलम है, इसके आगे हमारे पास जो मजीद कमांड है ड्रॉ एक्सिस लाइन, इसकी जो शॉर्टकट की है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये AX है, अगर आप अपने कीबोर्ड से AX टाइप करें तो भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह ड्रॉ वॉल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप ड्रॉ वॉल की जो शॉर्टकट की है उसको टाइप करता हूँ WW इंटर। कोई भी शॉर्टकट की लगाने के बाद, टाइप करने के बाद आपने इंटर की को लाजमी प्रेस करना है। उसके बाद आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी, आप उस कमांड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इनकी जितनी भी शॉर्टकट की है YQArch की, इनको मैंने कंपाइल किया है सारा एक PDF के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ये जो मेन कैटेगरीज होती हैं इनकी भी हमारे पास शॉर्टकट कीज होती हैं, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो इसके आगे नहीं लिखी हुई, जैसे बाकी हर एक के आगे लिखी हुई हैं। जैसे ओपन डोर ऑन वॉल, तो इसकी शॉर्टकट की AD लिखी हुई है। तो मैंने एक PDF के अंदर इन सब कमांड को कंपाइल कर दिया है। यहाँ पे आपको मेन कैटेगरीज मिलेंगी ऊपर हेडिंग पे। जैसे ये मेन इंटरफेस है तो इसकी जो भी कमांड्स है और उसके साथ जो उसकी शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह अगर नीचे आए तो सिस्टम सेटअप और उसके बाद प्लेन वॉल कॉलम,
हर एक की मैंने यहाँ पे तरतीब से कमांड जो है और प्लस उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिख दी है। आपको किसी भी शॉर्टकट की को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर सिंबल और इसी तरह इंडेक्स सिंबल, हर एक की कमांड जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है और प्लस उनकी शॉर्टकट की जितनी भी है वो मैंने यहाँ पे एक एक कैटेगरीज की मैंने यहाँ पे एक एक पेज पे कर दी है। तो देखें ये हमारे पास तकरीबन 23 जो है पेजेस बनेंगे। इसके अंदर यहाँ पे वाई क्यू आज की जितनी भी कमांड है उन सब की जो है शॉर्टकट कीज वो भी मैंने साथ टाइप कर दी है। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताएं और साथ ही स्क्रीन पे आपको फेसबुक और इंस्टा की आईडी नजर आ रही होगी, आप इस पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप इस पे भी मुझे मैसेज कर दें तो मैं ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा। तो चले अब हम देखते हैं कि हम इन शॉर्टकट कीज को कैसे चेंज कर सकते हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट कीज होती है। जैसे यहाँ पे प्लेन वॉल कॉलम है, इसके अंदर ड्रॉ एक्सेस लाइन में जो इसकी शॉर्टकट की है वो है AX। इसी तरह प्लेन विंडो डोर की अगर मैं बात करूं तो देखें यहाँ पे है ओपन डोर ऑन वॉल। जो प्रीवियस लेसन है उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम इनको चेंज करते हैं। चले इस लेसन में मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने सिस्टम सेटअप के अंदर जाना है। सिस्टम सेटअप में यहाँ पे कमांड पेंडेक्ट होगा हमारे पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जितनी भी कमांड्स हैं जो मेन कैटेगरी है वो हमें इस कॉलम में शो हो रही है। जैसे देखें सिस्टम सेटअप, प्लेन वॉल कॉलम, तो उन सब की कमांड की जो शॉर्टकट कीज है इन कमांड की वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें जो शॉर्टकट की है SYS वो है सिस्टम सेटअप की। इसी तरह डेकोरेशन कंपोनेंट की जो है वो ZZZ है। तो आप मजीद अगर इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे प्लेन वॉल कॉलम है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब जो इस प्लेन वॉल कॉलम के अंदर हमारे पास कमांड अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो होगी और उनके साथ यहाँ पे शॉर्टकट की शो होगी जो बाय डिफॉल्ट होती है इसके अंदर। आप यहाँ से अपनी कोई भी शॉर्टकट की को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ड्रॉ वॉल है तो मैं यहाँ पे WW की जगह कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे वॉल लिख देता हूँ WALL और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देखें आप अगर यहाँ पे WALL टाइप करेंगे उसके बाद इंटर, तो देखें अब आपकी जो वॉल की कमांड है वो एक्टिव हो गई है और जो बाय डिफॉल्ट इसकी शॉर्टकट की थी वो थी WW। आपने नीचे कमांड लाइन में गौर करना है। तो देखें यहाँ पे मैंने WW टाइप किया उसके बाद इंटर, तो देखिए अब वो एक्टिव नहीं हो रही। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल लिखता हूँ वॉल, तो देखिए अब वो एक्टिव हो गई है और मैं यहाँ से वॉल ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह मैं कोई और कमांड चेंज करता हूँ, उसकी शॉर्टकट की को चेंज करता हूँ। यहाँ पे हम अगर डोर ऐड कर लेते हैं तो देखें ड्रॉ डोर और उसके बाद है ओपन डोर ऑन वॉल, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। अभी पहले मैं AD इसकी शॉर्टकट की है, इसकी मदद से इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने एक डोर अप्लाई करना है, मैंने AD टाइप किया कमांड लाइन में उसके बाद इंटर। तो AD टाइप करने के बाद देखिए अब ये मेरा यहाँ पे डोर अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास जो इसकी शॉर्टकट की है वो AD है बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे मैं AD अप्लाई कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पे मेरा डोर अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है? तो देखें यहाँ पे वाई क्यू आर्च में मैं जाता हूँ सिस्टम सेटअप और यहाँ से कमांड पेंडेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं विंडो डोर में जाऊँ यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे मैंने इसकी जो शॉर्टकट की है उसको चेंज किया हुआ है। मैंने जो बाय डिफॉल्ट AD थी उसको मैंने यहाँ से D1 कर दी है। तो यहाँ से मैं अब इसको अगर चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे DAS कर देता हूँ उसके बाद ओके। ओके करने के बाद अब देखें अगर मैं यहाँ पे DAS टाइप करूँ कमांड लाइन के अंदर उसके बाद इंटर, तो देखें अब मेरा जो डोर है वो इस शॉर्टकट की मदद से अप्लाई हो रहा है। तो आपने अगर बाय डिफॉल्ट जो होती है उसको चेंज करना है तो आप यहाँ से सिस्टम सेटअप और कमांड पेंडेक्ट के अंदर जिस तरह मैंने बताया आप किसी भी शॉर्टकट की को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन के अंदर जाएं वहां से आपने इसको चेंज करना है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, कोशिश करें उनको याद कर लें। लेकिन अगर आप फिर भी इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपने वो शॉर्टकट की नहीं यहाँ पे लिखनी जो ऑलरेडी ऑटो कैड के अंदर किसी न किसी टूल बार के लिए असाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन के लिए हमारे पास L जो है वो शॉर्टकट की होती है। इसी तरह अगर मैं सर्कल की बात करूं तो C है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं C टाइप करूं उसके बाद इंटर करूं तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी असाइंड है ऑटो कैड के अंदर सर्कल के लिए। तो देखिए मैं अभी ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें C इज द सेम इन ऑटो कैड। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कमांड है वो चेंज नहीं होगी इसकी शॉर्टकट की। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, मैं रेक्टेंगल की लिख देता हूँ REC, तो देखिए अब REC उसके बाद इंटर करता हूँ तो वो भी हमारी चेंज नहीं होगी।
तो आपने वही सिर्फ चेंज करनी है जो ऑटो कैड के अंदर असाइन ना हो। जैसे आप रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के साथ अगर मैं 1 लगा देता हूँ उसके बाद ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास REC1 जो है वो अप्लाई होगी। उसके बाद मैं ओके करता हूँ तो देखिए अब मैं किसी भी जगह पे डोर अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है जैसे लाइन की हमारी कमांड होती है उसकी शॉर्टकट की होती है L, तो इसको हमें याद रखने में भी आसानी होती है। इसी तरह अगर पोली लाइन होती है तो इसके जो पहले अल्फाबेट है P और L वो होता है, सर्कल का पहला अल्फाबेट C होता है, रेक्टेंगल का REC ये इस तरह होता है। तो आपने कोई भी जो कमांड रखनी है वो अपनी सोच के मुताबिक जो आपको याद रहे आपने उसमें चेंज करना है ताकि आपके जो काम की स्पीड है वो ज्यादा हो। ओके, वाई क्यू आर कमांड के बाद नेक्स्ट हम वाई क्यू आर यूज़र इंटरफेस को समझ लेते हैं। जिस तरह आपको स्क्रीन पे ये वाला इंटरफेस नज़र आ रहा है कि किस तरह से वाई क्यू आर की जितनी भी कमांड्स हैं वो रिबन बार के अंदर है, अलग-अलग टैब्स और पैनल के अंदर है। इस तरह का इंटरफेस आप कैसे बना सकते हैं? तो अगर आप भी वाई क्यू आर की कमांड को यहाँ पे बार बार जाके ढूंढने के बाद यूज करने से तंग है या आपको मुश्किल पेश आती है कि आपको कोई भी कमांड बार बार ढूंढनी पड़ती है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट एंड तक देखें। तो इस वीडियो में हम इस तरह का इंटरफेस बनाना सीखेंगे वाई क्यू आर का। जैसे ऑटो कैड के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑटो कैड का इंटरफेस होता है जिसमें हमें मुख्तलिफ टैब के अंदर उसके अंदर मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं और उन पैनल्स के अंदर हमें मुख्तलिफ कमांड यहाँ सामने डिस्प्ले होती हैं जिसको हमें यहाँ से किसी भी कमांड को सिलेक्ट करना, उसे एक्टिवेट करना और उसे ढूंढना आसान हो जाता है। तो इस तरह का जो वाई क्यू आर का इंटरफेस होता है वो हमें बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, इस तरह का इंटरफेस हमें बनाना पड़ता है। ये इंटरफेस मैंने बनाया है। अगर आप भी इस तरह का इंटरफेस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वाई क्यू आर का इंटरफेस कस्टमाइज करना नहीं बल्कि ऑटो कैड का इंटरफेस भी अगर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी की ऑटो कैड की कमांड्स को किसी भी टैब के अंदर और किसी भी पैनल में जो आपकी सिलेक्टिव कमांड है जिनका यूज आप बार बार करते हैं उनको आप किसी भी टैब या पैनल के अंदर सेपरेट करके रख सकते हैं। ओके, तो अगर आप चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह ऑटो कैड और डिजाइनिंग के दूसरे जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसका कंटेंट आपको मिलता रहे। ये वीडियो हम 4 से 5 पार्ट्स में कवर करेंगे जिसके अंदर हम यूजर इंटरफेस को चेंज करना या कस्टमाइज करना सीखेंगे कि कैसे हम टैब्स और पैनल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी जो कमांड्स है हमारी उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह हमने ऐसे ड्रॉप डाउन बटन बनाने हैं या किस तरह हम अपनी कमांड्स को नीचे जो हमारी होती है मजीद उनको हम सेपरेट ऐसे रख सकते हैं अपने पैनल के अंदर। नेक्स्ट हम अपना कस्टम यूजर इंटरफेस को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे जिसको हम बाद में किसी भी और कंप्यूटर में या अपने ही कंप्यूटर में अगर हम ऑटो कैड को अनइंस्टॉल कर दे और दोबारा इंस्टॉल करने के बाद अगर हमने यही इंटरफेस यूज करना हो तो उसको कैसे हम एक्सपोर्ट करके दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कस्टम यूजर इंटरफेस को इंपोर्ट करना सीखेंगे कि जो हमने फाइल एक्सपोर्ट की है इसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या ये जो इंटरफेस है अगर आप मेरे से लेते हैं तो इसको आप कैसे अपने ऑटो कैड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको ये अपना क्रिएट किया हुआ CUI फ्री दूंगा जिसको मैं वीडियो के किसी भी पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये CUI मुझसे फ्री में ले सकते हैं और इसको अपने ऑटो कैड के अंदर इंपोर्ट या लोड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑटो कैड को कंप्लीट रीसेट कर दिया है। अब देखें यहाँ पे मुझे कोई भी टैब जो मैंने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहे और इसी तरह जो हमारा टिपिकल वाई क्यू आर होता है वो भी हमें सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखें मेरी जो वाई क्यू आर टूल बार की लैंग्वेज थी वो भी चेंज हो गई है, दोबारा से चाइनीज के अंदर यहाँ पे शो हो रही है। तो अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपने सबसे पहले यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर आ जाना है। ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मिल जाता है। अगर आपको ये यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो आपने इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपने वर्क स्पेस को ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको वर्क स्पेस मिल जाएगा, इसको आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस वर्क स्पेस पे जाना है तो यहाँ पे आपने सेव करंट एज पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी नाम से कोई भी वर्क स्पेस यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सैंपल के नाम से एक वर्क स्पेस बना लेता हूँ। वर्क स्पेस सैंपल वर्क स्पेस के नाम से मैंने बनाया, इसको आपने जस्ट सेव करना है। सेव करने के बाद अब आपका ये सैंपल वर्क स्पेस एक कस्टम जो वर्क स्पेस होगा आपका वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास बाकी वर्क स्पेस भी शो हो रहे हैं जो हमारे ऑटो कैड के अपने होते हैं। तो हमने इस सैंपल वर्क स्पेस में काम करना है ताकि हमारा जो दूसरे वर्क स्पेस है वो हमारे खराब ना हो। हम एक सेपरेट अलहदा से जो हमारा वर्क स्पेस है उसी में काम करें। ओके, तो पहला जो स्टेप था वो हमने वर्क स्पेस बनाना है। उसके बाद अब हमने जो है
इस वर्क स्पेस के अंदर अपने टैब्स और पैनल्स वो ऐड करने हैं। तो देखें यहाँ पे ये हमारा रिबन बार होता है जिसके अंदर ये हमारे टैब्स होते हैं, जैसे ये होम, इंसर्ट, एनोटेट और डिफरेंट ये आपको टैब्स नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे टैब्स होते हैं। इसके अंदर ये हमारे पैनल्स होते हैं, जैसे आपको ड्रा, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स और ब्लॉक वगैरह, इस तरह आपको ये डिफरेंट पैनल नजर आ रहे हैं। और हर पैनल के अंदर हमारे पास कमांड्स होती हैं और मुख्तलिफ कमांड के साथ ये हमारा जो एरो होता है इसको हम ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं। इसी तरह नीचे यहाँ पे भी हमारे पास ड्रॉप डाउन बटन होता है जिसके अंदर हमारे पास मजीद कमांड्स होती हैं। तो ये इनको आपने नाम सही अच्छी तरह याद कर लेने हैं ताकि आपको वर्क स्पेस को कस्टमाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो वर्क स्पेस को कस्टमाइज करने के लिए आप अपनी कमांड लाइन में CUI, इसको यहाँ पे CUI भी टाइप कर सकते हैं, या आप यहाँ से मैनेज में जाएं। मैनेज में जाने के बाद आपने यूजर इंटरफेस, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी कस्टमाइज यूजर इंटरफेस के नाम से। तो यहाँ पे कस्टमाइज टैब के अंदर यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑल कस्टमाइजेशन फाइल्स है। तो इसमें देखिए हमारे पास मेन कस्टमाइजेशन फाइल है एक ऐड। इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट प्लगइन या वर्कस्पेस या जो भी हमने एड इन इंस्टॉल किए होते हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। तो आपने इसको यहाँ से मेन कस्टमाइजेशन फाइल इस पे ही रखना है। मेन कस्टमाइजेशन फाइल के अंदर यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्क स्पेसेस है। तो वर्क स्पेसेस के अंदर जो अभी हमने रिसेंट सैंपल वर्क स्पेस के नाम से एक वर्क स्पेस क्रिएट किया था, तो वो हमें यहाँ पे करंट भी शो हो रहा है क्योंकि अभी हमारा करंट वही है। तो हमने जस्ट इसी को चेंज करना है। तो इसके अंदर अब हमने टैब्स भी ऐड करने हैं, पैनल्स भी ऐड करने हैं और फिर उसके अंदर हमने अपनी कमांड्स को भी ऐड करना है। तो अभी देखें इस सैंपल वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो रिबन टैब्स है ये हमें वही शो हो रहे हैं जो हमारे ऑटो कैड के हैं। और इसके अंदर अब हमने न्यू जो है वो टैब्स बनाने हैं। वो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने बनाने हैं टैब्स। तो टैब्स बनाने के लिए यहाँ से आपने रिबन के साथ जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने टैब्स पे क्लिक करना है। तो टैब्स पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको सिर्फ वही यहाँ पे शो होंगे जो ऑटो कैड के टैब्स हैं, वही आपको सिर्फ यहाँ तक शो होंगे। तो इसके अंदर हमने न्यू टैब बनाना है। न्यू टैब कैसे बनाना है? आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से न्यू टैब पे क्लिक करना है। न्यू टैब आप जो भी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे YQ आर्च के नाम से एक न्यू टैब बना देता हूँ। इसको मैं 1 कर देता हूँ, YQ आर्च 1। और इसी तरह मैं एक और न्यू टैब बनाता हूँ। मैं राइट क्लिक करूंगा, किसी के ऊपर भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं, न्यू टैब, और यहाँ से मैं YQ2 कर देता हूँ। और इसी तरह मैं तीसरा भी बना लूंगा न्यू YQ3 के नाम से। तो इस तरह आपने टैब्स बना लेने हैं। आपने जितने भी टैब्स बनाने हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास YQ आर्च की जो PDF है, तो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ टैब के अंदर जो मेरे पैनल्स हैं उनको मैंने बनाया है। सिस्टम सेटअप का जैसे पैनल है, इसको मैंने अलग बनाया है। तो मैंने 3 टैब्स के अंदर इन सारे पैनल को, जितने भी मेरे पैनल से, जैसे प्लेन वॉल कॉलम है, ये मेरा एक पैनल बनेगा। इस तरह प्लेन विंडो डोर, ये एक पैनल बनेगा। तो इस तरह मैंने अलग-अलग पैनल बनाए हैं। तो ये 3 टैब आपने बना लिए। 3 टैब बनाने के बाद अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब आपने इसको, जो आपका सैंपल वर्क स्पेस जो आपने अभी बनाया है, उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है। तो उसको कैसे ऐड करना है? तो यहाँ से हम जाते हैं, हमने इस पे क्लिक करना है सैंपल वर्क स्पेस। सैंपल वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कस्टमाइज वर्क स्पेस, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने रिबन टैब्स के अंदर आना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे शो हो जाएगा जो आपने अभी रिसेंट टैब्स बनाए होंगे, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। देखें यहाँ पे YQ आर्च 1, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, YQ2, YQ3, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मेरे ये यहाँ पे आ गए। तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जस्ट मैंने ओके करना है। तो देखिए ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे जो टैब्स मैंने न्यू क्रिएट किए थे वो यहाँ पे बन के आ गया है। अब इन टैब्स के अंदर हमने, जैसे ये हमारा टैब है, इसके अंदर हमने पैनल्स बनाने हैं। जैसे ये ड्रॉ और मॉडिफाई का पैनल है, इसी तरह हमने पैनल्स क्रिएट करने हैं। पैनल्स कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक एक कैटेगरी को पैनल बना लेता हूँ। जैसे मेरा जो मेन इंटरफेस था, इसके अंदर सिस्टम सेटअप, इसको मैं एक पैनल बना लूंगा और फिर उसी पैनल के अंदर उसकी कमांड्स रखूंगा। तो मैं एक से ही आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम दोबारा ऑटो कैड में जाएंगे। ऑटो कैड में जाने के बाद दोबारा से हम कस्टमाइज यूजर इंटरफेस में जाएंगे। तो यहाँ से कस्टमाइज यूजर इंटरफेस में जाने के बाद अब आपने यहाँ से रिबन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने टैब्स में आना है। टैब्स में आने के बाद देखें यहाँ पे नीचे आपको YQ आर्च का ये टैब मिलेगा। अब इन टैब्स के अंदर आपने पैनल्स बनाने हैं। तो इसी के नीचे यहाँ पे पैनल्स होगा, पैनल को आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो अगर आप प्लस पे क्लिक करें तो देखें जो ऑटो कैड के पैनल है सिर्फ वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने न्यू पैनल बनाना है। किसी के भी ऊपर आप राइट क्लिक करें, यहाँ से आपने न्यू पैनल बना लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है मैं सिस्टम सेटअप के नाम से बना लेता हूँ, सिस्टम सेटअप।
यहाँ पे मैंने सिस्टम सेटअप कर दिया। उसके बाद इंटर करना है तो देखिए मेरा एक न्यू पैनल यहाँ पे बन गया। इसी तरह मैं एक और न्यू पैनल बना लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वॉल्स स्लैश कॉलम में कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने 2 पैनल बना लिए। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब ये जो हमने पैनल बनाए हैं, इन पैनल को अब हमने टैब्स के अंदर डालना है। जो हमारा टैब्स है इसको मैं पहले टैब में डालूँगा। तो टैब के अंदर डालने के लिए आपने इसको यहाँ से क्लिक एंड होल्ड करना है। उसके बाद आपने ड्रैग करके इसको टैब के अंदर लेके जाना है। आपने ऐसे ऊपर ड्रैग करते जाना है माउस को। तो यहाँ पे आपके पास जब टैब आएगा तो उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास YQH 1 का टैब है, मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने ऐसे इसको रिलीज कर देना है बटन को। तो ये मेरा जो पैनल है ये इस मेन टैब के अंदर YQH जो 1 का टैब है उसके अंदर यहाँ पे आ गया। इसी तरह मैं दूसरे पैनल को भी यहाँ पे डालता हूँ वॉल कॉलम। तो यहाँ से मैं इसको भी ऐसे ड्रैग करके मूव कर लेता हूँ। ये मूव नहीं होगा, ये आपका उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको भी यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये मेरा YQ का जो दूसरा है मेरा ये पैनल यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि हमारा सिस्टम ऊपर रहे और वॉल कॉलम नीचे रहे। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब देखें जो YQH का हमारा टैब था इसके अंदर हमारे 2 पैनल यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, सिस्टम सेटअप और वॉल कॉलम। अब इसके अंदर हमने कमांड यहाँ पे इंसर्ट करनी है, वो हम कैसे करेंगे? तो मैं सिस्टम सेटअप के अंदर आपको सिर्फ 1 या 2 कमांड इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपने कैसे करनी है। तो यहाँ से हम दोबारा मैनेज में जाते हैं, यूजर इंटरफेस के अंदर जाएंगे। तो यूजर इंटरफेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास है रिबन। तो रिबन के अंदर अब हम जाएंगे पैनल्स, क्योंकि टैब्स तो हमने बना लिया। टैब्स के अंदर हमने पैनल बनाया। अब उस पैनल के अंदर अब जो हमने है वो कमांड्स इंसर्ट करनी है। तो वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? अब देखिए सिस्टम सेटअप, इसके अंदर मैंने कमांड इंसर्ट करनी है। तो कमांड जो लिस्ट है वो आपको यहाँ नीचे इस जगह पे मिलेगी। तो यहाँ से आप कोई भी कमांड सर्च करके उस कमांड को इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको उस कमांड का नाम याद है तो आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे मेरे पास YQH की कमांड है तो सिस्टम सेटअप के अंदर इस PDF के अंदर देखिए मुझे यहाँ पे कमांड को ढूंढना इजी है। ये वाली कमांड मुझे यहाँ पे मिल जाती है, मुझे एक एक कमांड का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने यूजर प्रेफरेंस इस कमांड को मैंने सर्च कर लेना है। मैं AutoCAD के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे देखिए जो YQH की कमांड होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है। ये जो एक ऐड होगी ये प्रीवियसली जो मैंने इंसर्ट की थी उसकी वजह से आ रही है, आपको यहाँ पे ये शो नहीं होगी। तो यहाँ पे जो YQH है इसको आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसको आपने क्लिक एंड होल्ड करना है और उसके बाद ऐसे ड्रैग कर लेना है। आपको बाज़ औक़ात ऐसे मुश्किल होगी, ये आपसे आगे पीछे हो जाएगा, बार-बार ऊपर नीचे होगा। तो इसका जो सिंपल तरीका है, इसको आपने ऐसे क्लिक करके माउस को बाहर वाली साइड पे लाना है। बाहर वाली साइड पे लेके आने के बाद आपने इसको ऐसे इसके अंदर रिलीज़ कर देना है। तो अब देखिए ये जो हमारी कमांड है ये हमारी रो 1 के अंदर आ गई है। तो अब यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू भी शो होगा कि आपका जो पैनल है वो कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए रो 1। तो अब रो क्या होती है? रो हमारी इस तरह की होंगी, जितनी भी रोज़ आप बनाते जाएँगे वो आपकी कमांड इस तरह की चलती रहेंगी। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो देखें यहाँ पे न्यू पैनल, अगर और कोई आपने पैनल क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं। कोई नई आपने रो क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं। इसी तरह आपने सब पैनल क्रिएट करना है। सब पैनल क्या होता है? जैसे आपको यहाँ पे ये सेपरेट लाइन नज़र आ रही है, ये एक पैनल है, उसके बाद ये पैनल है सेपरेट हुआ हुआ है, ये पैनल है और इसी के साथ यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये एक अलग से सब पैनल है। तो इसके अंदर ये हमारी रो है, इसके बाद ये भी रो है और ये तीसरी रो है एक सब पैनल के अंदर। तो ये आप बना सकते हैं। अगर मैं इसी तरह का इंटरफेस आपको बना के दिखाऊं जैसा ये कस्टमाइजेशन का है तो इसको हम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक इस तरह का बटन रखना है। तो इस तरह का बटन रखने के लिए ये जो मेरी रो 1 है इसको मैं यहाँ पे पहले एक बनाऊंगा न्यू सब पैनल। तो यहाँ पे जो मेरा सब पैनल होगा ये फर्स्ट सब पैनल ये होगा और इस यूजर प्रेफरेंस को मैं इसके अंदर ऐसे डाल दूंगा रो 1 के अंदर। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया और अब इसको मैं एक और सब पैनल बनाऊंगा, न्यू सब पैनल। यहाँ पे दूसरा मेरा सब पैनल होगा जिसके अंदर मैं एक और कमांड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है मैं शो YQH टूल बार कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च करना है इसको शो YQ। तो यहाँ पे ये वाली जो YQH की कमांड है इसको मैं यहाँ से सब पैनल 2 के अंदर डाल देता हूँ रो 1 के अंदर। तो ये मैंने इसको रो 1 के अंदर डाल दिया। अब मेरा जो ये इस तरह ऐड हो गया एक और उसके बाद 3 मैंने और ऐड करने हैं और उसके एक के साथ मैंने ड्रॉप डाउन बटन भी बनाना है। तो इसमें आपको ये सारा कंप्लीट समझ आ जाएगा कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और सब पैनल बना लेता हूँ, न्यू सब पैनल। तो अब मैंने तीसरा सब पैनल बना लिया जिसके अंदर मैंने 3 रो बनानी है, 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने एक रो और ऐड कर ली और इसी तरह सब पैनल 3 के अंदर मैंने
एक और रो ऐड कर दी। तो ये मेरी 3 रो ऐड हो गई। अब इन तीनों रो में मैं मुख्तलिफ जो है कमांड्स यहाँ पे रखता हूँ। तो मैं कोई भी कमांड्स रख लेता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट करंट यूज़र रखता हूँ, सेलेक्ट करंट यूज़र। इसको मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपने इसको ऐसे क्लिक और ड्रैग, उसके बाद रो 1 में मैंने डाल दिया। इसी तरह नेक्स्ट हम कमांड देख लेते हैं। मैं सेट डिफ़ॉल्ट यूनिट कर देता हूँ, सेट डिफ़ॉल्ट यूनिट। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। इसको मैं रो 2 के अंदर रख दूँगा और इसी तरह अब मैं एक और रो के अंदर कुछ रख देता हूँ। मैं यहाँ पे रीलोड YQArch मेन्यू रख देता हूँ। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ रीलोड YQArch मेन्यू, ये मैंने कर लिया और इसको मैंने रो 3 में डाल दिया। अब देखें यहाँ पे अगर दोबारा से इसके ऊपर मैं सिस्टम सेटअप पे क्लिक करूँ तो ये मेरे 3 बटन और ये इस तरह शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तीसरे के लिए अगर मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है कि एक ही कमांड के अंदर मज़ीद और भी कमांड्स हों, तो वो कैसे बनाएँगे? अब यहाँ पे जो हमारा सब पैनल 3 है, इसकी जो रो 3 है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू ड्रॉप डाउन ये आपने बना लेना है। न्यू ड्रॉप डाउन कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो कमांड मैंने इस रो के अंदर रखी थी, इसको मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करके इसके अंदर डाल दूंगा। तो अब देखिए यहाँ इसके साथ मेरा ये भी आ जाएगा और मैं एक कमांड और भी इसके अंदर डाल देता हूँ कोई भी। ये मैं ऑटो कैड की डाल देता हूँ रीलोड मेन्यू। तो ये मैंने न्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू में इस तरह डाल दिया। तो देखिए अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद ओके करूंगा तो देखें यहाँ पे YQArch टैब के अंदर अब मेरे पास सिस्टम और ये जो हमने रखा था, ये हमारा जो भी है YQArch टूल बार और इस तरह 3 रो हमारी ये बन गई। अब इनके नाम हमने यहाँ पे शो कराने हैं। तो नाम हमने कैसे शो कराने हैं? हम दोबारा से मैनेज के अंदर जाएंगे, कस्टम यूजर इंटरफेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम रिबन के अंदर जाएंगे। उसके बाद पैनल्स में जाने के बाद अब हमारा जो पहला टैब है YQArch का, उसके अंदर हमने ये रखे हैं सिस्टम सेटअप। इस पैनल में हमारी जो रो 1 है, हम उसके अंदर जाएंगे। रो 1 पे क्लिक करने के बाद आपने सब पैनल 1 को एक्सपेंड कर लेना है। यहाँ पे जो आपकी रो 1 है, इसके अंदर यूजर प्रेफरेंस, तो ये आपको मिलेगा। इसको आप प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो सिस्टम सेटअप पे क्लिक करें, आपको साथ प्रीव्यू शो करेगा। तो आप देखिए इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो देखें ये है बटन स्टाइल। अब बटन स्टाइल, ये वाला जो बटन स्टाइल है, ये हमारा कौन सा है? अभी जो हमारा करंट है ये है स्मॉल विदाउट टेक्स्ट, कि हमारा बटन स्मॉल हो और उसके साथ कोई टेक्स्ट अप्लाई ना हो। तो इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ और ऑप्शन मिल जाएंगे। आप सबको देख लेना। तो ये वाला जो हमारा है ये है लार्ज विद टेक्स्ट वर्टिकल। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पे बटन ऊपर है और टेक्स्ट नीचे है। अब देखें ये हमारा टेक्स्ट बहुत बड़ा आ रहा है। ये हमारा टेक्स्ट कौन सा है? कमांड नेम। तो इस कमांड नेम को आपने यहाँ से कम कर लेना है। इसकी जो फालतू की टेक्स्ट है उसको आपने डिलीट कर लेना है और उसके बाद अगर आप इसकी जो टूल टिप है वो शो कराना चाहते हैं, की टिप वो लिखना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दें। और कमांड डिस्प्ले नेम, फॉर एग्जाम्पल जो इसकी शॉर्टकट की है मैं वही लिख देता हूँ YQSYS, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। तो यही आपको ऊपर जब आप माउस को लेके जाएंगे कर्सर को तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह नेक्स्ट हम सब पैनल 2 के अंदर आते हैं, रो 1 के अंदर आते हैं और यहाँ पे YQArch टूल बार, इसको भी हम कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। इसको मैं दोबारा से यही अगर बनाना है तो वर्टिकल कर लेता हूँ और उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से शॉर्ट कर लूंगा। इसको शॉर्ट करने के बाद यहाँ से नीचे से इसको भी मैं जो टूल टिप है इसको भी कम कर लेता हूँ। इसके बाद इसको भी हमने करना था यूजर प्रेफरेंस, इसका भी हम यहाँ से टूल टिप ये जो है इसको डिलीट कर देंगे टेक्स्ट को। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले नेम हो रहा है और ये जो हमारा कमांड डिस्प्ले नेम है ये भी हमें शो होगा और टूल टिप टाइटल ये भी हमें, अगर हम किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करें माउस को लेके जाएंगे तो वो भी हमें इंग्लिश में इस तरह लैंग्वेज नजर आएगी। इसको करने के बाद अब हम चलते हैं सब पैनल 3 में। इसके अंदर रो 1, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये वाला इस तरह नजर आ रहा है, बटन साइड पे है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे टेक्स्ट है। इसको हमने कैसे करना है? इसके अंदर हमारे जो पहला सिलेक्ट करंट यूजर, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपने इसको स्मॉल विद टेक्स्ट या सिंपल आपने ये कर देना है और इसी तरह आपने इसका नाम भी यहाँ से शॉर्ट कर लेना है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह एक्सपेंड कर देता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट करंट यूजर, इसका भी हमने यहाँ से ये भी कर लेना है और नेक्स्ट रो हमारी है सेट डिफॉल्ट यूनिट, तो इसको भी हम यहाँ से कम कर लेंगे और यहाँ से बटन स्टाइल हम इसका स्मॉल विद टेक्स्ट कर देंगे और इसी तरह इसको भी हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट है लास्ट में हमारे पास रो 3, इसके अंदर हमारे पास न्यू ड्रॉप डाउन है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रीसेंट कमांड है वो आप जिसको रिसेंट वाली आपने सेलेक्ट किया हो वो आपको सामने नजर आए, तो आपने यहाँ से क्या करना है? इसका अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप रिसेंट करना चाहते हैं तो आपने इसको स्प्लिट विद रिसेंट कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो नाम यहाँ पे लिखा रहे उसके अंदर और जो भी कमांड हो आपका नाम बस यहाँ पे ही रहे,
तो फिर आपने यहाँ से इसको स्प्लिट विद रीसेंट स्टैटिक टेक्स्ट इसको आपने करना है। अब अगर मैं इसको करता हूँ और यहाँ से मैंने इसको कर देना है वही स्मॉल विद टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, कोई भी नाम रख देता हूँ, न्यू रख देता हूँ। न्यू करने के बाद अब देखें यहाँ पे इसके अंदर हमने जाना है, इसके अंदर जो हमारी कमांड्स है उसका भी हमने टेक्स्ट सेट कर लेना है, और इसको भी हम स्मॉल विद टेक्स्ट कर देंगे। इसी तरह इसको भी हम ख़त्म कर देंगे और लास्ट में इसको भी हम कर लेते हैं, और इसमें इसको भी हम जो है यहाँ से हमारा जो रीलोड मेन्यू ये ख़त्म हो चुका। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसके बाद अगर आप YQRs 1 के टैब में जाएँ तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हमारी कस्टमाइज़ेशन ये इस तरह मैनेज के अंदर था, सेम हमारी वही चीज़ यहाँ पे बन गई। यहाँ पे देखिए यूज़र प्रेफ़रेंस, इसके ऊपर अगर आप माउस को ऐसे होल्ड करें कर्सर को तो यूज़र प्रेफ़रेंस, नीचे जो हमने उसकी शॉर्टकट की ऐड की थी वो भी हमें डिस्प्ले हो रही। इसी तरह YQR टूल बार, सिलेक्ट करंट यूज़र और सेट डिफ़ॉल्ट यूनिट, और यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बटन बनाया था। तो देखें न्यू हमने इसका नाम फ़िक्स कर दिया था, स्टैटिक कर दिया था। तो यहाँ पे आप देखें रीलोड YQR मेन्यू और रीलोड मेन्यू। तो यहाँ पे आप रीसेंट रखा था, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप अगर सिंपल उसको यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी जो रीसेंट होगी वही आपकी सिलेक्ट होगी। तो उम्मीद है आपको इंटरफेस कस्टमाइज करना आ गया होगा। अब हम इस इंटरफेस को एक्सपोर्ट करना सीखते हैं कि अब हमने जो भी इंटरफेस तैयार कर लिया इसको हमने कैसे एक्सपोर्ट करना है, ताकि हम इसको बाद में अपने किसी भी और कंप्यूटर में अगर लोड करना चाहते हैं तो कर सकें, या अगर हम ऑटोकैड अनइंस्टॉल कर देते हैं और दोबारा हमें ये मेहनत ना करनी पड़े तो इसको हम सिंपल इंपोर्ट कर लें। तो इसको पहले हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है और फिर इसको हमने इंपोर्ट कैसे करना है वो हम सीखते हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा यहाँ पे मैनेज के अंदर जाना है। मैनेज के अंदर जाने के बाद आपने यूजर इंटरफेस, आप इधर से भी जा सकते हैं या आप इसकी जो शॉर्टकट की है आप CUI, और यहाँ से आप सिंपल एक्सपोर्ट इस पे क्लिक कर लें। इस पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। वैसे आपने कस्टमाइज के अंदर आते हैं तो आपने ट्रांसफर के अंदर आना होता है। तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास ये जो हमारा मेन कस्टमाइजेशन फाइल है इसको हमने करना है एक्सपोर्ट। सिंपल आपने इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको सेव एज कर लेना है। सेव एज करने के बाद आप कहीं पे भी जहाँ भी आपने इसको रखना है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ YQ सैंपल। तो मैंने YQ सैंपल के नाम से रख लिया। ये देखिए आपको नीचे कस्टमाइजेशन फाइल, मतलब जो आपने इसको कंफर्म कर लेना है कि ये कस्टमाइजेशन फाइल यहाँ पे हो, उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप एक दफ़ा इसको यहाँ पे सेव के बटन पे भी क्लिक कर दे और यहाँ से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको ओके कर देना है। तो सिंपल अब ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए YQ सैंपल के नाम से आपकी ये एक नई CUIX फाइल एक्सपोर्ट होके आ गई है। इसको अगर हमने अब ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है तो वो हम कर सकते हैं। मैं आपको अपनी जो CUI फाइल है वो इंपोर्ट करना सिखाऊंगा कि उसको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये आपको CUI फाइल इंपोर्ट करना भी आ जाए। तो ये CUI फाइल आप मुझसे ले भी सकते हैं। तो ये मैं आपको वीडियो के आगे जाके बताता हूँ कि आपने ये मुझसे CUI फाइल कैसे लेनी है। तो यहाँ से हम ऑटोकैड के अंदर जाएंगे। ऑटोकैड के अंदर जाने के बाद तो यहाँ पे मैं यूजर इंटरफेस इस पे दोबारा जाता हूँ। इस पे जाने के बाद ये जो मेरा इंटरफेस है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पे राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, यस कर दूंगा, और ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन इसको मैं सेट करंट कर दूंगा। उसके बाद अगर रिबन के अंदर टैब्स के अंदर मेरे पास कोई टैब्स बने हुए हैं एक्स्ट्रा तो इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो इस तरह आपने इसको क्लियर कर लेना है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव यहाँ से कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद पैनल्स के अंदर जो हमने पैनल्स बनाए थे उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है और उसके बाद राइट क्लिक और डिलीट। तो ये अब हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ एक दफ़ा और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा YQ आज था वो सारा यहाँ पे टैब जितने भी बने हुए थे वो डिलीट हो चुके हैं। हमारा जो वर्क स्पेस था उसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो अब आपने जस्ट इंपोर्ट करना है। कोई आपने वर्क स्पेस नहीं बनाना, कोई न्यू टैब नहीं बनाना, न्यू पैनल नहीं बनाना। तो इंपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, CUI में दोबारा जाएंगे। आप यहाँ से कमांड से भी जा सकते हैं या आपने मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद यूजर इंटरफेस इस पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आप जो आपने इसको इंपोर्ट करना है वो कैसे करना है, आपने ट्रांसफर पे जाना है। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद ये हमारी मेन कस्टमाइजेशन फाइल है। इसके अंदर हमने जो हमारा पार्शियल CUI है उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे राइट साइड पे आपने इस ओपन कस्टमाइजेशन फाइल के बटन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है वो आपने फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब देखें यहाँ पे ये हमारा जो वर्क स्पेस था
जो मैंने बनाया हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। अब इसको आपने सिंपल यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके इसके अंदर लेके आना है, जो हमारी मेन कस्टमाइजेशन फाइल है एक ऐड की। तो इसके अंदर क्लिक एंड ड्रैग की मदद से आप ले आए। अब जस्ट आपने सिंपल इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास न्यू जो वर्क स्पेस है वो ऐड हो गया है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए जो मैंने YQH के टैब्स और पैनल और उसके अंदर मजीद जो मैंने कमांड्स बनाई हुई हैं वो आपको सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आप किसी भी कमांड का यूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपकी कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने अपने कर्सर को होल्ड करना है, तो इस कमांड का कंप्लीट नाम और उसकी जो शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। और अगर आप मुझसे ये वाली CUI फाइल ये जो मैंने बनाई हुई है ये अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आपको मेरा WhatsApp नंबर शो हो होगा। आप मुझे इस पे भी मैसेज कर सकते हैं या मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप मुझे इन पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा और सिंपल आपने इसको इस तरह इंपोर्ट कर लेना है अपने AutoCAD के अंदर। और अगर आपको इसे इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और उसके बाद आप मुझे WhatsApp या मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर दें तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के जरिए ये इंस्टॉल कर दूंगा। उसके लिए आपके पास एनीडेस्क सॉफ्टवेयर होना जरूरी है जिसके जरिए मैं आपके जो कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन को एक्सेस करूंगा। स्क्रीन को एक्सेस करने के बाद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कंप्यूटर के अंदर इसको इंपोर्ट कर दूंगा। ओके, तो YQH यूज़र इंटरफेस को समझने के बाद नेक्स्ट अब हम YQH को कंप्लीट सीखते हैं। इसमें सिस्टम सेटअप से लेके इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं, प्लेन वॉल कॉलम, प्लेन विंडो डोर वगैरह, इसी तरह नीचे हमारे पास जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम सेटअप। तो सिस्टम सेटअप में हमारे पास सबसे पहले है यूज़र प्रेफरेंस। ये जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अगर कोई लैंग्वेज वगैरह अपनी चेंज करनी हो, क्योंकि जब हम YQH प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो चाइनीज़ में होती है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज को हमने इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है तो उसको मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन है। अगर आपके पास चाइनीज लैंग्वेज शो हो रही है तो यहाँ पे आपको 1 डिस्प्ले और होगा। अगर आप इसकी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने इस वैल्यू को 0 करने के बाद आपने यहाँ से फाइल में जाके सेव कर देना है, या आप Ctrl+S की मदद से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपकी जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो यूजर प्रेफरेंस हम लैंग्वेज को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ से आप चाइनीज को इंग्लिश और इंग्लिश को चाइनीज में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के नीचे हमारे पास यहाँ पे कमांड पेंडेक्ट होता है। इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। यहाँ पे आपको जो चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, टूल नजर आ रहे हैं, ये हमारी YQH प्लगइन के मेन टॉपिक है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे उस मेन टॉपिक के अंदर जो हमारी मेन हेडिंग है उसके अंदर जितने भी टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इनमें से किसी भी टूल पे क्लिक करें तो आप डायरेक्ट उस टूल को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे जो आपको ये शॉर्टकट नज़र आ रहा है, ये हमारी हर टूल की अपनी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जितनी भी हमारी कमांड्स होंगी YQH प्लगइन की, सेम AutoCAD की तरह इसकी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मेन कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे शो होगी और हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। चले मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ और एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर क्लिक करें तो देखिए हमारे पास सिस्टम सेटअप है, प्लेन वॉल कॉलम, प्लेन विंडो डोर, बिल्डिंग कंपोनेंट, आर्किटेक्चर सिंबल, डेकोरेशन कंपोनेंट। इसी तरह हमारे पास ये जितने भी टूल्स हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कमांड पेंडेक्ट, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेम वही चीज़ें यहाँ नज़र आएंगी। सिस्टम सेटअप, प्लेन वॉल कॉलम, प्लेन विंडो डोर, बिल्डिंग कंपोनेंट, डेकोरेशन कंपोनेंट। तो ये सेम वही कैटेगरीज हैं जो आपको वहाँ पे नज़र आ रही थी। अब अगर यहाँ पे आप दोबारा नोट करें, यहाँ पे हमारे पास देखें जो हमारी ये मेन कैटेगरीज है सिस्टम सेटअप, इसके अंदर हमारे पास मजीद टूल्स है। और इसी तरह प्लेन वॉल कॉलम, इसके अंदर हमारे पास और मजीद टूल्स अवेलेबल है। इसी तरह हर जो हमारी टैब्स है इसके अंदर मजीद हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। अब ये जो मेन हमारे कैटेगरीज है इसकी जो शॉर्टकट की है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर आप किसी टूल पे जाएं, यहाँ पे देखें जैसे ड्रॉ एक्सिस लाइन है, तो इसके साथ उसकी जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पे
शो हो रही है। मतलब कि अगर हम इस टूल को शॉर्टकट की मदद से भी एक्टिव करना चाहते हैं तो हम इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो शॉर्टकट कीज़ है वो आपको यहाँ से सिस्टम सेटअप, उसके बाद कमांड पेंडेक्ट में आप जाएँगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आपको शॉर्टकट कीज़ शो हो रही हैं, ये हमारी इस मेन कैटेगरी की जो हमारी मेन टैब्स हैं, इनकी शॉर्टकट कीज़ है। अगर अब यहाँ से सिस्टम है, उसकी जो शॉर्टकट की है वो SY है, सिस्टम सेटअप, और इसी तरह प्लेन वॉल कॉलम, इसकी जो शॉर्टकट की है वो WWW है। तो इसका चलिए अब हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ पे WWW ये टाइप करने के बाद उसके बाद इंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने इंटर टाइप किया तो हमारे पास जो मेन वॉल कॉलम की जो टूल की जो मेन हमारी कैटेगरी थी, तो उसके अंदर जो मज़ीद कमांड थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इन कमांड की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं अब वो आपको यहाँ पे भी शो होंगी। जैसे ड्रॉ एक्सिस लाइन आपको वहाँ पे भी मैंने दिखाया था, AX उसकी शॉर्टकट की थी वो डिस्प्ले हो रही थी, तो यहाँ पे भी इसकी जो शॉर्टकट की है वो आपको डिस्प्ले हो रही है AX। अब अगर आप किसी भी टूल की शॉर्टकट की जो है वो अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इजीली। कैसे चेंज करना है आपने, जैसे ये आप ड्रॉ वॉल है, इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ तो देखिए इसकी जो शॉर्टकट की है वो WW है। तो मैं यहाँ से अगर इसको कैंसिल करूँ और मैं यहाँ पे WW अपनी कमांड लाइन में टाइप करने के बाद उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँ, इंटर प्रेस करेंगे जैसे ही तो आपकी जो वॉल की कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं अगर कोई वॉल ड्रा करता हूँ तो ये मेरी वॉल यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। मैंने जितनी भी इसकी थिकनेस रखी थी वो उस थिकनेस के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। तो इसी तरह अगर मैं अब इसकी जो यहाँ से शॉर्टकट की है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कमांड पेंडेक्ट की जो शॉर्टकट की है वो YQ है। तो मैं YQ टाइप करने के बाद डायरेक्ट उस ऑप्शन में जा सकता हूँ। यहाँ से आपको मज़ीद कमांड्स मिलेंगी, जैसे ये वॉल और कॉलम वाला है तो यहाँ पे इसकी है WW, तो ये हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। WW टाइप करने के बाद अब मज़ीद हमारे पास जो कमांड है हर कैटेगरी के अंदर जो हमारी सब कैटेगरीज हैं उसकी जो टूल्स है उसकी कमांड हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो देखिए मैंने WW शॉर्टकट की का यूज़ किया था वॉल को ड्रॉ करने के लिए। अब मैं अगर इसकी शॉर्टकट की को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से वॉल लिख देता हूँ, वॉल टाइप करने के बाद ओके करूँगा तो देखिए पहले हमारी थी WW, अब अगर मैं WW टाइप करता हूँ उसके बाद इंटर तो देखिए अब वो एरर दे रहा है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पे एरर आ रहा है नो फंक्शन डेफिनेशन। इट्स मीन कि अब हमारी वो कमांड चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे वॉल टाइप करूँगा उसके बाद इंटर तो देखिए अब हमारी वॉल यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। इसी तरह मैं दोबारा से जाता हूँ, जो हमारी WWW है इसको मैं टाइप करूँगा उसके बाद इंटर। अब यहाँ से मैं अगर इसको दोबारा रीसेट करना चाहता हूँ तो WW जो हमारी ओरिजिनल शॉर्टकट की थी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ से इसको मैं WW दोबारा कर सकता हूँ। WW टाइप करने के बाद जस्ट आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब दोबारा से हम YQ आर्च में जाते हैं, यहाँ से हम कमांड पेंडेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट जैसे विंडो डोर का ऑप्शन होता है, इसके लिए हमारे पास MMM की कमांड है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो MMM को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ उसके बाद इंटर। तो देखिए अब हमारे पास जैसे ये ड्रॉ अ डोर या ओपन डोर ये अब कमांड है, इसकी मैंने कमांड को चेंज किया हुआ है। इसकी जो ओरिजिनल कमांड होती है बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की होती है वो AD होती है, इसको मैंने अब डोर किया है। मैं इसको एक दफ़ा AD कर देता हूँ उसके बाद इंटर और यहाँ से ओके कर दूँगा। तो देखिए अभी यहाँ से मैं अगर AD इसकी शॉर्टकट की लगाता हूँ, यहाँ पे मैं वॉल पे लगाता हूँ कोई भी डोर अपना, तो देखिए मेरा डोर अप्लाई हो रहा है। इसी तरह मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से आपने कमांड पेंडेक्ट में जाना है। कमांड पेंडेक्ट में जाने के बाद देखिए हमारे पास जो इसकी शॉर्टकट की है वो MMM है। तो इसको आपने याद कर लेना है, कहीं पे आप नोट भी कर सकते हैं। तो MMM टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे जो ओपन डोर है इसकी शॉर्टकट की को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर D करता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ कि जो मेरा डोर है वो ड्रॉ हो D की शॉर्टकट की से, तो D ऑलरेडी हमारे पास ऑटोकैड के अंदर डायमेंशन की शॉर्टकट की होती है। अगर हमने उसके डायमेंशन स्टाइल में जाना हो तो उसके लिए यूज होती है, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको मैं ओके करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि D इज द सेम इन ACAD, मतलब कि ऑटोकैड के अंदर हमारे पास जो भी कमांड्स है उसकी जो शॉर्टकट की ऑलरेडी ऑटोकैड ने असाइन की हुई है उसको हम दोबारा से यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर C करता हूँ तो C भी आप यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। इसके बाद अगर आप कोई और कमांड रखें जो हमारी ऑटोकैड के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे D1 कर देता हूँ और या मैं इसको कंप्लीट डोर भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं D1 कर देता हूँ उसके बाद ओके।
ओके करने के बाद आप देखिए मैं अगर AD की जो ओरिजिनल शॉर्टकट की है उसको अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ उसके बाद इंटर, तो देखिए ये अप्लाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर मैं AD को दोबारा लगाऊं तो देखिए आपके सामने ये अप्लाई नहीं हो रही। इसी तरह अब जो हमने इसको चेंज किया था D1 पे, तो D1 को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ उसके बाद इंटर, तो देखिए अब यहाँ पे मेरा डोर शो हो रहा है, मैं यहाँ पे डोर लगा सकता हूँ। तो इस तरह यहाँ पे आप सिस्टम सेटअप में जाने के बाद कमांड पेंडेक्ट के अंदर जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, इनकी जो मेन शॉर्टकट की अगर देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, और इनके अंदर की जो ये इनकी शॉर्टकट कीज़ है ये आपको इनको टाइप करने के बाद अंदर डिटेल मिल जाएगी। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लेकिन आपने वो शॉर्टकट की नहीं रखनी जो ऑटोकैड के अंदर ऑलरेडी से असाइन है किसी न किसी टूल के लिए। तो अब मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो यहाँ से भी मैं अपने किसी भी टूल को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, मैं दोबारा से दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। YQArch सिस्टम सेटअप कमांड पेंडेक्ट, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट की से नहीं जाना चाहते, आप किसी के भी ऊपर क्लिक करें तो आपकी वो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप जो भी शॉर्टकट की रखेंगे वो आपको यहाँ पे याद भी रखना जरूरी होगा। आप कोशिश करें कि आप जो इसकी ओरिजिनल है उन्हीं को याद कर लें। अगर अपनी आसानी के लिए आप कुछ और रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ओपन डोर ड्रॉ टूल, मैं किसी भी कमांड को यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर ओपन डोर पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरी जो कमांड है वो एक्टिव हो गई है, मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सिस्टम सेटअप के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है शो YQArch टूल बार। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी YQArch टूल बार को हाइड करना पड़ेगा। हमारी ये टूल बार कौन सी होती हैं, ये कहाँ पे शो और हाइड होंगी, तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन के राइट साइड पे जो टूल्स नजर आ रहे हैं ये हमारी टूल बार हैं YQArch प्लगइन की, और ये जो हमारे टूल्स हैं ये ऑटोकैड के अपने टूल्स हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको टूल बार शो हो रही हैं ये YQArch प्लगइन की है। अगर आपको ये डिस्प्ले नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, जैसे अभी मैं YQArch प्लगइन में जाता हूँ, यहाँ से सिस्टम सेटअप में जाने के बाद यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो हाइड करूँगा यहाँ पे, तो देखें अभी वो हमारी जितनी भी टूल बार्स थी YQArch प्लगइन की वो यहाँ पे हाइड हो गई। अब अगर इसको मैंने दोबारा से शो कराना है तो मैं यहाँ से YQArch पे जाऊँगा, सिस्टम सेटअप, तो यहाँ से शो YQArch टूल बार, तो थोड़ी देर में आपकी ये सारी YQArch की जो टूल बार थी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अभी देखें यहाँ पे जो हमारे पास टूल बार है वो सिर्फ एक डिस्प्ले हो रही है, हमारे पास बाकी जो टूल बार थी वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रही। वो हमें कैसे डिस्प्ले होंगी उसको हम नेक्स्ट आगे अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी टूल के ऊपर माउस के कर्सर को थोड़ी देर रखें तो आपको यहाँ पे उसका नाम शो होगा, लेकिन ये लैंग्वेज जो है चेंज नहीं होती। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो चाइनीज ही रहेगी। उसके बाद चले अब YQArch में हम जाते हैं, सिस्टम सेटअप, उसके बाद यहाँ से हमने शो को पढ़ लिया, हाइट YQArch टूल बार को पढ़ लिया, और उसके बाद है नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करंट यूज़र। अब ये सिलेक्ट करंट यूज़र क्या है तो इसको हम पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैं अगर इसी के अंदर जाता हूँ डोर के अंदर, यहाँ पे मैं D1 है मेरा, ओके है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे मैंने जो ओपन डोर है उसके लिए मैंने D1 शॉर्टकट की रखी है, और यहाँ से ओपन विंडो इसके लिए भी मैं W1 कर देता हूँ, उसके बाद ओके। अब यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं सिस्टम सेटअप, यहाँ से सिलेक्ट करंट यूज़र है। अब देखें यहाँ पे जो मेरा करंट यूज़र है वो यूज़र 1 है, उसके लिए मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ को चेंज किया है, लेकिन यूज़र 2 उसके लिए मैंने चेंज नहीं किया। अभी पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से मैं आपको शो कराता हूँ कि अगर मैं D1 टाइप करूँ उसके बाद इंटर, तो देखें यहाँ पे मेरी डोर की जो कमांड है वो एक्टिव हो रही है। इसी तरह अगर मैं इसको अंडू कर दूं और W1 इसको अप्लाई करूं तो देखें यहाँ पे ये अप्लाई हो रही है विंडो। लेकिन अगर मैं यहाँ से YQArch में जाता हूँ, सिस्टम सेटअप, सिलेक्ट करंट यूज़र, यहाँ से मैं यूज़र 2 कर देता हूँ, उसके बाद ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास जो मेरी लेयर्स थी उसका कलर भी चेंज हो गया। जो येलो आपको नज़र आ रहा था डोर का, विंडो का, तो वो हमारा कलर भी चेंज हो गया। और अब यहाँ पे जो भी सेटिंग थी वो बाय डिफ़ॉल्ट पे आ गई। कैसे, तो अब देखें अगर मैं यहाँ पे AD टाइप करता हूँ उसके बाद इंटर, तो देखें यहाँ पे मेरा वो AD वाला जो ऑप्शन है वो अप्लाई हो रहा है, उसकी जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। लेकिन इसको मैं अगर अंडू करूँ और यहाँ से मैं यूज़र 1 कर दूँ, देखिए अब हमारी यूज़र 2 की लैंग्वेज भी चेंज हो चुकी है। तो लैंग्वेज को हमने कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो यहाँ से मैं यूज़र को जस्ट चेंज करूँगा यूज़र 1 में, क्योंकि हमने यूज़र 1 में इसकी लैंग्वेज चेंज की हुई है। इसको मैं ओके करूँगा तो हमारी दोबारा से लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट भी हो जाएगी और इसकी जितनी भी सेटिंग हमने यूज़र 1 में कर रखी होंगी हमारी वो यहाँ पे दोबारा से सामने आ जाएंगी। तो देखें यहाँ पे अब हमारे टूल जो हाइड हो गए थे वो भी हमें डिस्प्ले हो गए। तो चलें नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है करंट यूज़र के बाद सिलेक्ट लैंग्वेज। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इंग्लिश का और चाइनीज़ में जो कन्वर्जन है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इसको कोई भी जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है उसके बाद ओके करेंगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो लैंग्वेज को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यूज़र प्रेफरेंस से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेट डिफ़ॉल्ट यूनिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इसमें इंच सेट होता है, लेकिन हमने इसको अगर किसी और यूनिट में सेट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हम तो यहाँ से आप कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है। इस तरह आप कोई भी यूनिट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट करना है उसके बाद ओके, तो आपका जो यूनिट है वही सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम सेटअप के अंदर सेट डिफ़ॉल्ट यूनिट के बाद नीचे ऑप्शन है रीलोड YQR मेन्यू। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से हाइड कर दूँ YQR टूल बार को, तो यहाँ पे देखिए अगर जब हम इसको यहाँ से डिस्प्ले करते हैं शो YQR टूल बार से, तो यहाँ पे हमारी सिर्फ एक जो टूल बार है वो हमें डिस्प्ले होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिस्टम सेटअप के अंदर यहाँ से रीलोड YQR मेन्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी टूल बार्स हैं वो यहाँ पे सारी दोबारा से रीलोड हो जाएंगी। अब हमारे पास जितनी भी YQR प्लगइन की टूल बार्स हैं वो यहाँ पे सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिस्टम सेटअप के अंदर हमारे पास और क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास ड्राइंग का स्केल है, इसको हम सेट कर सकते हैं। इस पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा जो हमारे पास अवेलेबल स्केल है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप कोई अपनी मर्जी से स्केल रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा 1 सेलेक्ट है। उसके बाद अगर मैं इसको 100 कर दूं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 100 करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओके करने के बाद अब मैं अगर कोई डायमेंशन लगाता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक डायमेंशन ले लेता हूँ और इसकी ये डायमेंशन लगा लेता हूँ। तो देखिए जो इसका स्टाइल है उसमें हमें टेक्स्ट ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ सिस्टम सेटअप और यहाँ से मैं इसका स्केल जो है 1 कर देता हूँ। 1:1, ये आपने याद रखना है, ये हमारा मेन स्केल है 1:1। और यहाँ नीचे अगर आप नोट करें तो नोट के अंदर लिखा हुआ है कि मेन जो 1:0 मीन स्केल टू पेपर स्पेस, ये हमारा पेपर स्पेस का स्केल है। स्केल को हम इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट हमारे स्केल के लेसन आएंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ लेंगे कि स्केल क्या होता है, पेपर स्पेस पे हम कैसे रखते हैं और मॉडल स्पेस में क्या होता है। तो ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी आपको। तो अभी के लिए मैं जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। तो देखें अभी यहाँ पे मैंने 1 रखा, उसके बाद ओके। अब देखें ये जो हमारी डायमेंशन है इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद एक न्यू डायमेंशन लगाता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे जो मेरा स्केल है उसका चेंज हो गया, डायमेंशन इस तरह नज़र आ रही है। और अगर मैं यहाँ से दोबारा उसी ऑप्शन में जाऊँ, यहाँ से मैं सेट ड्राइंग और यहाँ से मैं 100 कर दूँ। 100 करने के बाद इसको मैं अपग्रेड ओरिजिनल डायमेंशन स्टाइल कर दूँ, उसके बाद ओके। तो इस पर क्लिक करूँ, उसके बाद स्पेस। तो देखिए हमारी जो डायमेंशन लगी हुई थी वो हमारी यहाँ पे अपडेट होगी उस न्यू स्केल के मुताबिक। तो चलें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ड्राइंग फ्रेम। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रेम अवेलेबल है। तो आप जो टाइटल ब्लॉक बनाते हो अपने लेआउट के अंदर या मॉडल के अंदर कोई प्रिंट वगैरह लेने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे रेडीमेड अवेलेबल है और पेपर के हिसाब से अवेलेबल है। यहाँ पे A4, A3, A2 जो भी आप पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे उस पेपर का साइज भी शो होगा। देखें विड्थ हमारी A4 की 297 होती है और हाइट 210 होती है लैंडस्केप के लिए। लेकिन अगर इसको यहाँ से मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो उसकी जो हमारी विड्थ बनेगी फिर वो 210 बनेगी और हाइट जो है हमारी 297 बनेगी। तो यहाँ से मैं अभी के लिए लैंडस्केप कर रहा हूँ। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन होता है कि आप जो मार्जिन है वो कितना छोड़ना चाहते हैं। तो ये अभी मैं एज इट इज रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा 10 जो है कौन सा मार्जिन आ रहा है। चले एक को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से 15 कर देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाए। उसके बाद ये पॉलीलाइन थिकनेस है और यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे, जैसे मैंने बॉर्डर का नाम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पेपर टाइप कर देता हूँ। पेपर टाइप करने के बाद अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कलर का। कलर आप जो भी रखना चाहते हैं, मैं यहाँ से ये मैजेंडा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास मजीद ऑप्शन है स्टैंडर्ड, फुल हाइट, फुल विड्थ, फ्रेम ब्लॉक। तो ये मैं एक एक को आपको बताता हूँ। उसके बाद ये स्केल है, इसको 1 कर देते हैं।
उसके बाद ये अब पहले हम स्टैंडर्ड चेक करते हैं। लैंडस्केप है हमारा, पोर्ट्रेट आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। कलर हमने चेंज कर लिया, लेयर का नाम जो है वो हमने चेंज कर लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई और नाम शो होगा, आप यहाँ से लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए आप इसको यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जो फ्रेम है, विंडो फ्रेम, वो हमारे पास आ गया है। फ्रेम जो आपको अब डिस्प्ले हो रहा है ये हमारा, देखें यहाँ से मैं डायमेंशन अगर लूँ तो ये हमारा सेम पेपर A4 का लगा है 297, और यहाँ से मैं आपको इसकी हाइट भी अगर शो करा दूं तो यहाँ पे देखें 210। तो ये हमारा A4 का जो पेपर साइज है वो यहाँ पे लगा है, और ये जो हमारा ऑफसेट है, जो लेफ्ट आपको 10 मैंने शो कराया था वो आपको ये शो होगा। तो वहाँ पे जो मैंने आपको स्टैंडर्ड शो करवाया था, यहाँ से मैं दोबारा जाता हूँ और सिस्टम सेटअप के अंदर यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अभी हमने जो किया वो स्टैंडर्ड है। तो इसको जो स्टैंडर्ड से आपके पास इसका जो डिज़ाइन आएगा, फॉर्मेट आएगा, वो आपको इस तरह शो होगा। आपके पास ये जो भी विंडो आएगी ये एक ब्लॉक के अंदर होगी। आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्ट स्टाइलिश टाइप कर देता हूँ। आर्ट स्टाइलिश टाइप करने के बाद ओके, तो देखें यहाँ पे मेरा नाम चेंज हो गया। लेकिन मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो ये मेरा चेंज नहीं होगा। इसकी अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, तो देखें ये चेंज नहीं हो रही। तो इसको चेंज कैसे करना है? तो इसको चेंज करने के लिए आपको इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा। एक्सप्लोड करने के लिए आप एक्स की कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा ये टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पे इस तरह डबल क्लिक करने के बाद एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो देखें ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे एडिट हो गया है, और ये वाला जो टेक्स्ट है ये दोबारा से जब हमने एक्सप्लोड इसको किया था दोबारा से ये ख़राब हो गया है। इसको अगर एडिट करना है इस पर डबल क्लिक करें, और यहाँ पे जो ऊपर वाला टैग का ऑप्शन है इस पर आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आर्ट स्टाइलिश दोबारा से लिख देता हूँ, उसके बाद ओके। तो देखें यहाँ पे नेम और आर्ट स्टाइल, इस तरह आप ये तमाम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो चलें इसके अंदर जो मज़ीद हमारे फॉर्मेट होते हैं उनको भी देख लेते हैं, हमारे पास कौन से अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें फुल हाइट, तो फुल हाइट क्या है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपको ये राइट साइड पे एक फुल हाइट, ये जो हमारे टाइटल ब्लॉक है वो आपको मिल रहा है। इसके अंदर भी सेम वही टेक्स्ट है और कुछ एडिशन है। यहाँ पे आप देखें ड्राइंग नंबर, डिसिप्लिन चेक, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग A04। अगर मैं यहाँ से पेपर साइज चेंज करूँ तो देखिए A3। उसके बाद अब यहाँ पे लेयर वही है, ऑप्शन है कि इसको चेंज करना है आपने कलर, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वाइट कर देता हूँ, उसके बाद ओके। तो यहाँ पे फुल विड्थ, तो जैसे ये राइट साइड पे आपको डिस्प्ले हो रहा था फुल हाइट के साथ, अब ये बॉटम में आपको फुल विड्थ के साथ डिस्प्ले होगा। तो यहाँ बॉटम में आपको ये फुल डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे हमारी जो पेपर साइज़ है वो भी चेंज हो गया, ये A3 पे कन्वर्ट हो गया, पहले हम A4 का लगाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास फ्रेम ब्लॉक है, उसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक आ रहा है वो इसके अंदर हमारे पास स्केल भी अवेलेबल है। ये फुल हाइट टाइटल ब्लॉक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे स्केल भी शो कर रहा है। ये हर 5 इंच की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारा स्केल बना हुआ है। इसकी डायमेंशन मैं आपको शो भी करा देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें ये 5-5 इंच पे स्केल बना हुआ है, हर 5 इंच पे एक लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हमारे पास स्केल भी अवेलेबल है, और फुल हाइट जो टाइटल बार है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसको आप एक्सप्लोर कर दें, उसके बाद आपने कोई भी चीज़ डिलीट या इसको मज़ीद आपने कुछ ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं जैसे डिलीट करूँ, इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, या कुछ और मज़ीद मैंने ऐड करना है तो मैं इसी विंडो के अंदर कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिस्टम सेटअप के अंदर ड्राइंग फ्रेम A0 A4, इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है ओपन एडिट। अब यहाँ पे मैं अगर A4 सेलेक्ट करता हूँ या कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, ओपन एडिट पे क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए अभी हमारे पास कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो गई है टी बॉक्सेस के नाम से। तो इस फाइल के अंदर आपको जितने भी पेपर साइज हैं वो आपको सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। ये हमारा A4 है, A3 है, A2 है, A1 है, इसी तरह A0 है। तो ये आप चाइनीज़ के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा। अगर कोई चाइनीज़ समझता है तो वो इसको पढ़ लें, या आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इसको गूगल इमेज के थ्रू आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमारे पेपर साइज थे वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। डिफरेंट जो हमारे स्टैंडर्ड था उनके साथ, ये देखें ये फुल हाइट का जो स्टैंडर्ड है वो है हमारे पास, इसी में सब पेपर है। और इसी तरह नीचे हमारा जो विड्थ फुल विड्थ में है वो अवेलेबल है।
तो इसी तरह जो हमारा लास्ट ऑप्शन था फ्रेम ब्लॉक का, वो भी हमें यहाँ पे अवेलेबल है स्केल के साथ हर पेपर साइज मुताबिक। तो इस फाइल को आप वैसे भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अगर आपने बार बार पेपर ड्रॉ नहीं करना तो आप इसी फाइल से अपने जो भी आपको पेपर रिक्वायर है आप उसके मुताबिक यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और अपनी किसी भी ड्राइंग में रख सकते हैं। तो ये आपके बहुत काम आएगी, इसको आप अपने पास कहीं पे भी सेव कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर सिस्टम सेटअप के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वाई क्यू आर्च हेल्प। तो इसको अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सारी लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ ही आएगी। इसको हम इस हेल्प से हम कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। तो यहाँ से मैं वैसे ही आपको इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। एक-एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो से ऑप्शन हमारे यूज़ होते हैं। और नीचे है वाई क्यू आर्च वर्जन, तो यहाँ से आप वर्जन को देख सकते हैं कि आपका कौन-सा वर्जन है। अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये नीचे यहाँ पे, तो देखें वाई क्यू आर्च का वर्जन आपको शो हो रहा है। हम लेटेस्ट वर्जन v6.6.7 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप F2 करें तो आपको यहाँ पे दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा, लिस्ट से आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा ये वाला वर्जन है 6.6.7, ये हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं वाई क्यू आर्च का, जो ऑटोकैड 2023 और 24 के अंदर होता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टम सेटअप के अंदर हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है। वाई क्यू आर्च की वेबसाइट पे जाना आप जा सकते हैं, ट्यूटोरियल वेबसाइट है, डोनेट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म है। नीचे लास्ट में हमारे पास वही वाई क्यू आर्च का अबाउट है, तो यहाँ से आप उसका वर्जन, ऑथर और यूज़र आप कौन सा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो ये था सिस्टम सेटअप जिसके अंदर से हमने तमाम टूल्स को डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये है प्लेन वॉल कॉलम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है ड्रॉ एक्सेस लाइन, इसको आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी आपको टूल्स नजर आ रहे हैं इन सब की जो शॉर्टकट कीज है वो हर टूल के सामने लिखी हुई है। तो चलें, यहाँ पे सबसे पहले है ड्रॉ एक्सेस लाइन। तो यहाँ पे इसको एक्टिव करने के बाद अब ड्रॉ एक्सेस लाइन क्या होती है, ये हमारी बेसिकली एक सेंटर लाइन होती है। इसको आप सेंटर लाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जितनी भी डिस्टेंस की लाइन लगाना चाहते हैं, जो भी आपका यूनिट है, मैं यहाँ पे 10 फीट टाइप कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे देखिए मेरी एक एक्सिस लाइन ड्रॉ हो गई है। इसको फर्दर हम आगे पढ़ते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लेन वॉल कॉलम के अंदर ड्रॉ ग्रिड एक्सिस, तो इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस टूल की मदद से कोई भी ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। हमने अगर ग्रिड बनाना हो तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेथ में हमने जो भी डायमेंशन देनी है वो हम दे सकते हैं। हम दो तरीके से दे सकते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा 5। अब 5 क्या है, ये नंबर ऑफ मेरे कॉलम है जितनी मैंने ब्रेथ में इसके देनी है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से स्टेरिक की को प्रेस करना है। स्टेरिक की प्रेस करने के बाद अब आपने जितने भी विड्थ का कॉलम बनाना है आप वो डायमेंशन यहाँ पे टाइप करेंगे। वो आपने इंचेस में टाइप करनी है, क्योंकि हमारा जो वाई क्यू आर्च होता है वो इंचेस में होता है। इसकी इनपुट जितनी भी होगी वो हमारी इंचेस में होगी। तो यहाँ पे मैं 60 इंच कर देता हूँ, इसका मतलब है कि 5 फीट। और यहाँ नीचे मैं डेप्थ के अंदर डाल देता हूँ 4 स्टेरिक, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 48 डाल देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए अभी यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करें तो यहाँ पे ग्रिड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशन है, मैं यहाँ से और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये हमारी डायमेंशन है 5 फीट और इस तरह जो हमने लगाई थी वो हमारी है 48 इंच। तो देखें ये हमारी 4 फीट बनी है, ये 5 फीट और ये 4 फीट। और ये नंबर मैंने 5 दिए थे कॉलम के, 1 2 3 4 5, और इस तरह मैंने 4 लिखे थे, 1 2 3 4। तो इस तरह आप एक कोई भी ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज बहुत होता है हमारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट के अंदर और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो चले इसको मैं दूसरे तरीके से भी ड्रॉ करता हूँ। प्लेन वॉल कॉलम के अंदर यहाँ पे ड्रॉ ग्रिड एक्सिस है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो ZXW है। तो इसको क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉलम दिए थे और इधर नंबर ऑफ रोज थी हमारी। तो इस तरह आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम देने के बजाय अगर लिखता हूँ मैं यहाँ पे 60, उसके बाद स्पेस, फिर 60, उसके बाद स्पेस, फिर 60, मैंने अब 3 दफा 60 लिखा। इट्स मीन कि ये मेरे 3 कॉलम है। आपने जितने भी कॉलम बनाने हो आप इस तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैंने डायमेंशन कोई और रखनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। दरमियान में मैं यहाँ पे 48 रख देता हूँ एक, और फिर 60 कर देता हूँ। इस तरह आपने जो भी डायमेंशन चेंज करनी हो आपने दरमियान में स्पेस देनी है। इसी तरह नीचे भी मैं सेम यही पैटर्न यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी पैटर्न को यूज करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ ऐड करता हूँ। तो 4 नंबर मैंने ये ऐड किए जो कि मेरे 45 इंच विड्थ के होंगे। तो इसी तरह मैं स्पेस देता हूँ। स्पेस देने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक जो है बीच में वो चेंज हो, तो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ।
तो 12 इंच का मतलब है 1 फुट। तो अब मेरी जो रोज़ बनेंगी वो 5 बनेंगी, जिसके अंदर 4 रोज़ जो है वो 48 की होंगी और 1 रो मेरी 12 इंच की होगी। तो चलें इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद कहीं पे भी क्लिक करें और यहाँ पे आपके वो ग्रिड ड्रा हो गया है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं डायमेंशन लगाता हूँ। अभी देखें ये मेरी जो रो है इसकी जो विड्थ है वो 1 फुट है और बाकी ये वाली जो 4 रोज़ है इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 4 फीट आ रही है। इसी तरह कॉलम के अंदर हमने रखे था 60 इंच, तो ये देखें ये 3 हमारे 60 इंच के हैं, 5 फीट के यहाँ पे, और ये भी हमारा 5 फीट का है। लेकिन दरमियान में मैंने एक चेंज किया था, इसकी जो डायमेंशन थी उसको मैंने चेंज किया था, ये 4 फीट है और आखिर में हमारे पास ये 5 फीट है। तो इस तरह आप ग्रिड लगा सकते हैं, किसी भी आपने विड्थ और हाइट के साथ, डेप्थ के साथ आपने लगानी हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लेन वॉल कॉलम के अंदर ड्रॉ वॉल। इस टूल की मदद से आप वॉल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ऑटोकैड के अंदर जो भी वॉल ड्रॉ करनी है वो इस टूल की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कमांड एक्टिव है। आप अगर नीचे कमांड लाइन में गौर करें तो हमारे पास मजीद ऑप्शन है। यही सारे ऑप्शन अगर आप राइट क्लिक करें तो भी अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वॉल लेयर है, तो हमारी जो वॉल लेयर सिलेक्ट है वो वॉल है। हम वॉल 1 वॉल 2 पे भी कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे थिकनेस है, तो थिकनेस पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास ये अवेलेबल थिकनेस है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी की भी जो वॉल थिकनेस है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपने 4.5 रखनी हो या आपने 9 इंच रखनी हो या कोई और थिकनेस आपने रखनी हो तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अब देखिए हमारे पास वॉल लेयर भी होगी, थिकनेस भी होगी। उसके बाद है अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट और अलाइन राइट। तो देखिए हमारा जो बाय डिफॉल्ट होता है वो अलाइन सेंटर होता है। मैं इसी को करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये हमारा कैसे काम करेगा। अभी मैंने फर्स्ट क्लिक किया और मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 10 फीट। अब देखिए यहाँ पे मैं फिट लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ऑटो कैड के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने वाई क्यू आर के अंदर इनपुट देनी है वो आपने इंचेस में देनी है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 10 फीट, उसके बाद इंटर। तो देखिए मेरी 10 फीट की एक वॉल लगी। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ 20 फीट, 20 फीट और दोबारा से मैं 10 फीट करता हूँ। उसके बाद ऊपर 20 फीट। तो ये देखें यहाँ पे मेरी वॉल ड्रा होगी। इसकी जो हमारे पास विड्थ आ रही है वो आ रही है 9 इंच हमारी वॉल की जो हमने लगाई थी। और उसके बाद यहाँ से देखें अब हमारी जो डायमेंशन है आउटर साइड से वो है 10 फीट 9 इंच और इनर साइड से हमारी है 9 फीट 3 इंच। तो ये वाली डायमेंशन मैंने 10 फुट रखी थी। अब ये 10 फुट कहाँ से आई है? ये हमारी इस सेंटर से इस सेंटर तक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से लाइन लगाता हूँ इसका मिड पॉइंट लेने के लिए और यहाँ से भी लाइन लगाता हूँ। तो देखिए अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी जो डायमेंशन है वो 10 फीट है। तो इसी तरह मैं दोबारा इसको एक्टिव करता हूँ कमांड को वाई क्यू आर के अंदर प्लेन वॉल कॉलम और ड्रॉ वॉल, इसकी शॉर्टकट की WW है। तो यहाँ पे अब देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, अलाइन लेफ्ट। इसके बाद अब मैं ड्रॉ करता हूँ 10 फीट, नीचे 20 फीट और इसी तरह 10 फीट और ऊपर 20 फीट। तो देखिए अब जो मेरी डायमेंशन आएगी वो लेफ्ट से ये ड्रा हुई है क्योंकि अलाइन लेफ्ट किया था। तो अब ये आउटर साइड से 10 फुट आएगी। तो आपने वॉल को ड्रा करते वक्त ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वॉल की वो कौन सी है, आप किस अलाइनमेंट के मुताबिक वॉल को ड्रा कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लेन वॉल कॉलम के अंदर ड्रॉ वॉल हो गया और इसके बाद है वॉल सीजर। तो वॉल सीजर बेसिकली ट्रिम और एक्सटेंड के लिए यूज होता है। इसका यूज कैसे है उसके लिए पहले मैं यहाँ पे कोई वॉल का ऑफसेट लगा लेता हूँ। इसी वॉल का मैं यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ 5 फीट, इस वॉल का ऑफसेट दे देता हूँ और अगेन मैं 5 फीट ही दे देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वॉल ट्रिम है। हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जंक्शन है जो, वहाँ से ये वॉल ट्रिम है और यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है वहाँ पे ये वॉल यहाँ से ट्रिम नहीं है। तो अब मैं आपको दोनों बताता हूँ कि ये हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटेंड की कमांड के लिए भी और ट्रिम की कमांड के लिए भी। तो चलें यहाँ से वाई क्यू आर्च में जाते हैं। वाई क्यू आर्च में जाने के बाद प्लेन वॉल कॉलम, उसके बाद यहाँ से हमारे पास है वॉल सीजर। तो वॉल सीजर को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें ये वाली मेरी वॉल ट्रिम है। इसको अगर मैंने एक्सटेंड करना है, इस लाइन को मैंने ज्वाइन करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से अगर ऐसे विंडो लूँ बाहर वाली साइड से तो देखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा मेरी इस वॉल पे। तो वॉल को एक्सटेंड करने के लिए आपने इस वॉल के अंदर से और इस वॉल के अंदर से क्लिक करना है। यहाँ से विंडो आप लेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से ये वॉल ज्वाइन होगी। और इसी तरह अगर मैंने इसको ट्रिम करना है, मैं ट्रिम करने के लिए यहाँ से दोनों वॉल को ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये दोनों इकट्ठी ट्रिम हो जाएंगी।
या अगर मैंने एक कॉर्नर को ट्रिम करना है तो मैं यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ और उसके बाद इसको भी मैं ऐसे ट्रिम कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक वॉल को एक्सटेंड नहीं कर सकता। अगर मैं एक कॉर्नर एक्सटेंड करना चाहता हूँ, देखें यहाँ से, तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। अगर मैं ऐसे अंदर से भी लूँ तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। तो एक्सटेंड करने के लिए आपने इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से ये आपकी एक्सटेंड हो जाएगी और अगर ऐसे करेंगे तो ये आपकी ट्रिम हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर प्लेन वॉल कॉलम के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है चेंज वॉल थिकनेस। तो चेंज वॉल थिकनेस, आप किसी भी वॉल की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो मेरी वॉल यहाँ पे मैंने लगाई थी ये 9 इंच है। तो 9 इंच वॉल को अगर आपने 4.5 या किसी और वॉल की थिकनेस में चेंज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है तो चलें उसके लिए पहले मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरी डायमेंशन है 5 फीट, ठीक है, और ये भी मेरी डायमेंशन है 5 फीट। अब हम इसकी थिकनेस को चेंज करते हैं और किस वॉल को हमने सेलेक्ट करना है, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, प्लेन वॉल कॉलम, उसके बाद हम यहाँ से चेंज वॉल थिकनेस लेंगे। अब अगर मैं इस साइड से क्लिक करूंगा तो मेरी जो वॉल की थिकनेस है वो इस साइड से चेंज होगी। कैसे होगी चले मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले जो है हम इस वॉल की थिकनेस जिसमें हम चेंज करना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कहीं पे भी राइट क्लिक करें और यहाँ से वॉल थिकनेस को आप डिफाइन कर लें जितना भी आपने रखना है। तो चले मैं इसको 4.5 कर देता हूँ। उसके बाद ओके, ओके करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये जो वॉल मेरी स्ट्रेच हुई है वो यहाँ से हुई है, और अगर मैं इस साइड से करता हूँ तो देखिए मेरी जो वॉल स्ट्रेच हो रही है वो इस साइड से हो रही है। तो आपने जिस साइड से वॉल को स्ट्रेच करना है तो आपने उसके अपोजिट साइड वाली जो लाइन है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको स्ट्रेच करना था तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और अगर मैंने इसको स्ट्रेच करना था तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो इस तरह आप किसी भी वॉल की थिकनेस को इजीली चेंज कर सकते हैं। आपकी पूरी कंप्लीट वॉल की थिकनेस चेंज हो जाएगी। ओके, अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने जो ऑटोकैड के अंदर अपने प्रोजेक्ट बनाए उनके अंदर ये कमांड यूज हो सकेंगी कि नहीं, तो उसका जवाब है यस एंड नो। अब यस और नो क्यों मैं कह रहा हूँ तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए अभी ये मेरे एक ऑटोकैड के अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट था वो बनाया हुआ था। ये मेरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जो मैंने ऑटोकैड कमांड की मदद से बनाया, लाइन, ट्रिम, फिलेट जो भी है उसकी मदद से। तो अभी मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता हूँ तो देखिए वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊँगा, प्लेन वॉल कॉलम, और उसके बाद यहाँ से मैं कर दूँ अगर चेंज वॉल थिकनेस, या मैं वॉल सीजर अप्लाई करता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने वॉल सीजर अप्लाई करना है, और अगर मैंने इसको एक्सटेंड करना है मैंने इसको एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए ये मेरा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और इसी तरह अगर मैंने किसी दो लाइंस को जैसे वो थी उसको एक्सटेंड करना है, देखिए ऐसे भी नहीं हो रहा और ऐसे भी नहीं हो रहा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो टूल होता है चेंज वॉल थिकनेस का, तो वॉल थिकनेस भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वॉल थिकनेस अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके वॉल थिकनेस भी कंफर्म कर लूँ 4.5 है, उसके बाद ओके, तो यहाँ पे ये हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है? एक वजह तो ये है कि आपने यहाँ पे अपना पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर लेना है। जैसे ये ज्वाइन हुए हुए हैं, पॉली लाइन में है, तो आपकी जो भी लाइन है वो पॉली लाइन में नहीं होनी चाहिए, ज्वाइन नहीं होनी चाहिए। इसको आप एक्सप्लोर करें, एक्सेस की शॉर्टकट की है आप उसकी मदद से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेरी लाइन्स थी ये अब एक्सप्लोर्ड हो गई हैं। अब इसको हम दोबारा अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ से वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊँगा, उसके बाद वॉल कॉलम और यहाँ से चेंज वॉल थिकनेस। तो देखिए अब यहाँ से मैं चेंज वॉल थिकनेस लेता हूँ, इस पे अप्लाई करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं इस पे करता हूँ तो भी कोई नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो मेरी वॉल्स हैं, ये जो इसकी लेयर है ये किस लेयर में है? ऑटोकैड वॉल्स, इसका नाम मैंने ऑटोकैड वॉल दिया है। और यहाँ पे जो मैं अगर ड्रॉ करता हूँ वॉल तो उसकी लेयर किस में है? यहाँ पे देखें वॉल। तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी लेयर भी क्रिएट हो जाती है। वाई क्यू आर्च से अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखें इसकी जो लेयर है वो भी अलहदा से क्रिएट हो गई। इसी तरह नेक्स्ट जो हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे इसके अंदर वाई क्यू आर्च के अंदर से उसकी अलहदा लेयर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। डोर अप्लाई करेंगे, विंडो करेंगे, हर एक की वाई क्यू आर्च के अंदर लेयर्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, क्रिएट भी हो जाती है और अपडेट भी हो जाती है। तो ये वाले टूल अगर हमने अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो हमारा पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे ये वॉल बनी हुई है, तो इसको मैं वाई क्यू आर्च की जो वॉल है उसके अंदर डालूंगा। इसकी जो लेयर है वॉल की, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया तो आप देखें ये वॉल की लेयर में चला गया जो वाई क्यू आर्च की लेयर है। तो यहाँ से अब इसको अप्लाई करते हैं वाई क्यू आर्च, प्लेन वॉल कॉलम और चेंज वॉल थिकनेस। तो आप देखें अगर मैं किसी भी वॉल की थिकनेस को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो देखें ये आप इजीली चेंज हो रही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये भी इजीली चेंज हो रही है। तो इस तरह आप किसी भी वॉल थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। आपने जो भी वॉल थिकनेस चेंज करनी हो
लेकिन उसके लिए आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को पहले YQRs की जो लेयर है उसके अंदर डालना है। इसी तरह बाकी भी हमारे यहाँ पे YQRs के अंदर जितने भी ये टूल्स हैं ये हमारे तब भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे जब वो हमारी YQRs की लेयर में होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं। हमारे पास प्लेन वॉल कॉलम के अंदर एक्सेस लाइन टू वॉल्स है। अब एक्सेस लाइन टू वॉल का क्या यूज है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉल थिकनेस, वही हमारे पास वॉल थिकनेस अवेलेबल है। हमने जितनी भी वॉल थिकनेस लगानी है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद ओके। अब ये हमारी कौन सी वॉल थिकनेस होगी, जो यहाँ पे हमने एक्सेस ड्रॉ किए थे, ये भी हमारा एक्सेस था सिंगल लाइन या जो भी हम ड्रॉ करें, कोई भी एक्सेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ग्रिड है हमारा, ये भी हमारा एक्सेस था। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँ YQR प्लेन वॉल कॉलम, तो देखें ड्रॉ एक्सेस लाइन और ड्रॉ ग्रिड एक्सेस। तो जो हमारे एक्सेस होंगे उसकी मदद से अगर हमने वॉल्स क्रिएट करनी है, ये हमारी जो कमांड है ये एक्सेस लाइन टू वॉल्स है। ये एक्सेस लाइन को वॉल में कन्वर्ट करने के लिए होती है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जितने भी आपने वॉल थिकनेस देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ओके। अगर सिंगल लाइन पे मैं क्लिक करूँ उसके बाद इंटर, तो देखें ये वाला जो मेरा एक्सेस था वो कन्वर्ट हो गया वॉल के अंदर। इसी तरह यहाँ पे ये वाले जो हमारे एक्सेस हैं ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे वॉल के अंदर। यहाँ से YQR के अंदर जाते हैं, प्लेन वॉल कॉलम और उसके बाद एक्सेस लाइन टू वॉल। इसके बाद थिकनेस आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ओके। तो यहाँ से अगर मैं सारी ऐसे विंडो को लूँ तो मेरे जितने भी एक्सेस हैं वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे वॉल के अंदर। तो देखिए ये अब हमारे यहाँ से वॉल के अंदर कन्वर्ट हो गए, 9 इंच की वॉल हो गई। इसी तरह अगर आप यहाँ से YQR के अंदर से न्यू ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ एक्सेस लाइन, आपने ये एक ड्रॉ किया, ये किया, ये किया, यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ करेंगे जिस भी एंगल पे, जिस भी डायमेंशन से, तो आप इन सब को वॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेस लाइन टूल वॉल की मदद से। आपने यहाँ से थिकनेस चेंज कर लेनी है वॉल की, जो भी आपने रखना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद ओके, तो देखें यहाँ पे हमारी वॉल थिकनेस चेंज हो गई है। ओके, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये सारा यहाँ से मैं डिलीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास YQR के अंदर प्लेन वॉल कॉलम और यहाँ पे है वॉल ऑफसेटिंग। ओके, इस पे क्लिक करते वॉल ऑफसेटिंग। आप ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पे मैंने कैसे वॉल का ऑफसेट लिया था। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसकी मदद से जितना भी ऑफसेट आपने लेना है ले सकते हैं। लास्ट टाइम हमने नीचे हमारे पास कमांड लाइन के अंदर रिसेंट जो है वो 60 इंच है। तो यहाँ पे मैं अब 48 इंच कर लेता हूँ। यहाँ पे 48 इंच टाइप करने के बाद इस वॉल का ऑफसेट मैंने लेना है तो मैं यहाँ पे लूँगा। तो ये वॉल यहाँ पे ख़त्म हो रही थी तो इसका ऑफसेट यहाँ तक आया। अगर मैं इस वॉल का लेता हूँ देखें यहाँ से, तो ये कंप्लीट पूरी वॉल का ऑफसेट आ जाएगा इस तरह। तो आपने जो भी वॉल का ऑफसेट लेना है वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी ये जो वॉल्स हैं ये YQR की जो वॉल की लेयर है उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये आपकी किसी और लेयर में हुई तो ये आपका जो टूल है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन वॉल कॉलम के अंदर रीबिल्ड वॉल एक्सेस। इस टूल की मदद से आप अपनी वॉल को जो एक्सेस है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं कि आप अपनी किसी भी वॉल की सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने लगानी हो। तो जैसे हमारे पास ये वॉल है, इसकी अगर आपने सेंटर लाइन लगानी है तो वो आप इस टूल की मदद से लगा सकते हैं। इसको यहाँ से मैं एक्टिव करता हूँ। यहाँ से रीबिल्ड वॉल एक्सेस टूल को मैंने एक्टिव किया। अब अगर किसी एक वॉल की लगानी है तो मैं एक वॉल सेलेक्ट करूंगा, तो उसके बाद इस एक वॉल की यहाँ पे सेंटर लाइन लग जाएगी। और अगर मैं यहाँ से कंप्लीट वॉल को सिलेक्ट करूँ, जितनी भी मेरी प्रोजेक्ट के अंदर वॉल्स हैं उसको सिलेक्ट करूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करना है, तो देखें यहाँ पे कंप्लीट एक्सेस ड्रॉ हो गए। इसकी जो सेंटर लाइन थी वो सब यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। जितनी भी वॉल्स थी उसकी सेपरेट सेपरेट ड्रॉ हुई है। यहाँ पे 4.5 थी तो इसकी अलहदा से ड्रॉ हुई, और यहाँ पे ये जो 9 इंच थी इसकी कंप्लीट यहाँ पे अलहदा से ड्रॉ हुई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लेन वॉल कॉलम के अंदर फिल इन वॉल कॉलम। इस टूल की मदद से आप किसी भी कॉलम को या वॉल को हैच कर सकते हैं। आपने अगर किसी को भी फिल करना है तो इस टूल की मदद कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर मैंने किसी सिंगल लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करना है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए मेरी सिंगल वॉल जो है वो हैच हो जाएगी। और अगर मैंने ओवरऑल सारी वॉल को हैच करना है, दोबारा से मैं कमांड को एक्टिव करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से ओवरऑल विंडो ले लूंगा और उसके बाद इंटर। तो देखिए जितनी भी हमारी वॉल्स हैं उसके अंदर का एरिया और वॉल्स का एरिया वो सारे का सारा यहाँ पे हैच हो जाएगा। तो आपने अगर किसी वॉल को हैच करना है और उसके अंदर का हिस्सा हैच नहीं करना, तो उसके लिए आप सेपरेट सेपरेट वॉल को सिलेक्ट करें। आपने ऐसे कंप्लीट विंडो नहीं लेनी, और अगर हैच हो गया तो आप ये दरमियान से डिलीट कर सकते हैं। ये सेपरेट हैच होगा हमारा, तो इसको आप एक एक को डिलीट भी कर सकते हैं। आप सेपरेट हैचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ।
अंडू करने के बाद अगर मैंने इसको वॉल को सिर्फ हैच करना है तो मैं यहाँ से इस टूल को एक्टिव करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक-एक वॉल को सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरह आप अगर एक-एक वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो भी वॉल सिलेक्ट की होंगी सिर्फ उनके अंदर हैच होगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ से वाई क्यू आर्च के अंदर प्लेन वॉल कॉलम के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रेक्टेंगुलर कॉलम। तो ये कोई भी रेक्टेंगुलर कॉलम ड्रॉ करने के लिए टूल यूज होता है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने कॉलम का जो साइज है वो डिफाइन कर लेना है। अगर आप नीचे कमांड लाइन के अंदर गौर करें तो देखिए हमारे पास डिफॉल्ट एंगल, साइज ऑफ कॉलम, फिल इन स्टेट, और अगर राइट क्लिक करें तो यही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। डिफॉल्ट एंगल ये हमारा डेफिनेटली 0 रहेगा। अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद है साइज ऑफ कॉलम। तो साइज ऑफ कॉलम आपने यहाँ पे हमने देना है इंचेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं 9, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर 9, 9,9 ये आपने टाइप करना है। उसके बाद इंटर, और अब आप यहाँ पे कोई भी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी जगह पे कर लें, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखें ये मेरा कॉलम यहाँ पे ड्रा हो गया और इसके अंदर फिल भी हो गया, हैच हो गई हमारी। और इसको दोबारा मैं टूल को एक्टिव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। तो साइज ऑफ कॉलम के नीचे हमारे पास होता है फिल इन स्टेट। इसको बाय डिफॉल्ट ये हमारा यस होता है। इसको अगर यहाँ पे आप एन टाइप कर दें और उसके बाद इंटर, तो अब जो कॉलम आप ड्रॉ करेंगे वो आपका अंदर से हैच नहीं होगा, वो खाली होगा। तो आपने हैच करना है या नहीं करना तो वो आपकी मर्जी होती है। आप कमांड को दोबारा एक्टिव करें, राइट क्लिक करें, फिल इन स्टेट को मैं ऑन कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो आप देखें यहाँ से, तो देखिए अब जो मेरा कॉलम है वो हैच के साथ ड्रा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे पास जो मजीद ऑप्शन है प्लेन वॉल कॉलम के अंदर ओ शेप कॉलम है। ये भी हमारा इसी तरह है। हमने इसका जो भी साइज देना है, डायमीटर ऑफ कॉलम है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं 20 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे ये कॉलम ड्रा हो गया है। तो इसी तरह इसके लिए भी फिल इन स्ट्रेट का ऑप्शन होता है। आप इसको कॉलम को हैच रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मजीद कॉलम होते हैं यहाँ पे, एल शेप, टी शेप और प्लस शेप। आप किसी भी कॉलम को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। उसकी डायमेंशन आप देते जाए, आप ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं अरेंज कॉलम। ये बहुत यूजफुल टूल होता है वाई क्यू आर्च के अंदर। तो अरेंज कॉलम को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे जो मैंने ग्रिड लगाए थे, एक्सेस लगाए थे, इसके ऊपर अगर मैंने कॉलम लगाने हैं तो यहाँ से मैं विंडो को ऐसे लूंगा और ऐसे सेलेक्ट करने के बाद जितने भी मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं उसके अंदर मेरे यहाँ पे कॉलम ड्रा हो जाएंगे। इस तरह आप किसी भी ग्रिड के ऊपर आप कॉलम ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रिड के साथ डायमेंशन की जरूरत है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। जब आप ग्रिड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ग्रिड एक्सिस, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ड्रॉ एक्सिस सिंबल डायमेंशन। तो इसको अगर आप यहाँ से चेक कर दें, उसके बाद ओके करें, तो अब आपकी जो ग्रिड ड्रॉ होगी उसके साथ डायमेंशन और बाकी की जो हमारी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट होता है, नोटेशन जितनी भी होती है, वो भी साथ ड्रॉ होगी। और इसके अंदर आप कॉलम आपने ड्रॉ करने हैं तो आप वाई क्यू आर्च में जाएं, प्लेन वॉल कॉलम, उसके बाद अरेंज कॉलम, उसके बाद यहाँ से सारा आप ऐसे सिलेक्ट कर लें। तो आपके जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो उसके ऊपर आपने जो भी साइज दिया होगा तो उस साइज के मुताबिक आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, अब आपने यहाँ पे कॉलम देने हैं, तो यहाँ से भी आप इसी टूल की मदद से, अरेंज कॉलम की मदद से, आप जितने भी है यहाँ पे कॉलम है उसको दे सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे कॉलम ड्रा हुआ, इस जगह पे हुआ, इस जगह पे नहीं हुआ, इस जगह पे नहीं हुआ, इन पे नहीं हुआ। तो हमारे कॉलम कहाँ ड्रा हुए? जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे थे, हमारे कॉलम वहाँ ड्रा हुए। इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इंटरसेक्शन है उन पे कॉलम ड्रा हो, तो उसके लिए मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो मेरी एक्सेस लाइन है इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी, और उसके बाद इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ से। और उसके बाद नीचे हमारे पास ये है, इसको भी हम कर लेते हैं, यहाँ से भी कर लेते हैं। तो समझाने के लिए मैं सिर्फ इसी को कर रहा हूँ, अब इसको मैं नहीं कर रहा। चले मैं इसको भी कर देता हूँ ताकि यहाँ हमारी जो डेड एंड है उसके बाद भी अगर स्टैंड हो तब भी लगेगी या नहीं। तो इसको मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ से इसको मैं अब कैंसिल करता हूँ, वाई क्यू आर्च के अंदर जाता हूँ, प्लेन वॉल कॉलम, यहाँ से मैं अरेंज कॉलम, इस कमांड को एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद अब मैं ओवरऑल सारी विंडो ले लेता हूँ। यहाँ से क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद अब देखें जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला, ये इंटरसेक्शन नहीं था, इधर नहीं लगा। ये इंटरसेक्शन हमने बनाया था, ये बनाया था, इसको भी बनाया था, तो देखें यहाँ पे भी लग गई। इसको नहीं बनाया था तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है तो अब इधर नहीं लगा।
तो इट्स मीन कि जहाँ भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सिर्फ वहाँ पे आपका जो कॉलम है वो अरेंज होगा इस टूल की मदद से। अरेंज कॉलम के टूल की मदद से अगर आप कॉलम लगाते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उस जगह पे कॉलम ड्रा होगा। उसके बाद है कन्वर्ट टू कॉलम। इस टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ या स्क्वायर ड्रा कर लेता हूँ और उसके बाद अब इस रेक्टेंगल को मैंने कन्वर्ट करना है कॉलम के अंदर। तो यहाँ से हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू कॉलम। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंटर। तो अब हमारी ये वाली जो रेक्टेंगल थी ये कॉलम के अंदर कन्वर्ट होगी और इसके अंदर हैच भी हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है वाई क्यू आर्च के अंदर नीचे फिल इन कॉलम। तो फिल इन कॉलम की मदद से आप किसी भी कॉलम को हैच कर सकते हैं। जब आपने कोई कॉलम ड्रा किया और उसके अंदर आपने फिल इन स्ट्रेट ना किया हो, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगुलर कॉलम मैंने ड्रा किया, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से फिल इन स्ट्रेट करता हूँ, इसको मैं नो कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो देखें यहाँ पे अब जो मैंने कॉलम ड्रा किया इसके अंदर हैच नहीं हुई। तो यहाँ से मैं जाऊँगा वाई क्यू आर्च के अंदर प्लेन वॉल कॉलम और फिल इन कॉलम। तो इसकी मदद से आप किसी भी कॉलम को दोबारा से हैच कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से प्लेन वॉल कॉलम के अंदर फिल इन कॉलम के बाद है डेल विंडो डोर वॉल कॉलम। इसकी मदद से आप किसी भी विंडो को, डोर को या वॉल को या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो चलें यहाँ से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम वैसे किसी को डिलीट करें तो हमारे पास उसकी जो साथ वाली लाइंस है वो भी डिलीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और देखें यहाँ से ये वाली लाइन भी जो है वो डिलीट हो गई है। और अगर इसको मैं कंट्रोल जी कर दूं और उसके बाद यहाँ से मैं इस कमांड को एक्टिव करूं, इसकी शॉर्टकट की EW है, आप इसकी मदद से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर मैं इसको डिलीट करूं, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करूं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं साथ, उसके बाद इंटर। तो देखिए अब जो हमारा ये रेक्टेंगल डिलीट हुई है इसके साथ ये वाली जो लाइन है डिलीट नहीं हुई। तो मैं इसको अंडू करता हूँ और दोबारा से मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और डिलीट कर दूँ या इसकी जो हमारी ऑटोकैड की शॉर्टकट की है उसकी मदद से इसको मैं डिलीट कर दूँ तो उसके साथ हमारी ये लाइन भी डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं इसको भी डिलीट करूँ तो देखें ये हमारी यहाँ से लाइन डिलीट हो जाएगी। तो इनको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद जो हमारी वाई क्यू आर्च की यहाँ पे डिलीट की कमांड है उसकी मदद से अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इंटर, तो देखिए अब हमारी ये डिलीट नहीं हुई। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और उसके बाद इंटर, तो देखिए हमारी यहाँ से ये वाली लाइन डिलीट नहीं हुई। ओके, तो वाई क्यू आर्च के अंदर से हमने प्लेन वॉल कॉलम के अंदर जितने भी टूल्स थे इन सब को डिटेल में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट हम प्लेन विंडो डोर, इसके अंदर जितने भी हमारे पास टूल अवेलेबल हैं इसको हम डिटेल में समझते हैं। प्लेन विंडो डोर में हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ओपन डोर ऑन वॉल, कि हम कैसे किसी भी वॉल के अंदर जो डोर है उसको प्लेस कर सकते हैं। तो चलें इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, टूल मेरा एक्टिव हो गया। तो देखें यहाँ पे मेरे पास अब वॉल है जो मैंने वाई क्यू आर्च की मदद से बनाई है। अगर आपने ऑटोकैड की कमांड को यूज करके कोई वॉल बनाई हो, कोई भी आपने मैप बनाया हो, तो उसके अंदर अगर आपकी लेयर चेंज होगी, जैसे मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था कि वाई क्यू आर्च के जो भी टूल्स है वो तभी अप्लाई होंगे जब आपकी वॉल जो है वो वाई क्यू आर्च की जो वॉल की लेयर होती है उसके अंदर होगी। तो देखिए अभी ये वाली जो मेरी वॉल्स है ये वॉल की लेयर के अंदर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से लेयर को चेंज कर लूँ, मैं किसी और लेयर में कर दूं, देखें यहाँ पे जैसे 0 लेयर है तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूं और उसके बाद यहाँ पे मैं एक रूम ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल एक रूम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद इसका मैं ऑफसेट भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच इसका ऑफसेट दे दिया। तो आप देखिए इसकी जो लेयर है वो 0 है और ये वाली जो लेयर है वो वॉल है। तो अब हम दोनों पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हमारा किस किस पे अप्लाई होगा। तो इस पे हमारा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसकी लेयर चेंज है, तो इस पे हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो चलें यहाँ से मैं टूल को दोबारा एक्टिव करता हूँ। वाई क्यू आर्च के अंदर प्लेन विंडो डोर में हमारे पास जो फर्स्ट टूल है वो ओपन डोर ऑन वॉल है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने डोर अप्लाई करना है इस वॉल के ऊपर, तो सबसे पहले हमें डोर की विड्थ और उसकी जो पीर विड्थ होती है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने अपने स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर लें या नीचे अगर कमांड लाइन पे आप गौर करें तो यहाँ पे भी आपको ये चीजें नजर आ रही है। तो चले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अब सबसे पहली चीज हमने स्टाइल चूज करना है कि किस स्टाइल का हमने डोर यहाँ पे प्लेस करना है। तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी डोर का स्टाइल चूज कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसको मैंने क्लिक किया। अब देखिए हमारा स्टाइल जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब दोबारा से मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ नीचे हमारे पास है होल पेयर विड्थ, तो आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो होल पेयर विड्थ के अंदर आपकी जो विंडो ये ओपन होगी, इसके अंदर यहाँ पे होल विड्थ है कि आपकी जो डोर का साइज होगा वो आपने कितना रखना है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3.5 फुट का डोर रखना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंचेस में उसकी डायमेंशन देनी होगी। तो यहाँ पे मैं 42 इंच लिख देता हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो मेरी डोर की विड्थ है वो 42 इंच है। तो ये हो जाएगी डोर की विड्थ। और उसके बाद है पियर विड्थ। अब पियर विड्थ क्या होती है, जो हम यहाँ से वॉल के साथ ऑफसेट छोड़ते हैं कि हमारा जो डोर है वो 4.5 इंच हट के आए, तो उसको हम पियर विड्थ कहते हैं। तो यहाँ पे आपने वो पियर विड्थ देनी है। अगर आप पियर विड्थ नहीं देना चाहते और आप वॉल के मिडल में अगर अपना डोर प्लेस करना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ से होल एट मिडल वॉल इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले पियर विड्थ देता हूँ, मैंने यहाँ पे 4.5 टाइप किया, उसके बाद ओके कर देना है। तो देखिए अब मैं इस वॉल पे क्लिक करूंगा, अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे, किसी भी साइड पे आप कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ अंदर वाली वॉल पे क्लिक करूंगा। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप डोर की जो डायरेक्शन है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से माउस को अगर आप किसी भी साइड पे ऐसे मूव करें तो देखिए आप डोर को उसी डायरेक्शन पे, जिस साइड पे आप माउस लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन पे आप यहाँ से डोर को प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इस डोर को अंदर वाली साइड पे ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको इसकी डायमेंशन दिखाता हूँ, यहाँ से और यहाँ पे। तो देखें ये 42 इंच है। अगर मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन चेंज कर दूं, मैं इसको स्टैंडर्ड में कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेट करंट, और यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। इसकी मैं आपको फीट में दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आर्किटेक्चरल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको डायगोनल कर देता हूँ। डायगोनल करने के बाद इसका जो मैं प्रिसीजन है उसको 1/8 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट हाइट इसको भी चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 7 इंच कर देता हूँ और इसको यहाँ से 4 इंच कर देता हूँ एरो सिंबल को। तो देखिए इसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद क्लोज पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से आपको इसकी डायमेंशन दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी विड्थ बन रही है वो है 3.5 फीट। तो आप कोई भी डोर इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी साइज का आपने डोर अप्लाई करना हो तो वो इजीली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब दोबारा से मैं इसी कमांड का यूज करूंगा। YQ आर्च के अंदर जाएंगे, प्लेन विंडो डोर, और यहाँ पे हमारे पास ओपन डोर ऑन वॉल। इसकी शॉर्टकट की जो है वो AD होती है। इसको आप शॉर्टकट की से भी एक्टिव कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अब राइट क्लिक किया। राइट क्लिक से स्टाइल तो आपने जो भी चूज करना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं इसी को रख लेता हूँ और राइट क्लिक दोबारा करता हूँ। अब है होल पियर विड्थ। इसको अगर यहाँ से मैं पियर विड्थ नहीं देता, मैं यहाँ से होल एट मिडल वॉल कर देता हूँ। तो देखिए अब ये जो हमारा पियर विड्थ का ऑप्शन है वो डिम हो गया है। इसको अब हम चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद अब मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए मैं अगर जिस भी वॉल पे क्लिक करूंगा, मैं किसी भी वॉल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डोर जो है वो एग्जैक्ट उस वॉल के सेंटर पे प्लेस होगा। आप इसको किसी भी वॉल पे क्लिक करें, किसी भी साइड में, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा डोर जो है वो इस तरफ प्लेस होगा। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और यहाँ से अब दोबारा हम जाते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। YQ आर्च के अंदर प्लेन विंडो डोर, और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ डोर। तो ये ड्रॉ डोर नाम से जाहिर है कि कोई भी डोर ड्रॉ करने के लिए इस कमांड का यूज करेंगे हम। तो ड्रॉ डोर को हम क्लिक करते हैं और यहाँ से अब हमने राइट क्लिक करना है, स्टाइल चूज कर लेना है। तो स्टाइल मैं कोई भी ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे मैं अगर डोर ड्रॉ करूँ किसी भी जगह पे, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद तो देखिए अब यहाँ पे मैंने डोर की जो विड्थ है वो लिखनी है। तो मैं यहाँ पे 36 इंच लिख देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो जैसे ही मैंने 36 इंच लिखा तो देखिए यहाँ पे एक 36 इंच का डोर प्लेस हो गया है। इसी तरह अगर मैं दोबारा यहाँ से कमांड को एक्टिव करूँ, प्लेन विंडो डोर के अंदर ड्रॉ अ डोर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो विड्थ है डोर की वो बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 और उसके बाद इंटर। तो देखिए अब जैसे ही मैंने 60 लिखा तो उसका डोर का साइज भी बढ़ गया है। इसी तरह अब इसको दोबारा मैं अगर कमांड को एक्टिव करूँ, रिपीट कमांड करते हैं, तो देखिए रिपीट कमांड करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इतना ले रहा हूँ। तो देखिए जितनी मैंने डोर की विड्थ ज्यादा की उतनी ही उसमें डोर्स ऐड होते गए।
तो इस तरह आप किसी भी साइज का डोर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप प्लेस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास YQ आर्च के अंदर प्लेन विंडो डोर ओपन विंडो ऑन वॉल। जिस तरह हमने वॉल के अंदर डोर को ओपन करके उसकी जगह भी ओपन की थी और वहां पे डोर भी प्लेस किया था, इसी तरह वॉल के अंदर हम विंडो को भी ओपन कर सकते हैं, उसके लिए जगह यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं और वहां पे विंडो भी प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी स्टाइल आपको इन सब में पसंद आता है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ इस एरो पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास और भी यहाँ पे स्टाइल अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसी स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद अब दोबारा से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे स्टाइल हो गया और यहाँ से होल पेयर विड्थ, सेम डोर की तरह हमने विंडो की भी जो विड्थ है उसको यहाँ पे टाइप करना है इंचेस के अंदर। तो यहाँ से मैं अगर 60 इंच कर दूं और उसके बाद यहाँ से मैं होल एट मिडल वॉल इसको मैं हटा दूं, तो यहाँ से अगर अब मैं 12 इंच कर दूं, जिस साइड पे मैंने क्लिक करना है पियर विड्थ मेरी वहां से आएगी। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ किसी भी जगह पे, तो देखिए मेरी जो विंडो अप्लाई हो रही है वो यहाँ से 12 फीट साइड पे है। मैं यहाँ 12 इंच सॉरी हमारी यहाँ से इस तरह होगी, ये 1 फीट हो गया हमारा। और यहाँ पे मैंने 60 इंच इसके लिए लिया था, तो देखिए यहाँ पे 5 फीट हमारी विंडो बन रही है। तो इस तरह कोई भी विंडो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोबारा से एक दफा और इस कमांड को हम यूज करते हैं। YQ आर्च के अंदर गए, प्लेन विंडो डोर और यहाँ पे है ओपन विंडो ऑन वॉल की शॉर्टकट की AW होती है। अब यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अब देखें स्टाइल में हम जाते हैं। स्टाइल कोई भी चूज कर सकते हैं आप। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक किया, यहाँ से होल पेयर विड्थ इसमें हम गए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है मेजर और इस साइड पे भी ऑप्शन है मेजर। ये सेम हमारे पास डोर में भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ से आप मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आप पेयर विड्थ मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मेजर पे क्लिक किया। मेजर पे क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ से इस कॉर्नर पे क्लिक किया और उसके बाद मैं इतना यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरी जो पियर विड्थ है वो यहाँ पे इतनी सिलेक्ट होगी है। अब ओके मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं जब डोर या विंडो अप्लाई करूंगा तो देखिए सेम उसी विड्थ पे हमारा यहाँ पे पियर बना है और उसके बाद विंडो अप्लाई हुई है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ से मजीद हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास है ओपन विंडो ऑन वॉल, ये हो गया, और ड्रॉप विंडो। तो सेम जैसे हमने डोर को ड्रॉ किया था इसी तरह विंडो को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ विंडो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने जिस भी विड्थ की विंडो अप्लाई करनी हो, जितनी भी लेंथ हमारी होगी इसकी, तो वहां पे आपने इंचेस के अंदर इसको टाइप कर देना है। मैं फॉर एग्जांपल 36 इंच लिखता हूँ, तो देखें 3 फीट की जो विंडो है वो हमारी ड्रॉ होगी। और यहाँ पे अब हमने क्या देना है, वॉल थिकनेस। तो वॉल थिकनेस आपने जितनी आपकी वॉल होगी आपने वो देनी है। तो मैं यहाँ पे अगर 9 इंच देता हूँ तो देखिए 9 इंच की वॉल के लिए एक मेरी विंडो जो है यहाँ पे ड्रॉ हो गई। इसको अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहूँ तो वो कैसे करूंगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक सेंटर लाइन रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम सेंटर लाइन लगा लेते हैं। मैं इसका ऑफसेट 4.5 कर देता हूँ, ओ इंटर, और उसके बाद 4.5 और यहाँ से मैं इसको 4.5 पे ऑफसेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा जाऊंगा प्लेन विंडो डोर के अंदर, ड्रॉ विंडो मैंने लिया। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद स्टाइल मैंने सेलेक्ट करना है। स्टाइल मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस टाइम ये कर लेता हूँ और फिर राइट क्लिक किया और वॉल थिकनेस। तो वॉल थिकनेस हमारी ऑलरेडी 9 है, इसको मैंने 9 इंच वॉल के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे 9 और उसके बाद ओके। और अब देखिए जिधर से मैंने विंडो को स्टार्ट करना है मैं फर्स्ट क्लिक वहां पे करूंगा और सेकंड क्लिक मैं जहां पे मैंने एंड करना है वहां पे करूंगा। उसके बाद वॉल थिकनेस हमारी ऑलरेडी 9 इंच है, इसको हम ओके कर देंगे। तो देखिए वहां पे इस तरह हमारी विंडो जो है वो ड्रॉ हो जाएगी सेंटर पे। सेम इसी तरह आप डोर को भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने डोर को ड्रॉ किया था, सेम इसी तरह डोर आप प्रोजेक्ट के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट YQ आर्च के अंदर हमारे पास इस सेक्शन में प्लेन विंडो डोर के अंदर जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है रिप्लेस्ड विंडो डोर। तो रिप्लेस विंडो डोर से आप कोई भी विंडो या डोर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको उसका स्टाइल नहीं पसंद, आपने उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस डोर के ऊपर क्लिक करूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ से मैं किसी भी डिजाइन का जो डोर है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। इसी तरह विंडो
आप उसका डिज़ाइन भी स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंटर करने के बाद देखिए अब मैंने यहाँ से विंडो लेनी है, तो मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास और मजीद विंडो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं ये वाली विंडो लेता हूँ, तो देखिए इसका स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरह आप विंडो या डोर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपने एक दफा लगा दिया, उसको दोबारा से डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप उस स्टाइल को इजीली चेंज कर सकते हैं इस कमांड की मदद से। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ऑटो ओपन होल। ऑटो ओपन होल टूल की मदद से हमारा क्या होगा कि तो जैसे यहाँ पे हमने डोर अप्लाई किया तो उस टाइम यहाँ पे वॉल भी यहाँ से डिडक्ट हो गई, ऑटो ओपन हो गई और यहाँ पे एक डोर भी जो है वो प्लेस हो गया। लेकिन इस टूल की मदद से आप किसी भी वॉल के अंदर सिर्फ होल क्रिएट कर सकते हैं, आपकी डोर या विंडो जो है वो यहाँ पे प्लेस नहीं होगी। कैसे है उसके लिए भी सेम हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ से पहले हमने इसकी विड्थ वगैरह वो सेट कर लेनी है। तो देखिए आप जितनी भी विड्थ का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 फीट का होल एक ओपन छोड़ना चाहता हूँ और उसके बाद इसको अगर मैंने वॉल के मिडिल में करना है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मैंने कोई पियर विड्थ देनी है यहाँ पे तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चेंज दी और उसके बाद ओके, और इस पे मैं वॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको शो कराता हूँ, चेंज हमारी ये पियर विड्थ हो गई और उसके बाद यहाँ पे जो होल की विड्थ है वो हमारी 2 फीट बन गई। तो इस तरह आप किसी भी वॉल के अंदर होल क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई ओपनिंग छोड़नी हो ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के दरमियान में या किसी और पर्पस के लिए आपने कोई ओपनिंग बनानी हो तो आपको ऐसे रेक्टेंगल लगा के ट्रिम करने की जरूरत नहीं है। आप इस टूल का यूज करके कोई भी होल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी साइज में। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओपन पॉकेट डोर। तो सेम डोर की तरह हम यहाँ पे पॉकेट डोर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपन पॉकेट डोर पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टाइल जो है वो चूज कर लेना है। स्टाइल आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं इस YQR प्लगइन के अंदर। तो यहाँ से मैं कोई भी डोर अगर लूँ तो उस सब की जो स्पेसिफिकेशन है मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट विड्थ है इसकी, तो विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने इसकी बाकी चीजें लीफ थिकनेस, स्टोको थिकनेस और जितनी भी इसकी हैंडल की डिटेल और वो सब चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिल वक्त के लिए यहाँ से जस्ट जो विड्थ है उसको चेंज कर रहा हूँ, 36 इंच कर दिया। उसके बाद ओके। तो आप देखिए पॉकेट डोर में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसकी पियर विड्थ भी हम सेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 6 इंच है और इसको हम 4.5 कर देते हैं। उसके बाद ओके, और अब मैं इस वॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो डोर है वो अप्लाई हो गया है। इसका आपको हैंडल वगैरह और इसकी जो फ्रेम वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है किस तरह क्रिएट हो गया है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं ड्रॉ पॉकेट डोर। तो जैसे हमने सिंपल डोर ड्रॉ किया था इसी तरह हम पॉकेट डोर को भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम मेथड के साथ। जैसे आपने विंडो ड्रॉ की, सिंपल डोर आपने ड्रॉ किए, इसी तरह पॉकेट डोर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपने फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने उसका साइज देना है। मैं 60 कर देता हूँ। उसके बाद इंटर, और यहाँ पे वॉल थिकनेस आप देनी है तो मैं 9 इंच कर देता हूँ और उसके बाद इंटर। तो देखिए यहाँ पे पॉकेट डोर हमारे पास ड्रॉ हो गया है सेम साइज का। आप 60 इसकी विड्थ है। तो देखिए यहाँ से मैं इसकी विड्थ लेता हूँ तो ये हमारी जो विड्थ बन रही है वो 5 फीट है। तो इसमें सिल्म जो है हमारा वो भी यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है ऑटोमेटिकली, फ्रेम भी ड्रॉ हो जाते हैं यहाँ पे, और लीफ वगैरह की थिकनेस वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और हैंडल जो डोर हैंडल है उनको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लेन विंडो डोर के अंदर रिप्लेस पॉकेट डोर। तो जैसे यहाँ पे हमने रिप्लेस विंडो डोर पढ़ा था, इसी तरह रिप्लेस पॉकेट डोर है कि आपने अगर इसका कोई स्टाइल या स्पेसिफिकेशन वगैरह चेंज करनी हो तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो मैं अभी कोई चेंज नहीं कर रहा। आपने जो भी चेंज करना है यहाँ पे साइज आपने चेंज करना है तो वो आप कर लें। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले 24 कर देता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब मैंने इस पॉकेट डोर को सिलेक्ट किया। आपने पॉकेट डोर ही सिलेक्ट करना है, आपने दूसरा सिंपल डोर जो है वो नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद इंटर। तो देखिए अब इस पॉकेट डोर का स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे YQR के अंदर प्लेन विंडो डोर। इसके बाद हमारे पास ओपन पॉकेट डोर हो गया, ड्रॉप पॉकेट डोर हो गया, रिप्लेस पॉकेट डोर हो गया। तो नेक्स्ट है ओपन पैरम विंडो। तो यहाँ पे पैरम विंडो आप जैसे आम विंडो हम यूज करते हैं उसके लिए भी स्टाइल आपने सेम इसी तरह सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने स्टाइल जो आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पैरम विंडो के लिए कितने स्टाइल है और उनके पैरामीटर्स भी है नीचे, आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखें ये मेरे पास एक पैरम विंडो है तो बे विंडो कैंटिलीव है। तो इसका साइज यहाँ पे आपने दे देना, इसके जो भी पैरामीटर है इसको मैं 4 कर देता हूँ। उसके बाद ओके।
तो यहाँ पे आपने किसी भी वॉल पे अप्लाई करना है, मैं इस वॉल पे अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। और इसकी वेट सॉरी हमने नहीं सेट की, होल पियर वेट, तो यहाँ पे मैं इसको 42 कर देता हूँ। और पियर वेट जो है इसको हम इस टाइम सेंटर में प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद ओके, ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद पैरम विंडो को मैं बाहर वाली साइड पे करूंगा, बे विंडो जो हमारी आएगी, तो उसको मैंने यहाँ से बाहर क्लिक कर दिया, तो ये एक हमारी पैरम विंडो यहाँ पे प्लेस होगी। तो इसी तरह वाई क्यू आर्च के अंदर प्लेन विंडो डोर के अंदर हमारे पास पैरम विंडो थी, इसको हमने किया अब ड्रॉ पैरम विंडो। जिस तरह हमने डोर, विंडो, पॉकेट डोर वगैरह ये हमने ड्रॉ किए थे, सेम इसी मेथड के साथ हम पैरम विंडो को भी ड्रॉ करेंगे। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद वॉल थिकनेस में पहले भी चेंज कर सकता हूँ और जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, स्टाइल आपने जो भी लेना है वो आप यहाँ से ले लेंगे। वॉल थिकनेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पहले, तो मैं यहाँ पे अगर 4.5 कर दूं, उसके बाद ओके, ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अगर मैंने कुछ मेजरमेंट देनी है तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ इंचेस के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैसे क्लिक कर दूंगा तो मेरा उसी साइज की यहाँ पे पैरम विंडो ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद इंटर करूंगा वॉल थिकनेस के हिसाब से, तो देखिए 4.5 मेरी इसकी वॉल की थिकनेस आ रही है और इसकी डायरेक्शन मैंने सेट कर लेनी है कि बे विंडो किस साइड पे होगी। तो यहाँ पे आपके पास एक पैरम विंडो जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो आप प्रोजेक्ट के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास प्लेन विंडो डोर के अंदर रिप्लेस पैरम विंडो। तो सेम वही है जैसे हमने बाकी डोर के लिए पढ़ा था, इसको भी रिप्लेस करना हम सीख लेते हैं। इसका डिजाइन हमने चेंज करना है, पैरामीटर हमने चेंज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। इसके कैंटिलीवर विंडो है, इसका ये वाला साइज आ रहा है, तो मैं चले साइज तो कोई भी दे देता हूँ और डिजाइन में इसको चेंज कर देता हूँ। और यहाँ से मैं कोई भी पैरम विंडो अगर ले लूँ, मैं इसको ले लेता हूँ और उसके बाद इंटर। तो देखें इसका डिजाइन यहाँ पे चेंज हो गया, इसकी विड्थ उतनी थी जितनी हमने ड्रॉ की थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर प्लेन विंडो डोर हो गया। इसके बाद है ओपन कॉर्नर विंडो। ओपन कॉर्नर विंडो से आप किसी भी कॉर्नर के ऊपर अपनी विंडो को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई कॉर्नर है, मैं इस कॉर्नर पे अप्लाई करना चाहता हूँ, इस कॉर्नर पे, तो इसके लिए मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट करने के लिए आपको मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था कि आपने जो डिलीट वाली कमांड है उसको यूज करना है, ऑटो कैड वाला डिलीट नहीं करना, उससे आपकी लाइंस भी डिलीट हो जाएंगी और आपको उसको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर लिया और इसको भी डिलीट कर लेता हूँ और इसको तो मैं वैसे अरेज कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास कॉर्नर है, इसके लिए मैं यहाँ पे कॉर्नर विंडो अप्लाई करूंगा। प्लेन विंडो डोर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ओपन कॉर्नर विंडो है, तो यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद स्टाइल, इसको हमने पहले चेंज करना है। स्टाइल हम कोई भी चूज कर लेते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं अगर इसी को कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखिए होल विड्थ ए पिकअप साइड, होल विड्थ पी, तो ये हमारे पास दो जो डिस्टेंस होते हैं इसको आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए इस साइड पे है, बी इस साइड पे है और ए यहाँ पे पड़ा है। इसी तरह ये ए जो और बी जो है ये हमारे पास यहाँ पे आपको शो होंगे और ये इधर भी लिखे होंगे। तो यहाँ पे देखें अगर मैं ए को 42 कर देता हूँ और बी को मैं 24 कर देता हूँ और उसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मैंने कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, तो जिस कॉर्नर को मैं सेलेक्ट करूंगा ए और बी उसी हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ होंगे। तो देखिए ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो डायमेंशन हमारी आएगी जो मैंने यहाँ पे लगाई थी वो कहाँ से आएगी, अंदर वाली साइड से आएगी, बाहर वाली साइड से आएगी या सेंटर लाइन से होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखें ये हमारा अंदर वाली साइड से नहीं आ रही और अगर इसको मैं बाहर वाली साइड से करूं तो तब भी नहीं आ रही। तो इसी तरह अगर मैं इसका देखूं तो देखें ये भी नहीं है क्लियर और ये भी नहीं है। तो ये हमारी डायमेंशन कहाँ से होगी, ये हमारी डायमेंशन उस वॉल की सेंटर लाइन से होगी। अगर यहाँ से मैं सेंटर लाइन इसकी ड्रॉ करूँ तो आप इसके अंदर एक्सेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से मैं वॉल एक्सेस ड्रॉ कर सकता हूँ, रीबिल्ड वॉल एक्सेस। उसके बाद मैंने इसको करना है, वॉल को सिलेक्ट करना है और इस वॉल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मेन स्केल ओके हो गया। तो देखें यहाँ पे हमारे एक्सेस ड्रॉ हो गए। इसको अब हम फिलेट कर लेते हैं। तो देखिए इस वॉल को मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ टेम्परेरी तौर पे। यहाँ पे अब हम डायमेंशन देंगे। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अब हमारी कितनी विड्थ है 42 और सेम इसी तरह हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी विड्थ है 24। जो हमने वहां पे ड्रॉ करते वक्त पैरामीटर के अंदर हमने डायमेंशन दी थी, सेम वही डायमेंशन हमारी सेंटर लाइन से है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो भी आप यहाँ पे डायमेंशन देंगे कॉर्नर विंडो ड्रॉ करते वक्त वो आपकी कहाँ से होगी, सेंटर लाइन से। तो यहाँ से अगर मैं इसके स्टाइल में जाऊँ
और यहाँ पे देखें हमारी ये 42 और 24 ये हमारी कहाँ से है, सेंटर लाइन से। तो चले नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो अगला टूल है वो प्लेन विंडो डोर के अंदर है रिप्लेस कॉर्नर विंडो। तो रिप्लेस कॉर्नर विंडो, इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप किसी भी विंडो को रिप्लेस कर सकते हैं, उसका डिजाइन आपने पसंद नहीं है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर ले। मैं इस दफा ये वाला विंडो स्टाइल 5 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो बाकी चीजें उसको मैं सेम ही रहने देता हूँ। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से यहाँ पे जो आपकी बनेगी उसको चेंज कर लेना। उसके बाद ओके करने के बाद ये मेरी कॉर्नर विंडो थी, इसको मैंने चेंज कर लिया। तो देखें यहाँ पे मेरी विंडो इस तरह की क्रिएट हो गई है। तो नेक्स्ट है हमारे पास YQH के अंदर प्लेन विंडो डोर। तो यहाँ पे है नेक्स्ट डोर सिल मैनेजर। अब डोर सिल मैनेजर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे पॉकेट डोर अप्लाई किया था तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये हमारा सिल लेवल होता है आपका जो डोर का, वो इसके अंदर ड्रॉ ऑटोमेटिक हो जाता है पॉकेट डोर के अंदर। लेकिन जो हमारे दूसरे सिंपल डोर होते हैं, यहाँ पे जैसे ये वाला डोर है, ये वाला डोर है, तो इसके अंदर हमारा सिल मैनेजर जो है वो अप्लाई नहीं होता। उसको आप इस टूल की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस डोर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे सिल अप्लाई हो गया। तो ये जो सिल लेवल होता है वो आपको यहाँ पे शो होगा। लेकिन डोर जब हम लगा देते हैं तो हमें इसको शो कराने की जरूरत नहीं होती, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन विंडो डोर के अंदर यहाँ पे डोर ओपनिंग मैनेजर। तो देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, डोर ओपनिंग मैनेजर को मैंने क्लिक किया। यहाँ से लेयर का कलर आप कोई भी रखना चाहे वो आप चेंज कर सकते हैं। आपने लेयर अगर चेंज करनी है तो यहाँ से कर लें। तो यहाँ से हम पिक पे क्लिक करेंगे। पिक पे क्लिक करने के बाद अब मैं किसी भी डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब इसका जो कलर है वो येलो है। तो यहाँ से अगर मैं पिक करूँ तो ये इस तरह ड्रॉ होगा। तो इस तरह आप किसी भी डोर के लिए सिल मैनेजर यूज कर सकते हैं, उसके कलर को, और अगर लेयर आपने चेंज करना हो तो उसको पिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास YQH के अंदर प्लेन विंडो डोर सेक्शन के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है लाइंस टू विंडोज। तो लाइंस टूल विंडो नाम से क्लियर है कि आप अगर किसी भी लाइन को विंडो के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें बेसिकली एक लाइन की रिक्वायर्ड है कि जिसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ से मैं पहले कोई लाइन ड्रॉ कर ले। तो मैंने एक सिंपल लाइन AutoCAD की कमांड की मदद से ये मैंने ड्रॉ कर ली और यहाँ से अब मैं ये टूल यूज करूंगा। उसके बाद ये प्लेन विंडो डोर आ गया, यहाँ पे है लाइंस टू विंडो, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैंने इंटर किया। तो देखिए जो मेरी प्रीवियस विंडो थी जिसको रिसेंटली मैंने अप्लाई किया था उसी की विड्थ के हिसाब से और उसी का स्टाइल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद दोबारा से हम इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लाइन टू विंडो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए अब मैं इस लाइन पे जस्ट क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे तो आपका जो विंडो है ये क्रिएट हो जाएगी उसी लाइन के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे पॉली लाइन ड्रा करें, मैं इसकी शेप कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाली शेप ऐसे बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप पॉली लाइन इस तरह ड्रॉ की, तो क्या अब ये वाली पॉली लाइन भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी विंडो के अंदर? तो उसका आंसर है नो। तो उसके लिए मैं आपको एक दफा यहाँ पे शो भी करा देता हूँ। तो देखें YQH में गए, प्लेन विंडो डोर, और उसके बाद मैंने यहाँ से लाइन टू विंडो को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया तो देखें यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पे पॉली लाइन सिंगल लगा दूं, इस तरह लगा दूं, तो अब देखें हम इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं, प्लेन विंडो डोर और यहाँ से लाइंस टू विंडो। तो देखें इसके बाद मैंने इंटर किया तो ये अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपने अगर कॉर्नर विंडो बनानी हो या इस तरह की एस बैंड या कुछ और आपने बनाना हो तो वो आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट YQH के अंदर हमारे पास जो टूल आ जाता है इस कैटेगरी में चेंज विंडो डोर विड्थ। अगर आप किसी भी विंडो या डोर की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं, जस्ट विड्थ आपने चेंज करनी है, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। और अगर आपने उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो फिर आप रिप्लेस वाले जो ऑप्शन होते हैं आपके पास, रिप्लेस विंडो डोर, रिप्लेस पॉकेट डोर, रिप्लेस पैरम विंडो, तो ये आप इन रिप्लेस वाले टूल की मदद से करेंगे। तो अभी जस्ट हमने विड्थ चेंज करनी है तो उसके लिए हम इस टूल का यूज करेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास डोर है इसकी विड्थ है 3.5 फीट। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को चेंज कर देता हूँ। मैंने इस डोर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए होल जो विड्थ है इसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 60 कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट मैंने इसको ओके कर दिया।
और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब जो इसकी होल विड्थ है वो हमने 42 दी थी, तो यहाँ पे मैं इसको 24 कर देता हूँ। 24 करने के बाद ओके करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली वो जो डोर है 2 फीट पे कन्वर्ट हो गया है। तो इसका सिल जो मैनेजर है वो आपको यहाँ पे शोर होगा। सिल लेवल यहाँ तक था हमारा डोर, अब इसका साइज कम हो गया, इसकी जो विड्थ थी हमने इसको कम कर दिया है। तो आप किसी भी डोर या विंडो की जो विड्थ है वो इस टूल की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मूव विंडो डोर। किसी भी डोर या विंडो को अगर आपने मूव करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये विंडो है, तो इस टूल का यूज करने का फायदा क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ एक और विंडो अप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डोर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से मैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे हमने ओपन डोर ऑन वॉल किया। यहाँ पे इसकी मैं स्टाइल तो चलो सेम है, इसको होल पियर विड्थ इसको चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से 36 4.5 ओके। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ इस जगह पे। तो अब देखें यहाँ से अगर मैं इस डोर को मूव कमांड की मदद से ऐसे मूव करूँ तो देखें ये डोर मेरा मूव हो रहा है। और इसको अब मैं अंडू करता हूँ और उसका मैजिक दिखाता हूँ। तो यहाँ से वाई क्यू आर्च में जाएंगे, प्लेन विंडो डोर, और यहाँ से है मूव विंडो डोर। तो ये आप डोर या विंडो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से मैंने इस डोर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने अब डिस्टेंस लिखना है। आप कोई भी डिस्टेंस इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो यहाँ से मैं वैसे जस्ट इतना ले लेता हूँ। तो देखिए अब इसके साथ ये मूव भी हुआ और स्ट्रेच भी हुई। हमारी वॉल्स जो इसके साथ अटैच थी वो यहाँ पे स्ट्रेच हुई। तो सिंपल मूव से आपका डोर तो जस्ट मूव हो जाता है, लेकिन जो आपकी वॉल्स होती हैं वो स्ट्रेच नहीं होती। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ से मैं विंडो डोर के अंदर जाता हूँ, मूव विंडो डोर। तो अब देखिए अगर मैं इस डोर को यहाँ से मूव करना चाहूँ किसी भी डिस्टेंस पे आप कर सकते हैं, मैं इतना कर देता हूँ। तो देखिए उसके साथ वॉल भी जो है वो स्ट्रेच हो रही है। तो ये आप डोर के लिए भी कर सकते हैं और आपने अगर विंडो अप्लाई करनी हो तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर प्लेन विंडो डोर। प्लेन विंडो डोर के अंदर हमारे पास यहाँ पे है रिपेयर विंडो डोर कॉलम। तो ये विंडो के लिए भी यूज होगा, डोर के लिए भी यूज होगा और कॉलम के लिए भी यूज होगा। अब ये रिपेयर क्या है कि हम किसी भी विंडो या डोर को रिपेयर कर सकते हैं। कैसे रिपेयर कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस विंडो को मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने ये विंडो ऐसे मूव कर दी। तो देखिए ये हमारी अब विंडो एग्जैक्ट यहाँ पे इसके अलाइन नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से टूल को एक्टिव करता हूँ। यहाँ पे हमने रिपेयर विंडो टूल लिया और उसके बाद मैंने विंडो पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको इंटर किया। तो देखिए हमारा ऑटोमेटिकली जो विंडो थी वो इस वॉल के अलाइन हो गई है। सेम इसी तरह मैं यहाँ से डोर को मूव करता हूँ। तो डोर को मैंने इस तरह मूव कर दिया। तो देखिए अब हमारा डोर यहाँ पे प्लेस्ड है। तो यहाँ से मैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊंगा, प्लेन विंडो डोर और यहाँ पे रिपेयर विंडो डोर। उसके बाद मैंने डोर को सिलेक्ट किया। डोर सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली डोर उस वॉल के सेंटर में अलाइन हो गया। तो ये टूल हमारा बड़े काम का होता है। इसका यूज हम बहुत ज्यादा जगहों पे करेंगे। अगर कोई आपसे गलती हो जाती है, अलाइन आप सही नहीं कर सकते, तो वो आप इस टूल की मदद से सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर प्लेन विंडो डोर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूव एंड रिपेयर। क्या आपने मूव भी करना है और रिपेयर भी करना है, कॉपी भी करना है और रिपेयर करना है, मिरर एंड रिपेयर। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे एक जैसे ही है। तो हम इसको पहले पढ़ते हैं मूव एंड रिपेयर। तो देखिए अब ये वाला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट कर लिया सिलेक्ट। और उसके बाद अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो गया और यहाँ पे जो वॉल थी वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गई। इसी तरह अब इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ से वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, दोबारा इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है कॉपी, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ से मैंने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, उसके बाद इंटर। तो देखें ये वाली अपनी जगह से नहीं हटा, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूं या मूव कर दूं तो ये दोबारा से यहाँ पे वॉल हमारी ज्वाइन हो जाएगी। तो ये अब सिंपल इसकी एक कॉपी हो गई है। तो इसी तरह वाई क्यू आर्च के अंदर हम दोबारा जाते हैं और सेम हमारा कॉपी के बाद सेम उसी तरह मिरर भी रहेगा। अगर आपने किसी भी डोर का मिरर बनाना है तो वो यहाँ पे मैं इसको मिरर बनाता हूँ। तो देखें ये मैंने मिरर किया, उसके बाद इंटर। तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर भी कर दी उसने, मतलब कि यहाँ पे वॉल भी डिटेक्ट कर दी और यहाँ पे उसका एक मिरर भी बना दिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर हम देखते हैं क्या है, टर्न विंडो डोर। अब अगर आपने विंडो डोर को किसी अंदर या बाहर वाली साइड पे ओपन करना था तो आपसे गलती से किसी और साइड पे हो गया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें ये मेरा डोर है, ये इसका लीव जो है अंदर वाली साइड पे ओपन हो रहा है,
लेकिन अगर मैं इसको बाहर वाली साइड पे ओपन करना चाहता हूँ तो जस्ट आपने उस टूल को एक्टिव करना है और उस डोर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप अपना जिधर भी माउस है उसको मूव करेंगे तो आपका जो डोर है उसकी डायरेक्शन उसी साइड पे चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें और क्या ऑप्शन है प्लेन विंडो डोर के अंदर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है मैच रिप्लेस विंडो डोर। इस टूल की मदद से आप किसी भी डोर या विंडो को एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं। इस टूल को यहाँ से एक्टिव करते हैं। क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद अब मैं इस डोर को अगर इस विंडो के साथ मैच कराना चाहता हूँ तो फर्स्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इंटर। तो देखिए सेम डोर जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था वही यहाँ पे अप्लाई हो गया है। यहाँ पे जो विंडो लगी हुई थी वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आप विंडो को डोर के साथ या डोर को विंडो के साथ चेंज कर सकते हैं। आपने अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी विंडो अप्लाई की हुई है और उसकी जगह पे अगर आप डोर अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास डोर है और यहाँ पे मैं अगर विंडो अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने विंडो प्लेस करनी है तो वो मैं इसी टूल की मदद से करूंगा। यहाँ पे हम जाएंगे और इस टूल को मैं यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ, मैच रिप्लेस विंडो डोर। तो यहाँ पे आपने पहले किसको सिलेक्ट करना है, पहले आपने सिलेक्ट करना है कि जिसको आप टारगेट करें। अगर आपने यहाँ पे आप देखिए मैंने विंडो अप्लाई करनी है तो यहाँ पे मैंने जो अप्लाई करना है उसको पहले मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे किसको सिलेक्ट करूंगा, विंडो को। तो ये वाली विंडो मैं ले लेता हूँ। विंडो लेने के बाद अब यहाँ से मैंने इस डोर को सिलेक्ट करना है सेकंड नंबर पे और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली वो डोर खत्म हो जाएगा और सेम उसी स्टाइल की विंडो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर विंडो या डोर को चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मैच करा के। और नेक्स्ट हमारे पास है डेल विंडो डोर वॉल कॉलम। कोई भी चीज़ हो विंडो डोर वॉल कॉलम तो EW है हमारी इसकी कमांड है, ये सब पे अप्लाई होगी। तो इसका फायदा मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था, दोबारा यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर मैं किसी भी डोर या विंडो पे यहाँ पे करूँ क्लिक और उसके बाद उसको मैं एंटर कर दूँ तो देखिए यहाँ पे मेरी विंडो डिलीट हो जाएगी या डोर जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो वॉल थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैं किसी और जगह पे अप्लाई करता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैं YQH के अंदर गया, प्लेन विंडो डोर, और यहाँ से EW इसकी शॉर्टकट की है, उसको भी यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं अगर इस डोर पे क्लिक कर लूँ उसके बाद इंटर तो देखें यहाँ पे वॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई और डोर यहाँ से डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप किसी चीज को वैसे डिलीट करते हैं, मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद अगर मैं इस डोर को वैसे डिलीट करूँ यहाँ से तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होगी, ऑटो कंप्लीट नहीं होगी। तो इस टूल की मदद से जब आप कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। सेम जैसे मैंने कॉलम के अंदर आपको बताया था कि अगर आप कॉलम डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वॉल आपकी ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट हमारे पास है विंडो सीरियल नंबर। तो इस टूल का यूज आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत रहने वाला है। अगर आपने कोई भी विंडो या डोर यहाँ पे अप्लाई किए हुए अपने प्रोजेक्ट के अंदर और उनके आप सीरियल नंबर देना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है इंटर न्यू सीरियल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैंने डोर के लिए देना है तो मैं यहाँ पे D-1 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो जिस डोर के लिए मैंने देना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस डोर को देना है तो मैंने क्लिक किया, उसके बाद इंटर। तो देखिए यहाँ पे D1 इस डोर का सीरियल नंबर आ गया। इसी तरह मैंने दोबारा अगर कुछ देना है तो मैं यहाँ पे D1 इसको भी देना चाहता हूँ तो मैं सेम रिपीट कर दूंगा इसको भी, उसके बाद इंटर। तो देखें D1 इसका भी आ गया। और अगर यहाँ पे आप कुछ चेंज करना है, मैंने विंडो 1 करना है तो सेम यहाँ पे मैं कमांड खत्म किए बगैर चेंज कर दूंगा W1, उसके बाद इंटर और इसको मैं विंडो 1 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे विंडो 1 हो गया, ऑटोमेटिक टेक्स्ट भी अप्लाई हो गया। और इसको मैं इस विंडो को 3 कर देता हूँ, विंडो 3, और उसके बाद इंटर। तो देखें यहाँ पे इसको मैंने विंडो 3 कर दिया और यहाँ पे कॉर्नर पे ये टेक्स्ट भी अप्लाई हो गया। तो ये था हमारा आज का लेसन। YQH के अंदर से हमने प्लेन विंडो डोर यहाँ तक अपना लेसन कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने यहाँ से ओपन डोर ऑन वॉल, ड्रॉ और डोर, मतलब कि किसी भी वॉल के अंदर हमने डोर अप्लाई करने हैं, प्लेस करने हैं तो वो हम इन टूल की मदद से कर सकते हैं। विंडो वगैरह हमने करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर रिप्लेस करनी है विंडो या डोर तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे जो टूल्स हैं इनको हमने काफी डिटेल से पढ़ा। अब लास्ट में यहाँ पे जो शुरू में मैंने बात की थी कि ये वाले टूल्स आप सिर्फ उसी लेयर पे अप्लाई कर सकेंगे जो आपकी वॉल के अंदर होगी। अगर अब मैं इस टूल का यूज करूं जो मैंने यहाँ पे विंडो बनाई थी, यहाँ पे रूम बनाया था, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई भी मेरा टूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेयर है
वो यहाँ पे चेंज है। तो देखें यहाँ पे मैं अगर ओपन विंडो करूँ और यहाँ से कोई भी स्टाइल या होल पेयर विड्थ यहाँ पे किसी भी साइज की मैं लेता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रही। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये एक तो अब इसकी लेयर चेंज है और दूसरी ये पॉलीलाइन में भी है। इसको हम एक दफ़ा एक्सप्लोड भी कर देते हैं। तो देखिए अब ये एक्सप्लोड भी हो गई है, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, यहाँ से ओपन डोर ऑन वॉल ले लेता हूँ, तो देखिए अब इसको मैंने एक्सप्लोर किया। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस पे जो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ से वॉल का कट बनता है वो नहीं बनेगा, मतलब कि यहाँ से हमारी वॉल ट्रिम नहीं होगी, लेकिन एक लाइन पे हमारा डोर अप्लाई हो जाएगा। तो कैसे होगा? इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे डोर हमारा अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमारी वॉल के अंदर से इस तरह का कट बनता है वो हमारा नहीं बनेगा। ट्रिम होगी वॉल, जैसे जैसे यहाँ पे हमारी वॉल ट्रिम हुई है और इसी तरह यहाँ पे भी वॉल हमारी ट्रिम हुई है, तो वो वॉल आपकी यहाँ पे ट्रिम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी यही लाइंस, इन्हीं लाइंस को मैं अब वॉल की लेयर के अंदर डाल देता हूँ, ये जो हमारी इसकी वॉल हमारी कौन सी है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल में जो हमारी वॉल है इसकी लेयर को मैं उसकी लेयर में यहाँ पे चेंज कर दूंगा वॉल के अंदर। तो देखिए अब ये वाली जो मेरी लाइंस है ये उस लेयर में है। तो यहाँ से अब अगर मैं कोई भी टूल अप्लाई करूँगा वॉल पे, अगर डोर अप्लाई करना है, विंडो अप्लाई करना है या कोई भी यहाँ पे टूल अप्लाई करूँगा तो वो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से मैं किसी भी जगह पे डोर को अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखें यहाँ पे भी हो रहा है। तो आपने इस चीज़ का कंफर्म कर लेना है। अगर आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसकी जो लेयर है उसको आपने इसकी वॉल की लेयर में लाजमी कन्वर्ट कर लेना है, ताकि आपके जितने भी ये टूल्स हैं आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो सके। ओके, तो वाई क्यू आर्च के अंदर से हमारे पास जो प्लेन विंडो डोर के अंदर जितने भी टूल्स थे उन सब को हमने डिटेल में कवर कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट्स होता है। इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट्स बेसिकली एक समरी है। जो टूल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं यही सारे टूल्स आपको इसके अंदर भी शो होंगे। तो देखें यहाँ पे इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट के अंदर अब ये हमारे पास सिंबल, इंडेक्सर, कंपोनेंट, डेकोरेशन और स्टैटिस्टिक। तो ये हमारे पास बाकी भी और ऑप्शन होते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग कंपोनेंट, तो इसके अंदर इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट है। इसी तरह डेकोरेशन कंपोनेंट, तो इसके अंदर इंडेक्स ऑफ डेकोरेशन है। आर्किटेक्चरल सिंबल, तो इसके अंदर इंडेक्स ऑफ सिंबल है। इसी तरह इंडेक्सर सिंबल के अंदर भी इंडेक्स ऑफ इंडेक्सर है और स्टैटिस्टिक टूल के अंदर भी इंडेक्स ऑफ स्टैटिस्टिक है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट के अंदर भी शो हो जाती है। अगर आप सिंबल में जाना चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं, और इसी तरह अगर आप इंडेक्सर पे जाना चाहें तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरह कंपोनेंट और डेकोरेशन और स्टैटिस्टिक है। तो आज के लिए हम कंपोनेंट को पढ़ेंगे। जो बिल्डिंग हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं वही आपको टूल्स वहाँ पे लिस्ट में भी शो होंगे। आप डायरेक्ट इनको यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं और उस लिस्ट में जाके भी एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन लिस्ट से इन सारे टूल्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे पास बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट को हमने कवर कर लिया। इसके बाद है हमारे पास प्लान, एलिवेशन, एस्केलेटर। इस टूल की मदद से हम किसी भी एस्केलेटर का प्लान या एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले है डबल ट्रेड। डबल ट्रेड का मतलब है कि आपकी जो एस्केलेटर है वो दो साइड पे होगी, एक साइड आपकी ऊपर जाने के लिए और एक साइड नीचे जाने के लिए। तो इसी तरह अगर सिंगल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास सिंगल ट्रेड है, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है एलिवेशन का। अगर हमने साइड एलिवेशन ड्रॉ करना है तो वो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्लान है और एलिवेशन है। तो ये प्लान के अंदर भी हमारे पास सिंगल ट्रेड और डबल ट्रेड होता है। इसी तरह एलिवेशन के अंदर भी हमारे पास सिंगल ट्रेड और डबल ट्रेड होता है। तो सबसे पहले हम प्लान ड्रॉ करते हैं। प्लान ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं अगर सिंगल ट्रेड ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे टोटल लेंथ और टोटल विड्थ शो हो रही है। तो ये आपकी स्टोरी हाइट के मुताबिक होगी। जो आप यहाँ पे स्टोरी हाइट चेंज करेंगे तो उसी के मुताबिक आपकी लेंथ और ट्रेड विड्थ के मुताबिक आपकी टोटल विड्थ यहाँ पे कैलकुलेट करेगा वो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी स्टोरी हाइट 132 है, मींस कि हमारी 11 फीट है, 132 इंचेस है। तो आपने यहाँ पे जो भी इनपुट देनी है वो इंचेस के अंदर देनी है। तो देखें यहाँ से 132 और यहाँ से 42। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ तो अभी देखिए हमारी
हमारी जो इंचेस के अंदर टोटल लेंथ बन रही है वो 397 बन रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं 110 कर देता हूँ, तो देखें उसके बाद अब हमारी यहाँ पे टोटल लेंथ चेंज हो गई है। इसी तरह जब हम ट्रेड वेट को चेंज करेंगे तो उससे हमारी टोटल वेट चेंज हो जाएगी। ये सारे पैरामीटर आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपकी जो भी मेजरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से आपने सेट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्लान जो है एस्केलेटर का वो ड्रॉ हो जाएगा। इसके अंदर अगर मैं आपको अब इसकी जो लेंथ है वो शो कराऊं तो देखें यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लेंथ बन रही है वो बन रही है 259, और यहाँ पे हमारा जो ट्रेड विड्थ है वो मैं आपको यहाँ से शो कराऊं तो देखिए ये आ रहा है 42 इंच। तो अगर अब इसकी पूरी हाइट देखनी है तो पूरी कितनी लेंथ है, तो यहाँ से मैं इसकी ये लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। और अब दोबारा से हम यहाँ पे इस टूल के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम बिल्डिंग कंपोनेंट में जाएंगे और प्लेन एलिवेशन एस्केलेटर। तो देखिए हमारी जो 362 की टोटल लेंथ बन रही थी वो हमारी ये आ रही है। इसके बाद हमारे पास एलिवेशन होता है, हम इसी टूल की मदद से इसका एलिवेशन भी ड्रा कर सकते हैं। आप यहाँ से इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, आपने जो भी रोटेशन एंगल देना है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप साइड एलिवेशन कर दें तो ये आपका साइड एलिवेशन इस तरह ड्रा हो जाएगा। और अगर आप साइड एलिवेशन पे क्लिक ना करें तो इस तरह जो फ्रंट एलिवेशन होता है हमारा वो इस एस्केलेटर का ड्रा हो जाएगा। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, मेजरमेंट्स में यही रहने दूंगा। उसके बाद मैं अभी फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो देखें ये इस एस्केलेटर का प्लान है, ये उसका फ्रंट एलिवेशन है। ये स्टोरी हाइट के मुताबिक, जो हमने स्टोरी हाइट दी है उसके मुताबिक ये यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। इसी तरह दोबारा से इसी कमांड के अंदर जाएंगे। अब हम इसका साइड एलिवेशन अगर ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका साइड एलिवेशन आपने ले लेना है। उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपका 1 क्लिक के साथ साइड एलिवेशन ड्रा हो जाएगा। YQ आर्च का हमें यही फायदा होता है कि हम 1 क्लिक के साथ जस्ट उसकी हमने कुछ पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं तो वो हम 1 क्लिक के साथ कोई भी कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लान ऑफ स्टेयरकेस। सेम एस्केलेटर की तरह हम स्टेयरकेस को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास डबल ट्रेड, सिंगल ट्रेड और सीजर स्टेयर है। तो यहाँ पे अगर डबल ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक साइड से स्टेयर ऊपर चढ़ रही होगी, फिर दरमियान में लैंडिंग आएगी और फिर टर्न आके ये इसी तरह सिंगल ट्रेड में आप एक ही गो में स्टेयर्स को ऊपर चढ़ा सकते हैं अपनी हाइट तक। तो यहाँ पे आपके पास फ्लोर अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फ्लोर का मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का मतलब है कि आप फर्स्ट फ्लोर या टॉप फ्लोर उस पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास ऑन राइट और फर्स्ट रन होता है। अगर आप ऑन राइट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्टेयर्स है वो राइट साइड से फर्स्ट स्टेप होगा उसका, और अगर आप फर्स्ट रन ऑन लेफ्ट पे करते हैं तो इट्स मीन कि आपका लेफ्ट पे फर्स्ट रन होगा। इसी तरह टोटल वेट्स आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेनी है, जितनी भी आपकी पैरामीटर्स होंगे जो भी आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब टोटल वेट हमारी कैसे एडजस्ट होगी, अब मैं यहाँ पे लैंडिंग वेट देता हूँ 36 का मतलब है 3 फीट, और उसके बाद ट्रेड वेट हमारी कितनी होगी 42। तो 42 का क्या मतलब है 3.5 फीट। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड वेट को चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ तो देखें जो हमारी टोटल वेट है वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसको 42 करता हूँ और उसके बाद स्टेयर वेल आपने यहाँ पे देने, आपने इसको नहीं छेड़ना। अगर आपने सेटिंग करनी है तो आपने अपने पैरामीटर्स यहाँ पे डालने, ये ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे अपनी टोटल वेट डालेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये आपकी सेटिंग होती जाएगी। मैं अगर यहाँ पे 100 कर दूं तो देखें उसके बाद अब हमारी जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली इनकी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने यहाँ पे अपनी जो पैरामीटर्स है उनको यहाँ पे आपने टाइप करना है और उसके बाद आपकी जो टोटल वेट बनेगी वो आप इस तरह देख सकते हैं। उसके बाद है ट्रेड रन आप कितना देना चाहते हैं, स्टेप नंबर, कितने स्टेप आप टोटल रखना चाहते हैं, और यहाँ पे है SN एड फर्स्ट ट्रेड। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी जो स्टेयर्स है वो किस स्टेप पे आपकी टर्न हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 कर दिया और रोटेशन में 0 ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे स्टोरी हाइट, जैसे ही स्टोरी हाइट चेंज करेंगे आपके जो करंट स्टेप हाइट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे 140 अगर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारी करंट स्टेप जो हाइट है वो भी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आपने जितनी भी स्टोरी हाइट रखेंगे वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी जो करंट स्टेप की हाइट बन रही है वो कितनी बन रही है। और अगर यहाँ पे मैं स्टोरी हाइट फिक्स रखूँ और यहाँ पे मैं स्टेप नंबर इनको चेंज करूँ तो देखें तब भी हमारा जो करंट हाइट है स्टेप की वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे 20 नंबर रखता हूँ
तो अब मेरी जो स्टेप की हाइट आ रही है, जो हमारा राइजर होता है, वो हमारा 6.6 आ रहा है। तो चलें, ये पैरामीटर सेट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप कहीं पे भी स्टेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, आपने जस्ट क्लिक करना है। तो देखें, अब हमारा जो फर्स्ट रन है वो हमने राइट साइड से रखा था, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बनेगा। अगर मैं इन्हीं पैरामीटर के साथ इसको लेफ्ट कर दूं, उसके बाद ओके करूं, तो अब देखें जो हमारा स्टेयर्स का फर्स्ट रन है वो लेफ्ट साइड से बन रहा है। तो इसके बाद अब देखें, यहाँ पे जो हमने ट्रेड रखा था वो हमारा 10 था, तो ये हमें 10 शो करेगा। और जो हमारी टोटल विड्थ थी वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी 90, और हमारी जो ट्रेड विड्थ है वो हमारी यहाँ से लेके इस लाइन तक बनेगी, यहाँ तक, वेल तक। तो ये जो हमारी है ये 2 इंच रेलिंग की है, और उसके बाद ये जो हमारा है ये हमारा वेल बनेगा, और उसके बाद ये दोबारा से हमारी सेकंड जो ट्रेड विड्थ है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप दोबारा हम इस टूल के अंदर जाते हैं और इनको कंफर्म करते हैं कि हमारी जो डायमेंशन है क्या वही आ रही है। तो देखें, यहाँ पे टोटल विड्थ 90 है, लैंडिंग विड्थ हमारी 36। लैंडिंग विड्थ कौन सी है? जो हमारी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो उसको आप ऑफसेट करके यहाँ पे 36 दोबारा दे सकते हैं। तो ट्रेड विड्थ हमारी 42 आ रही है, और स्टेयर वेल जो है हमारा वो 6 इंच आ रहा है। तो ट्रेड रन हमने 10 रखा, तो यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है। और उसके बाद स्टेप हमारे 20 थे, इनको आप काउंट कर लें, 20 होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा SN एट फर्स्ट ट्रेड, तो देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हमारी फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो लैंडिंग का बनेगा। तो इसके बाद हमारी जो स्टेयर है वो यहाँ पे टर्न हो जाएगी, और अगर हम इसका जब एलिवेशन बनाएंगे तो हमारी जो करंट स्टेप हाइट है वो 6.6 होगी। अगर कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्टोरी हाइट 132 है, तो मैं डिवाइड करता हूँ 6.6 पे, तो देखिए हमारी जो टोटल नंबर बनेंगे स्टेयर्स के, जो स्टेप बनेंगे वो 20 है। तो इस तरह आप कोई भी स्टेयर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टूल की तरफ देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टूल कौन सा है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्लान ऑफ आर्क स्टेयर केस। हम जो स्पाइरल स्टेयर केस वगैरह ड्रॉ करते हैं, या हमने कोई आर्क स्टेयर केस ड्रॉ करनी हो, तो वो हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर के अंदर सबसे पहले है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप क्लॉकवाइज पे क्लिक कर लेंगे, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो वो आप इस पे क्लिक करने के बाद करेंगे। उसके बाद है रेडियस आउटसाइड, तो यहाँ पे आपकी जो अवेलेबल रेडियस होगा आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी आउटर लाइन है ये हमारा रेडियस आउटसाइड होगा, और ये जो इनर लाइन है ये हमारा रेडियस इनसाइड होगा। और उसके साथ हमारा ये जो बनेगा वो ट्रेड विड्थ बनेगा, वो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी हमारा ट्रेड विड्थ बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरा ट्रेड विड्थ भी चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एक रेडियस अवेलेबल है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ इनर का रेडियस अवेलेबल है, आपके पास आउटर नहीं है, और आपको ट्रेड विड्थ पता है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अब यहाँ पे अगर मेरे पास 50 है इनर रेडियस और मुझे पता है ट्रेड विड्थ तो 36 है, तो ऑटोमेटिकली रेडियस जो है आउटर साइड का वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके बाद स्टार्टिंग एंगल है वो आपने कोई चेंज करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, या आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी कर सकते हैं। इसी तरह एंगल इंक्लूड जो है हमारा इंक्लूडेड, जो हमारे एंगल इंक्लूडेड होंगे वो हमारे ये वाले एंगल बनेंगे। मैं आपको यहाँ पे कम या ज्यादा करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको ज्यादा कर रहा हूँ, 360 पे करूंगा तो ये स्पाइरल हो जाएगा। अगर आर करनी है तो देखिए, अब जो हमारा ये वाला एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल इंक्लूडेड है, तो ये आप एंगल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी स्टेप को चेंज कर सकते हैं। आप जितने भी स्टेप यहाँ पे रखेंगे आपके जो थ्रेड का रन है वो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। स्पाइरल स्टेयर केस के अंदर हमारे पास जो थ्रेड का रन है वो सेम नहीं रहता, एक ही वेट में नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम होगा और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम होगा, और जो भी होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा। तो देखिए, मिनिमम इस टाइम 6.8 है, मैक्सिमम हमारे पास 11.85 है, और एवरेज जो हमारा ट्रेड रन बन रहा है वो 9.37 है। तो यहाँ पे देखें 20 नंबर है। मैं यहाँ पे स्टोरी हाइट सेट कर देता हूँ हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको ट्रेड विड्थ 36 और मैं इसको इनसाइड कुछ चेंज कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ। तो इससे हमारा थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, हमारा जो स्टेप के नंबर है उनसे भी पड़ेगा और हमारा इन चीज़ों से भी पड़ेगा। तो ये पैरामीटर सेट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो 1 क्लिक से आपका ये स्टेयर केस ड्रॉ हो गया है।
और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर वो है प्लान ऑफ एलिवेटर। आप एलिवेटर का प्लान इस टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई एक रूम चाहिए जिसके अंदर आपने एलिवेटर को ड्रॉ करना है। डेफिनेटली एलिवेटर का एक अलहदा से केस होगा जैसे हमारा स्टेयर के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एलिवेटर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो देखिए आपने यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करना है, फर्स्ट कॉर्नर, और उसके बाद आपने सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जो एलिवेटर का डोर का अपोजिट साइड होता है उसके वो सिलेक्ट करना है। आप जिस लाइन पे क्लिक करेंगे वो आपका अपोजिट बनेगा। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट आपने जिस तरफ अपना डोर निकालना है एलिवेटर का तो वो आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप डोर की विड्थ की सेटिंग करना चाहते हैं, कोई डोर की विड्थ आपने चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे राइट क्लिक करके भी इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ नीचे कमांड लाइन पे भी आपको ये शो हो रहा है, आप डोर विड्थ वहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद दोबारा से हम इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट, उसके बाद प्लान ऑफ एलिवेटर, और यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट कॉर्नर और उसके बाद सेकंड कॉर्नर, और सेम मैं यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद डोर विड्थ यहाँ से मैं इसकी 32 या 36 कर देता हूँ। उसके बाद इंटर, और यहाँ पे अब हम डोर अपना जहाँ पे रखना चाहते हैं एलिवेटर का उस लाइन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए सेंटर में हमारे पास सेम उसी साइज का जो साइज हमने यहाँ पे डोर विड्थ का किया था वो ही यहाँ पे हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास YQArch के अंदर जो बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर टूल्स है वो है हमारे पास एलिवेशन ऑफ डोर। जब आप कोई एलिवेशन वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें आपने डोर अप्लाई करने होते हैं, तो वो भी आप जस्ट वन क्लिक की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल डोर जो एक लीफ के साथ होगा, अनइक्वल डोर जो हमारे पास टू लीफ के साथ होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और यहाँ पे है डबल डोर जो हमारे टू लीफ होंगे और दोनों सेम साइज के लीफ होंगे। तो इन सब के पैरामीटर्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी सिंगल करता हूँ तो देखिए सिंगल के अंदर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है डोर लेयर। आपने अगर डोर लेयर चेंज करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेयर कलर वगैरह एडजस्ट करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है होल हाइट। आप जितनी भी हाइट रखना चाहते हैं, जो आपके एलिवेशन की होल हाइट होगी, जो आपके डोर की होल हाइट होगी, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 82 कर देता हूँ, या हम एग्जैक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 7 के यहाँ पे कर लेता हूँ 84। तो देखें यहाँ पे हमारा 84 हो गया 7 फीट, और होल विड्थ मैं यहाँ पे 42 कर देता हूँ। और उसके बाद पॉकेट थिकनेस है जो भी आप रखना चाहते हैं 2 इंच है, इसको हम 2 इंच रख लेते हैं। और ये जो स्मॉल लीव्स विड्थ है ये जब आप अनइक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास जो W2 है वो आपके पास यहाँ पे स्मॉल लीव्स की विड्थ है। इसी तरह L2 और L1 वगैरह ये आपका इस केस में होगा अनइक्वल केस में। तो सिंगल के केस में हमारा ये नहीं है, तो हमारा एक ही केस है हमारे पास, तो L1 और L2। तो L1 की हाइट हमने यहाँ से चेंज कर लेनी है कि हम अपने डोर की इसको कितना रखना चाहते हैं। मैं 42 रख देता हूँ जो हमारा लॉक हाइट है, और लॉक ऑफसेट जो L2 है तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं 4 इंच कर देता हूँ। तो उसके बाद W और K1 के ये आप चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद हमारे पास यही चीज़ें, इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप कहीं पे भी इसको क्लिक करें तो वहाँ पे आपका जो एलिवेशन है वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन सेट कर लेनी है कि आपका ये डोर किस साइड पे ओपन होगा। तो मैं इस साइड पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा डोर यहाँ से ऐसे ओपन होगा। ये हमारा जो डोर हैंडल है वो भी ड्रॉ हो गया। इसकी 4 और 42 हमने जो डायमेंशन रखी थी, और उसके बाद 82 और 2 इंच हमारी जो टोटल होल हाइट बनेगी हमारे डोर की वो हमारी 84 बनेगी यहाँ तक। तो देखें यहाँ पे इस तरह आप कोई भी एलिवेशन कर सकते हैं। इसी टूल के अंदर मैं दोबारा जाता हूँ बिल्डिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे एलिवेशन ऑफ डोर। एलिवेशन ऑफ डोर के अंदर यहाँ पे आप 2 पॉइंट ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ डायमेंशन खुद से नहीं देना चाहते तो यहाँ पे जस्ट फर्स्ट क्लिक करें, सेकंड क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें उसी के मुताबिक आपका डोर ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह आप पिक रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल लगी हुई है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ किसी भी साइज में, तो देखें यहाँ पे मैं इसके अंदर दोबारा जाऊँगा बिल्डिंग कंपोनेंट, एलिवेशन ऑफ डोर, और यहाँ से पिक रेक्टेंगल, और जस्ट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डोर है वो उस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इसकी जो डोर हैंडल है उसकी सेटिंग वगैरह आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो आप पहले ही वहाँ से कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे पास बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर सेक्शन ऑफ डोर। अगर आप किसी भी बिल्डिंग का सेक्शन काट रहे हैं तो उसके लिए आपने सेक्शन लगाने होते हैं।
तो चलें इस टूल को ड्रा करने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोई वॉल वगैरह ड्रा कर लेता हूँ, या चलें हमारे पास ये अवेलेबल है तो इसको मैं थोड़ा सा एक तो एक्सटेंड कर लेता हूँ, या अभी समझाने के लिए मैं एक्सटेंड नहीं करता। तो मैं यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊँगा, बिल्डिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे है सेक्शन ऑफ डोर। तो देखें यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट किस्म के स्टाइल होते हैं, आप इन सब स्टाइल को चेक कर लीजिएगा एक एक करके। तो मैं यहाँ पे अभी स्टाइल 0 भी आपको समझा रहा हूँ, बाकी ये हमारे पास स्टाइल 1 इस तरह का है, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4। तो मैं यहाँ पे स्टाइल 0 करता हूँ। उसके बाद हमारे पास पॉकेट सीलिंग हाइट है, स्ट्रिप ब्लॉक नेम, आपका यहाँ पे नेम जो आप चेंज करना चाहते हैं ब्लॉक का वो कर सकते हैं। लीफ थिकनेस, आपकी जो लीफ है उसकी थिकनेस कितनी होगी, पॉकेट थिकनेस, फ्रंट एज, और ये सारी चीज़ें आप ग्राउंड से कितना गैप रखना चाहते हैं 1 इंच, मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे पैटर्न जो है, इस पैटर्न के अंदर आपने जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेने हैं। यहाँ पे फाइनल करने के बाद जस्ट आपने ओके करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि जिस साइड से आप लगाना चाहते हैं डोर, तो उस लाइन पे आपने फर्स्ट क्लिक करना है और उसके बाद सेकंड क्लिक। तो देखें इस वॉल के अंदर हमारा डोर अप्लाई हो गया है। तो अब हमारा ये जो डोर है वो उसका लीफ अंदर वाली साइड पे हुआ है, तो जिस साइड पे आप फर्स्ट क्लिक करेंगे उस साइड पे आपका लीफ एडजस्ट नहीं होगा, उसके ऑपोजिट जैसे हम सेकंड क्लिक किया था तो उसके मुताबिक होगा। इसको मैं एक दफ़ा अंडू करता हूँ। तो देखिए अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी मैंने फर्स्ट इसलिए इधर यहाँ पे किया था कि हमारा डोर इस लेवल पे आए। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो हमारा डोर इस लेवल पे आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, बिल्डिंग कंपोनेंट, तो यहाँ पे सेक्शन ऑफ डोर हम लेंगे, उसके बाद यही पैरामीटर। ओके, तो देखिए अब मैं इस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड क्लिक किया मैंने इस लाइन पे। तो देखिए हमारा जो लीफ है वो तो अंदर आ रहा है, लेकिन जो हमारी डोर का लेवल है, जो FFL हमारा बनना चाहिए, वो ये वाला बन रहा है। तो इसको मैं स्कैप कर देता हूँ, अब इसको मैं प्लेस नहीं करता। तो आप जब भी सेक्शन बना रहे होते हैं डेफिनेटली आपकी इस तरह लाइन कंप्लीट होती हैं, तो और यहाँ से ये आपकी वॉल इस तरह नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हम FFL है अब मेरा ये है, तो अब मैं इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्डिंग कंपोनेंट, सेक्शन ऑफ डोर। अब इसको मैंने अगर इस साइड पे ओपन करना है तो फिर मैं इस लाइन को सेकंड पे रखूंगा, और अगर मैंने लीफ अंदर वाली इस साइड पे रखना है तो फिर मैं इस लाइन को सेकंड पे रखूंगा। तो देखिए अब मैं इस साइड पे करता हूँ, तो मैं फर्स्ट ये क्लिक करूंगा, उसके बाद इस लाइन को क्लिक करूंगा। तो देखिए अब जो हमारा लीफ है वो यहाँ पे अंदर वाली साइड पे आ रहा है। उसके बाद नीचे आपने स्केल वगैरह इसको 1 कर देते हैं। ये हमारा पैटर्न स्केल है, जो हैच हमारी होगी उसका स्केल और उसका एंगल है, और उसके बाद आप इन साइड पे क्लिक करें तो आप इसको हैच भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है सेक्शन ऑफ बे विंडो। बे विंडो के सेक्शन के अंदर भी आप ये पैरामीटर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो आपके पैरामीटर्स होंगे प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपकी अपनी मेजरमेंट्स होंगी, उनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ग्लास थिकनेस है उसको चेंज करना है, जो आप विंडो का फ्रेम रखना चाहते हैं उसके आपने विड्थ को चेंज करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। विंडो हाइट और विंडो डेप्थ वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। सेल हाइट भी अवेलेबल है। तो मैं इन्हीं पैरामीटर्स के साथ इसको एक दफ़ा ड्रा करता हूँ। ओके करने के बाद अब मैंने यहाँ पे वॉल सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ से इस वॉल को और इस वॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारी ये चीज़ें बनी है वो मैं आपको यहाँ पे इनकी डायमेंशन शो करा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है इसका ये डिस्टेंस होगा विंडो का, और इसके बाद ये हमारा जो विंडो है इसके जो सेक्शन है, हमारा वॉल वगैरह जो होगी वो हमारी यहाँ पे आएगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाता हूँ, बिल्डिंग कंपोनेंट, तो यहाँ पे है सेक्शन ऑफ बे विंडो। तो देखिए अब हमारा जो डिस्टेंस है 27.6 वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हमारा कौन सा डिस्टेंस है, विंडो डेप्थ का। तो हमारी जो विंडो की डेप्थ है वो हमारी किस साइड पे आएगी। अब देखें ये जो हमारी विंडो ड्रा हुई है वो अंदर वाली साइड पे हुई है। तो ये आपका लाइंस को सिलेक्ट करने पे डिपेंड करता है। मैं दोबारा से करता हूँ इसको। अब मैं यहाँ से इसको फर्स्ट कर रहा हूँ, इसको सेकंड कर रहा हूँ, तो देखें ये अंदर आ रहा है। और अगर मैं इसी तरह इसको दोबारा से यहाँ से फर्स्ट करूं और इसको करूं तो अब हमारी बे विंडो बाहर वाली साइड पे आ रही है। तो सेम इसी तरह आपने पैटर्न वगैरह इसका जो भी है वो चेंज कर लेना है। इसका एंगल वगैरह रखना चाहते हैं या हैच करना चाहते हैं तो अंदर आप क्लिक करके हैच भी कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, मैं जस्ट इंटर कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है ये हमारी विंडो की डेप्थ है, और हमारा जो विंडो का सेक्शन है वो ये है। तो विंडो का सेक्शन आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, बिल्डिंग कंपोनेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है सेक्शन ऑफ विंडो, इसकी शॉर्टकट की होती है WDS। तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारा नेक्स्ट टूल है एलिवेशन ऑफ विंडो, इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस टूल को पढ़ लेंगे। एलिवेशन ऑफ विंडो
विंडो के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो देखें यहाँ पे आपके पास स्लाइडिंग विंडो, केसमेंट विंडो और फिक्स विंडो, 3 टाइप की विंडो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे विंडो लेयर आप जो भी रखना चाहते हैं, उसका कलर जो भी रखना चाहते हैं, इंसर्ट पॉइंट आप कौन सा रखना चाहते हैं, लेफ्ट बॉटम, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वन सैश ट्रांसफॉर्म, अब ये क्या चीज़ है, ये जो सैश होता है हमारा, ये वाली ये जो हाइट बनती है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हाइट है। और ये जो एक बन रहा है, ये हमारा जो वन सैश है। और यहाँ पे 1 2 ये 2 है, और इस तरह यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ से आप जितने भी रखना चाहते हैं 1 2 3 4, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और उसके बाद हाइट वगैरह आपने चेंज करनी है इसकी, तो यहाँ से आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। मैं 20 कर देता हूँ। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे है विंडो शीट, सिल, लिंटर लेवल, ये विंडो का लेवल है, ये सिल लेवल है फिक्स्ड विंडो के अंदर। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। लिंटर हाइट आप यहाँ पे दे सकते हैं कि लिंटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, सिल हाइट कितनी होनी चाहिए, विंडो सिल आपका कहाँ पे आना चाहिए, उसकी आप सारी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद स्लाइडिंग विंडो हो, विंडो स्टाइल कौन सा हो, स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड विंडो ये वाली हमारी हो, या हमारी साइड हंज विंडो हो, वो कौन सी, ये वाली हमारी विंडो होगी। ये हमारी स्लाइडिंग विंडो है, ये फिक्स्ड विंडो है, और ये साइड हंग विंडो हमारी ये वाली है। तो टोटल हाइट आपने जो भी इन सब पैरामीटर्स के बाद बनेगी वो आपने यहाँ पे देनी है। टोटल हाइट हमारी कौन सी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद टोटल विड्थ है, इसी तरह कितने नंबर आपने लगाने हैं, यूनिट नंबर 1 और यूनिट विड्थ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और अगर जिस तरह हमने डोर अप्लाई किया था, किसी भी रेक्टेंगल को आपने कन्वर्ट करना हो विंडो के अंदर, तो वो आप यहाँ से इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से मैंने 2 सांस लिया, और उसके बाद विंडो स्टाइल, तो इसको मैं अगर 3 कर दूं, ये अब हमारे कौन से होंगे, ये हमारे जो ये लीफ आ रहे हैं ये वाले ये होंगे। तो ये अब हमारे 3 आएंगे, और यहाँ पे ये 2 आएंगे। उसके बाद इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारे ये 3 है, और यहाँ पे ये हमारे 2 आए हैं। तो ये आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो टोटल हाइट है वो यहाँ से इतनी बनेगी, और यहाँ से हमारी जो है वो इतनी बनेगी। तो ये मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। अब हमारी ये हाइट कौन सी बन रही है, यहाँ पे बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एलिवेशन ऑफ विंडो है। तो इसके अंदर मैं दोबारा जाता हूँ, तो देखिए अभी जो हमारी 63 इंच हाइट बन रही है वो हमारी कहाँ से बन रही है, विंडो के सेल लेवल के नीचे से। तो हमारी जो 59.1 हाइट आ रही है वो हमारी ये वाली है। तो हमारी जो विंडो की हाइट होगी जो आपने रखनी होगी वो आपने यहाँ पे करने है। इसमें जो हमारा सिल की हाइट है वो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे इन सब पैरामीटर को चेंज करने के बाद आप जस्ट 1 क्लिक से कोई भी विंडो ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी आपने डिजाइन रखना हो, आपने सिंगल के साथ रखनी हो तो आप सिंगल कर सकते हैं। आपने जितने भी इसके अंदर फ्रेम की विड्थ वगैरह चेंज करनी हो तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट हमारे पास है YQArch के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास सेक्शन ऑफ विंडो। जिस तरह हमने सेक्शन ऑफ डोर रखा था इसी तरह हम सेक्शन ऑफ विंडो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कर लूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कर लूँ, तो ये हमारा सेक्शन ऑफ विंडो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है वो ड्रॉ हो गया। इसको मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये वॉल है, मैं इसको रिपीट करता हूँ कमांड फर्स्ट क्लिक। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करने के बाद सेकंड क्लिक यहाँ पे मैं करता हूँ। तो देखिए उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी विंडो को अप्लाई कर सकते हैं। इसका सेक्शन अगर आपने चेंज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रैप करता हूँ और सबसे पहले मैं इसका जो सेक्शन है वो चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे इसको मैं रिपीट कमांड करूँगा। रिपीट कमांड करने के बाद यहाँ नीचे आप कमांड लाइन के अंदर से भी इसकी सेटिंग में जा सकते हैं, या राइट क्लिक करें और उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास है फ्रेम सेक्शन विड्थ। तो यहाँ पे आपने जितने भी वॉल के हिसाब से विड्थ रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी सेक्शन की जो साश बन रहा है वो आपने चेंज करना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इसको 2 इंच कर देता हूँ। ग्लास थिकनेस वगैरह चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें मेरा जो विंडो का सेक्शन है वो जस्ट 1 क्लिक की मदद से यहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसके अंदर हमारे पास फ्रेम भी बने हुए हैं, हमारे पास ग्लास भी लगा हुआ है, और हमारी पूरी वॉल के अंदर जो 9 इंच की वॉल थी उसके अंदर ये एग्जैक्ट फिट आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास YQArch के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास एलिवेशन सेक्शन ऑफ शटर। तो किसी भी शटर का आपने एलिवेशन या सेक्शन आपने ड्रॉ करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने एलिवेशन करना है तो वो आप इन पैरामीटर को यहाँ से चेंज करने के बाद जो भी आपके बनेंगे उसके मुताबिक आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं एलिवेशन करता हूँ, पैरामीटर सेम रहेंगे।
ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर और उसके बाद सेकंड कॉर्नर, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा शटर है वो यहाँ पे 1 क्लिक के साथ ड्रा हो गया। अगर इसको हम वैसे बनाएं तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसी तरह अब इसका जो सेक्शन है वो आपने ड्रा करना है, तो मैं रिपीट कमांड करूँगा। रिपीट कमांड करने के बाद जस्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, पैरामीटर सेम रहेंगे और उसके बाद आपने फर्स्ट पॉइंट के बाद यहाँ से मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ। सेकंड पॉइंट लेने के बाद देखें जो हमारा सेक्शन है इसका वो यहाँ पे इजीली ड्रा हो गया है। यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे हाइट होगी सेम वही हाइट यहाँ पे रहेगी, जो हमारी विड्थ यहाँ पे रहेगी फ्रेम की वो यहाँ पे सेम होगी, क्योंकि हमने सेम पैरामीटर के साथ लिया था। तो देखें 1.2 इंच ये बन रही है और इसी तरह अगर मैं यहाँ से लूँ तो देखें ये 1.2 इंच हमारी ये बन रही है और यहाँ पे इसका जो ये विड्थ है ये हमारी 2 है और ये हमारी जो विड्थ है ये भी 2 है। तो इस तरह आप कोई भी शटर का एलिवेशन या उसका सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक की मदद से। नेक्स्ट है हमारे पास कर्टन वॉल ग्लास, इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास जो ग्लास की थिकनेस है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेमिनेटेड थिकनेस जो है उसकी लेमिनेशन वगैरह की वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर ग्लास 2 है तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो आपने कोई भी अगर आपसे गलत हो जाए आपने इसको रीसेट करना है तो आप रीसेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इस ग्लास की चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये आपने करने के बाद यहाँ पे मैं इस चैम्फर बिगिन कर देता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आप कर्टन वॉल ग्लास उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप जो भी ग्लास की जो पार्टीशन वगैरह होती है वो आप इजीली इस टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर लाइन्स टू विंडो एलिवेशन। तो आपने कोई ऑटोकैड की कमांड की मदद से कोई भी आपने इस तरह विंडो बनाई हुई है और लाइंस लगाई हुई है, आपने उसको कन्वर्ट करना है एलिवेशन के अंदर। मैं इसको यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल इस तरह कोई भी विंडो बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लाइंस लगा के सिंपल लाइन कमांड से ये मैंने एक एलिवेशन ड्रा किया। अब इसको मैंने प्रॉपर कन्वर्ट करना है विंडो की एलिवेशन के अंदर। तो यहाँ से YQH के अंदर जाएंगे, बिल्डिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे देखिए हमारे पास है लाइंस टू विंडो एलिवेशन। नाम से ज़ाहिर है कि आपने लाइंस को कन्वर्ट करना है विंडो एलिवेशन के अंदर। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें लाइंस टू फ्रेम है। तो हमारे पास जो भी कलर वगैरह है वो फ्रेम थिकनेस यहाँ से आपने एडजस्ट कर लेनी है। फ्रेम थिकनेस वगैरह वो भी हम 2 कर देते हैं। उसके बाद लाइन टू फ्रेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी जो फ्रेम बन गई है, प्रॉपर लाइन थी वो कन्वर्ट हो गई है विंडो के अंदर। उसके बाद दोबारा से हम इसी कमांड के अंदर जाएंगे, बिल्डिंग कंपोनेंट, यहाँ पे लाइन्स टू विंडो एलिवेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग लाइन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे शो करा सकते हैं कि आपकी जो विंडो है वो किस साइड पे ओपन होगी, ऐसे ओपन होगी, ऐसे ओपन होगी। तो मैं इसको ऐसे अगर कर दूँ इस साइड पे तो ये मेरी इस तरह ओपन होगी। तो इसी तरह सेम आप इसके लिए भी कर सकते हैं और इसके लिए भी, सब के लिए भी आप करना चाहते हैं। अगर 2 करना चाहते हैं तो 2 भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर इंसर्ट 2 केसमेंट कर दूँ तो देखिए इसके अंदर 2 केसमेंट इंसर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी सेम वो विंडो ड्रॉ हो जाएगी, इसके अंदर पार्टीशन हो जाएगी और एक आपकी इस साइड पे होगी और एक इस साइड पे। तो ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं मज़ीद चीज़ों को। तो नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन कर्टन वॉल। तो किसी भी कर्टन वॉल का जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये वाली जो हमने कर्टन वॉल ड्रॉ की थी, इसका अगर आपने एलिवेशन लेना है तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फ्रेम की थिकनेस है और ये पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से, और बीम थिकनेस, सैश विड्थ, टोटल विड्थ कितनी बनेगी, ये सारी जो हमारे पैरामीटर्स है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्हीं पैरामीटर्स को रहने देता हूँ जस्ट, और उसके बाद ओके करता हूँ। आपको सिर्फ दिखाता हूँ कि ये ड्रॉ ओके कैसे आती है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे चेंज कर लेना जो भी आपको रिक्वायर होगी, फ्रेम विड्थ, सैश विड्थ वगैरह, बीम हाइट और बीम की विड्थ वगैरह जो भी होगी, या आपका जो भी फ्रेम बनेगा, एल्यूमिनियम फ्रेम होगा या आयरन फ्रेम होगा, उसके मुताबिक आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। तो देखिए इस तरह ये हमारा फ्रेम बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास YQH के अंदर हम बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन वॉल का अगर आपने सेक्शन लेना हो तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट क्लिक, उसके बाद सेकंड क्लिक। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जितनी भी ये वॉल आ रही हैं उसका जो सेक्शन है वो इस तरह ड्रॉ हो रहा है। तो आप किसी भी पार्टीशन वॉल का जो सेक्शन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी सेटिंग है आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग के अंदर तो देखें यहाँ पे अगर आप कोई ग्लास भी नहीं रखना चाहते, नो ग्लास, तो वो आप कर सकते हैं। सिंगल ग्लास,
डबल ग्लास या मिडल ग्लास। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, इनमें से आप कोई भी रख सकते हैं। स्पेसिंग की अगर बात करें तो फिक्स स्पेसिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी की स्पेसिंग अगर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ्रेम थिकनेस और फ्रेम डेप्थ वो आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है, और उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने जस्ट फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक करना है, तो आपका वो जो सेक्शन है ड्रॉ हो जाएगा फ्रेम विंडो का। तो नेक्स्ट है हमारे पास YQ आर्च के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट। यहाँ पे हमारे पास है एलिवेशन बैनिस्टर, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हम स्टेयर्स लगाते हैं उसके साथ अगर हमने रेलिंग लगानी है तो वो हम इजीली जस्ट 1 क्लिक की मदद से कर सकते हैं। वैसे बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें टोटल हाइट है कि कितनी हाइट रखनी है। मैं अगर 42 कर दूं, उसके बाद हैंड रेल जो है हमारी उसका डाया क्या होगा, और इसको भी मैं 3 कर देता हूँ। उसके बाद हैंड रेल एक्सटेंड यहाँ से कितनी हो एक्सटेंड हमारी, उसके बाद रेल डाया जो हमारा रेल है उसका डाया कितना हो, टॉप गैप हमारी, सारी चीजें आप यहाँ से बॉटम गैप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कॉलम का डाया क्या हो, पोल डाया, ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी से रखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू देखूंगा वो मेरे हिसाब से होंगी, आप अपनी हिसाब से रखिएगा। तो मैं अभी समझाने के लिए जस्ट इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद ओके करने के बाद जस्ट मैंने फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद सेकंड क्लिक करेंगे। जितना लंबा क्लिक करेंगे ये उतनी होती जाएगी। तो जहां तक आपने ड्रॉ करनी है वहां तक आप क्लिक कर देंगे, तो वो आपकी सेम उन्हीं मेजर के मुताबिक हो जाएगी। अगर आपने इसको किसी एंगल पे ड्रॉ करना है तो उसको मैं रिपीट कमांड करता हूँ। रिपीट कमांड करने के बाद ओके करूंगा, और उसके बाद फर्स्ट क्लिक, और उसके बाद आप स्टेयर को जिस एंगल पे शो कराना है तो आपकी रेलिंग ऑटोमेटिक उसी एंगल पे यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी जो लाइन है ये वर्टिकल होंगी, और ये वाली हमारी उस एंगल पे लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। तो किसी भी एंगल पे आप रेलिंग को ड्रॉ कर सकते हैं, जो स्टेयर का हमारी रेलिंग वगैरह है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन ऑफ स्टेयर केस। जो हमने स्टेयर यहाँ पे ड्रॉ की थी उनका सेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो देखें यहाँ पे डबल ट्रेड, सिंगल ट्रेड, और ये जितनी भी आपकी स्टेयर्स हैं जो ड्रॉ करने के लिए आपके पास फॉर्मेट होते हैं, सेम सेक्शन के लिए भी आपके पास फॉर्मेट है। लैंडिंग वेट यहाँ पे ग्रिडर बीम ये सारे इसका स्टेप, ट्रेड रन, स्टेप नंबर, स्टोरी नंबर, कितनी स्टोरीज आप रखना चाहते हैं 1 2 3, मैं यहाँ पे 5 10 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। उसके बाद जो भी चेंजिंग होगी जैसे मैंने आपको प्लान के अंदर सिखाया था वो आपने यहाँ पे रख लेनी है। रेल हाइट वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आप ताकि उसी के साथ लग जाए। तो यहाँ पे इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखें यहाँ पे मैंने जस्ट इसको 1 क्लिक कर दिया। 1 क्लिक करने के बाद आपकी रेलिंग हाइट और आपकी जो भी लैंडिंग होगी, आपकी जो ट्रेड रन होगा, राइजर होगा, जो आपने वहाँ पे वैल्यूज पुट की होंगी। 3 स्टोरीज मैंने रखी थी, तो देखें 3 स्टोरीज के लिए हमारा जो सेक्शन है स्टेज का वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास YQ आर्च के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक्शन ऑफ स्टेयर के इसके बाद है सेक्शन ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पे थोड़े से स्पेलिंग गलत है, इसके STPES लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली स्टेप्स है, जो हम स्टेयर के स्टेप होते हैं उसका अगर हमने सेक्शन ड्रॉ करना हो तो वो हम इस टूल की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप हाइट, टोटल हाइट जो हमारी बनेगी वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपने जितनी भी स्टेप हाइट रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसी को रीसेट करता हूँ, जो हमारी वैल्यूज थी इसको मैंने रीसेट कर दिया, और स्टेप हाइट को मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, और टोटल हाइट हमारी यहाँ पे मैं इसको 132 कर देता हूँ, और बल्कि इसको मैं 6.6 कर देता हूँ। उसके बाद ओके। तो आप देखें यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ की थी कोई, अगर हमने स्ट्रेट ड्रॉ की हो तो मैं इसको यहाँ से फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करता हूँ। फर्स्ट क्लिक करने के बाद सेकंड क्लिक करूँगा, तो देखिए हमारी उसी के मुताबिक जो हाइट है वो हमारी ड्रॉ हो जाएगी। तो ये हमारी हाइट कम बन रही है, तो इसके मुताबिक हमारी ये इस तरह ड्रॉ हो रही है। तो आप जो भी यहाँ पे ट्रेड रन रखेंगे, अगर आप सेम पैरामीटर रखेंगे प्लान ड्रॉ करते वक्त भी और सेक्शन ड्रॉ करते वक्त भी, तो आपकी सेम इनकी हाइट आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास YQ आर्च के अंदर हम बिल्डिंग कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ पे है सेक्शन ऑफ वाटर प्रूफ। अगर आप वाटर प्रूफिंग करने चाहते हैं अपनी वॉल्स के अलॉन्ग, तो यहाँ पे आपने कोई भी पॉली लाइन है उनको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी उसी के साथ जो है वो वाटर प्रूफिंग शीट ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे आपने डायरेक्शन देनी है, अंदर करनी है, बाहर करनी है, तो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अंदर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये जो इसके सिंबल है ये बन के आ गए। अगर आप इसको मैन्युअली बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन इस YQ आर्च की टूल की मदद से आपके सिंपल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो ओके। तो नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर जो हमारा लास्ट टूल है वो सेक्शन ऑफ स्टुको है। तो उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने जस्ट क्लिक कर देना है अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे। तो अब
अभी अंदर वाली साइड पे मैंने किया है, उसके बाद इंटर, तो देखें यहाँ पे वो भी अप्लाई हो गया है। तो वाई क्यू आर्च के अंदर हमने बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर इन सारे टूल्स को पढ़ लिया। मैंने बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अगर मैं इस एक एक टूल की डिटेल बताना शुरू करूँ तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैंने हर एक की समरी और उसका यूज करने का तरीका आपको बता दिया है। ओके, तो नेक्स्ट हम डेकोरेशन कंपोनेंट को पढ़ते हैं। डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। डेकोरेशन कंपोनेंट में हमारे पास जो टूल यहाँ पे है वही सारे टूल्स वहाँ पे भी है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स ऑफ डेकोरेशन है, तो ये हमारा यहाँ पे भी होगा। अरेंज फर्नीचर और ये जितने भी टूल्स हैं ये हमारे इन्हीं सब भी लिस्ट के अंदर है। तो मैं यहाँ से भी आपको एक दफा दिखा दूंगा और लिस्ट से भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है इंडेक्स ऑफ डेकोरेशन। तो यहाँ पे मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो भी मैं इंडेक्स ऑफ डेकोरेशन पे चला जाऊंगा। तो इंडेक्स ऑफ डेकोरेशन में हमारे पास जितने भी ये टूल्स अवेलेबल होते हैं यही हमें सारे वहां पे उसके नीचे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इंडेक्स बेसिकली इन टूल्स की समरी होती है। वो जितने भी वहां पे टूल्स होंगे आपके डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर वो आपको यहाँ पे ये सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से भी उन टूल्स को एक्टिव कर सकते हैं या आप वन बाई वन उधर लिस्ट से भी इस टूल को एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से लिस्ट में से देखते हैं। तो लिस्ट में नंबर 1 पे है हमारे पास अरेंज फर्नीचर। ये टूल हमारा यहाँ पे भी होगा डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर अरेंज फर्नीचर। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक विंडो के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो फर्नीचर लेआउट है वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फर्नीचर का लेआउट है, आपके पास सैनिटरी वेयर है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, किचन है और टॉयलेट है। तो ये हमारे रेडीमेड जो लेआउट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल अगर इसको एक्टिव करता हूँ, जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो जितना आपका एरिया है आपने उतने एरिया पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अभी देखें ये मैंने ज्यादा एरिया लिया यहाँ से, तो हम इसको स्मॉल स्केल पे जब करेंगे मैं इसको दोबारा से रीएक्टिव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से दोबारा उसी कमांड में जाऊंगा और लिविंग को ही हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करूंगा। तो देखें यहाँ से ये मैं इतना कर लेता हूँ और ये इतना। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितने स्केल के कितने साइज के रूम के लिए काफ़ी रहता है। तो ये ऑलमोस्ट 13 बाय 13 जो आपका रूम होता है उसके लिए ये काफ़ी रहता है। तो यहाँ से मैं एक रूम लगाता हूँ 13 बाय 13 के साइज का। हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे मैं 13 फीट और उसके बाद 13 फीट। तो यहाँ पे मैंने एक 13 बाय 13 फीट का जो रूम है वो ड्रॉ कर लिया। तो अभी देखिए मैं दोबारा से इस टूल को एक्टिव करता हूँ, अरेंज फर्नीचर। अरेंज फर्नीचर में हम लिविंग रूम लेंगे, ओके। तो यहाँ से मैं ये कॉर्नर ले लिया रूम का और फिर ये कॉर्नर ले लिया। तो अब देखें ये हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें पूरा मिल रहा है। तो इसको आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ये 13 से भी 15 कर लें। 15 बाय 13 में आपका ये मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको जस्ट प्लेस करना है आपने। प्लेस आप किसी भी साइड पे कर सकते हैं। इसको मैं अगर विंडो को एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे ये जो मेरी विंडो है इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ थोड़ा सा, इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। इसको 2 फीट हम और स्ट्रेच कर लेते हैं और इसको भी स्ट्रेच कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम दोबारा से अरेंज फर्नीचर में जाएंगे। यहाँ से हमने लिविंग रूम लिया, ओके किया। ओके करने के बाद अब यहाँ से मैंने इसके अंदर इस तरह आप प्लेस करना चाहूँ, इस तरह करना चाहूँ, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट विंडो है इसको भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर अरेंज फर्नीचर के अंदर आप कोई भी रख सकते हैं। मैं डाइनिंग रूम रखना है तो वो आप रख सकते हैं। बेडरूम अगर आप रखना चाहते हैं, ओके मैं करूंगा। ओके करने के बाद आप देखें यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैंने ये ले लिया। अब मैं अगर बेड इधर रखना चाहता हूँ तो ये सेटिंग इस तरह आएगी। इसके अंदर हमारे जो सोफा है या वार्डरोब है, जो हमारा टीवी है वो इस तरह अलाइन होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे बेड को लेके आता हूँ तो ये इस तरह अलाइन होंगे। प्लेसमेंट ऐसे आएगी हर चीज़ की। और जिस तरह भी आप चाहे इसको इजीली कर सकते हैं। आपको जितना भी एरिया चाहिए आप जैसे रखना चाहते हैं। बाद में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने किसी चीज़ को मूव करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिए मुझे ये जो वार्डरोब है ये बिल्कुल इधर नहीं चाहिए थी, या मुझे ये वाला सोफ़ा सेट इधर नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने मूव कर लिया। इवन के डिलीट कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखें ये वाली जो सेटिंग थी हमारी इजीली चेंज हो गई। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर हम डेकोरेशन कंपोनेंट में जाएंगे। अरेंज फर्नीचर में सारे जो लेआउट है आपने इसी तरह यूज करने हैं। नेक्स्ट है अरेंज WC शॉवर। तो इस टूल को यहाँ से एक्टिव करते हैं। टूल एक्टिव करने के बाद आपके पास जो वॉशरूम है वो WC है और शॉवर, इसकी आपके पास डिटेल आ जाएगी, वैनिटी आ जाएगी। ये शावर होंगे, ये WC आ गया और ये भी आपका वैनिटी है। तो ये आपका यूरिनल आ जाएगा। तो इसमें आप सिंगल भी इसको प्लेस कर सकते हैं या आपने बहुत ज़्यादा इकट्ठे प्लेस करने हो तो वो भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसको हम एक को क्लिक करते हैं और इसको ओके करेंगे।
ओके करने के बाद आप यहाँ पे मेरे पास वॉल है, इसके लिए आपके पास वॉल होना ज़रूरी है। तो मैं देखें इस वॉल पे अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखें ये मेरा इस तरह अगर एक प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं एक प्लेस कर सकता हूँ, या अगर मैंने इस तरह ज़्यादा प्लेस करने हैं तो मैं ज़्यादा प्लेस कर जितना बढ़ाता जाएँगे, जितनी लेंथ तक आप ले जाएँगे उतनी ही इसके अंदर ऐड होते जाएँगे। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अब देखिए मैंने अगर इस वॉल पे कुछ और इंस्टॉल करना है, कुछ और यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैं लिस्ट 1 के अंदर जाऊँगा और यहाँ से अरेंज WC शावर, तो इसके अंदर से मैं ये ले लेता हूँ और उसके बाद ओके। ओके करने के बाद अगर मैंने ऐसे करना है तो मैं ये वॉल सेलेक्ट करूँगा। अगर मैंने ऐसे करना है तो मैं ये वॉल सेलेक्ट करूँगा, और अगर मैं इधर यहाँ से यहाँ तक करना चाहता हूँ तो फिर इस वॉल को सेलेक्ट करूँगा। तो अब मैं इधर से इधर कर लेता हूँ, तो इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया और माउस को मैंने इधर लेके आना है। तो यहाँ पे आप माउस को जैसे ही थोड़ा साइड पे करेंगे तो आपको ये इस तरह डिस्प्ले हो जाएँगे। तो अगर मैंने एक लगाना है तो मैं एक जस्ट लगाने के बाद क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो है वो आइटम्स लगा सकते हैं। यहाँ से लिस्ट 1 के अंदर अरेंज WC शावर के अंदर आपके पास यूरिनल है, आपके पास शावर रूम है, आपके पास WC की पार्टीशन है और सिंक्स वगैरह। ये हमारे बेसिकली बाथरूम और वॉशरूम वगैरह के जितने भी हमारे टॉयलेट है उनकी ये आइटम्स है। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास होता है YQArch के अंदर डेकोरेशन कंपोनेंट, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है चेस्ट प्लान। इसको हम यहीं से एक्टिव करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको इस इंटरफेस की तरफ लेके आऊँगा, लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको शो करा देता होता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट प्लान को हम एक्टिव करेंगे। चेस्ट प्लान के लिए आपने फर्स्ट क्लिक करना है और सेकंड क्लिक करना है। तो ये बेसिकली हम चेस्ट प्लान किसको कह रहे हैं, जो हमारा वार्डरोब होता है उसको हम यहाँ से चेस्ट प्लान कह रहे हैं। तो मैं सेकंड क्लिक यहाँ पे करूँगा और उसके बाद राइट क्लिक कर दूँगा। अगर आगे मज़ीद बढ़ानी है तो मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक कर दूँगा। राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आपको वार्डरोब के अंदर की जो डिटेल है, जो हमारे हैंगर्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, आप जिस साइड पे भी रखना चाहते हैं क्लिक कर दें बस। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अंदर की हैंगर भी हमें शो हो रहे हैं और इसके अंदर जो हमारी डिटेल होती है वो भी हमें यहाँ पे, जो पाइप लगा होता है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस चेस्ट प्लान को आप सिंगल भी लगा सकते हैं या आप यहाँ से इसको दोबारा एक्टिव करें। दोबारा एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद इतनी लगाना चाहता हूँ। तो इसको अगर मैंने एल शेप में डिज़ाइन करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा ये जो वार्डरोब है, चेस्ट प्लान है, वो मेरी यहाँ पे प्लेस हो गई है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से हम बढ़ेंगे कर्टन प्लान। अगर आपने किसी विंडो वगैरह के आगे कर्टन लगाने हैं तो वो आप लगा सकते हैं ईज़िली। तो कर्टन भी बेसिकली आपने फर्स्ट क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक करने के बाद आपने सेकंड क्लिक करना है और अगर आपने इसको एल में लेके जाना है, कॉर्नर आपकी विंडो है तो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए आपका जो कर्टन है वो इस तरह आपको शो होगी। अगर आपने आउटर साइड पे लगानी है आउटर साइड पे लगा दे, इनर साइड पे लगानी है तो इनर साइड पे लगा दे। जहाँ भी लगाने है इधर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखें ये आपको कर्टन का सिंबल शो हो रहा है प्लान में और आपको एरो भी शो हो रहा है कि आपके कर्टन किस तरह से ओपन होंगे। तो ये सिंपल से तरीके हैं, आप इन तरीकों को यूज़ करके आप कोई भी आइटम लगा सकते हैं। वैसे अगर आप ये चीज़ बनाएँगे तो आपको काफ़ी उसमें टाइम लग जाएगा। तो डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कर्टन प्लान के बाद है प्लास्टर स्टिंग प्लान। प्लास्टर स्टिंग प्लान को हम बाद में पढ़ेंगे किसी और लेसन के अंदर। हमारा जब आगे वाले लेसन में स्ट्रिंग सेक्शन आएगा उसके साथ हम इसको पढ़ेंगे, तो इसको अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लान ऑफ कपबोर्ड। तो यहाँ से मैं प्लान ऑफ कपबोर्ड ले लेता हूँ। प्लान ऑफ कपबोर्ड, जैसे हमने एक कपबोर्ड अभी सेक्शन में आपको मैंने शो कराया था, इसी तरह अगर आप उसका प्लान शो कराना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर सिंगल मोड पे करना चाहते हैं सिंगल मोड कर दें, मल्टीपल मोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करा सकते हैं। तो हैचिंग का कलर वगैरह जो भी है वो आपने चेंज करना है, मैक्सिमम विड्थ वगैरह, थिकनेस वगैरह, इनसाइड ऑफसेट, आपके इनसाइड का ऑफसेट कितना हो। तो अभी इसी डायमेंशन के साथ इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आप देखें यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ प्लान, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक प्लान ड्रॉ कर दिया। तो अब देखिए ये मुझे एक प्लान शो हो रहा है। अगर मैं इसको इसी तरह दोबारा एक्टिव करूँ, दोबारा एक्टिव करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से मैं इस तरह बढ़ाता जाऊँ तो आप देखें इसमें ये ऐड होते गए। तो जितना भी मैं इसको आगे लेके जाता जाऊँगा तो ये मेरे इसमें ऐड होते जाएँगे। तो आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लिस्ट 1 के अंदर ये वाला ऑप्शन था प्लान ऑफ कपबोर्ड। अब इसके अंदर दोबारा से जाने के बाद आप देखें ये जो थिकनेस है ये हमारी कौन-सी है, हमारे पास मैक्सिमम विड्थ कितनी है, वो हमारी यहाँ से यहाँ तक है। आपको मैं अगर ये इनकी डायमेंशन शो भी करा देता हूँ, यहाँ से हम होम के अंदर जाएँगे, लीनियर में जाऊँगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी देखें डायमेंशन बनेगी, इसको मैं अगर इंचेज़ में आपको शो करूँ, तो यहाँ से मैं डायमेंशन के अंदर जाता हूँ। डायमेंशन के अंदर जाने के बाद स्टैंडर्ड को हम मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से इंचेज़ में कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको जो भी मैश इंचेज़ में इधर नज़र आएगी, वही मेज़रमेंट आपको उधर भी नज़र आएगी। तो यहाँ से मैंने इसको इंचेज़ में कर लिया। अब यहाँ से मैं आपको शो कराता हूँ। ये वाली जो कंप्लीट है ये तो 41 है। इसको यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं, ये हमें 20 शो कर रहा है।
और अगर इसको यहाँ से ऐसे देखें तो ये 1 इंच है, और इसको अगर हम इसकी विड्थ देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 12 इंच। अब हम जाते हैं हमारे पास YQH 1 के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर जो हमारा प्लान ऑफ कपबोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारी ये जो थिकनेस है इसकी 14, वो कैसे बनेगी, वो आपको यहाँ से ये नज़र आएगी। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे आपको 14 इंच की जो थिकनेस है वो मैं आपको शो कराता हूँ यहाँ से। ये आउटर टू आउटर आपकी कितनी हो जाएगी, 14। तो ये आपको यहाँ पे 14 इंच इस तरह मिल जाएगी। आप इसकी थिकनेस को चेंज भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम वेट यहाँ पे हमें इस टाइम के लिए 20 शो हो रही है। इसको मैं दोबारा से यहाँ इसके अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर प्लान ऑफ कपबोर्ड, तो यहाँ पे देखिए हमारी पास जो ईच है वो 30 शो होनी चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे 30 शो नहीं हो रही। तो इसको हम अगर यहाँ से 40 करते हैं, 40 करने के बाद ओके करें, तो आप देखें यहाँ पे मैं इसको इस तरह करता हूँ यहाँ तक। तो इसमें देखिए अब जो इसकी विड्थ है उसमें वो एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास इसके अंदर प्लान ऑफ कपबोर्ड के बाद एलिवेशन ऑफ कपबोर्ड है। तो जो भी आपने प्लान बनाया था किसी भी कपबोर्ड का, उसका अगर आप एलिवेशन बनाना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक ये मेरी वार्डरोब है, इसका मैंने प्लान बनाया। इसके मैं इर्द-गिर्द रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो साइज़ मैंने ये ज़्यादा ले लिया, लेकिन मैं इसको कम कर लेता हूँ, तो इसको मैं इसी के साथ रख लेता हूँ। अब देखिए इसका जो मैंने यहाँ इसका एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन क्या होता है, जो आपको हाइट में भी नज़र आता है। ये हमारी इसकी लेंथ और विड्थ, तो आपको थिकनेस तो नज़र आ रही है कि ये कितनी डेप्थ में है और इसकी फ्रंट से जो लेंथ है वो कितनी है, लेकिन आपको इसकी हाइट शो नहीं हो रही। तो हाइट को डिस्प्ले करने के लिए आपको बेसिकली एलिवेशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इतना इतना एलिवेशन बनाना चाहता हूँ इस वार्डरोब का। तो देखिए यहाँ से इसके अंदर हम जाएँगे लिस्ट 1 के अंदर, एलिवेशन ऑफ कपबोर्ड। तो एलिवेशन ऑफ कपबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है। देखिए ड्रॉअर है, ड्रॉअर बनाना चाहते हैं, कपबोर्ड डोर है वो बनाना चाहते हैं, यूरोपियन डोर स्टाइल है, और इसी तरह एलिवेशन है। इन सब के भी जो पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कपबोर्ड की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए डोर की, और टेबल बोर्ड थिकनेस क्या होगा आपका जो ऊपर का टेबल होगा, तो डोर हाइट, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर सिंपल आपने एलिवेशन बनाना है तो सिंपल मैं इस पे एलिवेशन पे क्लिक कर दूँगा, और उसके बाद जिस विंडो के अंदर बनाना है, जिस भी रेक्टेंगल के अंदर, उसके अंदर आपने क्लिक कर देना है। तो देखिए सिंपल आपको यहाँ पे उसका एलिवेशन डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके अंदर आपको लीफ भी शो हो रहे हैं। दोबारा से हम इसी टूल के अंदर जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये था सिंपल एलिवेशन। अगर हमने ड्रॉअर वगैरह बनाने हैं किसी भी जगह पे, और ये हमने अलग-अलग से हमने चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसी तरह अपना एक लेआउट बनाना पड़ेगा। जिस तरह का आप लेआउट बनाना चाहते हैं, उसका फ्रंट एलिवेशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ से एक और न्यू रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। न्यू रेक्टेंगल लगाने के बाद आप देखें फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरी जो है वो अलमीरा आ जाए ऊपर, उसके बाद ये को थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ तक, और उसके बाद इधर मेरी ड्रॉअर आ जाए, और बाकी मेरी जो है वो दूसरी ड्रॉअर हो जाए। तो इसको हम यहाँ से इस तरह का लेआउट बनाने के बाद दोबारा से लिस्ट 1 के अंदर जाएँगे, एलिवेशन ऑफ कपबोर्ड, और अब हमने ड्रॉअर करना है, तो ड्रॉअर ओके, और उसको इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा एक ड्रॉअर बन गया। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रॉअर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसी तरह लाइन भी उसी हिसाब से लगानी पड़ेंगी। तो ये मेरा एक ड्रॉअर है, इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद मैं यहाँ पे और भी ड्रॉअर बना लेता हूँ। मैं एक ड्रॉअर ये बनाना चाहता हूँ और एक इस साइज़ का ये बनाना चाहता हूँ। तो ये देखिए हम मुख्तलिफ साइज़ेज़ के हैं। तो यहाँ से लिस्ट 1 के अंदर जाएँगे, एलिवेशन ऑफ कपबोर्ड, ड्रॉ ओके, और उसके बाद इस पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा एक ड्रॉ है। इस पे अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ ड्रॉ ओके, तो इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए एक ड्रॉ मेरा ये बनेगा। तो इसी तरह अगर मैं इस पे दोबारा जाऊँ और यहाँ से कपबोर्ड डिज़ाइन है, इसको मैं ले लेता हूँ ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये मेरे कपबोर्ड बन गए। और उसके बाद एलिवेशन ऑफ कपबोर्ड, इसमें हम जो है यूरोपियन डोर इसको हम ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको ओके कर लेंगे और नीचे हम इसको हटा कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी कपबोर्ड का फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने ड्रॉअर लगाने हैं, या आपने ऊपर अपनी जो अलमीरा है या छोटे अलमीरा आपने बनाने हैं, इसके अंदर आप इज़ीली खाने बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर लिस्ट 1 के अंदर हम जाएँगे, तो यहाँ पे है सेक्शन ऑफ स्टोन टाइल, और यहाँ से भी मैं आपको ये शो करा देता हूँ वाई क्यू आर्च। वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे पास देखें डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है सेक्शन ऑफ स्टोन टाइल। अब ये जो हमारे पास आगे मज़ीद टूल आ रहे हैं, सेक्शन ऑफ स्टोन टाइल्स, सेक्शन ऑफ वुडन फ्रेम, बोर्ड्स अरे, सेक्शन ऑफ ब्लॉक बोर्ड्स, सेक्शन ऑफ प्लाईवुड, सेक्शन ऑफ वुड फ्लोरिंग, सेक्शन ऑफ ये जितने भी सेक्शन है हमारे बेसिकली, ये हमारे बेसिकली इंटीरियर की डिटेल के लिए यूज़ होते हैं। जब हम वुड वर्क का काम करते हैं, जैसे हमने वार्डरोब बनानी है, या हमने किचन के जो हमारी कैबिनेट्स हैं उनको डिज़ाइन करना है और उनकी डिटेल हमने दिखानी है,
तो ये उसके लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसका हमारा यूज़ जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर इतना नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूज़ हम बेसिकली कहाँ पे करते हैं। मेरे पास एक फ़ाइल है, उसको मैं ओपन करने के बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली मेरे पास एक फ़ाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखें यहाँ पे मेरे पास किचन का जो सेक्शन है, डिटेल है, उसकी मैं आपको सेक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास जो हमारी प्लाईवुड होती है या जो भी हमारी शीट्स होती है, उसकी कितनी थिकनेस होगी, उसका सेक्शन क्या होगा, वो कौन सी प्लाईवुड होगी, और यहाँ पे जितनी भी उनकी डिटेल है वो आपको मिल जाती है। इसी तरह की डिटेल्स बनाने के लिए हम यहाँ से इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जितने भी हमारे पास टूल होंगे हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। तो अब ये सेक्शन ऑफ स्टोन टाइल है, तो चले हम इसको एक दफ़ा यूज़ करता हूँ आपके सामने। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट क्लिक करना है और उसके बाद सेकंड क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट आपने राइट क्लिक करने के बाद कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक इस तरह की ये शो होगी। ये हमारे बेसिकली जो कैबिनेट्स के जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं। इसको आप सेटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से यहाँ से एक्टिव करता हूँ। लिस्ट वन के अंदर जाएंगे, सेक्शन ऑफ स्टोन टाइल, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद आप देखें हमारे पास है प्लेन सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन। अगर आप प्लेन सेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लें, और बैक बोल्ट भी और ये भी चीज़ें अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो कर लें। इसको मैं एक दफ़ा अनचेक कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको प्लेन सेक्शन कर दिया, बल्कि इसको हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये कर देते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब मैंने फर्स्ट क्लिक किया और यहाँ पे मैं सेकंड क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद लेफ्ट या राइट जिधर भी क्लिक करना है आपने वो क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पे आपको इसकी प्लेन मिल जाएगा। इसको अगर आप मज़ीद और करना चाहते हैं, इसको थोड़ा गैप देना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा लेंथ में कर लें। उसके बाद ये मैंने इस तरह कर लिया। तो देखें आपको ये इसके जो हमारे बेसिकली कब्जे वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये कुछ भी हो सकता है, स्टोन टाइल है, ये आप कोई इसके ये आपके वो जो टाइल के स्पेसर होते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो यहाँ पे चीज़ लगती है वो यही चीज़ है। तो इसको हम डिटेल में आगे देख लेंगे अगर कुछ हमारे पास मज़ीद इसमें हम इसको एक्सप्लोर कर सके तो। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन ऑफ वुडन फ्रेम। अब ये हमारा बेसिकली वुडन फ्रेम है, इसकी भी मैं वैल्यू को रीसेट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ और इस तरह से, तो ये हमारा एक वुडन फ्रेम का सेक्शन ड्रा हो गया। अब ये वुडन फ्रेम बेसिकली आपको सेक्शन कैसे शो रहा है कि ये हमारी जो इस तरह की जो फ्रेम यूज़ होते हैं ये वाले जो हमारे लकड़ी यूज़ होती है, जिसको हम बेसिकली जो हमारे वुड वर्कर होते हैं उनकी देसी ज़बान में, उर्दू ज़बान में हम इसको लर कहते हैं। ये आपकी जो लकड़ होती है स्पोर्ट के लिए, कैबिनेट के स्पोर्ट्स के बनाने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए, तो उसका जो सेक्शन है आपको वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसको मैं दोबारा से इसी कमांड में जाऊँ सेक्शन ऑफ वुडन फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एडजस्टेबल, फिक्स साइज और फ्रेम। तो ये हमारा फिक्स साइज है, एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल मतलब आप जैसे अभी मैंने अपनी मर्जी से डिज़ाइन किया थोड़ी वो आप कर सकते हैं। फिक्स साइज अगर आपने साइज फिक्स रखना है, इधर से आप हाइट विड्थ दे दें तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे है फ्रेम, तो फ्रेम में इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप देखें मैंने यहाँ से लिया और इस तरह का पूरा एक फ्रेम मैंने उसका सेक्शन यहाँ पे इस तरह ड्रा कर दिया। तो यहाँ पे इसी के अंदर हमारे पास लिस्ट वन के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है बोर्ड अरे है, तो बोर्ड अरे इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये भी इस तरह आपको जो बोर्ड्स है उसको अरे बेसिकली आपको दिखाएगा। अगर वर्टिकल दिखाना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह का शो होगा, अगर हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहते हैं तो आपको इस तरह का शो होगा। तो इसकी बोर्ड थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं, आप जो भी रखना चाहते हैं। डिस्टेंस इनके दरमियान का आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अब मैं इस तरह हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ और इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद जस्ट यहाँ से लेके मैंने इस तरह सेलेक्ट करना है और जितनी भी मैंने इसकी विड्थ देनी है और उसके बाद नीचे जितना भी मैं इसका देना चाहता हूँ, जितने भी नंबर देने हैं तो मैं ऐसे नीचे करता जाऊँगा, ये ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह आप अरे कर सकते हैं इन बोर्ड्स को। अब ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा ये हम जब आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तब हमें ये क्लियर होगा कि हम इन बोर्ड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम पैनलिंग वगैरह करनी है, अगर इंटीरियर में कुछ डिज़ाइनिंग करनी है तो हम इन बोर्ड का यूज़ इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे बोर्ड्स अरे हमने इसको पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन ऑफ ब्लॉक बोर्ड। अब ये ब्लॉक बोर्ड का सेक्शन अगर आपने ड्रॉ करना है इसको आप यहाँ से एक्टिव कर ले। एक्टिव करने के बाद फर्स्ट क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक करने के बाद सेकंड क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लॉक बोर्ड है उसका जो सेक्शन है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ब्लॉक बोर्ड हमारे पास लिस्ट टू के अंदर है। इसी तरह सेक्शन ऑफ प्लाईवुड है, इसको भी हम यहाँ से एक्टिव करेंगे। और इसी तरह हमने जैसे हमने ये लगाया था
इसी तरह हम इसको एक्टिव करने के बाद प्लाईवुड को, इसको भी हम इसी तरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सेक्शन ऑफ प्लाईवुड, यहाँ से मैंने इसको एक्टिव किया, फर्स्ट क्लिक किया, उसके बाद एंड पॉइंट मैंने जहाँ तक करना है और माउस को हमने ऊपर या नीचे जिधर भी हमने इसको प्लेस करना है, ये हमारी जो प्लाईवुड है उसका सेक्शन यहाँ पे प्लेस हो गया। इसी तरह लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास सेक्शन ऑफ वुड फ्लोरिंग है। अगर आप वुड का कोई फ्लोर बना रहे हैं तो उसका अगर आपने सेक्शन लेना है तो वो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह शो हुआ है। इसको मैं ज़रा एक्सटेंड करता हूँ और मज़ीद इसमें मैं फ्लोर का सेक्शन थोड़ा बढ़ा के लगाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से ऐसे लगाया और ये इस तरह। तो ये बेसिकली हमारी जो वुड टाइल है जो एक दूसरे के साथ जॉइन हुई हुई है, किस तरह एक दूसरे के अंदर यहाँ पे इस तरह फिक्स होगी, तो उसका सेक्शन ये हमें यहाँ पे शो कराएगा। तो लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो सेक्शन ऑफ जिप्सम बोर्ड है। अब इसको भी हम एक्टिव कर लेते हैं। इसी तरह सेम हम फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने अब सोफिट पॉइंट देना है। अब सोफिट पॉइंट हम लेफ्ट या राइट इसको कहीं पे भी दे सकते हैं। तो जस्ट आपने क्लिक करना है तो ये आपकी कोई एक इस तरह की चीज़ लग जाएगी। यहाँ पे आपको फिक्सचर मिल जाएगा, इसके स्क्रू मिल जाएंगे और इसको भी आप जैसे अलमीरा के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, डॉवल बोर्ड्स वगैरह, रॉवल बोर्ड जो भी आपके होते हैं, उसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन लाइट थ्रू। इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक करने के बाद सेकंड क्लिक हमने इस तरह कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। जो आपकी ये वाली चीज़ है वो यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, आपका प्लाईवुड का सेक्शन यूज़ हो रहा है, जो आपके पास फ्रेम का सेक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे ऊपर लिस्ट के अंदर पढ़ी वही चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट 2 के अंदर पार्टीशन वॉल। तो ये बेसिकली कोई भी पार्टीशन वॉल अगर आपने बनानी हो तो आप इजीली बना सकते हैं। आपने फर्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद सेकंड क्लिक करना है, तो आप उस साइज़ की पार्टीशन वॉल बना सकते हैं। इस अंदर आपको इंसुलेशन क्लॉथ वगैरह भी शो हो रहा है, तो इसको आप अनलिमिटेड बना सकते हैं, जहाँ तक आपने बनाना चाहना है। जस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट क्लिक करने के बाद जितनी भी लेंथ में आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसके अंदर की ये जो फ्रेम है आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये सी सेक्शन है आयरन का, और इसी तरह इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर इसके अंदर दोबारा जाऊँ पार्टीशन वाल, तो यहाँ से हम सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है। इस डबल बोर्ड, डबल कील या कील साइज हैज़ इंसुलेशन, अगर इसके अंदर इंसुलेशन हो या ना हो तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं। ये हमारी जो इंसुलेशन होती है ग्रे कलर की, तो ये आप इन सब को, इनके पैरामीटर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो लिस्ट 2 के अंदर है वो है सेक्शन ऑफ ग्लास। तो किसी भी ग्लास का अगर आपने सेक्शन बनाना हो तो उसका सेक्शन आप यहाँ पे बना बनाया शो कर सकते हैं। जस्ट आपने उसकी लेंथ शो करनी है और अगर इसकी सेटिंग करनी है, ग्लास की थिकनेस चेंज करनी है, तो दोबारा से इस टूल को एक्टिव करेंगे। यहाँ पे आपके पास सेट थिकनेस होगा, तो सेट थिकनेस आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी जितनी भी थिकनेस आपने चेंज करनी है, लाइन टाइप स्केल कौन सा रखना है, और यूज़ लाइन टाइप है, यूज़ पॉली लाइन है, तो वो आप सारे पैरामीटर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो प्रीसेट थिकनेस है हमारे पास 5 mm का ग्लास है, 6 mm का है, 8 mm का है। आप अगर 8 mm का ग्लास लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, प्रीसेट थिकनेस जो है हमारी उनके मुताबिक। तो यहाँ पे लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास है सेक्शन ऑफ फॉर्म स्टील। अब ये सेक्शन ऑफ फॉर्म स्टील क्या होता है? तो ये बेसिकली हम जो मैकेनिकल के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर जो हमारे सेक्शन यूज होते हैं बीम वगैरह के लिए, आई बीम, जी बीम और मुख्तलिफ बीम हमारे यूज होते हैं, तो उसको हम फॉर्म स्टील कहते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये उनके पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास यू बार है, अनइक्वल एंगल बार है, इक्वल बार है, यू बार, आयरन फ्लैट, कॉलम बार। तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यू बार लेता हूँ और यही पैरामीटर में, अगर आपको इन चीज़ों का पता है इसके पैरामीटर का, तो आप चेंज कर लें और मैं यहाँ पे यही रखता हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद जस्ट मैंने इंसर्ट करना है, क्लिक कर देना है, तो देखिए अब ये मेरी यहाँ पे आपको यू बार शो हो रही है। इसी तरह दोबारा से हम इसके अंदर जाएंगे, डेकोरेशन कंपोनेंट, सेक्शन ऑफ फॉर्म स्टील, इसको लेते हैं और यहाँ से मैं इस दफ़ा आई जो शेप है उसको ले लेता हूँ, ओके करूँगा। तो ये हमारा बेसिकली आई बीम जो है, इसको हम आई बीम कहते हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसकी साइज, विड्थ और जितने भी पैरामीटर्स है वो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर कॉटन इंसुलेशन। तो ये इसको आपने किसी पार्टीशन वॉल के अंदर या वैसे वॉल के अंदर शो कराना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो कराया था, मैं इसको यहाँ से एक्टिव करता हूँ।
एक्टिव करने के बाद तो अब आपको देखें ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही है ये हमारी बेसिकली इंसुलेशन थी। तो इसको प्लेस करने के लिए आपने जस्ट फर्स्ट क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक करने के बाद आप सेकंड क्लिक करेंगे तो आपकी ये इंसुलेशन ड्रा हो जाएगी। अगर आपके पास कोई इस तरह की आर्क है और इस पे आप इसको प्लेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? दोबारा से मैं इसके अंदर जाता हूँ, लिस्ट 2 के अंदर हम जाएँगे और यहाँ से कॉटन इंसुलेशन, उसके बाद आपने सिलेक्ट कर्व करना है। वो कैसे करना है? उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद जो भी कर्व आप करना चाहते हैं, वो आपने सिलेक्ट करने के बाद अंदर या बाहर जिधर भी आप इंसुलेशन देना चाहते हैं, वो आप इज़िली दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो लिस्ट 3 के अंदर है वेल्डिंग लाइन। यहाँ पे भी हम कंफर्म कर लेते हैं, वाई क्यू आर्च के अंदर जाएँगे, डेकोरेशन कंपोनेंट, तो कॉटन इंसुलेशन के बाद हमारे पास है वेल्डिंग लाइन। जब भी आप कहीं वेल्डिंग करते हैं, किसी भी स्टील के ऊपर आपने वेल्डिंग करनी है, उसका जो जॉइंट होता है, वो आपने अगर शो कराना हो, तो उसको आप यहाँ पे इज़िली शो करा सकते हैं कि इस तरह का ये जॉइंट बनता है, इसका सिंबल ये है। आपने अगर कहीं पे शो कराना हो कि यहाँ पे आपने वेल्ड करना है, तो वो आप इस सिंबल के साथ करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट 3 के अंदर ड्रा होस पाइप। अगर आपने कोई होस पाइप वगैरह कहीं पे लगाना है, तो वो आप इस तरह सिंपल लगा सकते हैं। इसकी अगर आपने थिकनेस वगैरह चेंज करनी है, तो वो आप सेटिंग कर सकते हैं इस पे। यहाँ से नीचे आप जाएँगे या राइट क्लिक करें स्क्रीन पे, तो यहाँ से सेटिंग के अंदर आप जाएँ और यहाँ से आप देखिए एक्सटर्नल डायामीटर आप इसका चेंज कर सकते हैं। मैं इसका 3 कर सकता हूँ, उसके बाद ओके। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए इसका डाया चेंज हो गया। इसको भी इस तरह अगर कर्व के अंदर आपने शो कराना हो, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक कर्व लगा लेता हूँ, इस तरह से मैंने एक कर्व लगा ली और इसको इस तरह भी लगा लेते हैं। तो इसको मैंने स्कैप कर दिया। अब इसको मैं लिस्ट 3 के अंदर से यहाँ से ड्रॉ होज पाइप, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद सिलेक्ट कर्व करूंगा, तो देखिए आप इसके अंदर कुछ ही देर में आपके पास ये पाइप शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जिस तरह का मैंने लाइन लगाई थी, कर्व लगाई थी, उसी तरह का पाइप यहाँ पे आपको शो हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं ड्रॉ होस पाइप, ड्रॉ पाइप। सिंपल अगर आपने कोई पाइप वगैरह लगाने हो, डायमीटर पाइप का आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेंडिंग जो रेडियस है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इन्हीं डायमेंशन के साथ, इन्हीं पैरामीटर के साथ सिर्फ जस्ट आपको शो कराता हूँ कि ये हमारी कमांड किस तरह की होती है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपने जस्ट जिधर भी पाइप ड्रॉ करना है आप वहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। अगर आप बेंड करेंगे तो एक एल्बो ऑटोमेटिकली उस बेंड पे यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह आपने जितनी भी लेंथ का पाइप जिधर से भी आपने लेके जाना है, तो आप इसको इजीली पाइपिंग शो करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है होल ऑन बोर्ड। तो ये आप बोर्ड के अंदर होल शो करा सकते हैं। आपने एडजस्टेबल, इज फिक्स्ड, पिकअप साइज, स्पेसेस, पिकअप स्पेसेस, तो कोई भी आप यहाँ से शो करा सकते हैं। अगर शेडो शो कराना है तो आप शेडो भी शो करें, फ्रेम, ये सारी चीज़ आपकी चेक हों। एडजस्टेबल पे रखेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से देखिए मैं इस तरह से शो करवा सकता हूँ। तो ये सिंपल सा तरीका है हमारा, हम किसी भी फ्रेम पे यहाँ पे होल शो करा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर शेडो। इस सिलेंडर शेडो को भी हम बाद में पढ़ेंगे किसी और लेसन में, इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हम किस तरह शेडो ले सकते हैं। किसी भी हमने चीज़ का शेडो लेना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैक बोल्ट होल। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखें होल रेडियस है, टॉप ऑफसेट है, बॉटम ऑफसेट है, ये सारी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। आपने इसको जो भी चेंज करना हो, मैं 5 कर देता हूँ सबको। यहाँ से इसको, इसके पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 0.3 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें पिकअप इनसाइड पॉइंट, आपने यहाँ से किसी भी रेक्टेंगल के अंदर का जो पॉइंट है वो आपने ले लेना है बेसिकली। तो आप देखिए जितने भी होल थे उसका जो साइज था वो आपको यहाँ पे शो है और जितने भी मैंने पैरामीटर यहाँ पे चेंज किए थे टॉप से बॉटम से, वो सारे 5 किए थे, तो आपको 5 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह आप होल लगा सकते हैं। कॉर्नर पे अगर आपने लगाने हो, इसका आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से दोबारा जाता हूँ मैं लिस्ट 3 के अंदर, बैक बोल्ट होल, इसमें जाएँगे तो यहाँ पे देखिए होल रेडियस मैंने कम रखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए जो मेरा होल है उसका रेडियस ज़्यादा होने के बाद ये आपको इस तरह शो होगा। तो इसको आप ऑफसेट को भी बढ़ा सकते हैं 5 से ज़्यादा। डेफ़िनेटली जैसे ही आप रेडियस बढ़ाएँगे वो आपकी वॉल के साथ टच होता रहेगा। तो उसके रेडियस बढ़ाने के साथ-साथ आपने इसका ऑफसेट जो है वो भी बढ़ाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज लैंप। जिस तरह ये बोल्ट्स वगैरह हमने लगाए थे, इसी तरह हम लैंप्स को भी अरेंज कर सकते हैं। लैंप्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास पहले लैंप का जो सिंबल है वो हमारे पास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ।
इस तरह। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल एक लैंप जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं लिस्ट 3 के अंदर जाऊँगा, अरेंज लैंप करूँगा और यहाँ से मैं इसको अपना जो सिंबल है इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा। अब मैंने फर्स्ट कॉर्नर लेना है रूम का और उसके बाद सेकंड कॉर्नर लेना है यहाँ पे। तो देखिए अब जितने भी लैंप्स आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आपने तादाद कम करनी है, बढ़ानी है, तो इस तरह स्पेसिंग आप जो है वो बढ़ा दें तो आपकी जो नंबर ऑफ लैंप है वो कम हो जाएँगे और अगर आप करीब लेके आते जाएँगे तो आपका जो नंबर ऑफ लैंप्स हैं वो बढ़ते जाएँगे। तो आप जितने भी नंबर ऑफ लैंप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ईज़िली रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट 3 के अंदर हम जाते हैं अरेंज लैंप के बाद रैंडम स्प्रेड। जिस तरह हमने इस लैंप को अरेंज किया था, इसी तरह इस लैंप को हम रैंडमली स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे स्केचअप के अंदर आपने इस टूल का काफ़ी यूज़ किया होगा। तो यहाँ से मैं इसको स्प्रेड नंबर ऑफ कितने हमारे पास नंबर होने चाहिए, मैं अभी कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा यही रहेगा और यहाँ से मैं एंटर करने के बाद मैंने पिकअप करना है, क्लोज़ कर इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ, तो देखें इसको मैंने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया तो उसके अंदर रैंडमली स्प्रेड हो गए हैं ये जो मेरे लैंप्स थे। तो ये हमारे बेसिकली कोई भी हमने रैंडम चीज़ शो करानी हो, हमारी बिखरी हुई चीज़ हो, तो उसको हम इस टूल की मदद से शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 3 के अंदर इंडोर एलिवेशन, ये हमारा लास्ट टूल है इसके अंदर। यहाँ से हम वाई क्यू आर्च के अंदर भी कन्फर्म कर लेते हैं। डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर जो लास्ट है हमारा वो इंडोर एलिवेशन है, इसको हम एक्टिव करेंगे। ये बेसिकली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। जितने भी अभी हमने यहाँ पे टूल यूज़ किया हमारा अरेंज फर्नीचर और ये अरेंज डब्ल्यूसी और ये कुछ ऊपर के 2-3 टूल्स और उसके बाद ये लास्ट वाला। इसके अंदर हमारे ये बेसिकली और ये पाइप वगैरह ये हमारे 2 जो टूल्स हैं, कुछ टूल्स ये हमारे इस सेक्शन के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर बहुत काम के हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंडोर एलिवेशन। तो ये हमने कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं अरेज़ कर लेता हूँ, इसको भी मैं अरेज़ कर लेता हूँ और इसको भी अरेज़ कर लेता हूँ। अरेज़ कर देता हूँ जितना भी हमारा है, इसको भी मैंने अरेज़ कर लिया और इसको भी अरेज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको भी अरेज़ कर लूँगा। तो अब देखिए ये जो हमारा घर बना हुआ है, इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ़ चीज़ें ड्रॉ हुई होंगी, हमारा कहीं पे विंडो होगी, कहीं पे डोर होगी, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई भी कर लेते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डोर अप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से हम डोर अप्लाई करेंगे, ड्रॉ डोर, तो इसको मैं यहाँ पे एक डोर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और एक विंडो हम अप्लाई कर देते हैं, वो इस वॉल में कर देते हैं। यहाँ से विंडो जो है मैंने इस पे कर दी। अब देखिए हमारे पास इसका हमने सेक्शन बनाने हैं, अगर आप एक-एक वॉल का हमने सेक्शन बनाना है, तो वो भी हम बना सकते हैं और अगर हमने सबका इकट्ठा सेक्शन बनाना है, तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इस टूल के अंदर जाएँगे, लिस्ट 3 के अंदर इंडोर एलिवेशन, तो यहाँ पे देखिए पिक अप इन रूम, तो य और यहाँ से हमने पिक करना है, सिंगल एलिवेशन लेना है, तो हमने एक वॉल का अगर सेक्शन बनाना है और इनके पैरामीटर वगैरह जो है स्टोरी हाइट ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने जितनी भी रखनी है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख लेना। बीम हाइट, सीलिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी स्कर्टिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, मैं 4 इंच कर देता हूँ। वॉल थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 9 इंच। विंडो हाइट कितनी होनी चाहिए, 60 इंच कर देते हैं। विंडो ऑफसेट कितना होना चाहिए, इसको मैं 24 कर देता हूँ। डोर हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी, 72 कर देता हूँ। जो भी हमारी आएगी 84 आएगी। तो यहाँ से आपने जो भी चेंज करना है वो आप करके उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने उस रूम के अंदर क्लिक करना है। रूम के अंदर क्लिक करने के बाद जिस साइड की वॉल का आपने सेक्शन बनाना है, उस साइड पे इस एरो को आपने ऐसे लेके जाना है और जस्ट आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने बाहर किसी भी साइड पे, किसी भी जगह पे आपने जस्ट क्लिक करना है, तो आपका उस वॉल का सेक्शन यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी वॉल थी, जिसके अंदर हमें जस्ट विंडो शो हो रही थी और उस विंडो का जो सेक्शन है, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास उसकी बीम की हाइट, स्लैब थिकनेस और हमारी जो स्टोरी हाइट है वो भी हमें डिस्प्ले हो रही है। विड्थ तो हमारी उस रूम के हिसाब से होगी और यहाँ पे विंडो का हमें सेक्शन शो हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप मैंने इस डोर वाली साइड कर लेना है, तो यहाँ से टूल को हम दोबारा से एक्टिव करते हैं, इंडोर एलिवेशन, और यहाँ से मैं सारी चीज़ें वही रहने दूंगा। फ्लोर कवरिंग अगर चेंज करनी है इसको मैं 2 इंच कर देता हूँ। कंक्रीट अगर आपने रखनी है तो यहाँ से आप इसको चेक रहने दें, अगर आप नहीं रखना चाहते तो यहाँ से अनचेक कर दें। उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद रूम के अंदर क्लिक करूँगा और इस वॉल पे इस तरह एरो मेरा इस साइड पे होना चाहिए, इस तरह क्लिक कर दूँगा और बाहर मैं किसी भी जगह पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए अब मेरा जो एलिवेशन सी है वो यहाँ पे आ गया, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जस्ट एक डोर शो हो रहा है। ये जिस भी साइज़ का डोर होगा इसकी जो भी हाइट होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप किसी भी वॉल का ईज़िली सेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। अगर आपने किसी भी रूम की चारों दीवारों का सेक्शन बनाना हो एक ही टाइम पे, तो वो भी आप बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं इंडोर एलिवेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने 1:4 एलिवेशन इस पे क्लिक करना है जस्ट और उसके बाद ओके करना है
ओके पे क्लिक करने के बाद रूम के अंदर आपने क्लिक कर देना है। रूम के अंदर क्लिक करने के बाद आपने बाहर किसी भी जगह पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपको देखें उस हर वॉल का जो सेक्शन है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ए बी सी और डी, तो उस चारों वॉल का सेक्शन आपको यहाँ पे उसने काट के शो करा दिया। तो ये मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो वाई क्यू आज के अंदर से हमने डेकोरेशन कंपोनेंट को डिटेल से पढ़ लिया। इसके अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स है इन सब को हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्चरल सिंबल, तो आर्किटेक्चरल सिंबल को पढ़ते हैं। आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर सबसे पहले इंडेक्स ऑफ सिंबल होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्स ऑफ सिंबल है और यहाँ पे भी इंडेक्स ऑफ सिंबल है। तो आप कहीं से भी इस टूल में जा सकते हैं। तो मैं चलें यहाँ से क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ सिंबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जितने भी सिंबल है इन सभी सिंबल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी आप इन सिंबल्स को एक्टिव कर सकते हैं वन बाय वन अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं, या यही वाले सिंबल अगर इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँ तो यहाँ से आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर वही सिंबल आपको यहाँ से वन बाय वन लिस्ट में भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप इनको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और आप इन सब को यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो चले वाई क्यू आर के अंदर हमारे पास आर्किटेक्चरल सिंबल, इसके अंदर हमने इंडेक्स ऑफ सिंबल को पढ़ा। हमारे पास जितने भी सिंबल्स हैं वो सब आपको कंबाइन इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आप एक एक को यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है अरेंज एक्सेस सिंबल। तो अरेंज एक्सेस सिंबल को हम यूज करने से पहले ड्रॉ एक्सेस सिंबल इसको पढ़ेंगे। तो हम कोई भी एक्सेस पहले हम क्रिएट करेंगे, उसका सिंबल हमने कैसे क्रिएट करना है। तो चले हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जब भी आप कोई ऑटोकैड में स्ट्रक्चर की ड्राइंग बना रहे होते हैं तो आपको अक्सर यहाँ पे कॉलम पे आपको शो करना होता है एक्सेस की, ये हमारा कॉलम किस जगह पे लोकेट कर रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे 1 और इधर ए बी सी इसी तरह 1 2 3 वो आप यहाँ पे लगाते हैं। तो आप एक्सेस लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें, किसी भी कॉलम के सेंटर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसी लाइन को मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेता हूँ। इस तरह इसी लाइन को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, मैंने इसको मजीद किसी भी कॉलम पे रखना है तो यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इधर रख दिया। तो इस तरह आप कॉपी करके अपने किसी भी कॉलम पे ये लाइन रख दें और इसी लाइन को हम बाद में एक्सेस के अंदर कन्वर्ट कर लें। और दूसरा, आप यहाँ से वाई क्यू आर्च के अंदर अगर जाएं प्लेन वॉल कॉलम, तो यहाँ से ड्रॉ एक्सेस लाइन, तो यहाँ से आप एक्सेस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चले मैं यहाँ से जो एक्सेस है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्सेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्केल सेट कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखें मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक्सेस ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो आप देखें ये वाला मेरे पास जो वाई क्यू आर्च का एक्सेस है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। तो इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरह, और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। को मैं यहाँ से पकड़ के और यहाँ तक इधर मैं इसको एक कॉपी इसकी बना ली। अब मैं एक एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं इस कॉलम पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया और इसको यहाँ पे कर लेंगे। इसी तरह मैं एक एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये आप जब भी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाते हैं तो आपने इसका यूज़ काफ़ी किया होगा। आप इस तरह यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आप मैनुअली यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं ए बी सी और इसी तरह 1 2 3। तो यही जो टेक्स्ट हमने लिखना है वो बेसिकली हम ऑटोमेटिक लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे तो यहाँ से हम आर्किटेक्चरल सिंबल में जाएंगे। आर्किटेक्चरल सिंबल में जाने के बाद ड्रॉ एक्सेस सिंबल, तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद तो अब आपने यहाँ से किसी भी लाइन के एंड पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा, जिस साइड पे भी आप सिंबल लगाना चाहते हैं उस लाइन के उस एंड पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ या यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब है स्टार्ट एक्सेस नंबर। अब आप यहाँ पे 1 2 3 लिखना चाहते हैं, कोई भी काउंटिंग लिखना चाहते हैं, या आप ABC लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास A सेट होता है। अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूं तो मेरा A टाइप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखना चाहता हूँ, मैं अगर कोई काउंटिंग लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। 1 लिखने के बाद इंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे सिंबल भी आ जाएगा और उसके अंदर टेक्स्ट भी आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपने इसको यहीं पे खत्म करना है तो आप इंटर या स्कैप कर दें। और आप अगर सेकंड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इस जगह पे सेकंड पे क्लिक कर देना है। सेकंड पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपके पास इंटर द नेक्स्ट एक्सेस नंबर ये आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसका जो इंक्रीमेंट है नंबर का वो लग जाएगा। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आप देखिए इसके दरमियान डायमेंशन भी लग चुकी है।
और यहाँ पे सेकंड नंबर भी लग चुका है। तो यहाँ तक मैं इसको ख़त्म करता हूँ, दोबारा से इंटर प्रेस कर दूँगा, तो यहाँ पे आपके पास जो भी डायमेंशन आएगी, इसका टेक्स्ट स्टाइल और ये जो आपने एक्सिस ड्रॉ किया है, इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है, ये आप चेंज कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट स्टाइल हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे हम एसटी के अंदर जाएँगे, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास YQ एक्सिस, तो यहाँ से यूज़ बिग फॉन्ट, इसको हम अनचेक कर देंगे और टाइम न्यू रोमन जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो टाइम न्यू रोमन मैंने इसको कर लिया और यहाँ से अगर मैं इसकी हाइट भी 6 इंच कर दूँ और उसके बाद इसको सेट करंट कर देते हैं, यस कर देंगे। उसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। अब दोबारा से मैं जो भी टेक्स्ट लगाऊँगा वो ऑटोमेटिकली टाइम न्यू रोमन में आएगा। तो यहाँ पे अब दोबारा से हम इसी टूल को एक्टिव करते हैं एक्सिस सिंबल के अंदर, ड्रॉ एक्सिस सिंबल। तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे पिक द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट एक्सिस, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं ए लिखना चाहता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ए ही होता है। मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे ए लिखा गया। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि दरमियान में मेरी डायमेंशन लगे, तो इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, दोबारा से एंटर प्रेस करूँगा। और अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लगाना चाहता हूँ, तो दोबारा से इसी टूल को एक्टिव करेंगे और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने अब मैनुअली इसकी जो इंक्रीमेंट है वो देनी है। मैं यहाँ पे बी टाइप कर देता हूँ। बी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा, तो देखें ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो है हमारा आ गया है। इसी तरह अगर मैं सेकंड क्लिक कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ नीचे देखिए अब ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो गया है। अब सी आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली सी लिखा गया है और उसके दरमियान में डायमेंशन भी लग चुकी है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप दरमियान में डायमेंशन लगाना चाहते हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो आपने इसी तरह नेक्स्ट क्लिक करते रहना है, और अगर आप नहीं चाहते कि दरमियान में डायमेंशन वगैरह लगे, तो आपने एक लगाने के बाद उसके बाद आपने इसको कैंसिल कर देना है और दोबारा से कमांड को एक्टिव करने के बाद आपने दूसरा जो है वो लगाना है। तो एक्सिस सिंबल के बाद हमारे पास YQ आर्च के अंदर आर्किटेक्चरल सिंबल, इस आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट है जियोडेस्टिक कोऑर्डिनेट। अरेंज एक्सिस सिंबल को हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि ये बेसिकली कोई भी सिंबल अरेंज करने के लिए, आप किसी भी एक्सिस को अरेंज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोडेसिक कोऑर्डिनेट। जियोडेसिक कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब भी आप कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो उसके कोई कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होते हैं, वो किसी न किसी जगह पे ज़मीन पे लोकेट कर रही होती है। आप उसके कोऑर्डिनेट ग्लोबल भी ले सकते हैं, या आपने अपने कोई कोऑर्डिनेट अज़्यूम की हुई है, तो वो भी आप किसी भी बेंचमार्क के रेफरेंस से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। कोऑर्डिनेट का मकसद होता है कि आप एग्जैक्ट उस जगह को लोकेट कर सकते हैं। आपके पास उस जगह की ईस्टिंग, नॉर्दिंग, या उसको आप एक्स वाई कर लें, वो आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे हमने कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लगाना है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट लगाने के लिए आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर जाएंगे, जियोडेसिक कोऑर्डिनेट इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब अगर आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं, तो आपने जस्ट उस पॉइंट पे क्लिक कर देना। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 0.00 ए भी आ रहा है, मतलब कि मेरा एक्स भी 0 है और बी वाई जो है वो भी मेरा 0 है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। सिंपल आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट लग जाएंगे। अब ये कोऑर्डिनेट ऑटोकैड के अंदर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आप ID कमांड का यूज करें। ID कमांड टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद आप किसी भी पॉइंट पे अगर क्लिक करेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ दरमियान में कोई पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ से मैं एक पॉइंट ड्रा करता हूँ PO, उसके बाद इंटर, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 फीट, 10 फीट और उसके बाद इंटर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है। तो अब इसके अगर मैंने कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो सबसे पहले हम इसकी ID चेक करते हैं। ID में जाएंगे और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो देखिए x हमारा 5 फीट है और y हमारा 10 फीट है। तो अब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जो यहाँ पे हमारे डिस्प्ले हो जाए। एक तो हम ऑटोकैड के अंदर जैसे मैनुअल लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम इस पे क्लिक करें और उसके बाद जस्ट हम इस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे इधर आपने क्लिक कर देना। तो देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। लेकिन अब ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये आपको मीटर में शो हो रहे हैं। मीटर में कैसे शो हो रहे हैं? देखें यहाँ से मैंने 5 फीट लगाई थी और इस तरह मैंने 10 फीट लगाई थी। मैं यहाँ पे डायमेंशन लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ से इस तरह इस पॉइंट से मेरा जो है ये 60 इंच पे था, और इसी तरह नीचे से मेरा जो था इस पॉइंट से ये मेरा था 120 इंच। तो ये आपको 120 इंच हो रहा है कि एक्स हमारा जो है वो क्या है, वो हमारा 60 इंच है, और जो हमारा वाई है, मतलब कि जो हमारी नॉर्दिंग है,
वो 120 इंच है। अगर आप ये कोऑर्डिनेट को डिटेल में समझना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, तो मेरा ये वाला जो ऑटोकैड का लेसन है, इस वीडियो को आप देख लें। इस वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिटेल में बताया, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलें, अब हमने इसको अगर शो कराना हो कि हम इसको इंचेस में कैसे शो कराएंगे, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि हमारा मीटर में क्या इतना ही बनता है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेटर में जाऊँगा। कैलकुलेटर में जाने के बाद यहाँ से आपने कन्वर्टर ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो हमारा 60 इंच है, इसको मैं यहाँ पे 60 टाइप करता हूँ। तो देखिए अब हमारा जो एक्स है वो हमारे कितना शो हो रहा है, वो है 1.524। इसी तरह 120 नॉर्थिंग, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमारा देखिए मीटर में कितना बनेगा, 3.048। तो ये जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ये आपको मीटर में शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको इंचेस में शो करे, तो वो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, अब जो मेरे ऑटोकैड के यूनिट है वो भी आर्किटेक्चर में है, और यहाँ से मैं अगर वाई क्यू के यूनिट आपको शो कराऊँ, तो ये मेरे पास जो है वो भी इंच में है। तो ये हमारे बेसिकली आर्किटेक्चरल यूनिट ही सिलेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वाई क्यू आर्च हमें मीटर में दिखाता है। तो अब अगर आपने इसको इंचेस में आर्किटेक्चर में शो कराना है, तो वो कैसे करवाएंगे? तो यहाँ से आपने वाई क्यू आर्च के जो यूनिट है उसको मीटर सेलेक्ट कर लेना है। मीटर सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब दोबारा से मैं इसी कमांड का यूज करूंगा, जियोडेसिक कोऑर्डिनेट। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद इधर। तो अब देखिए, जो हमारा टेक्स्ट है वो किस में आ रहा है, वो हमारा आर्किटेक्चर यूनिट में आ रहा है, हमारा 60 इंच और 120 इंच। अगर आप इसके टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहते हैं, तो आपने दोबारा से एसटी की कमांड में जाना है, टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर में। यहाँ पे आप देखें हमारे पास है वाई क्यू कोऑर्डिनेट, तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं टाइम न्यू रोमन्स कर देता हूँ। टाइम न्यू रोमन पे क्लिक करने के बाद इसकी हाइट वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने 7 कर दिया, उसके बाद अप्लाई, और इसको सेट करंट भी कर देते हैं। क्लोज करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा टेक्स्ट अपडेट हो गया है, और जो मैं नेक्स्ट यहाँ से लगाऊंगा तो वो मेरे जो है ऑटोमेटिकली इसी टेक्स्ट में लगेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने कोऑर्डिनेट्स को कैसे लगाना है, हमने यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करने हैं, और हमने इसका टेक्स्ट स्टाइल कैसे कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर डिजाइन्ड एलिवेशन। डिजाइन एलिवेशन बेसिकली जब हम इस तरह का एलिवेशन बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर, हमें अपने फ्लोर की हाइट्स देनी होती है, तो वो हम इसी टूल की मदद से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे ये वाला लेवल दिखा रहा है, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे ये वाला लेवल दिखा रहा है। तो ये मुझे अब बेसिकली इंचेस में दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे पहले हम आईडी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वाला जो लेवल है ये क्या है। तो देखिए, वाई है हमारा 0 फीट पे, तो ईस्टिंग हमारी जो भी होगी एक्स, हमें तो बेसिकली वाई से गरज है, तो हमारा वाई है वो 0 है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से एक्टिव करता हूँ दोबारा डिजाइन एलिवेशन, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ये मुझे यहाँ पे 0 शो कर रहा है। और इसी तरह ये मेरा 2 फीट है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे 24 इंच शो करेगा। इसका भी आपने जब इसको भी प्लेस करना है, तो आपने यहाँ से जो वाई क्यू आर के यूनिट है, इसको आपने मीटर में ही रखना है। तो यहाँ से अगर आप इंचेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले करेगा यूनिट, वो आपको मीटर करेगा। अगर आप मीटर रखेंगे तो आपको इंच शो करेगा। तो इसको हम मीटर ही रहने देते हैं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब देखिए आप किस तरह कितने इजीली इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको मैं अगर यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये भी मैंने सिंबल डिलीट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं तो आप इंचेस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद जस्ट क्लिक करते जाना है यहाँ पे, और इस तरह आपके वो टेक्स्ट लगते जाएंगे, सिंबल भी साथ लगता जाएगा। आपने इसको जिस साइड पे लगाना हो उस साइड पे ऐसे लगा सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में। अगर आप फीट में लिखना चाहते हैं तो आप फीट में लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं 2 फीट कर देता हूँ, और उसके बाद 0 इंच। तो यहाँ पे आप इस तरह सिंपल इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका भी अगर आपने स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट स्टाइल, तो वो आप कर सकते हैं। इसको मैं एसटी में जाऊंगा। एसटी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए वाई क्यू एलिवेशन, तो वाई क्यू एलिवेशन में जाने के बाद इस पे आपने क्लिक हटा देना है, और यहाँ से टाइम न्यू रोमन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसकी जो हाइट है हम इसको 6 इंच कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई, सेट करंट, क्लोज। तो यहाँ पे देखें अब इसकी जो हाइट है वो 6 इंच हो गई है, स्टाइल टेक्स्ट न्यू रोमन हो गया। तो अब जो भी आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका उसी स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल में लगेगा।
तो यहाँ से इस टूल की मदद से आप एलिवेशन का जो हाइट वगैरह है वो आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वाईक्यू आर्च के अंदर आर्किटेक्चर सिंबल के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल अवेलेबल है वो है हमारा कंटूर एलिवेशन। कंटूर एलिवेशन क्या होता है? उसके लिए बेसिकली आपको थोड़ा कंटूर का कंसेप्ट होना चाहिए। कंटूर बेसिकली जैसे आपको माउंटेन्स या हिली एरियाज जो नजर आते हैं, उधर हमारे पास पहाड़ियां होती हैं, तो उस पे हमारे पास हाइट में कुछ चीज होती है। ये अब आपको जो हाइट नजर आ रही है ये बेसिकली क्या है, हमारी ये भी एक्स वाई है, ये हमारी ईस्टिंग और नॉर्दिंग है। इसमें आपको एक पॉइंट एक्स का नजर आएगा और एक पॉइंट आपको वाई का नजर आएगा। लेकिन हमारे पास जो पहाड़ होते हैं उसमें एक्स भी होता है, वाई भी होता है और उसकी जी भी हमारे पास होती है। उसकी मतलब कि हमारे पास एलिवेशन भी होता है, हाइट भी होती है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए जल्दी से। मैं इसको इस तरह कोई भी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ एक पहाड़ की, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पहाड़ है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एसपी लाइन में। तो इसको मैं एडिट करूंगा, पी एडिट, उसके बाद सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसको कर लूंगा एसपी लाइन। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पहाड़ है, ये उसका बॉटम है और इसको मैं यहाँ पे कुछ ऑफसेट दे देता हूँ कुछ ही डिस्टेंस पे इस तरह। तो ये बेसिकली हमारे जो कंटूर्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं। तो जब भी आप कंटूर का सर्वे आपने देखा होगा कहीं पे, तो आपको इस तरह के कुछ कंटूर नजर आ रहे होंगे। तो अब देखिए इन सभी का जो लेवल है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम प्रॉपर्टीज पैनल में चेक करें तो इन सभी का जो एलिवेशन है वो हमारे पास है 0। तो यहाँ पे अगर मैं किसी के ऊपर भी इस कंटूर एलिवेशन को अप्लाई करूंगा तो वो उसका लेवल मुझे क्या शो करेगा, यहाँ पे 0। तो अब मैं इस पे भी करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे देखें 0। तो इसको अगर आपने चेंज करना है, अब ये हम बेसिकली इसको पहाड़ की शक्ल देंगे। कैसे देंगे? तो देखें यहाँ से मैं जाता हूँ साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, आप किसी में भी जा सकते हैं। मैं इस व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब ये वाली जो हमारी लाइंस है ये हमें सारी एक ही लेवल पे नजर आ रही है। तो यहाँ से जो इसका लेवल है इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से एलिवेशन इसका 60 इंच कर देता हूँ और इसी तरह इसका जो मैं यहाँ से 120 कर देता हूँ। एलिवेशन इसका चेंज करना है 120 इंच और इसी तरह इसको भी हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, इसको मैं 200 कर देता हूँ। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ऑर्बिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये एक पहाड़ी की शक्ल आपको डिस्प्ले हो रही है। किस तरह ये हमारा पहाड़ है, ये ग्रेजुअली इस तरह बढ़ रहा है, इसमें स्लोप भी है और इसमें एक्स भी है, वाई भी है और अब हमारा ज़ी भी इन्वॉल्व हो गया है। तो इनके लेवल में अब बेसिकली डिफरेंस है। तो इसका लेवल जो है अब आपको कंटूर लेवल कैसे नज़र आएगा? तो यहाँ से टॉप व्यू में आते हैं। टॉप व्यू में आने के बाद अब देखें यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे कंटूर एलिवेशन, इस पे क्लिक करूँगा, इंटर। तो यहाँ पे देखें ये हमें कितना डिस्प्ले कर रहा है, 0.00 इंच। तो इसका भी टेक्स्ट स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं, एसटी में जाएँगे। तो ये एक दफ़ा आपको टेक्स्ट स्टाइल चेंज करने पड़ेंगे, दोबारा बार-बार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वाईक्यू एलिवेशन, वाईक्यू डिम, वाईक्यू एक्सेस। तो ये हमारे सभी टाइम न्यू रोमन्स हैं। तो इसको हम थोड़ी हाइट को बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 12 इंच कर लेते हैं। उसके बाद सेट करंट करेंगे, उसके बाद क्लोज़। तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इंटर। इंटर की प्रेस करने के बाद अब देखिए इसका लेवल मुझे क्या शो कर रहा है, 60 इंच। इसी तरह नेक्स्ट जो हमने 120 पे किया था, इसका जो लेवल है वो यहाँ पे आपको 120 इंच शो करेगा। इसी तरह लास्ट हमने 200 पे किया था, तो यहाँ पे ये आपको 200 शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप इसको मीटर में देखना चाहते हैं तो मीटर में भी देख सकते हैं। यहाँ से आपने यूनिट चेंज कर लेना है। इसको यहाँ से मैं इंच कर देता हूँ, उसके बाद ओके। ओके करने के बाद अब जस्ट मैं इस पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा, तो देखिए अब ये मुझे मीटर में डिस्प्ले करेगा कि हमारी जो भी हाइट बन रही है, यहाँ पे हमारा जो भी कंटूर का लेवल है, हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, एनएसएल है हमारा, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टूल होता है वो है हमारे पास कंटूर एलिवेशन के बाद सेक्शन प्लेन सिंबल। तो जैसे हम यहाँ पे सेक्शन प्लेन लगाते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम किसी भी आर्किटेक्चर जो हमारा प्लान होता है उसके अंदर हम इस तरह का सेक्शन प्लेन लगाते हैं कि यहाँ से हमने एक सेक्शन कट करके दिखाना है, इस तरह जैसे ये भी लगा हुआ है। तो वो आप यहाँ पे सेक्शन प्लेन लगा सकते हैं, उसका सिंबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, आर्किटेक्चर सिंबल के अंदर जाएंगे और यहाँ से सेक्शन प्लेन सिंबल, इसको मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपने फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से आपने ले लेना है। अब देखिए हमारे पास ये जो है फर्स्ट और सेकंड, ये आपको सेक्शन प्लेन सिंबल डिस्प्ले कर रहा है कि आपका सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कटेगा। इसी तरह वाई क्यू आर्च के अंदर हम मजीद इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है
वो है सेक्शन सिंबल। अब सेक्शन प्लेन भी लगेगा और सेक्शन सिंबल भी लगेंगे। तो यहाँ से हम इसको एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट करने के बाद अब आपने डायरेक्शन देनी है कि आप सेक्शन किस साइड पे दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस साइड पे क्लिक कर देता हूँ। इस साइड पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे मुझे सेक्शन प्लेन और उसका सिंबल शो कर रहा है कि ये मेरा सेक्शन 1 है। तो इसको जब हम यहाँ से एक्टिव करते हैं, यहाँ से मैं इसको दोबारा एक्टिव करता हूँ, सेक्शन प्लेन सिंबल, और उसके बाद आप इसकी यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। आपने सिंबल नंबर जो भी देना हो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरह मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सिंबल, इसकी सेटिंग है। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग के अंदर जाएँ। इसकी सेटिंग में देखें यहाँ पे आपको टाइप मिल रही है। यहाँ पे टाइप 1 पे आपको ये मिलेगा, टाइप 2 में आपको ये मिलेगा और टाइप 3 में ये मिलेगा। तो मैं यहाँ से टाइप 3 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। यहाँ से सिंबल आपने जो भी देने हैं, ए देना है, बी देना है, आप यहाँ से इजीली दे सकते हैं। इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक और न्यू सेक्शन प्लेन यहाँ पे लगाता हूँ और उसके बाद मैंने डायरेक्शन दे दी। तो अब देखिए मुझे इस तरह का जो सेक्शन सिंबल है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ से आप एक लाइन भी लगा सकते हैं इन दोनों के दरमियान। अगर आपको लाइन शो करानी है तो वो भी आप शो करा सकते हैं। तो जिस तरह का ये हमने सिंबल लगाया था सेक्शन प्लेन, इसी तरह के आपको इस टाइप में ये मिल जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर आर्किटेक्चरल सिंबल। इसमें हमने सेक्शन सिंबल को पढ़ लिया। स्लोप सिंबल, स्लोप सिंबल बेसिकली आपकी अगर कोई स्लोप जा रही है, आप अगर कोई रोड वर्क करें या आपने किसी स्टेयर की स्लोप शो करानी है तो वो आप स्लोप शो करा सकते हैं। स्लोप कैसे शो करानी है, यहाँ पे देखिए मैं कोई स्लोप लगा लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कुछ भी लगा लेता हूँ इस तरह, और यहाँ से मैंने ये स्लोप बना ली। तो यहाँ पे अब इसको हम दोबारा से एक्टिव करते हैं। यहाँ से हम स्लोप सिंबल को एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले आपने एरो पॉइंट देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड क्लिक, एरो पॉइंट आपने दे दिया। उसके बाद आपने हाइट देनी है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, या इसको यहाँ पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपने इसको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद अब आपकी जितनी भी स्लोप है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10% आ रही है, इसकी स्लोप जो है वो 10% है। मैंने यहाँ नीचे कमांड लाइन में 10 टाइप कर दिया, उसके बाद इंटर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया कि हमारी जो स्लोप है वो 10% है और जो हमारी लेंथ है वो मीटर में हमारी इतनी बन रही है। अगर आप इसको भी इंचेस में लगाना चाहते हैं तो आपने यूनिट को मीटर में ही रखना है। तो यहाँ से मैंने मीटर में कर लिया और इसी को मैं दोबारा एक्टिव करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस टाइम एरो इस तरह मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट ये लूँगा, सेकंड पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे 10% ओके। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारी तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर आर्किटेक्चर सिंबल के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है वो है डिस्कनेक्शन लाइन। डिस्कनेक्शन लाइन कौन सी होती है? डिस्कनेक्शन लाइन वही होती है जो आप ऑटोकैड के अंदर एक्सप्रेस टूल में जाके यहाँ से आप ये वाला ब्रेक लाइन सिंबल यूज करते हैं। ये हमारा बेसिकली डिस्कनेक्शन लाइन होती है। तो ये वाला जो सिंबल हम यहाँ पे इस तरह ऑटोकैड के अंदर से ड्रॉ करते हैं। अगर आप इस सिंबल को वाई क्यू आर्च के अंदर से ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वाई क्यू आर्च में जाएं, आर्किटेक्चरल सिंबल, यहाँ से आपने डिस्कनेक्शन लाइन। इसका क्या मतलब होता है कि हमारी कोई भी वॉल है या हमारी कोई भी लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। तो सिंपल आपने फर्स्ट क्लिक करना है, सेकंड क्लिक करना है, तो आपके पास जो डिस्कनेक्शन लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इस टूल को मैं दोबारा एक्टिव करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो देखें ये इस तरह आप सिंबल लगा सकते हैं, डिस्कनेक्शन लाइन सिंबल इजीली लगा सकते हैं। आपको ऑटोकैड के अंदर से भी लगाना आना चाहिए, आप यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर आपने वाई क्यू आर्च के अंदर से लगाना है तो आप आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर से इजीली लगा सकते हैं। तो डिस्कनेक्शन लाइन के बाद हमारे पास है पाइप कटिंग सिंबल। तो पाइप कटिंग सिंबल क्या होता है कि अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल पाइप जा रहा है तो उसको अगर आपने दरमियान से कट शो करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पाइप बना भी सकता हूँ। इस तरह मैं कोई भी 2 लाइन्स यहाँ पे मैं बना लूँ, यहाँ पे मैं इस तरह लगा दूँ, या आप यहाँ से जो वाई क्यू आर्च के अंदर हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था डेकोरेशन कंपोनेंट, तो यहाँ से आप कोई भी पाइप जब ड्रॉ करते हैं तो उसको अगर आपने कट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करके शो इसके दरमियान करा सकते हैं। तो कैसे कराना है, यहाँ पे देखें वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, आर्किटेक्चरल सिंबल, यहाँ पे है पाइप कटिंग सिंबल, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए नीचे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट फर्स्ट लाइन इंटर टू 2 पॉइंट्स मोड। तो यहाँ से हमने क्या करना है, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने सेकंड लाइन को सिलेक्ट करना है। तो जिस जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ से हमें इस तरह का जो पाइप कटिंग सिंबल है वो डिस्प्ले होगा। इसको अगर मैं इसमें यूज़ करूँ तो ये हमारा कैसे होगा, इसको मैं यहाँ से जाता हूँ, मिसलिनियस सिंबल के अंदर ये हमारा पड़ा हुआ है पाइप कटिंग सिंबल।
और उसके बाद ये हमारी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो देखें ये जो हमारा पाइप जा रहा था, जो हमने वाई क्यू आर्च का पाइप ड्रॉ किया था, वो हमें यहाँ पे इस तरह कटा हुआ शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर आर्किटेक्चरल सिंबल, इसमें है हमारे पास नेक्स्ट सिमेट्री एक्सेस। तो इसको हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट करना है, फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये इसका सिंबल शो हो रहा है कि सिमेट्रिकली ये इस तरह शो करेगा। इसी तरह अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल शो करना है, मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ, सेकंड क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारी सिमेट्रिकल जो कटिंग है वो आपको डिस्प्ले हो रही है। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टूल है, आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर हम जाएंगे, ये हमारा सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन हमारी बेसिकली कोई भी किसी भी वॉल की अगर सेंटर लाइन होती है, मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगा लेता हूँ। इसको सेंटर लाइन हम मैनुअली भी लगा सकते हैं। इसको कैसे लगाना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देखें एक तरीका ये है सेंटर लाइन लगाने का, ये हमारी सेंटर लाइन लग गई। इसको बाद में यहाँ से आप इसको चेंज कर ले, इसकी प्रॉपर्टीज जो भी है, इसकी जो टाइप है लाइन टाइप, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप सेंटर लाइन इस तरह बना सकते हैं, या ऑटो कैड के अंदर आप यहाँ से एनोटेट में जाए, एनोटेट में सेंटर लाइन। तो ये देखिए आपको यहाँ पे सेंटर लाइन का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से सेंटर लाइन आप इजीली लगा सकते हैं। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सेकंड लाइन सेलेक्ट करनी है, तो देखिए ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी जो सेंटर लाइन है उसको इजीली लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हमने इसको सिंबल शो करना है कि ये हमारी सेंटर लाइन है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं। सेंटर लाइन मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको दोनों इंटरफेस के बारे में पता चल जाए कि कौन सा हमारा टूल कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम जाएंगे आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर, यहाँ पे हमारे पास है सेंटर लाइन, इसको क्लिक किया और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट हमने ये क्लिक कर दिया और उसके बाद सेकंड पॉइंट इधर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने इंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सेंटर लाइन का जो सिंबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो आपकी कोई भी सेंटर लाइन हो, अगर आपके पास रेफरेंस लाइन है तो वो आप इस तरह लगा सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस लाइन नहीं है तो फिर पहले आप रेफरेंस लाइन लगाएं, उसकी सेंटर लाइन लगाएं और उसके बाद आप यहाँ पे सेंटर लाइन शो करें। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सिंपल आपको दिखा दूँ, इसको मैं दोबारा से एक्टिव करता हूँ। दोबारा से एक्टिव करने के बाद सिंपल मैंने फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया और मैं इस तरह इसको टर्न भी दे सकता हूँ और इस तरह भी टर्न दे सकता हूँ। उसके बाद इंटर करूंगा। तो आप जितने भी सेंटर लाइन लगाना चाहते हैं, जिस भी आपने डायरेक्शन पे उसको मूव करना है, तो आप इजीली मूव करके एक सेंटर लाइन लगा सकते हो। उसके साथ आपका जो सेंटर लाइन का सिंबल है, जो टेक्स्ट है, वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर हम जाएंगे, आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास है वायर सराउंड। तो वायर सराउंड हमारा क्या होता है कि हम कोई भी अगर वायरिंग वगैरह की हुई है, इलेक्ट्रिकल की हमने कोई भी वायरिंग की हुई है और वो हमने किसी जगह से मोड़ के दिखानी है, तो वो हम उसका सिंबल यहाँ पे इस तरह शो करा सकते हैं। मैं इसको दोबारा यहाँ पे एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करने के बाद जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने से आपकी वो यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा हो जाएगा। इट्स मीन कि ये जो आपकी वायर है यहाँ से सराउंड हो गए, घूम के आपकी नेक्स्ट आगे जा रही है, दरमियान में आपका कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई और वायर आ रही है, तो वो आप इस सिंबल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर टूल है वो भी अरेज सराउंड, मतलब कि आपने जो सराउंड यहाँ पे वायर सराउंड अप्लाई किया था, इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पे जस्ट क्लिक करें, तो वो जो आपका वायर सराउंड था वो डिलीट हो जाएगा, आपकी जो लाइन थी वो दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगी। तो वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे पास नेक्स्ट टूल है आर्किटेक्चरल सिंबल के अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेंट एरो, तो ये वाले जो बेंट एरो और इंटरेस्ट एरो है, ये आपको इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे, तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से इसको एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के बाद सिंपल आपने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी जगह को लोकेट करवाना है, तो आप उसको लोकेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस डोर हैंडल को लोकेट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सेकंड क्लिक करूंगा। उसके बाद थर्ड क्लिक, आप जिस भी डायरेक्शन पे इसको आप शो कराना चाहते हैं, आपने थर्ड क्लिक वहां पे इस तरह क्लिक कर देना। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट टूल है वो है इंटरेस्ट एरो। आप किसी भी इंटरेस्ट का अगर एरो शो कराना चाहते हैं या आपने किसी भी स्टेयर्स की जो है वो डायरेक्शन शो करानी है, तो सिंपल आप इस एरो को यूज कर सकते हैं। इस तरह आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं, डायगोनली भी कर सकते हैं। अगर ऑर्थो मोड ऑन करके करेंगे तो यहाँ पे आप इसको इस तरह इस एरो को आप शो करा सकते हैं। तो ये वाला हमारा एरो जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये थिक होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास दो किस्म के एरो होते हैं, बेंट एरो और इंटरेस्ट एरो। तो आप किसी भी एरो का यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
ओके, तो वाई क्यू आज के अंदर से अब तक हम आर्किटेक्चरल सिंबल यहाँ तक पढ़ चुके। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सर सिंबल। इंडेक्सर सिंबल्स के अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स हैं इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास इंडेक्स ऑफ इंडेक्सर। जैसे कि प्रीवियस हम जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, आर्किटेक्चरल सिंबल हमने पढ़ा, डेकोरेशन कंपोनेंट पढ़ा, इसी तरह बिल्डिंग कंपोनेंट पढ़ा। सेम इन्हीं की तरह हमारे पास जैसे इसके अंदर इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट होता है, डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर इंडेक्स ऑफ डेकोरेशन है, और इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स ऑफ सिंबल है। इसी तरह इंडेक्सर सिंबल के अंदर भी हमारे पास इंडेक्स ऑफ इंडेक्सर है। ये हमारे पास बेसिकली एक समरी होती है। जो टूल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं लिस्ट के अंदर, यही सारे टूल हमें यहाँ पे भी शो होते हैं। तो यहाँ पे इनको कंबाइन करके रख दिया जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कि जो टूल्स हमें वहाँ पे शो होंगे वो हमें यहाँ पे भी शो होंगे। तो यहाँ से आपको जो भी टूल यूज़ करना है आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक समरी होती है। कंबाइन टूल्स हमारे इसके अंदर पड़े होते हैं। तो चलें अब हम इन टूल को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंडेक्सर सिंबल्स के अंदर सेक्शन सिंबल 1। तो यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के सेक्शन सिंबल्स हैं। ये तीनों सेक्शन के सिंबल्स हैं। इसमें ऐसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली किसी भी जगह पे अगर आपने सेक्शन शो कराना हो तो उसको शो कराने के लिए सिंबल यूज़ किए जाते हैं। ये 3 मुख्तलिफ टाइप के हैं। तो इनमें सबसे पहले जो हमारे पास है उसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मेन स्केल अपना सेट कर लेना है। इसको मैं 1 कर देता हूँ टेम्परेरी। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें जैसे मेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर ये एक सेक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये आपको जो डिस्प्ले हो रहा है ये हमारा सेक्शन का सिंबल है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ से कुछ सेक्शन काट के शो करवाना है। तो उसके लिए हमें एक सेक्शन लाइन और उसका यहाँ पे सिंबल डिस्प्ले कराना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सेक्शन यहाँ से कट रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें किस साइड पे शो होगी। तो ये लगाने के लिए आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं सेक्शन सिंबल। तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट पे ये सेक्शन सिंबल 1। इसको हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और उसके बाद सेकंड पॉइंट। और अगर आप यहीं पे क्लिक कर देंगे, इसको मैं स्पेस कर देता हूँ, तो देखिए हमारे पास इस तरह का सेक्शन लगेगा। इस तरह का सिंबल आएगा हमारे पास, जस्ट एक लाइन होगी और उसके नीचे इस तरह की एक मोटी लाइन होगी। लेकिन इसी को अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करने के बाद अगर मैं फर्स्ट क्लिक करूँ, सेकंड क्लिक करूँ और उसके बाद मैं थर्ड क्लिक करूँ और यहाँ पे फोर्थ क्लिक कर दूँ और उसके बाद स्पेस दे दूँ या एस्केप कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिटेल 1। तो इस तरह का हमें ये सिंबल डिस्प्ले होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ से ये मेरा सेक्शन है और उसका जो सेक्शन सिंबल का स्टाइल है वो मुझे इस तरह का नजर आएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ से दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, ये है। इसको भी आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, अगर मैं यहीं पे स्पेस कर दूं तो ये भी हमारा इसी तरह का लगेगा। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से अब हम दोबारा से दूसरा जो हमारा सेक्शन सिंबल है इसको आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और वाई क्यू आर्च के अंदर से यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली इस तरह का इंटरफेस आपके पास नहीं आ रहा होगा वाई क्यू आर्च का। ये इंटरफेस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आप मेरे से ले सकते हैं या आप बना भी सकते हैं खुद से। तो चले हम यहाँ से दूसरा पढ़ते हैं। हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ सिंबल में सेकंड नंबर पे है वो है सेक्शन सिंबल 2। तो इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, उसके बाद फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया और थर्ड क्लिक और उसके बाद मैं फोर्थ क्लिक कहीं पे भी कर दूं, तो देखिए अब जो स्टाइल है वो इस टाइप का बना है। ये हमारे सेक्शन सिंबल वही है जो हम ऑटोकैड के अंदर टूल पैलेट में यूज करते हैं। तो टूल पैलेट में कैसे हम यूज करते हैं, मैं टीपी करता हूँ, टूल पैलेट की शॉर्टकट की है, इसको मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ सिंबल्स है। यहाँ पे ये टैग है, इसको अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊं तो देखिए ये किस तरह का सिंबल है। इसी तरह कॉल आउट, ये हमारे एक सेक्शन का सिंबल है। तो ये जो सिंबल हमारे पास ऑटोकैड के अंदर होते हैं उनका स्टाइल कुछ डिफरेंट होता है और वाई क्यू आर्च के अंदर जो हम यूज करते हैं उसका कुछ का स्टाइल डिफरेंट होगा और कुछ सेम इसके साथ मिलते जुलते होंगे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिंबल जो हम टूल पैलेट्स में यूज करते हैं उसकी एडवांस जो है वो हमें यहाँ से वाई क्यू आर्च के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड हमारा हो गया और इसी के बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं और थर्ड जो हमारा है इसके अंदर उसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद थर्ड। तो थर्ड में देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास इस तरह का डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर हमारे पास एक साइड से ये होगा और
एंड वाली साइड से हमारा इस तरह का डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह वाई क्यू आर के अंदर जो हमारा इसके बाद सेकंड ऑप्शन है, ये हमारे सेक्शन ऑफ सिंबल थे। इसके बाद हमारे पास है एलिवेशन इंडेक्सर। तो ये हमारा बेसिकली सेक्शन के लिए यूज होते हैं सिंबल, और ये वाले जो हमारे सिंबल्स है ये हमारे एलिवेशन के लिए यूज होंगे। तो इसमें जो हमारे पास सबसे टॉप पे है वो 4 in 1। तो ये बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 ये सेपरेट सेपरेट होते हैं, और उन सब को एक जगह पे अगर कंबाइन करें तो फिर हमारे पास ये 4 in 1 वाला यूज होता है। इसको हम लास्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यूज करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जस्ट मैंने क्लिक करना है, क्लिक किया तो देखिए ये मेरे पास सेक्शन 1 लग गया। इसी तरह अगर मैं सेक्शन 2 करना चाहूँ तो यहाँ से मैं दोबारा वाई क्यू आर के अंदर जाऊंगा, इंडेक्सर ऑफ सिंबल। तो यहाँ पे देखिए एलिवेशन 2। अब इसकी जो डायरेक्शन है ये ऊपर वाली साइड पे है। अब जो सेक्शन 2 है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे वाली साइड पे होगी। यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया तो देखिए जो हमारे पास सेक्शन 2 है वो नीचे वाली साइड पे है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी आप सेक्शन लगा रहे हैं अगर आप उसी को रिपीट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये जो नंबर हैं, या आप इसके अंदर अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे, उनके अंदर इंक्रीमेंट लगता जाएगा। कैसे, अब मैं दोबारा यही सेक्शन दोबारा यूज करता हूँ। पेस्ट की कमांड से मैं इसको रीएक्टिव करूंगा और जस्ट मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दिया तो देखिए अब ये 2 से 3 हो गया। इसी तरह मैं फिर क्लिक करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारे जो नंबर हैं ये इसी तरह ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। अगर आप इस नंबर की जगह पे इंग्लिश का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या इनका कुछ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। दोबारा से मैं इस कमांड को एक्टिव करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं कि हमने जो भी सीरियल नंबर देनी है वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए टाइप कर दूं और उसके बाद इंटर कर दूं तो अब मैं जो भी यहाँ पे सेक्शन लगाऊंगा वो अल्फाबेटिक में लगेगा। तो यहाँ से मैं अगर एक और कोई सेक्शन यूज करूं, मैं इसको एलिवेशन यहाँ से यूज करता हूँ, 1 करता हूँ दोबारा से, तो देखिए अब मेरा बी होगा। तो इसी तरह ये हमारा सिर्फ सेक्शन का स्टाइल यहाँ से चेंज होगा, लेकिन जो हमारा सीरियल नंबर है उसको आपको बार बार मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक ही डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं तो वो आप लगाते जाए, ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। इसी तरह इसको हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो एलिवेशन का तीसरे नंबर पे है वो हमारा लेफ्ट होगा। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट पे चला गया। इसी तरह अगर हम फोर्थ नंबर पे आए तो ये हमारा किस पे चला जाएगा, राइट साइड पे। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो ये हमारे 4 किस्म के हो गए। अब यहाँ पे मैं 1 भी लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसी तरह मैं यहाँ पे 2 भी लगा देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दी। अब देखिए ये हमारे जो है 1 2 3 4 सेक्शन सिंबल है, और जो हमने कमांड छोड़ दी थी एलिवेशन इंडेक्सर 4 in 1, अगर आप इसको लगाएंगे तो ये आपके चारों जो ये वाले हैं ये ऑटोमेटिकली एक जगह पे लग जाएंगे इस तरह। तो देखिए इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इजीली, ये आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं हर एक को। तो इस तरह आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिकली एक ही जगह पे लग जाते हैं सेक्शन। अगर आप सेपरेट लगाना चाहते हैं तो आप इस टूल की मदद से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर के अंदर इंडेक्सर ऑफ सिंबल। इसमें देखिए हमारे पास है डिटेल ड्राइंग सिंबल 1 और डिटेल ड्राइंग सिंबल 2। तो ये हमारे बेसिकली जो ड्राइंग के सिंबल होते हैं उनके लिए 1 और 2 दो किस्म के सिंबल है, इनको भी हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो देखिए ये मेरे पास एक इस तरह का है। अगर इसकी भी आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करना है तो मैं इसको 1 से कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो आप देखिए यहाँ पे ये 1 लगेगा, मैं दोबारा लगाऊंगा तो 2 लगेगा, इसी तरह 3। तो ये आप इस तरह ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। अगर मैं इसका अब दूसरे वाला यूज करूं तो वो हमारा किस तरह नजर आता है, इसको हम क्लिक करेंगे और डिटेल ड्राइंग सिंबल 2, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। देखें यहाँ पे ये इस तरह का नजर आएगा। जो हमारा 1 था वो इस तरह का था, सिंपल हमारा सर्कल था और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था। लेकिन जो हमारा 2 है वो उसके अंदर टेक्स्ट भी है और एक लाइन लगा के नीचे आप अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो उसको एडिट कर सकते हैं। आप इसको आप यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे ए लिख देता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारा 4A हो गया। तो इस तरह आप यहाँ पे इनका मुख्तलिफ तरीके से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर के अंदर इंडेक्सर ऑफ सिंबल। इसमें है यूजर इंडेक्सर 1। ये सेम इसी तरह के हमारे पास 9 तक होंगे, इसमें 9 टाइप के होंगे। तो यहाँ से मैं फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल कहीं पे भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए जो हमारे पास ये फर्स्ट आ रहा है और उसके बाद ये हमारा इस तरह बनेगा और इसको आप इस तरह लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप डिटेल 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक बात नोट करनी है, इसको जब मैं कमांड को एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास एरो एंड सिंबल स्टाइल है। तो इसको मैं यहाँ से अगर क्लिक कर लूँ
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एरो स्टाइल और मुख्तलिफ किस्म के जो कमेंट स्टाइल है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सर सिंबल, उसके बाद है यूजर इंडेक्सर 2, इसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह का नजर आएगा, इसको हम यहाँ पे इस तरह लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन होगी, इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख दें, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्ट स्टाइलिस लिख देता हूँ, उसके बाद ओके करें। तो देखें यहाँ पे इसके अंदर आर्ट स्टाइलस लिखा गया और यहाँ पे ये एरो बन गया। और इसी तरह अगर हम आगे वाला यूज़ करें तो इसमें थोड़ा सा और स्टाइल डिफरेंट होगा, तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी मैं यही कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखें ये बॉक्स आ गया, ये हमारा एलिप्स शेप में था, इसका एरो स्टाइल चेंज है, इसका चेंज है। तो ये यहाँ से वाई क्यू आर के अंदर से जितने भी हमारे इंडेक्सर ऑफ सिंबल है इनका आप यूज़ देख लेना। ये हमारे डिफरेंट किस्म के होते हैं, हर एक का सिंबल अलग-अलग से होता है, उसका डिज़ाइन अलग होता है, किसी में एरो अलग होगा, किसी में उसका जो कमेंट सेक्शन है वो अलग से होगा। तो ये आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए अगर आपने एरो लगा के शो कराना हो तो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एरो लीडर। ये हमारे पास सिंपल जिस तरह हम ऑटो कैड के अंदर क्यू लीडर यूज़ करते हैं, ये भी सेम उसी तरह का है। तो चलें इसको यहाँ से हम यूज़ करते हैं। स्टार्ट पॉइंट आपने कोई भी ले लेना है, जहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने शो कराना है, उसके बाद आप जो भी एंगल देना चाहते हैं, और अगर आप मज़ीद आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, और अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको स्कैप कर दें। तो देखें ये सिंपल हमारा एरो लग गया। इसके बाद अगर मैं रिपीट कमांड करूं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ एरो है। अभी हम ये वाला एरो यूज़ कर रहे थे, अगर हमने डॉट ये यूज़ करना है तो हम इसको कर सकते हैं। अगर हमने टेक्स्ट को अबव रखना है तो हम इसको कर सकते हैं, और इस तरह अगर हमने पोलर एंगल इसको चेंज करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और दोबारा से इस कमांड को मैं यहाँ पे इस तरह लगा देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास जो ये वाला है ये हमारा एरो डॉट में हो गया है, और अगर हम टेक्स्ट लगाना चाहें तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह लगा के और यहाँ पे कुछ इस तरह कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास ये टेक्स्ट भी आ गया है। तो ये टेक्स्ट हमारा कहीं पे भी हो सकता है, इसको मैं आर्ट स्टाइलिस लिख देता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा। तो देखिए अब हमारा ये आर्ट स्टाइलिस भी लिखा गया, और हमारा जो एरो का डिज़ाइन था वो हमारा ये हो गया। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, इंडेक्सर ऑफ सिंबल। इसके अंदर आप ये सारे चेक कर लीजिएगा, मुख्तलिफ तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एरो लीडर हमने पढ़ा, मल्टी पॉइंट लीडर जैसे हमने ऑटो कैड के अंदर जो हमारे मल्टी पॉइंट हम यूज़ करते हैं लीडर, उसको आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर। तो ये आपने कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए आपकी जिस भी चीज़ को शो करवाना चाहते हैं, मल्टीपल चीज़ें आप उसको शो करवाना चाहते हैं एक ही लीडर के साथ, तो आपने जस्ट उनको मार्क कर लेना है फर्स्ट क्लिक। अगर यहाँ पे कोई चीज़ मेरी पड़ी है तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद इधर क्लिक कर लूँगा, तो उसके बाद मैंने जितने भी क्लिक करने हैं उसके बाद स्पेस दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह कहीं पे भी जहाँ भी एरो क्लिक करूँगा और उसके बाद इंटर करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है जो भी वो आप लिखते हैं, ओके करूँगा। तो देखें एक मैंने ये दिया था, एक ये दिया था, एक ये दिया था, तो इन सब का जो एरो है वो यहाँ से एक ही टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका यूज़ आप मुख्तलिफ जगहों पे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये शो कराना है कि ये भी मेरी विंडो है, ये भी विंडो है, तो मैं कैसे करवाऊँगा, यहाँ से मैं इसको रिपीट कमांड करता हूँ। रिपीट कमांड करने के बाद यहाँ पे भी क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे भी क्लिक कर लूँगा, और उसके बाद मैं इसको स्पेस कर दूँगा, यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा कहीं पे भी। तो ये इस तरह मैंने रख दिया, यहाँ पे मैं लिख दूँगा विंडो, तो ये इट्स मीन कि अब मेरी दोनों विंडोज़ है। तो इसको मैंने विंडो कर दिया, तो देखें ये भी मेरी विंडो है और ये भी विंडो है। तो इस तरह ये मल्टी जो लीडर है वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएँगे, इंडेक्सर ऑफ सिंबल में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है वर्टिकल एमपी लीडर। एमपी लीडर मतलब हमारा जो मल्टी पॉइंट लीडर है वो हमारा जस्ट वर्टिकल डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये भी शो कराना है, उसके बाद यहाँ से मैंने इस तरह ये भी शो कराना है। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूं तो मेरा जो क्लिक है वो यहाँ ही से ही सिलेक्ट होगा। तो देखिए मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा यहाँ से ही सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे इस तरह क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मैं लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं वॉल कर देता हूँ और उसके बाद ओके करूँगा। तो देखिए अब मेरा ये एरो है, ये एरो है और ये एरो है, तो और उस सब का जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ जगह पे अगर आप वर्टिकली कोई मल्टी पॉइंट लीडर शो कराना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर इंडेक्सर सिंबल, और यहाँ पे है ऐड रिमूव वर्टेक्स, और उसी के नीचे है ऐड लीडर एरोज। तो ये क्या होते हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। उससे ऐड रिमूव करने से पहले चले हम इसी को पहले पढ़ लेते हैं। ऐड रिमूव कैसे करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी लीडर है उसको हमने अगर ऐड
ऐड करना है उसके अंदर, मैं एक सिंपल लीडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक ये सिंपल लीडर है। अगर मैंने इसके अंदर मजीद लीडर ऐड करने हैं तो मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जिधर भी पॉइंट ऐड करने हैं उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस तरह देखिए, अगर मैंने एक इधर करना है पॉइंट ऐड तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह अगर मैंने इधर पॉइंट करना है ऐड तो मैं इधर कर दूंगा, या मैंने इधर करना है तो देखें ये जिधर जस्ट क्लिक करना है आपने तो वहीं पे आपकी जो वर्टेक्स है वो ऐड होते जाएंगे। उसके बाद आप स्पेस कर दें तो देखिए अभी ये जो हमारा लीडर है वो कुछ इस डिजाइन का बन गया। तो ये वाला जो हमारे बेसिक टूल है वो इस इंटरफेस के अंदर इस ड्रॉप डाउन एरो पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखें ये लीडर के अंदर हमारे पास जो ऐड रिमूव वर्टेक्स है इस ऑप्शन को हम पढ़ रहे हैं। ये नाम से जाहिर है कि अभी हमने जो वर्टेक्स है वो ऐड किया है। अगर आप हमने इन्हीं वर्टेक्स को रिमूव करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं इसी कमांड को दोबारा एक्टिव करूंगा। दोबारा एक्टिव करने के बाद अब देखिए पहले आपने सबसे पहले लीडर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने लीडर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने जिस वर्टेक्स को रिमूव करना है आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। तो देखिए अब ये जो मेरा वर्टेक्स है ये दोबारा से सीधा हो गया। अगर मैंने यहीं पे इसको ऐड करना है कोई वर्टेक्स तो मैं बाहर क्लिक कर दूंगा। देखिए अगर रिमूव करना है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर मैंने ऐड करना है ऐड किया, कहीं पे भी बार क्लिक करते रहेंगे। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो देखें यहाँ पे ही वर्टेक्स ऐड हो गया। अब रिमूव करना है तो आपने एग्जैक्ट उस वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करना है। आपने लाइन पे या लाइन से बाहर क्लिक नहीं करना, उससे वो ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा वर्टेक्स ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए टूल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है इसके अंदर इंडेक्सर सिंबल के अंदर वो है ऐड लीडर एरो। तो अगर आपने किसी भी लीडर के ऊपर एरो ऐड करने हैं तो वो आप करवा सकते हैं। कैसे, इस पे क्लिक किया, सिलेक्ट करने के बाद अब किसी भी लीडर पे हमने ऐड करने हैं तो हम इस लीडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सिलेक्शन में नहीं आ रहा तो इसके लिए हम मल्टी जो हमारे है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखें ये हमारी सिलेक्शन हो गई। इस मल्टी लीडर के अंदर हमने मजीद कोई लगाने है एरो तो वो हम लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इसके ऊपर कुछ लगाना है तो वो हम लगा सकते हैं। तो ये आपने उस लीडर को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि वो लीडर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका मल्टी पॉइंट लीडर होना चाहिए। सिंगल जो लीडर है उसके अंदर ये ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास YQR इंडेक्सर सिंबल के अंदर जो हमारे पास लास्ट है वो है डेकोरेशन ड्राइंग टाइटल। तो ये आपके वही टाइटल होते हैं जो हम यहाँ पे अपने लेआउट प्लान के नीचे देते हैं। जैसे ये मैंने एक सिंपल सा दिया हुआ है, या आप एलिवेशन वगैरह या कुछ उस तरह के डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे नीचे टाइटल देते हैं। तो ये हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। YQR के अंदर जाएंगे, इंडेक्सर ऑफ सिंबल, उसके बाद डेकोरेशन ड्राइंग टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास न्यू टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप नया देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नया दे सकते हैं और जस्ट आप यहाँ पे स्पेस कर दें तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर देखिए हमारे पास प्लान टाइटल है, एलिवेशन टाइटल है और डिटेल टाइटल है। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास सिर्फ उसका जो सैंपल है वो डिस्प्ले हो रहा है। आप कोई भी सिलेक्ट करें, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एलिवेशन के लिए है और ये सिर्फ डिटेल के लिए और ये सिर्फ लेआउट के लिए। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल प्लान यूज करना है तो इसके अंदर मैं एलिवेशन भी लिख सकता हूँ। आप देखें यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से स्केल अगर मैं कुछ इसको देना चाहता हूँ कि मैंने इतने स्केल पे ड्राइंग बनाई है और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जस्ट आपने क्लिक कर देना है तो देखिए आपके पास कुछ उसी तरह का यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको भी अगर आप चेंज करें, यहाँ पे ये चाइनीज लैंग्वेज है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। 1/8 मैंने दिया था और यहाँ पे डोर स्केड्यूल प्लान। तो यहाँ से हम दोबारा इसी टूल को एक्टिव करते हैं, स्पेस करेंगे तो यहाँ पे इस दफा मैं एलिवेशन टाइटल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे डोर स्केड्यूल प्लान की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। मैं फ्लोर प्लान लिख देता हूँ, फ्लोर प्लान। और यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं डिटेल लिख देते हैं। ये मैंने डिटेल लिख दी। स्केल हम 1/4 कर देते हैं और यहाँ से हम कुछ अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपने कोई यहाँ पे डिटेल देनी है, ड्राइंग नंबर देना है या कुछ भी देना है तो वो आप यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद ओके करूँगा, क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास वही जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, फ्लोर प्लान डिटेल स्केल इतना है। और यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन, इंडेक्सर, आप सीरियल नंबर अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो कोई भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये सिर्फ उसका पैटर्न है। इस दफ़ा मैंने ये सिलेक्ट किया, पहले मैंने ये सिलेक्ट किया था। अभी मैं दोबारा उसी कमांड के अंदर जाता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये पैटर्न है। आप पैटर्न कोई भी यूज करें, आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह
अगर आपने इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो आप इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका टेक्स्ट मैं चेंज कर सकता हूँ, और उसके बाद अगर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, आप उसको चेंज कर दें। मैं जस्ट इसको प्लान हटा रहा हूँ, ओके किया, और उसके बाद यहाँ पे देखें फ्लोर सिर्फ सिंपल लिखा हुआ आ गया। ओके, तो वाई क्यू आर के अंदर से हमारा इंडेक्सर सिंबल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक टूल्स। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक टूल के अंदर हमारे पास सेम जैसे बाकियों के अंदर होता है, इसी तरह इंडेक्स ऑफ स्टैटिक्स है, हमारे पास इंडेक्स है। तो इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद आपको वही सारी सेम चीज़ें जो उस लिस्ट के अंदर होती हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आप किसी भी टूल को यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, या आप वहाँ से लिस्ट से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। कोई भी आपने टूल अगर इस समरी के अंदर से सिलेक्ट करना है तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, वो टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। इसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक टूल के अंदर सेलेक्ट इजी बेसिकली आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप ये सेलेक्ट इजी का टूल यूज़ करते हैं। लेकिन इस सेलेक्ट इजी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है। इस लैंग्वेज की हमें समझ नहीं आती, तो इसलिए हम इस टूल को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस सेलेक्ट इजी को हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। बाद में इसकी लैंग्वेज अगर हम यहाँ से चेंज कर पाए तो इसको हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो सीरियल नंबर। तो ये जो टूल है ये बेसिकली कोई भी सीरियल नंबर अगर आपने ऑटो लगानी हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। इसका यूज कैसे करेंगे? ऑटो नंबर सीरियल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए आपके पास यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बाय ऑब्जेक्ट, ग्रिड लाइंस, इंटरसेक्टेड, मैट्रिक्स, पिक पॉइंट, एनुलर, टेक्स्ट टू सीरियल नंबर। तो इसमें आप जिस तरह भी लगाना चाहते हैं, आपने कोई ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, या आपके जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है वहां पे आपने लगाना है, या आप कोई पॉइंट पिक करके लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है, लेफ्ट सेंटर, इसी तरह बॉटम राइट वगैरह आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे उसकी लेयर है, अगर आप लेयर नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर लें, और अगर लेयर का कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपने हाइट वगैरह चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होता है ये हमारा वैल्यू सीरियल नंबर। अगर हमने न्यूमेरिक में कोई सीरियल नंबर देनी है तो वो हम इस पे रखेंगे वैल्यू सीरियल नंबर पे, और अगर हमने किसी अल्फाबेटिक में देनी है तो वो फिर हम लेटर सीरियल नंबर इसको रखेंगे, और यहाँ से हम अपनी सीरियल नंबर अल्फाबेट में देंगे। तो यहाँ से मैं इसको वैल्यू सीरियल नंबर रखता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे रखने के बाद अब देखें अगर मैं इसको बाय ऑब्जेक्ट करूँ, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सॉर्ट मोड है वो भी आता है कि अगर इसको बाय सिलेक्ट ऑर्डर, कि आप जिस जिस तरह सिलेक्ट करें उसी उसी तरह सीरियल नंबर आपकी लगती जाए, या आप इसको किसी रेफरेंस से टॉप टू बॉटम, या फ्रॉम बॉटम टू लेफ्ट, या बॉटम टू टॉप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या इसमें और भी बहुत से ऑप्शन है, आप उनके तरीके से लगाना चाहते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 तरीके बताता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास है सीरियल नंबर फ्रेम मोड। ये जो आपका टेक्स्ट होगा उसका फ्रेम है, कि आपका वो सर्कल के अंदर हो, ट्राइएंगल के अंदर हो, या किसी और में। आपके पास बहुत से ऑप्शन है, स्क्वायर के अंदर भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने बाय सिलेक्ट ऑर्डर कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे बाय ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हमने जिस भी ऑब्जेक्ट का सीरियल नंबर देना है तो उस पे हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे इस डोर का देना है, मैं इस डोर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं इस डोर पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद इस डोर पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इंटर कर देता हूँ। तो इंटर करने के बाद आप देखें जो मैंने सिलेक्शन की थी उसके हिसाब से यहाँ पे सीरियल नंबर लग गई। ये सीरियल नंबर 1 है, ये सीरियल नंबर 2, और ये सीरियल नंबर 3। और जो मैंने सर्कल इसका फ्रेम रखा था तो यहाँ पे इसका फ्रेम सर्कल में है, और टेक्स्ट की हाइट 6 इंच थी तो यहाँ पे आपको 6 इंच शो हो रही है। इसी तरह दोबारा हम इसी कमांड के अंदर जाते हैं। आप इस कमांड के अंदर यहाँ से वाई क्यू आर्च के अंदर से भी जा सकते हैं, या स्टैटिस्टिक के अंदर आप जाए, वाई क्यू आर्च 1 के अंदर आपने जाना है, उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट इजी के बाद ये देखिए ऑटो सीरियल नंबर। तो चले यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑटो सीरियल नंबर है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मैंने बाय सिलेक्ट ऑर्डर किया था, अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर दूं, इसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम कर दूं, या फ्रॉम बॉटम टू राइट कर दूं, तो वो भी कर सकता हूँ। मैं देखिए इसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम कर देता हूँ, और यहाँ से हम दोबारा से सीरियल नंबर 1 कर देते हैं। इसको 1 करेंगे, दोबारा इंक्रीज हमने रखा, स्टेप इंक्रीमेंट यहाँ पे हमने 1 रखा हुआ है। अगर आपने प्रीफिक्स कोई और चीज़ लगानी है,
या पोस्ट फिक्स आपने लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप 1A या S2 या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे प्री फिक्स में लिख सकते हैं, और न्यूमेरिक के बाद आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप पोस्ट फिक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम एज इट इज रहने देंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ से ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, इस तरह मैंने क्लिक किया, उसके बाद इंटर करूंगा तो आप देखिए जो मेरे नंबर है वो मेरे किस तरह लगेंगे, टॉप टू बॉटम की तरफ। इसको अंडू कर लेते हैं और इसको मैं दोबारा सिंपल किसी और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसी तरह मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने डिफरेंट इस तरह कॉपी कर लिए। अब यहाँ से दोबारा हम ऑटो सीरियल नंबर में जाएंगे। ऑटो सीरियल में जाने के बाद फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमने किया और यहाँ से इसको मैं 1 कर देता हूँ, उसके बाद ओके। तो आप देखिए इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेंडमली मैंने इस तरह सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर। तो देखिए आप टॉप टू बॉटम हमारे जो जो जिस लेवल पे होगा उस हिसाब से उसका सीरियल नंबर यहाँ पे लगता जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला हमारा 1 है, 2, फिर उसके बाद इसका ये डाउन था 3, 4, 5। इसी तरह आप ऑटो सीरियल नंबर में जाके यहाँ से कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बॉटम टू टॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं, या आप सेलेक्ट ऑर्डर इसको रखना चाहते हैं तो इसको भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको ग्रिड लाइंस पे भी लगा सकते हैं, जो आप ग्रिड लाइंस बनाते हैं उसमें लगा सकते हैं, मैट्रिक्स, पिक पॉइंट, या आपने कोई पॉइंट पिक करना है। मैं इसको पिक पॉइंट करता हूँ, उसके बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद आप देखें इसको मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसको इधर रखना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको इधर रखना चाहता हूँ, इसी तरह मैं इसको इधर रखना चाहता हूँ। तो अपनी मर्जी से जहां भी मैं इस सीरियल नंबर को रखना चाहता हूँ मैं इजीली रख सकता हूँ। तो चले इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो स्टैटिस्टिक टूल के अंदर हमारे पास आता है एम्प्टी टेबल। तो एम्प्टी टेबल ये हमारा बेसिकली एक टेबल बनेगा जो बिल्कुल एम्प्टी होगा। हम सिंपल इसको बना सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने रो नंबर देनी है कि आप कितनी रो लगाना चाहते हैं। मैं 5 कर देता हूँ। कॉलम नंबर कि आप कितने कॉलम लगाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। और उसके बाद बाय सेल लगाना चाहते हैं या आप बाय टेबल लगाना चाहते हैं। तो बाय सेल आप इसकी जो हाइट है वो आपको यहाँ पे बाय सेल आएगी, और अगर बाय टेबल करेंगे तो उसकी हाइट आपको यहाँ पे इन कॉलम के अंदर देनी होगी। तो अभी मैं बाय सेल करता हूँ, और उसके बाद अगर आप किसी रेक्टेंगल के अंदर लगाना चाहते हैं तो फिर आप उस रेक्टेंगल को भी यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एज इट इज रहने देंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास वो ऑटोमेटिकली एक टेबल बन के आ जाएगा जो कंप्लीट ब्लैंक होगा। तो अब इसमें ये जो सेल हाइट है हमारी इस तरह जो हमने वहां पे रखी हुई थी वो ही हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी। मैं दोबारा से जाता हूँ इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी सेल की हाइट है वो 100 है और विड्थ जो है वो 300 है। तो आप इस सेल की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाई टेबल पे करते हैं तो इसी तरह बाई टेबल को भी आप कर सकते हैं। उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखें जो बाई टेबल है उसमें हमारी सेल की हाइट चेंज हो गई है। तो देखें यहाँ पे हमने 100 थी और इसकी जो टोटल टेबल विड्थ है वो 3000 थी, तो उस हिसाब से इसने यहाँ पे टेबल बना दिया। तो इसके आप कॉलम और रो वगैरह यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ है ये हमारी सेपरेट लाइंस है। जिस तरह ऑटो कैड का टेबल होता है वो इस तरह का टेबल नहीं है, ये हम लाइन या पॉली लाइन की मदद से जो टेबल बनाते हैं ये उसकी मदद से बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हम वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक टूल के अंदर जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास टेबल टेक्स्ट अलाइन। अब टेबल टेक्स्ट अलाइनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट रख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट रख लेता हूँ सिंपल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया और इसका स्केल मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसको हम ऑलमोस्ट 20 कर देते हैं, इसको 30 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक टेक्स्ट है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ मजीद। अब यहाँ पे मैं इसको रेंडमली रख लूँ, अगर मैं ऐसे रखूँ और ऐसे भी रख लूँ, ऐसे कुछ रख लूँ इस तरह, तो देखिए इनको मैंने ऐसे रख लिया। अब इनकी जो अलाइनमेंट है अगर आपने उनको सेट करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, स्टैटिस्टिक टूल के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे टेबल टेक्स्ट अलाइन इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप सेंटर अलाइन रखना चाहते हैं इसको तो सेंटर पे आप रखेंगे। अब मैं सेंटर कर रहा हूँ और उसके बाद ऑटो रोटेट टेक्स्ट कि अगर आपका कोई टेक्स्ट रोटेट हुआ है तो वो भी रोटेट हो जाए, तो इसको भी कर ले। तो इसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हम एक दो टेक्स्ट जो है उनको रोटेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को ऐसे रोटेट कर दिया और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से ऐसे रोटेट कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारे जो टेक्स्ट है वो रोटेट हुए हुए हैं। तो इनको भी हमने सीधा करने और इनकी अलाइनमेंट भी करनी है। तो इनकी अलाइनमेंट कैसे होगी, अब देखिए पहले तो आपने इस बात को समझना है कि ये आपके टेक्स्ट भी उसी हिसाब से होने चाहिए। अब ये देखिए मिडल सेंटर है, तो ये मेरे मिडल सेंटर तभी होंगे। अगर मैं इस ए को यहाँ से चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको मैं मिडल लेफ्ट कर देता हूँ।
और इसको मैं कुछ और कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं क्लिक करने के बाद बॉटम राइट कर देता हूँ। तो देखना अभी इन टेक्स्ट के दरमियान आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। तो यहाँ से हम स्टैटिस्टिक टूल के अंदर जाते हैं, यहाँ से टेबल टेक्स्ट अलाइनिंग इस पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं सेंटर कर रहा हूँ, ऑटो रोटेट टेक्स्ट इस पे भी क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जस्ट हमने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेने हैं टेक्स्ट और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आप देखें हमारे जितने भी टेक्स्ट थे वो सेंटर अलाइन हो गए और जितने भी रोटेट हुए हुए थे टेक्स्ट वो भी सीधे हो गए। अब ये वाला टेक्स्ट जो मैंने चेंज किया था, इसकी जो अलाइनमेंट मैंने चेंज की थी, तो वो उसकी वजह से अगर इसको अब मैं सेंटर अलाइन करूं तो यहाँ से मिडल सेंटर करने के बाद देखिए वो भी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो कि आपके टेक्स्ट अलाइन नहीं हो रहे तो आप चेक कर लीजिएगा कि उनकी जो बेसिक अलाइनमेंट है वो कैसी है। तो चलें वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे स्टैटिस्टिक टूल्स के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है अक्यूमुलेट सेल एरिया। किसी भी सेल का अगर आपने एरिया फाइंड करना हो तो वो आप कर सकते हैं। कैसे आप देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद आप देखें सिलेक्ट टेक्स्ट मोड और उसके बाद सिलेक्ट पॉलीलाइन मोड। सिलेक्ट टेक्स्ट मोड का मतलब है कि जिस सेल के अंदर आपका टेक्स्ट पड़ा होगा अगर आप उस टेक्स्ट के सेल को करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, या आप पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने के बाद उस पॉलीलाइन का जो एरिया है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें अगर मैंने इस सेल का एरिया फाइंड करना है तो मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद जहां भी मैं अपना एरिया प्लेस करना चाहता हूँ उधर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखिए हमारे पास डिटेल आ गई है कि ये W4 जो टेक्स्ट था, सीरियल नंबर हमारा W4, उसका जो रियल एरिया है वो इतने मीटर स्क्वायर है, उसकी विड्थ ये है, उसकी हाइट इतनी है। तो चलिए अब हम इसको एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ तकरीबन 10 इंच बाय 10 इंच की। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली 10 इंच बाय 10 इंच। इसी तरह मैं इसकी एक और कॉपी भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी बना ली और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कोई न्यू टेक्स्ट, इसको मैं D1 कर देता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और मैं इसको इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, स्केल की मदद से कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर और इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, इसको मैं W1 दे देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको W1 कर दिया। तो अब देखें यहाँ से YQH के अंदर जाएंगे, स्टैटिस्टिक टूल, यहाँ पे अकोमुलेट सेल एरिया और उसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट मोड, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर जैसे ही प्रेस किया अब मैंने इसका टेबल कहीं पे प्लेस करना है तो उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए अब जो हमारा D1 है उसका जो टोटल एरिया है वो मीटर स्क्वायर में 0.06 दिखा रहा है और इसकी जो विड्थ है वो हमें mm में शो कर रहा है। अब ये हमारी इंचेस के अंदर क्यों नहीं आ रही, इसको मैं एक दफ़ा अंडू करता हूँ और दोबारा से हम ट्राई करते हैं कि क्या ये mm में ही आएगी या इंचेस में आ सकती है। तो यहाँ से मैं पहले यूनिट कंफर्म करता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट के अंदर जाऊँगा, यूनिट्स के अंदर हमारे इंचेस है और अगर मैं इसको mm करके देख लूँ, ओके करूँ, ओके करने के बाद अब दोबारा मैं यही कमांड लगाता हूँ, उसके बाद अकोमुलेट सेल एरिया, ओके, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम रख देंगे। तो देखिए अभी भी ये मीटर में ही दिखा रहा है। चलें इसको हम डिलीट करते हैं या अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद दोबारा से हम इसके यूनिट कुछ और चेंज करके देख लेते हैं। हम इसको मीटर में रखते हैं। मीटर में करने के बाद यहाँ से मैंने इसको अकोमुलेट सेल एरिया लिया, उसके बाद ओके। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है M2 डेसिमल डिजिट सेटिंग इन द कमांड, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। MM डेसिमल डिजिट सेटिंग इन कॉन्फ़िगरेशन डायमेंशन, और इसको इसको हम देख लेते हैं। चलिए ओके करते हैं। ओके करने के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको हम प्लेस करते हैं। तो हमारा जो एरिया है बेसिकली वो हमें आप देखिए रियल एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में कितना 100 मीटर स्क्वायर शो करा रहा है। तो ये हमारा 10 इंच था तो ये 100 मीटर स्क्वायर तो नहीं बन सकता। तो इसको ये हमारा इस तरह अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो हमारा एरिया जो है वो हमें गलत दिखाएगा। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब दोबारा से हम यहाँ से जो यूनिट्स है उसको इंचेस में कर लेते हैं। इंच में करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब हम दोबारा हम एरिया यहाँ से लेते हैं। एरिया लेने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से कि हमारा जो एरिया है क्या वो इतना ही निकल रहा है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ से हम कन्वर्टर ले लेंगे। तो कन्वर्टर के लिए हम एरिया का कन्वर्टर लेंगे। तो हमारा जो 10 स्क्वायर इंच का एरिया होता है वो 100 स्क्वायर इंच होता है। तो यहाँ से पहले हम स्क्वायर इंचेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 100 टाइप करेंगे तो देखिए हमारा जो स्क्वायर मीटर में एरिया बन रहा है वो 0.064। और इसी तरह अगर हम लेंथ चेक कर लें तो लेंथ भी हमारी 10 इंच की इतनी ही 254 आएगी। ये मैंने आपको बेसिकली कंफर्म कराने के लिए यहाँ से मैंने
कैलकुलेटर ओपन किया ताकि आपको ये बिल्कुल सही कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अब एमएम है, तो एमएम में हमारे पास ये जो लेंथ बनेगी वो इतनी ही बनेगी। इसको 254 इंचेस था, इसको मैं सॉरी 10 इंच कर लेता हूँ। यहाँ से 10 इंच करूँगा, 10 इंच के बाद देखिए 254 एमएम। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया होता है। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा लेनी है तो उसको भी हम ले सकते हैं। कैसे लेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखिए दोबारा मैं उसी टूल के अंदर जाऊँगा, यहाँ से एक्यूमुलेट सेल एरिया, उसके बाद ओके करूँगा। ये टेक्स्ट भी ले लूँगा, ये भी ले लूँगा, एंटर करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जहाँ मैंने प्लेस करना है, तो देखिए मुझे D1 का अलहदा से शो कर रहा है, W1 का अलहदा से शो कर रहा है। तो आपके जितने भी एरिया होंगे, अगर आप टेक्स्ट के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं, और अगर आप किसी पॉली लाइन के हिसाब से लेना चाहते हैं तो फिर आप उस पॉली लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक टूल के अंदर जो कन्वर्ट टू एक्सेल। तो कन्वर्ट टू एक्सेल आपका ये जो भी टेबल बना हुआ होगा, अगर आपने उसको एक्सेल जो है उसके अंदर कन्वर्ट करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक की मदद से। कैसे करना है, वाई क्यू आर के अंदर जाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से इस कमांड को एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के बाद यहाँ से जो टेबल है उसका जो टेक्स्ट है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना, आप इस तरह होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली ये जो टेबल है, जो टेक्स्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली एक्सेल के फॉर्म में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक एक्सेल की शीट तैयार हो गई है। तो इसको आप कहीं पे भी इसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने कोई कैलकुलेशन करनी है वो कर सकते हैं, बीओक्यू वगैरह बनाना है तो वो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल वन क्लिक से हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर के अंदर, इसके अंदर हम मजीद टूल देखते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट टू ए कैट टेबल। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये टेबल बनाया हमने, जो यहाँ पे ब्लैंक टेबल बनाया था, ये देखें ये हमारा ब्लैंक टेबल था। तो ये हमारा सिंपल लाइन और पॉली लाइन के साथ है। तो हमारा जो बेसिकली ऑटो कैड का जो टेबल होता है, जो हम यहाँ से इंसर्ट करते, तो वो हमारा ऑटो कैड का टेबल होता है। उसमें हमें यहाँ पे रोज और कॉलम की जो डिटेल है वो भी हमें शो हो रही होती है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद देखिए अब यहाँ से मैं वाई क्यू आज के अंदर से इसको करता हूँ, स्टैटिस्टिक के अंदर जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू ए कैड टेबल। तो यहाँ से अगर आपने किसी भी टेबल को ए कैड में करना है तो उसको आप कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये मेरा ए कैड में हो गया। अब इसको मैं टेक्स्ट को अगर करना है तो उसको भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा जाऊँगा, इसी के अंदर इसके अंदर गया और इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद स्पेस दूंगा। तो अगर मैं इस टेबल को अब सेलेक्ट करूँ तो देखिए हमारा जो ऑटो कैड का जिस तरह का टेबल होता है, सेम हमारा उसी तरह का टेबल बन चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर के अंदर, हम इसमें मजीद टूल देखते हैं। स्टैटिस्टिक टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है विंडो डोर लिस्ट। इस कमांड की मदद से आप अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर, जितने भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपकी जितनी भी विंडोज या डोर लगी होंगी उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। इनको मैं, ये सीरियल नंबर है, इनको पहले डिलीट कर लेता हूँ। देखें यहाँ से इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी कर लेते हैं, ले आईसो करके कर लेते हैं ताकि हमारी स्पीड तेज हो और हमारा काम जल्दी हो। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ले आना आईसो करूंगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास डोर भी है, विंडोज भी है और वेंटिलेटर वगैरह जो भी लगे हुए हैं। अगर इनकी आपने लिस्ट बनानी है तो वो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। यहाँ से मैं स्टैटिस्टिक टूल के अंदर जाऊंगा, विंडो डोर लिस्ट, इसको मैंने किया। यहाँ पे किसी भी लेयर में आप रखना चाहते हैं, या आप कोई विंडो डोर की लेयर में रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं, या आप कोई और लेयर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं किसी भी लेयर में रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने अपेंड टू करंट फ्लोर, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जितने भी मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद अब जहां भी मैंने टेबल है उसकी जो आउटपुट है वो रखनी है, वो मैं जस्ट एक क्लिक कर दूंगा। तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पे काफी सारी डिटेल आ गई है। तो यहाँ पे ऊपर है शुरू में नेम, मटेरियल, होल साइज और फ्लोर वन और टोटल। तो अभी बाकी को हम छोड़ते हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो D1 है, ये हम जो स्केड्यूल बनाते हैं डोर और विंडो के लिए, तो वो हमें इस टूल की मदद से बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए D1 मेरे पास 1 है और D4 जो है मेरे पास 4 है और D5 1 है, इसी तरह D7 भी 4 है। तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए D7 मेरे पास बहुत सारे हैं। D7 2 ये है और उसके बाद देखें 3 ये है और ये हमारे पास 3 है। और यहाँ पे हम और देख लेते हैं, हमारे पास और तो कोई नहीं है D7। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास D7 3 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें 4 शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और होगा लाजमी तौर पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो D7 है ये 1 है, इसी तरह D7 2 3 और 4। इसी तरह हमारे जो D4 है वो हमारे यहाँ पे हमें 2 3
और 3 शो कर रहे हैं और ये एक 4 हमें शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास D4 4 है। इसी तरह हमारी जो विंडोज़ है वो भी हमें यहाँ पे एक लिस्ट में बनी हुई आ जाएंगी और यहाँ पे जब हम इनके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे, जो हम मटेरियल अप्लाई करते हैं, अगर कोई इसके अंदर मटेरियल अप्लाई हुआ तो वो भी आपको यहाँ पे उसकी भी डिटेल शो हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हमने साइजेस लिखी है इसके, इसको हम मजीद आगे जब ब्लॉक्स और उसमें जाएंगे तो उसको हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से उसकी जो विड्थ हाइट है वो भी आपको डिटेल में शो हो जाएगी, या आप इस टेबल को अभी के लिए एडिट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा किचन का साइज है वो भी हमें डिस्प्ले हो रहा है, एलसीडी लगी हुई है, हमारी मेन गेट है, स्टील ग्रेटिंग, टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, जो भी हमारी डिटेल लिखी हुई है, कितनी कितनी लिखी हुई है, वो हमें यहाँ पे डिटेल में शो होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास और क्या ऑप्शन है, ब्लॉक लिस्ट। तो जितने भी ब्लॉक है उसकी अगर आपने लिस्ट बनानी है तो वो आप बना सकती है। अब मैं सिंपल इसी को दोबारा कर लेता हूँ, दोबारा मैंने किया, इस तरह सेलेक्ट करने के बाद देखें अब मेरा जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट हो गया, इसको मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद कहीं पे भी आपने इसको क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारे पास जितने भी ब्लॉक लगे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में लगे हुए हैं, उन ब्लॉक का नेम क्या है, वो हमें यहाँ पे एक टेबल फॉर्म के अंदर बन के आ गया हमारे पास। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये जो मेरी वैनिटी है, जो मेरा वॉश बेसिन है, उसका जो क्वांटिटी है वो 2 नंबर्स है। इसी तरह जो मेरे प्लांट लगे हुए हैं, या मेरा सिंक है, या मेरी कॉर्पोरेट बेड वगैरह, तो डोर वगैरह D2 के नाम से मेरे कितने लगे हैं, 14। तो यहाँ पे इस तरह आपकी अगर कोई इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है, या आप कोई प्लम्बिंग की ड्राइंग बना रहे हैं, आप कोई आर्किटेक्चर फर्नीचर वगैरह की ड्राइंग बना रहे हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो आपके जितने भी ब्लॉक लगे हुए होंगे उन सब की नंबरिंग आप इजीली यहाँ से एक टेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं YQRs के अंदर स्टैटिस्टिक टूल। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है ब्लॉक एट्रीब्यूट डायनामिक लिस्ट, तो ये हम मजीद तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे पास ये टॉपिक आएगा ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट का, तो इसको हम तभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्ट कोऑर्डिनेट्स। अगर हमने ऑटोकैड के अंदर से कोऑर्डिनेट कलेक्ट करने हैं तो उसके जैसे हम पुराने तरीके से करते हैं कि आप किसी भी जगह के अगर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप पॉलीलाइन लगाएं या लाइन लगाएं, इस तरह जिधर जिधर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप li की कमांड देंगे, लिस्ट से आपके पास यहाँ पे इस जो लाइन है, पॉलीलाइन जो हमने लगाई है, उसके जो जितने भी कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x और y की शक्ल में, और z अगर उसका गिवन होगा तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हमारे पास ऑटोकैड के अंदर ऑप्शन नहीं होते, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से स्टैटिस्टिक टूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कलेक्ट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए बाय सिलेक्ट ऑर्डर, जिस तरह हमने सीरियल नंबर लगाया था सिलेक्ट ऑर्डर करके, उसकी तरह आप लगा सकते हैं, जो जितना भी आप है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और जिस तरह हमने सेम सीरियल नंबर लगाए थे उसी तरह ये ऑर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप यहाँ से पिक पॉइंट कर सकते हैं एज इट इज, जैसे हमने सीरियल नंबर किया था, या आपकी कोई पॉलीलाइन लगी हुई है उसके जो वर्टेक्स है उससे आप कर सकते हैं, या टचिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी है, तो बेस पॉइंट से भी आप कर सकते हैं। इनमें से मैं चंद एक बता देता हूँ। तो पिक पॉइंट आप सिंपल ऐसे जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे आप उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल इंटर करना है और जहाँ भी आपने टेबल रखना है वहाँ पे क्लिक कर देना है, आपके पास एक्स वाई उन पॉइंट्स का आ जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा उस कमांड के अंदर जाता हूँ, देखें अब यहाँ से मैंने पिक पॉइंट कर लिया, यहाँ से कर्व वर्टेक्स इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम पॉलीलाइन कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे तो देखिए हमारे जितने भी वर्टेक्स हैं उनके हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इजीली मिल जाएंगे। तो जितने भी वर्टेक्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपने लेने हो तो वो आप इजीली ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शन होता है टचिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारे सेम रहेंगे, तो मैं टचिंग पॉइंट करता हूँ। अब टचिंग पॉइंट का मतलब है कि हमारी जितनी भी लाइंस टच हो रही होंगी उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे। मैं फॉर एग्जांपल इसको रख लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, YQRs के अंदर जाऊँगा, स्टैटिस्टिक टूल, यहाँ पे मेरे पास है कलेक्ट कोऑर्डिनेट, इसको मैं यहाँ से टचिंग पॉइंट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए अब यहाँ से मेरी लाइन टच हो रही है, यहाँ से हो रही है और यहाँ से हो रही है, तो इन तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको रख सकता हूँ। तो इसको मैं अभी स्कैप कर रहा हूँ। स्कैप करने के बाद अब देखिए YQRs के अंदर हमारे पास जो, इसी को मैं मजीद कर लेता हूँ स्टैटिस्टिक टूल, और यहाँ से है कलेक्ट कोऑर्डिनेट। इसके अंदर जो लास्ट ऑप्शन है वो है बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट जो आपकी लाइन का स्टार्ट होता है, लाइन या पॉली लाइन का, उसके जो अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास ये एक पॉली लाइन है, देखें यहाँ से मैंने ये पॉली लाइन लगाई। अब पॉली लाइन लगाने के बाद इसके मैंने अगर बेस पॉइंट के लेने कोऑर्डिनेट कलेक्ट करने हैं तो मैं ले सकता हूँ। देखें यहाँ से बेस पॉइंट किया
और उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो देखिए जो मेरी लाइन मैंने जहाँ से स्टार्ट की थी वो मुझे उस जगह का कोऑर्डिनेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। इसी तरह इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर आपने इसका मैं होल लूँ तो जितने-जितने जहाँ-जहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट की, अगर मैंने यहाँ से ऐसे लगाई तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे लगाई तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास YQArch के अंदर स्टैटिस्टिक टूल, इसके अंदर है कलेक्ट एनी स्ट्रिंग। अब हमारे पास जितनी भी डायमेंशन लगी हुई है, अब इसको हम बेसिकली इसके अंदर YQArch के अंदर स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने उसका टेबल बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इंटर करूँगा और कहीं पे भी मैं इंसर्ट कर दूँगा तो देखिए मेरे पास जितनी भी डायमेंशन है उनकी क्वांटिटी यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। कैसे? अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास है 4 फीट हमारा 3 दफ़ा आया हुआ है। इसी तरह 10/4 हमारा 1 दफ़ा आया हुआ है। तो यहाँ से इसको मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं इधर से कुछ डायमेंशन लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। इसको यहाँ से हम ऐसे लगा लेते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं इस तरह। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और एक डायमेंशन हम ऐसे लगा लेते हैं इस तरह। तो अब देखिए ये हमारी कुछ डायमेंशन है और इसको अब यहाँ से हम YQArch के अंदर जाएँगे, स्टैटिस्टिक टूल, यहाँ से कलेक्ट एनी स्ट्रिंग, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर, कहीं पे भी टेबल हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो अब देखिए जो हमारी 107 की डायमेंशन है वो क्वांटिटी में कितनी है 2 और हमारी 60.5 की जो डायमेंशन है वो हमारी है 1। तो इस तरह आप जो स्ट्रिंग्स हैं उनको भी टेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास YQArch के अंदर स्टैटिस्टिक टूल के अंदर हम जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मटेरियल लिस्ट। चूँकि अभी हमने कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं किया हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसकी लिस्ट अगर हमने बनानी हो तो इससे बना सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बना पाएँगे। उसके बाद है एक्यूमुलेट एरिया। अगर आपने बहुत ज़्यादा एरिया जो है उनको एक्यूमुलेट करके लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है पिक पॉइंट इनक्लोज्ड एरिया। अगर आप मुख्तलिफ एरिया लेना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर तो यहाँ से इसको हम करके देख लेते हैं। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ इसके अंदर तो देखिए जो क्लोज्ड होगा हमारा उन सब का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए अभी ये 0.00 स्क्वायर शो कर रहा है क्योंकि ये हमारा क्लोज्ड नहीं है। तो इसी तरह अगर मैंने इसको क्लोज्ड पे शो करना है तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इस पे कर लेता हूँ। यहाँ से दोबारा मैं जाऊँगा YQArch के अंदर जाता हूँ, स्टैटिस्टिक टूल, यहाँ से एक्यूमुलेट एरिया, यहाँ से पिक पॉइंट इनक्लोज्ड एरिया, उस पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे पास उस पॉलीलाइन का जो बाउंड्री है उसका एरिया शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैंने ओवरऑल ज़्यादा लेने हैं तो उनका भी मैं ले सकता हूँ। उसका कैसे लूँगा? इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा से मैं इसी कमांड के अंदर जाऊँगा, YQArch 1 के अंदर है हमारे पास यहाँ पे एक्यूमुलेट एरिया पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तीनों को एंटर कर दिया तो देखें तीनों का अलग-अलग एरिया मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। अगर मैं किसी एक को इसको मैं अंडू करके किसी एक का एरिया चेंज कर देता हूँ, इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ इस तरह कर देता हूँ। दोबारा यहाँ पे जाऊँगा एक्यूमुलेट एरिया, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद इस तरह और यहाँ पे देखिए अब इसका एरिया और इसका एरिया हमें सेम शो करेगा जबकि इसका एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में अलहदा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास YQArch के अंदर स्टैटिस्टिक टूल और स्टैटिस्टिक टूल के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है एरिया टू टेक्स्ट। हमने अकमुलेट एरिया को पढ़ा और एरिया टू टेक्स्ट, तो यहाँ से एरिया टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एरिया टू टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने उस एरिया में कन्वर्ट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं कोई भी टेक्स्ट जो है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब देखिए मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पे रख लिया। अब अगर मैंने इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया है उसको मैंने इस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है कि मतलब कि ये जो टेक्स्ट है उसमें इसकी जगह एरिया लिखा जाए तो वो आप कैसे लिख सकते हैं? YQArch के अंदर जाएंगे, स्टैटिस्टिक टूल, यहाँ पे एरिया टू टेक्स्ट इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो अब आपके पास जो भी एरिया होगा वो इस टेक्स्ट के अंदर लिखा जाएगा। अगर आपका ये टेक्स्ट मल्टीपल होगा तो आपको ये प्रॉब्लम इस तरह आ सकती है, लेकिन अगर आपका ये टेक्स्ट सिंगल टेक्स्ट होगा तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैसे? मैं इसको अंडू करता हूँ, अंडू करने के बाद मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। एक्सप्लोड करने के बाद तो आप देखें जो ये वाला मेरा टेक्स्ट है वो मेरा टेक्स्ट हो गया है सिंगल टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को भी मैं अभी कन्वर्ट कर लेता हूँ मल्टीपल में ताकि आपको समझ आ सके। इसको मैं एक्सप्रेस टूल में जाऊँगा, यहाँ से हम होम में जाते हैं, यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेस टूल है।
कन्वर्ट टू मल्टी टेक्स्ट। तो देखें ये वाला टेक्स्ट हमारा मल्टी टेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं दोनों टेक्स्ट में आपको ये डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ पे स्टैटिस्टिक टूल, एरिया टू टेक्स्ट, उसके बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद अब मैं एक दफ़ा इसको मल्टीपल टेक्स्ट को करता हूँ, तो देखिए इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं सेम इसको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो देखिए सिंगल टेक्स्ट में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने जिस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है वो आपने सिंगल रखना है। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास YQH के अंदर अकोमोडेट टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से कुछ रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एक न्यू रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसका कोई ऑफसेट भी दे लेते हैं। यहाँ से ऑफसेट हमने दे लिया। तो देखिए अब मेरे पास एक ये विंडो है, एक ये विंडो है। तो यहाँ से हम YQH के अंदर जाएंगे, स्टैटिस्टिक टूल, अकोमोडेट टू पेरीमीटर। पेरीमीटर के बाद अगर मेरी एक ही पॉली लाइन है तो उसका पेरीमीटर मुझे इकट्ठा शो करा देगा। यहाँ से मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा, ओके करूंगा। तो देखिए मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद इंटर करूंगा। कहीं पे भी मैंने पेरीमीटर रखना है, देखिए ये बन रहा है 12.412। और इसको मैं अगर टोटल देखूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैं टोटल अगर करूँ तो ये 12.412। और इसका पेरीमीटर अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें इसका जो पेरीमीटर है वो इसका दिखा रहा है 40 फीट। अगर हम 40 फीट को कन्वर्ट करें मीटर में तो हमारा जो पेरीमीटर बनेगा वो 12.42 बनेगा। यहाँ से मैं इसको 40 फीट को कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, तो देखिए हमारा 12.19 मीटर बन रहा है। तो इसको एग्जैक्ट अगर मैं करूँ तो ये हमारा 12.412 आएगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको एक्सप्लोर कर दूं, इसको यहाँ से मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ, तो देखिए इसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया। दोबारा से इसी के अंदर जाएंगे। अगर आप इस इंटरफेस में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे YQH के अंदर स्टैटिस्टिक टूल, इसके अंदर है हमारे पास अकोमोडेट टू पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं अकोमोडेट टू पेरीमीटर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके करूंगा। ओके पे अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऐसे ऐसे। तो ये 4 लाइन्स को मैंने अलग-अलग सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए इंटर प्रेस करने के बाद अब हमारे पास इनकी डायमेंशन भी यहाँ पे लग के आ गई हैं। और अब नेक्स्ट मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो इसके अंदर कर देता हूँ, तो देखें इन सब का टोटल जो है वो मुझे यहाँ पे इस तरह प्लेस करके दिखा देगा। तो ये हमारा पेरीमीटर होता है। अगर आप डायमेंशन लगाना चाहते हैं साथ और टोटल भी लगाना चाहते हैं तो फिर आपने इनको एक्सप्लोर कर लेना है, सेपरेट लाइन को सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही इसकी जो डायमेंशन है वो न लगे, जस्ट उसका जो टोटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो आपने जस्ट उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेना है और उनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास YQH के अंदर यहाँ पे स्टैटिस्टिक टूल, इसमें है हमारे पास पेरीमीटर टू टेक्स्ट। जिस तरह हमने एरिया टू टेक्स्ट पढ़ा था, सेम इसी तरह पेरीमीटर टू टेक्स्ट है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है उसको आपने पेरीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इधर रख दिया, इसको मैं एक्सप्लोर भी कर लेता हूँ। तो इस टेक्स्ट को अब हम पेरीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जितना भी हमारा पेरीमीटर आ रहा था जो भी, उसको हम यहाँ पे टोटल करके लिख लेंगे। तो यहाँ से YQH के अंदर जाएंगे, स्टैटिस्टिक टूल, उसके अंदर हमारे पास है पेरीमीटर टू टेक्स्ट। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया तो देखिए जैसे ही हमने सिलेक्ट किया हमारे पास जो पेरीमीटर था 17.602 वो इस टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस टूल की मदद से उसमें एरिया भी लगा सकते हैं और पेरीमीटर भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास YQH के अंदर यहाँ पे कैलकुलेट वेट। तो कैलकुलेट वेट आप किसी भी मटेरियल के हिसाब से, उसकी डेंसिटी के हिसाब से उसके जो वेट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास चंद जो मटेरियल है वो गिवन है, लेकिन ये चाइनीज़ में है, इसको पहले हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं किसी और वीडियो में इनको कन्वर्ट करके फिर आपको बताऊंगा, अभी ये लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी मटेरियल हो उसकी डेंसिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, और उसकी हाइट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब अगर आपने क्यूबॉइड का निकालना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी लेंथ विड्थ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने सिलेंड्रिकल शेप का निकालना है तो सिलेंडर पे आप सिलेक्ट करें, उसका रेडियस वगैरह जो आपने देना है वो दें। और अगर आप किसी सेक्शनल एरिया, कोई एरिया है उसका सेक्शनल एरिया है उसको आप निकालना चाहते हैं वेट, तो वो आप यहाँ पे दें। इसकी जो पैरामीटर्स है आपने जो भी है वो देने हैं, तो आपके पास उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो जाएगा और वेट भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसी को अगर आप प्लेस करना चाहिए कहीं पे तो फिर आप ओके करके उसको प्लेस कर सकेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास YQH के अंदर स्टैटिस्टिक टूल, और इसमें लास्ट है हमारे पास
बिल्डिंग एरिया स्टैटिस्टिक, ये हम जब वाई क्यू आज के साथ जो कंप्लीट एक बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें ये अप्लाई होगा। प्रोजेक्ट में मैं आपको इंशाल्लाह इस कमांड का बता दूंगा, इसको अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं। और लास्ट में हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं मैथमेटिकली, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसको 2, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसकी मज़ीद, और इधर मैं कोई और नंबर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो आप देखिए, अगर मैंने इसको वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊँगा, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है वो मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट हम ऐड करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो जहाँ भी इसका आंसर आप रखना चाहते हैं आपने क्लिक कर देना है इस तरह। तो देखिए आपके पास उसका आंसर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको माइनस करना चाहते हैं तो आप माइनस कर सकते हैं। कैसे? स्टैटिस्टिक टूल के अंदर जाएंगे, सब्ट्रैक्शन, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर को, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट लोकेशन है उसको हम इस तरह करेंगे, तो देखिए इसका आंसर 3 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह आपने अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद इस तरह आपने विंडो ले लेनी है, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ये आप क्विक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या आप दूसरे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस तरह मैथमेटिकली वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है ये इवल एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी कोई भी जो वैल्यूज़ है, जैसे ये वैल्यूज़ है हमारी 0.412 मीटर है, इसी तरह हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ये है सिंपल 2, इसमें पॉइंट नहीं है। तो जो आपकी सिंपल होगी, अगर उसके साथ आपने पॉइंट ऐड करना है, उसके प्रिसीजन को बढ़ाना है, तो वो आप इस टूल की मदद से बढ़ा सकते हैं। या आपकी प्रिसीजन अगर 0.412 इस तरह 3 डिजिट्स में और इसको आपने 2 डिजिट्स में लेके आना है, तो वो आप इसको इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्टैटिस्टिक टूल के अंदर जाएंगे, इवल एक्सप्रेशन, तो यहाँ से मैंने इसको 2 को सिलेक्ट किया, तो देखिए अब इसकी जो एक्सप्रेशन है वो प्रिसीजन 0.00 में कन्वर्ट हो गई है। तो इसी तरह अगर इस 00 को मैं कुछ और इसमें एडिट कर देता हूँ, इसके एंड पे मैं 1 2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो आप देखिए ये हमारा 4 7 होना चाहिए। अगर हम इसको इधर कोई नंबर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे ये 4 7 होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे करूँगा? इसी टूल का अप्लाई करेंगे, स्टैटिस्टिक में जाएंगे, यहाँ पे एवल एक्सप्रेशन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो देखें यहाँ पे ये 2.47 आ गया। तो ये हमारा किसी भी डिजिट्स को प्रिसाइज करने के लिए, उसको 2 डिजिट्स में करने के लिए आपने किसी भी वैल्यू को करना है तो वो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक टूल के बाद टेक्स्ट कंटेंट को हम पढ़ेंगे। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो टूल होता है वो है प्रीसेट टेक्स्ट हाइट। प्रीसेट टेक्स्ट हाइट का मतलब है कि आपकी जो टेक्स्ट है उसकी हाइट जो प्रीसेट्स में जो वाई क्यू आर्च के अंदर दे दी गई है उनका यूज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता, हम अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट हाइट एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास यूज़र डिक्शनरी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यूज़र डिक्शनरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ चाइनीज़ के अंदर ऑलरेडी से कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड है। इस डिक्शनरी को हम यूज़ करेंगे अपने हिसाब से। हमने अपने कोई टेक्स्ट अगर इस डिक्शनरी के अंदर ऐड करने हों तो हम यहाँ से उनको ऐड कर सकते हैं और बाद में उनको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पे आपने कैसे ऐड करने हैं अपने टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए न्यू टाइप ये आपके पास है। यहाँ पे आप अपना कोई एक इसको मेन फोल्डर समझ लें कि ये आपकी एक टाइप है, इसको मेन टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चर मैंने लिख दिया, इसको आर कर देते हैं। उसके बाद इसको हम करेंगे न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे प्लान और इसको हम ऐड कर देंगे। और इसी तरह नेक्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे सेक्शन, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपने जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख के उनको ऐड कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू सिलेक्शन। यहाँ पे आप इसको एज ए सब कैटेगरी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राउंड फ्लोर और इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लिख देता हूँ, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। इस तरह आपने हर कैटेगरी के आगे जो है ये ऐड कर लेने हैं।
तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को पिक भी कर सकते हैं। आपने हर कैटेगरी के लिए अगर कोई टेक्स्ट पिक करना हो अपनी ड्राइंग के अंदर से, जो आपकी ड्राइंग के अंदर एग्जिस्टिंग टेक्स्ट हैं, उनको अगर आपने पिक करके यहाँ पे रखना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो नेक्स्ट हम पढ़ भी लेंगे। तो चलें इसको इस टाइम के लिए हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारी डिक्शनरी में वो वर्ड्स ऐड हो गए, उनका यूज़ हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है ट्रांसलेट टेक्स्ट। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई अगर टेक्स्ट होगा तो उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक टेक्स्ट है और स्टाइलस के नाम से मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। तो यहाँ पे ये अब हमारा ट्रांसलेट तो नहीं होगा, वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा ट्रांसलेट क्यों नहीं होगा। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखें यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब अगर आप इधर देखें द वर्ड इज नॉट इन डिक्शनरी और नॉट नेटवर्क, तो यहाँ पे ये जो हमारी डिक्शनरी होती है ये ट्रांसलेशन के लिए जो यूज होती है वो हमारी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। अब ये कौन सा नेटवर्क है इसकी समझ नहीं आ रही, तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर टेक्स्ट कंटेंट। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है अपडेट टेक्स्ट फ्रॉम लिस्ट। तो जिस तरह हमारे पास एक डिक्शनरी होती है जिसको आप लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, इसी तरह हमारे पास एक टेक्स्ट की लिस्ट भी हम बना सकते हैं कि अगर हमने कोई टेक्स्ट अपनी लिस्ट से लेना है तो उससे भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस टूल को क्लिक करेंगे। टूल को क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंटर करूंगा तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। तो आप देखिए मैं इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ इन टेक्स्ट के साथ जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर टाइप हुए हुए हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ कोड है, नंबर, सीरियल नंबर वगैरह है, और यहाँ पे आप अपना कोई टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर मैं कोई रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं देखें इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ओके करूंगा तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट के साथ रिप्लेस हो गया है। तो आपने अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना हो, अपनी टेक्स्ट लिस्ट बनानी हो, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट फ्रॉम टेक्स्ट लिस्ट इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्जी के जो टेक्स्ट हैं वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राउंड फ्लोर प्लान। यहाँ पे मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान लिख दिया। इसी तरह अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ, फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो यहाँ पे हम इसको ग्राउंड को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे देखें ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान हो गया। अब अगर मैंने इस टेक्स्ट को अपनी लिस्ट में से चेंज करना है तो मैं सेलेक्ट करने के बाद इंटर तो प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास वो वाले टेक्स्ट यहाँ पे आ गए हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इसको अगर हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है तो इसको हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो गया है। इसी कमांड में दोबारा जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे तो देखिए ये हमारा जनरल मोड है और उसके बाद है सिंगल मोड। तो इस तरह आप सिंगल और जनरल मोड को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चले इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद वाई क्यू आर्च के अंदर टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है इनपुट और टेक्स्ट। जिस तरह हम ऑटो कैड का टेक्स्ट यूज करते हैं इसी तरह हम वाई क्यू आर्च के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस कमांड का भी यूज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने स्केल सेट कर लेना है। आप कोई भी स्केल ले सकते हैं। उसके बाद ओके। ओके करने के बाद अब देखें आपने कोई भी टेक्स्ट अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे वाई क्यू आर्च लिख देता हूँ। देखिए मैंने वाई क्यू आर्च लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जनरल टेक्स्ट, और अगर यहाँ पे भी आप कोई टेक्स्ट पिक करना चाहते हैं अपने ड्राइंग के अंदर से तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने जस्ट इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो मेरा ये टेक्स्ट उसके साथ आगे ऐड हो गया है। इसी तरह आप ऐड करते जाए तो आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। और जो हमने टेक्स्ट डिक्शनरी के अंदर ऐड किए थे, अगर आपने डिक्शनरी के अंदर से कोई टेक्स्ट ऐड करना है इसके आगे तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पे ब्लैंक रखें और डिक्शनरी पे जाए। अब यहाँ से आपने कोई भी टेक्स्ट अगर लेना है तो उसको आप इस तरह ले सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर से आपने टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट लेने के बाद अब देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट मोड है, जनरल टेक्स्ट है, कमेंट टेक्स्ट है, टाइटल टेक्स्ट है। तो हमारा जो बेसिक टेक्स्ट होता है वो हमारा जनरल टेक्स्ट रहेगा, और टाइटल टेक्स्ट वगैरह जो हमारे ड्राइंग के टाइटल होते हैं उसके लिए रहेगा, और कमेंट टेक्स्ट हमारे जो हम लेटर वगैरह लगा के कोई कमेंट लिखना चाहते हैं उसके साथ तो वो हम लिख सकते हैं। तो पहले हम जनरल टेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जनरल टेक्स्ट सेलेक्ट है। उसके बाद नीचे है सिंबल्स। तो सिंबल्स में देखिए आप कोई भी अपर लाइन, अंडरलाइन, डायमीटर, साइन, परसेंट, डिग्री और स्क्वायर मीटर, ये आप उसके साथ सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपल करते हैं एक दफ़ा, और उसके नीचे है हमारे पास स्टाइल नेम। ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर आपने कोई स्टाइल का चेंज करना है आप एसटी कमांड में जाके वहाँ से टेक्स्ट स्टाइल को जहाँ से चेंज करते हैं ऑटो कैड के लिए तो इसको आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसको अगर हम ऑटो कैड का जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको रखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से रख लेंगे। उसके बाद जस्टिफाई है। जस्टिफाई में आप लेफ्ट, सेंटर, मिडल कहीं पे भी रखना चाहते हैं, मिडल सेंटर करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। लेयर नेम,
कोई भी आप रख लें या पिक करके आप वहाँ से पिक कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर से भी। उसके बाद टेक्स्ट कलर है, अगर टेक्स्ट कलर आपने चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट हाइट है, तो टेक्स्ट हाइट को भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे विड्थ फैक्टर है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन डिम है, इन ऑप्शन का यूज़ हम टाइटल टेक्स्ट में कर सकेंगे। तो यहाँ से अभी के लिए मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपने कहीं पे भी क्लिक करना है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को इंसर्ट कर दूंगा। तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ था वो मेरा यहाँ पे आ गया है, ये बाई लेयर आया होगा। इसके साथ देखिए हमारी जो जीरो लेयर थी और कलर हमने ग्रीन किया था। इसी तरह ये आप टेक्स्ट मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं। दोबारा जाएंगे इसी कमांड के अंदर, वाई क्यू आज के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पे है इनपुट अ टेक्स्ट। तो यहाँ से इनपुट अ टेक्स्ट के अंदर देखिए अब हमने अगर इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है या अपर लाइन करना है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपर लाइन सेलेक्ट करता हूँ, देखें इसको मैंने अपर लाइन किया। तो और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें ये मेरा टेक्स्ट अपर लाइन के साथ आया। इसी तरह मैं इसी कमांड में दोबारा जाऊँगा, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ वाई क्यू आर 2 के अंदर से भी। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट को यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट अ टेक्स्ट। तो चले मैं यहाँ पे इस टूल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिए अगर अंडरलाइन लगानी है तो मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा, और अगर मैंने डायामीटर लगाना है तो मैं डायामीटर भी लगाऊंगा। अब मैं अगर अंडरलाइन कर दूं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास अपर लाइन ऑलरेडी से लगी हुई है। अगर मैं अंडरलाइन लगाऊंगा यहाँ पे तो देखिए अंडरलाइन भी मेरी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आपने सिर्फ अंडरलाइन लगानी है तो पहले वाली जो आपकी लगी हुई होंगी चीज़ें उनको आपने डिलीट कर लेना है। उसके बाद जस्ट आपने अंडरलाइन करना है। अगर आप अपर लाइन भी सिलेक्ट करेंगे तो साथ तो ये देखना दोनों आएंगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपर लाइन भी आ जाएगी और अंडरलाइन भी। लेकिन अगर आप सिर्फ अंडरलाइन लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से फिर आपने इस पहले को ख़त्म कर लेना है, उसके बाद अंडरलाइन ओके। तो देखें यहाँ पे आप सिर्फ अंडरलाइन आएगी। इसी तरह हमारे पास ये साइन, परसेंटेज, डिग्री, स्क्वायर मीटर और डायमीटर, ये जो हम ऑटोकैड के अंदर सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे भी गिवन है। इसको मैं ओके करता हूँ और सबको एक ही दफ़ा दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास डायमीटर, साइन प्लस माइनस का, और उसके बाद परसेंटेज और स्क्वायर मीटर वगैरह ये हमारे यहाँ पे इजीली लग सकते हैं। तो दोबारा जाते हैं इसी कमांड के अंदर, जो लास्ट है हमारे पास इसमें वो है टाइटल टेक्स्ट। तो टाइटल टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे साथ है हमारे पास स्केल। अगर आप अपने टाइटल टेक्स्ट के साथ स्केल भी ऐड करना चाहते हैं ताकि वो भी मेंशन हो तो फिर आप इसको यहाँ से चेक कर दें। चेक करने के बाद आप देखें यहाँ पे है हमारे पास 1 अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन। आप जितने भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अगर आप 2 अंडरलाइन रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे देखें ड्राइंग स्केल है, ये हमारा ड्राइंग का स्केल होगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास जो स्केल हमने गिवन करना है वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे मेरा जो स्केल है वो चेक्ड है। तो इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो देखें अब हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे हमारे पास डबल लाइन भी आ रही है और यहाँ पे साथ स्केल भी मेंशन है जो मैंने 1.5 लिखा था। तो यहाँ पे दोबारा हम जाते हैं इसी कमांड के अंदर, यहाँ से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। जितने भी हमने अंडरलाइंस वगैरह लगाई हुई है इनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल आप कोई भी चेंज कर लें, इसको मैं 100 कर देता हूँ, उसके बाद ओके। और ओके करने के बाद कहीं पे भी आप लगा देंगे तो देखिए अब जो मेरा स्केल है टेक्स्ट का वो 100 हो गया है। इस तरह आप अपने टेक्स्ट के स्केल को चेंज कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट उसी स्केल के मुताबिक यहाँ पे लगेगा। तो जो नेक्स्ट टूल है वाई क्यू आर के अंदर हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पे है मॉडिफाई एनी टेक्स्ट। तो आप किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करना है अब देखें, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद आप किसी भी टेक्स्ट को, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो देखें यहाँ पे मेरे पास वही विंडो खुलेगी जिसको हमने अभी ओपन किया था कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए। तो यहाँ से आपने हाइट चेंज करनी है, स्केल चेंज करना है, या आपने कुछ अंडरलाइन लगानी है, या आपने फॉर्मेट चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए आपका वो टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वाई क्यू आज के अंदर जाएंगे। वाई क्यू आज के अंदर टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है डिक्शनरी टू टेक्स्ट। डिक्शनरी टू टेक्स्ट का मतलब है कि आप अपना कोई भी टेक्स्ट डायरेक्ट डिक्शनरी में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी अपना टेक्स्ट जो है उसको चेंज कर लेता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को कुछ और लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ। मैंने टाइटल लिख दिया। टाइटल लिखने के बाद अब अगर मैंने इसको इसी फॉर्मेट में, इसके नीचे अंडरलाइन भी लगी हुई हो, उसको मैंने ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। कैसे? वाई क्यू आज के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर है हमारे पास डिक्शनरी टू टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली देखें न्यू टेक्स्ट और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए ये मेरा ऐड हो गया इस टाइटल के अंदर, तो इसको आप ऐड कर लें। अगर आपने किसी और टेक्स्ट को करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, बेडरूम लिखा हुआ है,
तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। बेडरूम को यहाँ से मैंने वाई क्यू आर्च के अंदर जाना है, टेक्स्ट कंटेंट, उसके बाद डिक्शनरी टू टेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेडरूम आ गया, इसको हम ऐड कर लेंगे और हमारा वो टेक्स्ट डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। इस टेक्स्ट को हम बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ओके कर देंगे। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हम जाएँगे, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट इनपुट टेक्स्ट। तो ये वाला जो इनपुट टेक्स्ट है, हम जो टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, इस टेक्स्ट को हम नोटपैड के अंदर क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? इस टूल पे क्लिक करता हूँ। टूल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद कहीं पे भी अगर मैंने इसका एंगल देना है टेक्स्ट का तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर कोई रोटेशन देनी है और अगर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है तो आप इसको ऑर्थो मोड ऑन करके बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और उसके बाद इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके पास नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बेडरूम लिख देता हूँ, उसके बाद एंटर करूँगा, बाथ लिख देता हूँ, उसके बाद एंटर करूँगा, तो यहाँ पे आर्च स्टाइलस लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेक्स्ट लिख दिए, बेडरूम, बाथ, आर्च स्टाइलस। इसको जस्ट आपने यहाँ से फाइल में जाना है, सेव करना है। सेव करने के बाद क्लोज़ कर देना है। तो आपके वही टेक्स्ट जो है आपके ऑटोकैड की ड्राइंग के अंदर ऐड हो जाएँगे। देखें यहाँ पे ये सेपरेट-सेपरेट हमारे टेक्स्ट आएँगे, सिंगल-सिंगल टेक्स्ट। तो इन टेक्स्ट को अगर आप एडिट करना चाहते हैं या इसके आगे मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप इनको कैसे एडिट कर सकते हैं? वाई क्यू आर्च के अंदर जाएँगे, टेक्स्ट कंटेंट और यहाँ पे हमारे पास है एडिट आउटपुट टेक्स्ट, जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है। अगर हमने इसको एडिट करना है, तो हम इस टूल की मदद से करेंगे। तो इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए एंटर प्रेस करने के बाद दोबारा हमने एक दफ़ा एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास दोबारा से वो नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस टेक्स्ट को अगर आप आपने चेंज करना है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसके आगे कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ। इसको आपने दोबारा से यहाँ से फाइल में जाना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आपने क्लोज़ कर देना है, तो आपका वो टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चरल नोट्स लिखना चाहते हैं, आर्किटेक्चरल नोट्स लिखना चाहते हैं, तो उनको आप इस तरह से इस नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर जाएँगे, टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट में है हमारे पास रिप्लेस कैलकुलेट, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। रिप्लेस कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस सबस्ट्रिंग। अगर हम कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको हम कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाथ, बाथ लिख दिया और इसको मैं लिख देता हूँ इनटू न्यू, तो इसको मैं लिख देता हूँ डब्ल्यूसी और उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस होके डब्ल्यूसी में चला गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर है हमारे पास रिप्लेस सब स्ट्रिंग। इसी तरह अगर आप कोई सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब इस टेक्स्ट के दरमियान में यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। मैंने स्पेस दे दी और उसके बाद वाई क्यू आर्च के अंदर जाएँगे, टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम ओल्ड टेक्स्ट लिखेंगे पहले, इसको हम पिक भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ, मैंने ये टेक्स्ट पिक कर लिया, उसके बाद एंटर और यहाँ पे अगर मैंने न्यू लिखना है तो मैं न्यू लिख देता हूँ और उसके बाद ओके करूँगा और उसके बाद सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को, एंटर करूँगा। तो देखिए हमारा जो स्ट्रिंग टेक्स्ट है, जो हमारा पहला टेक्स्ट है स्पेस से पहले, वो जस्ट चेंज हुआ है, बाकी हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये जो स्ट्रिंग है ये आपका स्पेस से पहले वाला टेक्स्ट होगा। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएँगे, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास है जॉइन टेक्स्ट। तो जॉइन टेक्स्ट करने के लिए मैं पहले आपको ब्रेक टेक्स्ट की कमांड बताऊँगा कि कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट को जॉइन भी करते हैं और मर्ज भी करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ब्रेक टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट वहीं से ही ब्रेक होगा। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा टेक्स्ट यहाँ से ब्रेक होगा और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा टेक्स्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखें ये मेरा टेक्स्ट अलहदा हो गया और ये मेरा टेक्स्ट अलहदा हो गया। तो इसी तरह मैं दोबारा और कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं अगर इधर क्लिक करता हूँ तो देखें अब मेरा ये वाला टेक्स्ट अलहदा हो गया। इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ। तो बाकी मेरा टेक्स्ट अलहदा हो गया। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जाएँगे,
टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाएंगे। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर अब हमारे पास है ज्वाइन टेक्स्ट। ज्वाइन टेक्स्ट को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए, अगर आप किसी एक टेक्स्ट के आगे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इस ज्वाइन टेक्स्ट की मदद से कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? इसको यहाँ पे अगर मैं आर्ट स्टाइलस को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे टू को सिलेक्ट कर दूं, तो देखें ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है जो ब्रेक हुआ था वो आर्ट स्टाइलस के साथ आगे ऐड हो गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्कैप करूं, दोबारा से जाऊं, इसी कमांड के अंदर टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है ज्वाइन टेक्स्ट। ज्वाइन टेक्स्ट के बाद अब अगर मैं यहाँ पे WC को पहले सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे NE इसको सिलेक्ट करूँ तो देखिए मेरा ये वाला इसके साथ ऐड हो गया और मैं W पे क्लिक करूँ तो वो भी हमारा जो टेक्स्ट है वो इनके साथ ऐड होके एक टेक्स्ट बन गया। तो आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और उसके बाद इनको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह और यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ 4। तो यहाँ पे देखें ये अब हमारे पास टेक्स्ट है। तो हम टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाएंगे, ज्वाइन टेक्स्ट। अब अगर मैंने इस टेक्स्ट के बाद कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करूंगा। जिसको मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा वो टेक्स्ट जो है इसके साथ ऐड होता जाएगा और ये कंबाइन होके एक टेक्स्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे YQRs के अंदर जाते हैं, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है मर्ज मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट, आप किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हम ज्वाइन कर रहे थे तो ज्वाइन में हमारे पास कोई भी टेक्स्ट अगर इधर पड़ा है तो वो टेक्स्ट हमारा इसके साथ ज्वाइन हो जाता है, अगर इधर पड़ा है तो वो इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। लेकिन जो मर्ज मल्टी लाइन टेक्स्ट है इसके अंदर अगर हमारे पास एक टेक्स्ट ब्रेक हुआ है और उसको हमने मर्ज करना है तो वो हम कर सकते हैं। कैसे? तो देखें, यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट ब्रेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाऊंगा और यहाँ से ब्रेक टेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ। तो देखें अब मेरा ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट सेपरेट है। इसको मैं यहाँ पे अलहदा रख लेता हूँ। तो देखें ये वाला टेक्स्ट अलहदा से है और ये वाला टेक्स्ट अलहदा से है। अगर इसको जस्ट मैंने मर्ज करना है एक दूसरे के साथ तो वो हम इस टूल की मदद से करेंगे। YQRs के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे मर्ज मल्टी लाइन टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अब हमारा ये टेक्स्ट जो है वो मर्ज हो चुका है। तो अगर आपने मर्ज टेक्स्ट के साथ कुछ और टेक्स्ट ऐड करना हो तो फिर आप क्या करेंगे? YQRs के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट और यहाँ से आप ज्वाइन टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ आपने कोई टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो वो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है ज्वाइन टेक्स्ट और मर्ज लाइन टेक्स्ट में। तो YQRs के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट टूल है हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट के अंदर टेक्स्ट टू करैक्टर। टेक्स्ट टू करैक्टर का मतलब है कि अगर आपने अपने किसी भी टेक्स्ट को करैक्टर में एक्सप्लोड करना हो, ब्रेक करना हो तो वो आप कर सकते हैं इस टूल की मदद से। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ और उसके बाद इंटर प्रेस करूँ तो देखिए अब हमारा जो टेक्स्ट है वो एक एक करैक्टर में यहाँ से अलहदा हो चुका है। आप किसी भी टेक्स्ट को अलहदा कर सकते हैं करैक्टर के अंदर। तो देखिए हमारा 2, 3, 4 ये सारे जो हमारे करैक्टर में अलहदा हो चुके हैं। आप किसी भी करैक्टर को अलहदा से मूव कर सकते हैं। अब अगर आपने इन्हीं को ज्वाइन करना है तो आप मर्ज भी कर सकते हैं और ज्वाइन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास YQRs के अंदर टेक्स्ट कंटेंट। यहाँ पे हमारे पास है इंक्रीमेंट डुप्लीकेट। तो इंक्रीमेंट डुप्लीकेट की मदद से अगर आप किसी भी करैक्टर को कॉपी करते जाएंगे तो वो आपका डुप्लीकेट भी होता जाएगा और इंक्रीमेंट भी उसमें लगता जाएगा। कैसे? हम दोनों पे अप्लाई करते हैं। पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए ये मेरे पास 1 है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद स्पेस और अब बेस पॉइंट जहां से मैंने इसको टिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मैं जहां भी इसको डुप्लीकेट बनाता जाऊंगा, क्लिक करता जाऊंगा तो इसमें ये इंक्रीमेंट भी लगता जाएगा और ये कॉपी भी बनती जाएगी। और इसी तरह मैं दोबारा से इस टूल को एक्टिव करूं, यहाँ से इंक्रीमेंट डुप्लीकेट और उसके बाद मैं अगर C ले लूं और उसके बाद इंटर, यहाँ से मैंने बेस पॉइंट लेना है। बेस पॉइंट करने के बाद आप देखें यहाँ से इसमें भी हमारा जो इंक्रीमेंट है वो लगता जा रहा है और हमारी डुप्लीकेट भी होती जा रही है। नेक्स्ट टूल है हमारे पास YQRs के अंदर टेक्स्ट कंटेंट। इसके अंदर हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास है ऐड इंक्रीमेंट। तो ये आप सिंपल इंक्रीमेंट ऐड कर सकते हैं किसी भी टूल के साथ। आपने करना हो तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इंक्रीमेंट के साथ अगर हम 6 पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम इंटर कर देते हैं तो देखिए अब हमारा इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं 5 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो देखिए अब हमारा जो टेक्स्ट है उसका साथ 5 का इंक्रीमेंट ऐड हो गया है। तो इसी तरह अगर मैंने 3 के साथ कोई ऐड करना हो तो मैं कर सकता हूँ। दोबारा से YQRs के अंदर जाऊंगा, टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे ऐड इंक्रीमेंट। अब ये हमारा 3 है, इसको अगर हम 9 करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम 6 इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने इसको 9 करना है तो मैं इसके साथ 6 यहाँ पे टाइप करूंगा, उसके बाद इंटर।
इंटर करने के बाद देखें ये हमारा टेक्स्ट। तो इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट पे इंक्रीमेंट ऐड करके उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है इंक्रीज टेक्स्ट। अगर आपने किसी टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स को इंक्रीज वगैरह करना हो वो आप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक करने के बाद स्ट्रिंग इज अ नंबर, एनी नंबर एट स्ट्रिंग, लास्ट नंबर एट स्ट्रिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसी को रहने देता हूँ एज इट इज, और इंक्रीमेंट यहाँ पे 1 रहने देते हैं या 2 कर देते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी एक टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस आर की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ और इसमें मैं 4 के साथ वो जो मैंने उधर 2 ऐड किया था इंक्रीमेंट, उसको ऐड करके लिखना चाहता हूँ। तो इस टेक्स्ट को पहले मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने जिस ऑब्जेक्ट पे करना है उसको मैं करूंगा और उसके बाद इंटर करूंगा। तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा, इसके साथ वो जो इंक्रीमेंट है वो इस टेक्स्ट के साथ ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम दोबारा जाते हैं आपको सही से समझाने के लिए। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे है इंक्रीज टेक्स्ट। इंक्रीज टेक्स्ट के अंदर देखिए लास्ट नंबर एट स्ट्रिंग, इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट 2 ऐड किया था और इस 4 के अंदर हमने इस 2 को ऐड करके इस टेक्स्ट को चेंज किया था। तो इस तरह आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, किसी को भी यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आपने ऐड करना है या इंक्रीज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। कैसे आप देखें यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें मैंने इस पे क्लिक किया और उसके बाद इस पे क्लिक किया, इंटर करूंगा तो देखिए अब मेरा ये 6 हो गया है, इसके साथ ऐड हो गया और ये हमारा 8 हो गया। तो इस तरह आप मुख्तलिफ यूज कर सकते हैं इस टेक्स्ट को किसी भी तरीके से, जिस तरह आपकी मर्जी आप इसको यूज करें। नेक्स्ट है हमारे पास सीक स्पेसिफिक टेक्स्ट। तो यहाँ पे सीक स्पेसिफिक टेक्स्ट की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हम ऑटोकैड की फाइंड कमांड के अंदर करते हैं। तो सिंपल किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने फाइंड करना हो, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एक्सचेंज कंटेंट। तो ये आप किसी भी टेक्स्ट को अगर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, नाम से जाहिर है, तो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट है डी और ये वाला टेक्स्ट है 9। अगर मैं 9 को इस जगह पे लेके आना चाहता हूँ और डी को 9 के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ तो इस कमांड की मदद से ही हम करेंगे। इस पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट में इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए 9 मेरा लेफ्ट में चला गया और डी मेरा राइट में चला गया। दोबारा हम इसी टूल को यूज करेंगे। वाई क्यू आर्स के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज कंटेंट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए अगर मैंने जी को 11 के साथ एक्सचेंज करना है तो मैं पहले जी पे करूंगा या 11 पे, फर्स्ट कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्लिक, जिस टेक्स्ट को आपने एक्सचेंज करना है इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए जी मेरा यहाँ राइट पे आ गया और 11 मेरा यहाँ लेफ्ट पे चला गया। तो इस तरह आप ऑटोकैड के अंदर वाई क्यू आर्स के जो टेक्स्ट कंटेंट के टूल है इनको आप यूज करके अपनी काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट कंटेंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट अदर। इसके अंदर जितनी भी हमारी कमांड्स है इन सब को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यू टेक्स्ट स्टाइल, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो न्यू टेक्स्ट स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट स्टाइल मौजूद होते हैं। इसमें मोस्टली जो टेक्स्ट स्टाइल होते हैं वो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर होते हैं, इनका यूज हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो इंग्लिश में, दूसरे जो हमारे टेक्स्ट स्टाइल होते हैं उनका यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट का, या आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे, तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट को मैं अलग से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप देखें दोबारा से मैं इस वाई क्यू आर्स के अंदर जाऊंगा, टेक्स्ट अदर, आप यहाँ से भी जा सकते हैं या आप इस इंटरफेस से अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले है न्यू टेक्स्ट स्टाइल। तो चलिए यहाँ से न्यू टेक्स्ट स्टाइल को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सिंप्लेक्स का टेक्स्ट है। अगर मैं इस स्टाइल में अपने टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद अब मैंने जिस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है उस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया, इसका भी और इसका भी। तो हमारे जितने भी टेक्स्ट एक टेक्स्ट स्टाइल के अंदर होंगे तो उन सारे टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं ऑटोकैड के अंदर से एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मेरा वाई क्यू आर्ट का टेक्स्ट है जो मैंने आर्ट स्टाइलिश लिखा हुआ है, और जो सब्सक्राइब लिखा हुआ था ये मेरा ऑटोकैड का टेक्स्ट था। तो मैं ऑटोकैड का एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से सब्सक्राइब लिख लेता हूँ। अगर आप भी मेरे चैनल पे न्यू है और आपने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अब ये मेरा ऑटोकैड का टेक्स्ट है और ये मेरा वाई क्यू आर्ट का टेक्स्ट है। तो चले हम वाई क्यू आर्ट के अंदर जाते हैं। टेक्स्ट अदर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है सेट करंट स्टाइल। सेट करंट स्टाइल की मदद से आप अपने ड्राइंग के अंदर से किसी भी स्टाइल को चूज करके अपने उस स्टाइल को करंट बना सकते हैं।
तो देखिए अभी जो मेरा टेक्स्ट स्टाइल है वो एरियल है, जिससे मैंने ये वाला टेक्स्ट लिखा। अगर मैं किसी और टेक्स्ट स्टाइल में लिखना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए एसटी की कमांड का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ एसटी के अंदर से जाके यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, उसको करंट बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद अब जो ड्राइंग के अंदर हमारे पास स्टाइल अवेलेबल है, अगर हमने उनको करंट करना है तो वो हम कर सकते हैं। वाई क्यू आर्ट्स के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे है सेट करंट स्टाइल, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जिस भी टेक्स्ट स्टाइल को करंट करना है उस पे आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका स्टाइल करंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो वाई क्यू में चला गया। अगर मैंने फिर कोई और टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, मैं दोबारा से इसमें जाऊंगा, टेक्स्ट स्टाइल में जाएंगे, सेट करंट स्टाइल, और उसके बाद अब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो दोबारा से एरियल में चला गया, स्टैंडर्ड मेरा हो गया है, और इसका जो फॉन्ट है वो हमारे पास एरियल है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्ट्स के अंदर। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है अपडेट टेक्स्ट बाय स्टाइल। इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को जो आपका करंट टेक्स्ट स्टाइल है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ नीचे हमारे पास स्टाइल लिस्ट है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जितने भी स्टाइल है वो अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड रखता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ, और अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ उसके बाद राइट क्लिक करूँ, तो देखिए मेरा ये वाला टेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड में चला गया। और अगर मैंने इसी को दोबारा से वाई क्यू में लेके जाना है तो मैं यहाँ से दोबारा से इसी कमांड को एक्टिव करूंगा, स्टाइल लिस्ट में जाऊंगा, यहाँ से वाई क्यू डिम, ये हमारा टेक्स्ट स्टाइल है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए दोबारा से मेरा वो टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्ट्स के अंदर टेक्स्ट अदर। टेक्स्ट अदर के अंदर हमारे पास है ऑटो रिप्लेस फॉन्ट। इस कमांड का हम यूज नहीं कर सकते। इस कमांड को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमें एक वार्निंग शो करता है कि आर यू श्योर टू रिप्लेस ऑल फॉन्ट फाइल्स दैट कैन बी फाउंड विद दीज फॉन्ट फाइल्स। इससे हो सकता है कि हमारी जितने भी फॉन्ट फाइल जो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हुए हैं वो हमारे रिप्लेस हो जाए या वो डिलीट हो जाए। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। वाई क्यू आर्ट्स के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास है चेंज टेक्स्ट। तो चेंज टेक्स्ट टूल की मदद से आप अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टाइल है, हाइट है, एंगल है, जस्टिफाई है, और भी बहुत से हमारे पास ऑप्शन है। सर्कल फ्रेम है, रेक्टेंगल फ्रेम है। तो आप किसी भी स्टाइल को अगर चेंज करना चाहते हैं, इसकी किसी भी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टेक्स्ट का एंगल चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एंगल टाइप करूंगा, उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए मेरा उस टेक्स्ट का जो एंगल है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह आप इसी टेक्स्ट को अगर इनसर्कल करना चाहते हैं किसी भी फ्रेम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सर्कल फ्रेम करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद नीचे आपने जितना भी डिस्टेंस देना है, ऑफसेट डिस्टेंस जो आपका होगा वो आप यहाँ पे टाइप करें। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर करूंगा, तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है उसके गिर्द फ्रेम लग गया है सर्कल में। और अगर मैंने इसको रेक्टेंगल फ्रेम लगाना है तो रेक्टेंगल फ्रेम भी लगा सकता हूँ। आप किसी भी टेक्स्ट को फ्रेम लगा सकते हैं, उसको आप मूव कर सकते हैं। आपने कहीं मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। आपने एंगल चेंज करना है, हाइट चेंज करनी है, या उसका स्टाइल चेंज करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं स्कैप करता हूँ। स्कैप करने के बाद वाई क्यू आर्ट्स के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट अदर के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है चेंज हाइट एस्पेक्ट। तो ये चेंज हाइट एस्पेक्ट रेशो है हमारी। हमने अगर किसी भी टेक्स्ट की हाइट चेंज करनी हो या उसकी एस्पेक्ट रेशो चेंज करनी हो तो वो हम इजीली कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वाई क्यू आर्ट्स का टेक्स्ट है और एक ऑटोकैड का टेक्स्ट है। तो जो ऑटोकैड का हमारा टेक्स्ट है उस पर ये टूल अप्लाई नहीं होगा, ये टूल सिर्फ वाई क्यू आर्ट्स के टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। मैं दोनों पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से वाई क्यू आर्ट्स के अंदर जाते हैं, टेक्स्ट अदर, और उसके बाद चेंज हाइट एस्पेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगर इसकी हाइट को चेंज करना है तो मैं इधर हाइट टाइप कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। 1000 करने के बाद अब मैंने जिस टेक्स्ट की हाइट को चेंज करना है उस पर क्लिक करूंगा, तो ये मैं वाई क्यू आर्ट्स की जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए इसकी जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर इस कमांड को हम दोबारा सेलेक्ट करें, वाई क्यू आर्ट्स के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर। टेक्स्ट अदर में हमारे पास है चेंज हाइट एस्पेक्ट रेशो, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम हाइट इस दफा 2000 कर देते हैं, और उसके बाद इंटर। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए ये हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा, ये हमारा जीरो फाउंड है। तो ये हमारे जितने भी ये वाले टेक्स्ट है जो वाई क्यू आर्ट्स के अंदर से लिखे गए हैं, ये हमारे इसकी हाइट को चेंज करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जाते हैं, इसी टूल के अंदर जाएंगे,
टेक्स्ट अदर में जाएंगे, यहाँ पे है चेंज हाइट एस्पेक्ट रेशो। तो अब हम किसी भी टेक्स्ट की अगर एस्पेक्ट रेशो चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है चेंज एस्पेक्ट रेशो, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद इसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आप इस टेक्स्ट की एस्पेक्ट रेशो चेंज हो गई है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्स के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रीऑर्डर टेबल टेक्स्ट। आप किसी भी टेबल को अगर रीऑर्डर करना चाहते हैं, उसका ऑर्डर आपने एक्सेंडिंग से डिसेंडिंग करना है तो वो आप कर सकते हैं इजीली। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है। तो यहाँ पे आपने जितने भी टेक्स्ट हैं टेबल के उनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपका जो भी कॉलम ऑर्डर में है आपने उस कॉलम में से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मैं फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग है। अभी ये हमारा ऑर्डर जो है वो ascending है। उसके बाद हम डिसेंडिंग करेंगे इसको। तो देखिए इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। इसी तरह दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें मैं यहाँ पे तमाम टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऑर्डर वाली जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है। किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से ascending कर देना है। तो देखिए आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर के अंदर जाएंगे। टेक्स्ट अदर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट। इन टूल की मदद से हम अपने किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने राइट को लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट कर सकते हैं और अगर लेफ्ट से राइट करना हो तो हम राइट कर सकते हैं। तो चले मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑलरेडी से मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इस टेक्स्ट को एडिट करूं डबल क्लिक करके तो देखें यहाँ पे हमारे पास ऑटो कैड का टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर अब हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ यहाँ से तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा तो ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को एडिट करूं और इसकी मैं अलाइनमेंट को चेंज करूं तो वो अपनी जगह से मूव हो जाता है। लेकिन वाई क्यू आज के अंदर जो हमारे पास ये वाली कमांड है लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन, इन टूल की मदद से अगर आप इनकी अलाइनमेंट को चेंज करते हैं तो ये टेक्स्ट अपनी जगह से मूव नहीं होगा। तो चले पहले मैं राइट अलाइन करता हूँ। राइट अलाइन मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखिए ये वाला अब हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन हो गया है। इसमें मैं जो भी टाइप करूंगा वो हमारा लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर मैंने इसको लेफ्ट अलाइन करना हो तो मैं लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ। मैं लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो गया। अब हमारा ये सारा राइट साइड पे लिखा जाएगा। तो वाई क्यू आर टूल की मदद से अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करते हैं तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, जबकि अगर आप ऑटोकैड के टेक्स्ट एडिटर से किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करते हैं, उसको राइट या लेफ्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट अपनी जगह से मूव हो जाएगा। तो चलें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर के अंदर। टेक्स्ट अदर के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रीस्टोर मिरर्ड रोटेट। तो इस टूल की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को जो आपका टेक्स्ट रोटेट या मिरर हुआ होगा उस टेक्स्ट को आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। उससे पहले मैं किसी भी टेक्स्ट को रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट की एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं रोटेट भी कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने ये रोटेट कर दिया। अब वाई क्यू आर के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर, इसके अंदर है रीस्टोर मिरर, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखें ये वाला हमारा टेक्स्ट रीस्टोर हो गया। तो इसका जो भी एंगल था वो दोबारा से 0 हो गया। तो वाई क्यू आर के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टूल है कन्वर्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो चलें इस टूल पे क्लिक करता हूँ। तो अभी देखें ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसको मैंने एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करूंगा और अगर ये मेरा एट्रीब्यूट होगा तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो अभी के लिए मैं एट्रीब्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा ऑटो कैड में लिखा हुआ है। उसके लिए हमें एक वाई क्यू आर का टेक्स्ट चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं वाई क्यू आर का टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाई क्यू आर का टेक्स्ट लिख दिया। अब दोबारा से इसी कमांड के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट अदर के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ से मैं कन्वर्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट और यहाँ से मैं एट्रीब्यूट करूंगा। एट्रीब्यूट करने के बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं राइट क्लिक कर दूंगा। तो देखिए अब ये वाला हमारा जो टेक्स्ट है ये एक एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो गया है।
तो चलिए अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए अब हमारा ये एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा जो है वो कैपिटल लेटर में चला गया, ये अपर केस में चला गया। तो चलिए अगर अब हम इसी एट्रीब्यूट को दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम ईज़िली कर सकते हैं। दोबारा से हम इसी टूल के अंदर जाएँगे, YQH के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे है टेक्स्ट अदर और यहाँ पे है कन्वर्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब हमारा ये एट्रीब्यूट है, इसको हमने टेक्स्ट में करना है तो यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो आपका जो एट्रीब्यूट है वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं YQH के अंदर। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो लास्ट टूल है वो है एक्सप्लोड टेक्स्ट टू लाइन। इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए मेरे पास ये एक टेक्स्ट है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया लाइंस के अंदर। देखें ये मेरी अलग-अलग से लाइंस बन रही हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई हैच करना हो तो आप उसको ईज़िली हैच कर सकते हैं। ओके, तो YQH में टेक्स्ट अदर के बाद हमारे पास नेक्स्ट है डायमेंशन ड्रा। डायमेंशन ड्रा के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला टूल है वो है सेट ड्राइंग सिस्टम स्केल। तो ये जिस तरह हम कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले स्केल वगैरह सेट करते हैं, ड्राइंग का स्केल सेट करते हैं, तो ये भी वही चीज़ है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्केल दिए गए हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 से लेके 100 तक भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल 1 रख रहा हूँ। फिल वक्त के लिए 1 का स्केल हम सेट करते हैं, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चलें इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा उस पे जाते हैं। YQH के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में इसके बाद हमारे पास टूल है डायमेंशन लीनियर। जितनी भी आपको जो डायमेंशन नज़र आ रही है ये सेम उसी तरह की डायमेंशन है जो हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायमेंशन है डायमेंशन लीनियर, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। डायमेंशन लीनियर बेसिकली किसी भी सीधी लाइन की, जो हमारी लाइन स्ट्रेट होती है, उसकी अगर हमने डायमेंशन लेनी हो तो वो हम डायमेंशन लीनियर के ज़रिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे ये मेरे पास एक लाइन है, इसकी अगर मैंने डायमेंशन लेनी है तो मैं यहाँ फर्स्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद सेकंड क्लिक करूँगा, तो उससे मेरी ये एक डायमेंशन आ जाएगी। इस डायमेंशन लीनियर की जो डायमेंशन होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैंने यहाँ तक लेनी है लेकिन मुझसे अगर क्लिक इस तरह टेढ़ा भी ऊपर नीचे भी हो जाता है तो मुझे उसकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट ही बताएगा। इसमें आपकी जो डायमेंशन की गलती के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो आप एग्जैक्ट डायमेंशन ले सकते हैं। अगर आपने किसी पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन लेनी हो तो वो आप इजीली ले सकते हैं। आपने यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद आप जिस पॉइंट तक कोई भी डायमेंशन लेना चाहते हैं आपने जस्ट उधर क्लिक कर देना है, तो आपके पास लीनियर डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरह लीनियर डायमेंशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल होता है वो होता है अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन बेसिकली किसी डायगोनल लाइन के लिए, जो तिरछी लाइंस होती है उनके लिए अगर हमने कोई डायमेंशन लेनी हो तो उसके लिए हम अलाइन डायमेंशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ये वाली इस तरह की वॉल बनी हुई है, ये मेरी डायगोनल है। इसकी अगर मैं लीनियर डायमेंशन लूँगा तो वो सही नहीं आएगी। पहले मैं आपको इसकी लीनियर डायमेंशन दिखाता हूँ कि लीनियर डायमेंशन हमारी किस तरह आएगी। तो मैं ये जो ऑलरेडी डायमेंशंस लगी हुई हैं इनको अरेज कर लेता हूँ, इसको भी अरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं अगर लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करूँ और उसके बाद मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई डायमेंशन लेना चाहता हूँ तो इसकी डायमेंशन देखें, या मुझे वर्टिकल शो करेगी या मुझे हॉरिजॉन्टल शो करेगी। इसकी जो अलाइन डायमेंशन है, जो तिरछी डायमेंशन है, वो मैं नहीं ले सकता। तो इसको हम स्कैप करते हैं और यहाँ से हम अलाइन डायमेंशन लेते हैं। अब देखिए अलाइन डायमेंशन में मैं फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करूँगा और उसके बाद सेकंड क्लिक यहाँ पे करूँगा तो बिल्कुल उस लाइन के पैरेलल जो डायमेंशन है वो मुझे मिल जाएगी। सेम टू सेम जैसे वो लाइन है उसी के अलाइन ये डायमेंशन आ जाएगी। तो अलाइन डायमेंशन बेसिकली डायगोनल लाइंस के लिए यूज़ की जाती है। आप इससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें गलती के चांसेस आपके पास बढ़ सकते हैं, उसमें एरर के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एग्जैक्ट क्लिक नहीं कर पाता तो मेरी जो लाइन है उसकी जो डायमेंशन है वो मुझे गलत शो करेगा। अब देखिए मुझसे अगर इस स्ट्रेट लाइन की जो डायमेंशन है इसको लेने के लिए अगर मैं अलाइन डायमेंशन का यूज़ करूँगा और मुझसे कहीं ऊपर नीचे इस तरह क्लिक हो गया तो जो इसकी डायमेंशन है उसमें फ़र्क आ जाएगा और इसकी जो लीनियर डायमेंशन होगी, जो एग्जैक्ट डायमेंशन होगी इस लाइन की, वो कुछ और होगी। तो ये डिफरेंस होता है लीनियर डायमेंशन में और अलाइन डायमेंशन में। ओके, YQH के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रॉ के अंदर जाएंगे। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है डायमेंशन अलाइन के बाद डायमेंशन बेस लाइन।
तो डायमेंशन बेस लाइन किसी भी डायमेंशन की बेस पॉइंट से मुख्तलिफ पॉइंट तक आपने डायमेंशन लगानी हो, अगर ज़्यादा डायमेंशन लगानी हो तो वो आप इस डायमेंशन बेस लाइन से लगा सकती हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ से मैं टूल को एक्टिव कर लेता हूँ डायमेंशन ड्रा के अंदर से डायमेंशन बेस लाइन। तो आप देखिए मैंने जो लास्ट डायमेंशन लगाई थी वो मुझे यहाँ पे शो कर है। तो मैं एक दफ़ा के लिए यहाँ पे कोई डायमेंशन आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इन डायमेंशन को डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इस डायमेंशन की थोड़ी सी हाइट वगैरह भी बढ़ा लेता हूँ। मैं YQH1 में जाऊँगा, यहाँ से मॉडिफाई में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट में जाऊँगा। इसकी हाइट को मैं 6 इंच कर लेता हूँ और उसके बाद ओके कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ से मैं एक लीनियर डायमेंशन लगा रहा हूँ इस पॉइंट तक, ये मैंने एक लीनियर डायमेंशन लगाई और अब मैंने इस पॉइंट तक नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा उस तक एक डायमेंशन लगानी है, लेकिन जो स्टार्ट मेरे इस बेस पॉइंट से हो और फिर उसके बाद इसी तरह सवाल मैंने लगानी है। तो उसके लिए हम बेस लाइन जो डायमेंशन है हमारी उसका यूज़ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से मैं लीनियर के अंदर जाता हूँ और उसमें हमारे पास है बेस लाइन डायमेंशन। इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली जो मेरी डायमेंशन है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट मैं जिधर भी क्लिक करता जाऊँगा इस तरह, तो मेरी जो डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली उसी बेस पॉइंट से स्टार्ट होके इस तरह लगती जाएगी। तो ये हमारी बेस लाइन डायमेंशन होती है। ये आपने जब वर्किंग ड्राइंग बनानी होती है तो उसमें हम अक्सर इस बेस लाइन डायमेंशन का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा YQH के अंदर हम जाएंगे डायमेंशन ड्रा, डायमेंशन रेडियस। डायमेंशन रेडियस बेसिकली किसी भी सर्कल का अगर आपने रेडियस लेना हो तो वो आप इस डायमेंशन रेडियस से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ किसी भी रेडियस का और उसके बाद यहाँ पे मैं डायमेंशन रेडियस में चला जाता हूँ और उसके बाद इस सर्कल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका रेडियस उस सर्कल का लग जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डायमेंशन डायामीटर। तो डायामीटर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप किसी भी सर्कल का अगर डायामीटर लेना चाहते हैं तो वो आप इस कमांड की मदद से ले सकते हैं। तो ये बेसिकली किसी भी सर्कल का या किसी भी आर्क का अगर आपने रेडियस या डायमीटर लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं आर्क का रेडियस लेता हूँ तो वो भी मैं इजीली ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं YQH के अंदर जाएंगे डायमेंशन ड्रा। इसके अंदर हमारे पास है डायमेंशन एंगुलर। अगर आपने किसी भी दो लाइंस का एंगल चेक करना हो तो वो आप इस डायमेंशन एंगुलर की मदद से करेंगे। कैसे, अभी देखें यहाँ पे मेरे पास लाइंस हैं, मैं यहाँ पे कोई और लाइन न्यू लाइन लगा लेता हूँ। इस तरह मैंने एक लाइन लगाई और एक लाइन में इस तरह लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अब इन दो लाइंस के दरमियान का अगर मैंने एंगल चेक करना है तो मैं इसी कमांड से करूँगा, डायमेंशन ड्रा में जाऊँगा और यहाँ से लूँगा डायमेंशन एंगुलर। उसके बाद फर्स्ट लाइन और उसके बाद सेकंड लाइन पे क्लिक करना है तो आप उस दो लाइंस के दरमियान का एंगल ले सकते हैं। और अगर आप इस लाइन का ऐसे एंगल लेना चाहते हैं तो वो आप किस तरह लेंगे, दोबारा मैं इसी कमांड में जाऊँगा, यहाँ से जाते हैं एंगुलर पे जाऊँगा। आपने यहाँ पे एक दफ़ा स्पेस प्रेस कर देना है कमांड सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर आपने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इस तरह सेकंड लाइन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आप यहाँ से इस तरह का जो कंप्लीट एंगल है वो ले पाएंगे। आपको मैं दोबारा से एक दफ़ा समझा देता हूँ। यहाँ से आपने कमांड को एक्टिव करना है। कमांड को एक्टिव करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर से स्पेस या इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद अब आपने फर्स्ट लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ तक ऐसे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह कंप्लीट जो एंगल है वो ले सकते हैं। इस तरह आपका एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस तरह एंगल लेंगे, इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो कंप्लीट एंगल है वो इस तरह नहीं आएगा, वो आपका इस तरह से सिलेक्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा एंगल लेने में डिफरेंस होता है। अगर आपने इस तरह के एंगल लेने हो तो फिर वो आप इस तरीके से लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास YQH के अंदर जाते हैं डायमेंशन ड्रा के अंदर। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डायमेंशन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बेसिकली अगर किसी भी आर्क की आपने लेंथ चेक करनी हो तो वो आप इस कमांड की मदद से कर सकते। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक आर्क ड्रा कर ली और अब अगर मैंने इसकी कंप्लीट आर्क लेंथ चेक करनी है तो वो मैं इस टूल की मदद से कर सकता हूँ। डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ पे है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ पे क्लिक किया, उसके बाद आपने आर्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। आप नेक्स्ट पॉइंट कहीं पे भी स्पेसिफाई कर दें तो आपकी जो आर्क लेंथ है वो प्लेस हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पार्शियल लेना चाहते हैं, आपने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर आर्क की लेंथ लेनी है तो वो आप कैसे लेंगे। यहाँ से मैं दोबारा से आर्क लेंथ एक्टिव कर लेता हूँ। कमांड एक्टिव करने के बाद आपने उस आर्क पे क्लिक करना है। आर्क को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ नीचे से पार्शियल, इस पे आपने पी कर लेना है या पार्शियल पे क्लिक कर लें। उसके बाद इंटर प्रेस करें।
इंटर प्रेस करने के बाद आपने फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद सेकंड पॉइंट जहाँ तक आप आर्क की लेंथ लेना चाहते हैं वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी जो पार्शियल आर्क की लेंथ है वो लग जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन ड्रा के अंदर, वो है डायमेंशन क्लोज स्पेस। ये आपने अक्सर वीडियोस में डी डी जी, डबल जी और डी डी डबल एस इन कमांड का यूज़ बहुत देखा होगा। तो ये वही कमांड्स है जिनका यूज़ आज हम करने लगे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डायमेंशन क्लोज स्पेस। अगर आपकी कोई क्लोज स्पेस है उसके अंदर की आपने डायमेंशन लेनी है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। उसके लिए पहले यहाँ पे मैं कोई प्लान जो है उसको सेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक प्लान है, बल्कि हम इस प्लान को अगर ले लेते हैं इसमें से हम डोर और विंडोज़ जस्ट उठा लेते हैं, साथ वॉल्स उठा लेंगे। मैं ले आइसो करता हूँ डोर, वॉल्स एंड हम यहाँ से विंडोज़ इसको भी ले लेते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास एक सिंपल सा प्लान है। इस प्लान के अंदर हमने अगर डायमेंशन देनी है क्लोज्ड एरिया के अंदर तो वो हम दे सकते हैं। यहाँ से हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अंदर एक जहाँ भी क्लिक करेंगे तो जितना भी क्लोज्ड एरिया होगा उसके अंदर की सारी डायमेंशंस यहाँ पे लग जाएंगी। तो देखें यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये क्लोज एरिया था, उसके अंदर डायमेंशन लग गई। तो इसके अंदर की जितनी भी डायमेंशन है क्लोज्ड एरिया के अंदर वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं आपको सिंपल दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब देखिए रेक्टेंगल मेरी क्लोज्ड है। अगर इसके अंदर से मैंने डायमेंशन लेनी है तो मैं डायमेंशन यहाँ पे जाऊँगा, डायमेंशन क्लोज स्पेस इस पे क्लिक करेंगे और देखिए मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तो जितनी भी वॉल्स है उसके अंदर क्लोज हुई हुई जितनी भी लाइंस है उनकी डायमेंशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी जस्ट वन क्लिक से। ओके, तो नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च के अंदर हम जाते हैं। डायमेंशन ड्रॉ के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारी एक कमांड रह गई थी डायमेंशन क्विक। तो क्विक डायमेंशन जिस तरह हम ऑटो कैड की यूज़ करते हैं सेम वो यही क्विक डायमेंशन है। आपने कोई भी क्विक डायमेंशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। इसको हम यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ डायमेंशन क्विक। उसके बाद आपने जिन भी लाइन की आप डायमेंशन लेना चाहते हैं ऐसे सिलेक्ट करें और उसके बाद देखिए आपकी इस तरह की क्विक डायमेंशन आ जाएंगी। तो ये सेम ऑटो कैड की तरह की जिस तरह की डायमेंशन है वो ही है जो शुरू में हमने जितनी भी डायमेंशन पढ़ी वो ऑटो कैड से भी आप यूज़ करेंगे तो सेम है, और अगर आप वाई क्यू आर्च से यूज़ करेंगे तो भी सेम उसी तरह की है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे डायमेंशन ड्रा। इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन क्लोज पॉली लाइन। अगर आपके पास कोई पॉली लाइन है, क्लोज पॉली लाइन है, तो उसकी अगर आपने डायमेंशन लेनी है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसी रेक्टेंगल की मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा इस तरह और इस रेक्टेंगल को मैं एक्सप्लोड कर दूंगा। अब देखिए ये मेरी लाइन है सिंपल और ये मेरी क्लोज पॉली लाइन है। तो अब हम वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे डायमेंशन ड्रा और उसमें हमारे पास जो पहली कमांड थी डायमेंशन क्लोज स्पेस, और उसके बाद देखिए अगर इसके अंदर क्लिक करें तो भी डायमेंशन लग रही हैं और अगर इसके अंदर क्लिक करें तो भी डायमेंशंस लग रही हैं। तो इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद दोबारा वाई क्यू आर्च में जाएंगे डायमेंशन ड्रा और यहाँ पे डायमेंशन क्लोज्ड पॉली लाइन। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए मेरी जो सिर्फ पॉली लाइंस है वो सिलेक्ट हुई, जो मेरी लाइंस थी वो सिलेक्ट ही नहीं हुई। मैं इसको अंडू करता हूँ और दोबारा से आपको दिखाता हूँ। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ पे है डायमेंशन क्लोज्ड पॉली लाइन। तो इसमें जो भी पॉली लाइंस होंगी सिर्फ वो सिलेक्ट होंगी। अब देखिए मैंने इनको सिलेक्ट किया और साथ ही मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरी सिलेक्ट नहीं हो रही। तो इसी तरह अगर आप इसके अंदर जाएंगे, मैं यहाँ से इनको पहले डायमेंशन को डिलीट कर लेता हूँ। ये मेरी जितनी भी लगी हुई है इनको ले आइसो करके हम डिलीट कर लेते हैं और ले अनआइसो करता हूँ अब मैं। तो आप देखिए मैं यहाँ से डायमेंशन क्विक के अंदर ये हमारे पास है डायमेंशन क्लोज पॉली लाइन। इधर से मैं ये इस तरह सेलेक्ट करता हूँ सारी अपनी ड्राइंग्स को, उसके बाद इंटर करूँगा। तो देखिए जो भी पॉली लाइंस होंगी जस्ट वो सिलेक्ट होंगी, जो हमारी लाइंस होंगी वो हमारी सिलेक्ट नहीं होंगी। तो देखिए ये मेरी लाइन है, प्रॉपर्टीज अगर आप इसकी चेक करें और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें तो ये मेरी पॉली लाइन है। तो ये आपकी जो पॉली लाइंस होंगी उनके बाहर की जो डायमेंशन है वो भी आपको शो करा देगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे डायमेंशन ड्रॉ। इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन पॉली लाइंस और लाइंस। इसमें आपकी दोनों सिलेक्ट होंगी, इसमें पॉली लाइन भी सिलेक्ट होगी और लाइंस भी सिलेक्ट होंगी। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप डायमेंशन यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यूज़ टेक्स्ट, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं डायमेंशन पे करता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे इस एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा तो देखें अब मेरी डायमेंशन लग रही है। इसी तरह मैं अंडू करता हूँ इसको
अंडू करने के बाद अब यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर हम जाएंगे डायमेंशन ड्रा, यहाँ पे है डायमेंशन पॉलीलाइन, इसमें जाएंगे। उसके बाद यूज़ टेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद इस तरह हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए अब सिर्फ टेक्स्ट आएगा। अब हमारी जो डायमेंशन लाइंस है साथ वो डिस्प्ले नहीं होंगी, तो वो हमारी साथ नहीं आएंगी, सिर्फ जो डायमेंशंस हमारी होंगी उनका टेक्स्ट आएगा। ओके, वाई क्यू आज के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा के अंदर जाएंगे। डायमेंशन ड्रा के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन ऑफ एक्सिस विंडोज़। अगर आपने कोई एक्सेस जो हम वाई क्यू आर से ड्रा करते हैं या जो हमारी विंडोज़ होती है उनकी अगर आपने मेजरमेंट्स लेनी हो तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे मेरे पास एक विंडो है, इसकी मैंने अगर लेनी है डायमेंशन, तो मैं इसको अगर इस तरह से सिलेक्ट करूँ, ये मेरी ऑटो कैड की विंडो बनी हुई है तो ये सिलेक्ट नहीं होगी। इसके लिए आपको वाई क्यू आर की विंडो लगानी पड़ेगी। तो वाई क्यू आर की विंडो लगाने के लिए आपके पास जो है ये वॉल जो है ये भी वाई क्यू आर की लेयर में ही होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ से वाई क्यू आर की वॉल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ वॉल कर लेते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे कहीं पे भी जो है ड्रॉ वॉल कर लेते हैं। हमने वाई क्यू आर की वॉल लगा ली। अब इसके ऊपर अगर मैं कहीं पे विंडो अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे एक विंडो भी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी विंडो अप्लाई हो गई। अब अगर मैंने इसकी डायमेंशन लेनी हो तो फिर मैं वाई क्यू आर 2 के अंदर जाऊँगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है डिम एक्सेस विंडो, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, इस विंडो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इस विंडो को सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा आपने राइट क्लिक या इंटर प्रेस करना है और उसके बाद बाहर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी जो डायमेंशन है वो लग जाएगी। तो ये हमारी इंचेस में लगी है। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, वाई क्यू आर्च में डायमेंशन ड्रा में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन ऑफ ब्लॉक्स वॉल्स। अगर आपने किसी भी ब्लॉक की या वॉल्स की डायमेंशन लेनी है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब देखें आपके पास 3 ऑप्शन है। आपने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेनी है तो आप इस तरह ले सकते हैं, अगर आपने वर्टिकल लेनी है तो आप इससे ले सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ इनसाइड वॉल्स लेनी है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। अब देखिए मैं अगर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखिए मेरे पास ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब मैंने इस ब्लॉक के सेंटर से इस वॉल तक की डायमेंशन लेनी है हॉरिजॉन्टल, और इसी के सेंटर से मैंने इस वॉल तक की डायमेंशन लेनी है। तो मैं जस्ट इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा, उसके बाद स्पेस प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन आ गई और इसके सेंटर से इस वॉल तक की आ गई। इसी तरह अगर मैं दोबारा जाऊँ यहाँ पे मैं किसी और को कर लेता हूँ, इस पे हम क्लिक करते हैं, दोबारा से इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस टाइम मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, स्पेस करूँगा तो देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल इस तरह आ गई। इसी तरह अगर दोबारा हम इसी कमांड में जाए, वर्टिकल में जाए, ओके करें। ओके करने के बाद अब अगर हम कोई ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद स्पेस करता हूँ और उसके बाद देखिए जिधर मुझे वॉल मिलेगी ये मेरी डिस्प्ले होनी चाहिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपको इस तरह अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप देखिए यहाँ पे जिस तरह मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही, तो उसके लिए आपकी जो वॉल्स है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। आप देखिए अगर मैं यहाँ तक लाऊं तो मुझे एंड वाली वॉल डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैं साइड पे करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे इस तरह ये डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर मैं अब इधर लाऊंगा इसको डिस्प्ले करके तो ये मुझे इस तरह की पूरी डायमेंशन दिखाएगा। तो ये आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपने डायमेंशन लेनी हो ब्लॉक की या वॉल्स की तो वो आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं इसी कमांड में दोबारा जाएंगे, अब है इनसाइड वॉल्स, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। इनसाइड वॉल से आप हॉरिजॉन्टल भी ले लेंगे और वर्टिकल डायमेंशन दोनों ले सकेंगे। इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखिए मैं जिस वॉल पे भी इस तरह लेके आऊँ इनसाइड उस एरिया के अंदर लेके आऊँ तो मेरी जो डायमेंशन है वो वर्टिकल भी लग जाएगी और हॉरिजॉन्टल भी लग जाएगी। तो इस टूल की मदद से आप काफ़ी क्विक डायमेंशंस लगा सकते हैं अपने प्लान के अंदर। तो नेक्स्ट हम वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा। डायमेंशन ड्रा के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन ऑफ स्टेप्स। तो डायमेंशन ऑफ स्टेप्स की मदद से आपने जहाँ भी स्टेयर्स बनानी हो उसके अगर आपने स्टेप्स कैलकुलेट करने हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इधर स्टेयर बनाना चाहता हूँ तो उस स्टेयर के लिए मुझे कितने स्टेप्स चाहिए होंगे तो उस टूल की मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगा लेता हूँ, वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लगा लेते हैं स्ट्रेट डायमेंशन जो हमारी लीनियर होगी। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके अगर यहाँ तक कोई टेयर बनाना चाहता हूँ 200 इंचेस है मेरे पास, तो इसमें हम वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में हम जाएंगे, यहाँ से डायमेंशन ऑफ स्टेप है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस डायमेंशन को अगर मैं क्लिक कर लूँ तो देखिए अब मेरे पास ये मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरे 20 नंबर ऑफ स्टेप बनेंगे जिनकी जो हमारी थ्रेड की विड्थ होगी वो
10 इंच होगी। तो यहाँ पे जो हमारी थ्रेड की विड्थ होगी वो 10 इंच होगी और हमारे जो नंबर्स ऑफ स्टेप बनेंगे वो 20 होंगे। तो इस एरिया में हमारे पास कितने नंबर्स आ सकते हैं? 20 नंबर्स और 10 इंच की थ्रेड विड्थ। तो इस तरह आप किसी भी एरिया के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे कोई डायमेंशन लगा लेता हूँ, इस तरह मैंने अगर लगा ली और उसके बाद अब दोबारा मैं इसी कमांड का यूज़ करता हूँ, वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊँगा, डायमेंशन ड्रा में जाएँगे, यहाँ से है डायमेंशन ऑफ स्टेप्स, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए नीचे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, इक्वल पार्ट्स नंबर, सेटिंग वगैरह। तो इक्वल पार्ट्स पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपको इक्वल्स में नज़र आएँगे। यहाँ पे देखिए 10 सेगमेंट है हमारे। तो इसी तरह दोबारा मैं इसको एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे है सेटिंग। तो सेटिंग के अंदर हमारे पास लेयर का कलर है, उसका हम यहाँ पे रीसेट वगैरह या उसका कलर चेंज अगर हमने करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद अब देखें यहाँ पे हम इस डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे 190 की जो हमारी इंचेस की लेंथ है उसमें हमारे 19 जो है वो स्टेप्स आएंगे और जो हमारे थ्रेड बनेगा वो हमारा 10 इंच बनेगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है डायमेंशन कोड, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम सिलेक्ट कर्व कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब जो कर्व का कॉर्ड बनता है उसकी जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो आप किसी भी कर्व का अगर आपने कॉर्ड वगैरह लेना हो तो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस जगह पे जाते हैं, यहाँ पे है डायमेंशन कॉर्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे। आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है जिस भी कर्व का आप लेना चाहते हैं। तो देखें इसका इस तरह बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे और उसके बाद है डायमेंशन आर्क एट इंटरवल्स, इस पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम सिलेक्ट आर्क कर लेंगे। तो देखें अब इस तरह आप पूरी आर्क की जो लेंथ है वो ले सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे आर्क लेंथ लेने के लिए लाइंस के डिफरेंट तरीके से आपने अगर मेजरमेंट्स लेनी हो तो उनके लिए यूज होता है। वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, दोबारा हमारे पास है डायमेंशन ड्रा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डायमेंशन रीबिल्ड बाय टेक्स्ट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई पहले टेक्स्ट लिख लेता हूँ, वाई क्यू आर्च का ही कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। इस पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 और उसके बाद ओके कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास ये एक 10 का टेक्स्ट है। अब अगर मैंने इस 10 के हिसाब से कोई डायमेंशन लेनी है तो मैं वो ले सकता हूँ। वो कैसे लेंगे? वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है डायमेंशन रीबिल्ड बाय टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे। अब फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन और उसके बाद सेकंड एक्सटेंशन लाइन में कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिकली 10 इंच की ही डायमेंशन लगेगी। आप जितनी भी डायमेंशन लगाना चाहते हैं आप उतना टेक्स्ट लिखें और उसको उसके बाद रीबिल्ड कर ले। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। 30 करने के बाद आप दोबारा वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ पे इस कमांड को एक्टिव करेंगे। कमांड एक्टिव करने के बाद इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, स्पेस देंगे, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन देंगे, उसके बाद सेकंड क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। तो देखें 30 इंच की जो मेरी डायमेंशन है वो यहाँ पे प्लेस हो गई। तो ये आप टेक्स्ट से अगर आपने कोई रीबिल्ड करनी हो डायमेंशन तो वो आप कर सकते हैं। वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है डायमेंशन मर्ज बेस लाइन। अगर आपने दो जो डायमेंशन है उनको मर्ज करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक मैंने डायमेंशन ली और इसी तरह मैं इसको यहाँ से एक और डायमेंशन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं एक और डायमेंशन ले लेता हूँ। मैंने ये दो डायमेंशन ली, अगर इनको आपस में मर्ज करना है, एक डायमेंशन बनानी है तो वो हम इस टूल की मदद से बना सकते हैं। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा, डायमेंशन मर्ज बेस लाइन, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, इसके बाद स्पेस देंगे, बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इन डायमेंशन का जो टोटल है उसके साथ एक हमारी पूरी डायमेंशन यहाँ पे लग जाएगी। तो आपके पास जितनी भी डायमेंशन हो, अगर आपने इस तरह बहुत सारी डायमेंशन लगाई हुई है, इनको आपने इस तरह कंटिन्यू लगाया हुआ है जिस तरह मैं ये लगा रहा हूँ, तो ये मैंने इस तरह लगाया यहाँ पे कि आप मेरे पास बहुत सारी अगर इस तरह डायमेंशन है और उनका अगर आपने सम करना है तो आप डायरेक्टली, वैसे हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इस पॉइंट पे से इस पॉइंट पे क्लिक करें तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस कमांड का यूज़ करना चाहते हैं, डायमेंशन ड्रा में जाएँ, यहाँ से डायमेंशन मर्ज बेस लाइन, इस पे क्लिक करें, इन डायमेंशन को सिलेक्ट कर लें, स्पेस करें, बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास इनका सम आ जाएगा। ओके, वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा में हम जाएंगे, यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है स्विच डायमेंशन लेयर।
अगर आपने डायमेंशन की लेयर को स्विच करना हो तो वो आप इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। इसको क्लिक करें तो देखिए हमारे पास जब भी हम डायमेंशन लगाते हैं तो हमारे पास लेयर क्रिएट होती है। वाई क्यू आर्च के अंदर ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट होती है। अगर आपने एक डायमेंशन की लेयर से दूसरी डायमेंशन की लेयर में जाना है तो वो आप इस टूल की मदद से जा सकते हैं, लेकिन डायमेंशन को मोस्टली एक ही लेयर के अंदर रखते हैं तो इसका यूज हमें इतना नहीं रहने वाला। वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, डायमेंशन ड्रा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है सेट करंट डायमेंशन स्टाइल। आपका जो भी स्टाइल है डायमेंशन का स्टाइल, अगर आपके पास आपके प्लान के अंदर बहुत सारे स्टाइल यूज हुए हुए हैं तो आप किसी एक डायमेंशन स्टाइल को करंट बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगा लेता हूँ किसी और स्टाइल की मदद से। तो देखिए मेरे पास जो अभी करंट स्टाइल है वो है YQ1। मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, सेट करंट क्लोज करूंगा और उसके बाद एक डायमेंशन लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं डायमेंशन लगा देता हूँ कोई भी। तो देखें अब मेरे पास डायमेंशन का एक स्टाइल ये है और एक स्टाइल ये है। अब मैं जो भी डायमेंशन यहाँ पे लगाऊँ, मैं फॉर एग्जांपल वाई क्यू आर्च के अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी डायमेंशन अगर लगाता हूँ तो मेरे पास देखें जो स्टाइल है वो तीसरा एक और बन गया है। तो आपने जिसको भी करंट करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैं दोबारा लगा रहा हूँ तो मेरे पास ये स्टाइल आ रहा है। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, यहाँ पे है डायमेंशन ड्रा, उसके बाद सेट करंट डायमेंशन स्टाइल और उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला स्टाइल करंट हो जाएगा। जिस तरह हमने टेक्स्ट के टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हम किस तरह किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को करंट कर सकते हैं, इसी तरह हम इस डायमेंशन के स्टाइल को भी करंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर, हम जाएंगे डायमेंशन ड्रा के अंदर, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमें मिल जाता है डायमेंशन अपडेट बाय स्टाइल। आपने अगर किसी भी डायमेंशन को अपडेट करना हो उसके स्टाइल के हिसाब से तो देखिए अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये वाली जो मेरी डायमेंशन है वो मेरी वाई क्यू आर्च के अंदर है, तो मैं इसको अगर स्टैंडर्ड के अंदर लेके आना चाहता हूँ तो वो कैसे लेके आ सकता हूँ? जिस तरह सेम हमने टेक्स्ट के साथ किया था सेम इसी तरह हम डायमेंशन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास डायमेंशन लिस्ट है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब है स्टैंडर्ड, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैं इस डायमेंशन पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद राइट क्लिक या इंटर कर देना है। तो अब ये देखिए मेरा जो ये स्टाइल है डायमेंशन का वो स्टैंडर्ड में चला गया है। अब इसका अगर मैं कलर वाइट कर दूं तो ये हमें सेम उसी तरह का नजर आएगा, जिसकी लेयर चेंज नहीं हुई, सिर्फ स्टाइल चेंज हुआ है। तो आप देखिए ये हमारा स्टाइल और है और ये हमारा स्टाइल और है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, डायमेंशन ड्रा के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टूल है वो है स्विच वाई क्यू डायमेंशन स्टाइल। अगर हमने वाई क्यू की जो डायमेंशन स्टाइल है उनके दरमियान में स्विच करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इसका यूज़ हमें इतना नहीं रहने वाला। ये हमारी सारी जो डायमेंशन है ये सेम एक ही लेयर में हमारी रहती हैं, इनके लिए हमें एक ही लेयर रखनी भी चाहिए। ओके, तो वाई क्यू आर्च में डायमेंशन ड्रा के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डायमेंशन मॉडिफाई। डायमेंशन मॉडिफाई के अंदर हम बेसिकली अपनी जो डायमेंशन हमने लगाई होती है अपने प्लान्स के अंदर उनको हम मॉडिफाई करते हैं। ये ऑटोकैड से थोड़ी सी डिफरेंट है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स अवेलेबल है। आई होप सो कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसमें काफ़ी मज़े के टूल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडजस्ट टेक्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे पहले मैं कोई डायमेंशन लगा लेता हूँ। वाई क्यू आर्च 2 के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम लीनियर डायमेंशन ले लेते हैं। उसके बाद स्केल आप कोई भी रख सकते हैं, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगाता हूँ इस तरह से और इस तरह से लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने डायमेंशन लगा दी। अब हम इस डायमेंशन को पहले थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसके जो यूनिट्स है उसको भी चेंज कर लेते हैं। डायमेंशन में जाएंगे, डी में जाएंगे, यहाँ पे है YQ1, ये हमारा सेट करंट हो जाएगा, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से प्राइमरी यूनिट में जाएंगे, इसको हम आर्किटेक्चरल कर लेते हैं और स्केल हम यहाँ से 1/8 कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से जो हम इसकी हाइट को 6 कर देते हैं और उसके बाद सिंबल एंड एरोज, इसमें से जो एरो साइज है इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ। ओके कर देंगे, क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे इसका जो एरो स्टाइल है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से सिंबल एंड एरो में जाना है और इधर से आपने क्लोज फिल इसको कर लेना है। उसके बाद इसका साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके करूँगा, क्लोज करूँगा। और अब हमने इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है अगर वो भी चेंज करना हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। एसटी में जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल में, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास YQ है, यूज बिग फॉन्ट से आपने क्लिक हटा लेना है। उसके बाद यहाँ से मैं टाइप न्यू रोमन्स कर लेता हूँ और उसके बाद अप्लाई करेंगे और क्लोज। तो अब हमारा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया, इसकी जो हाइट वगैरह थी वो भी हमने एडजस्ट कर ली। तो अब हम जाते हैं YQ आर्च के अंदर। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा जो सबसे पहला टूल है वो है एडजस्ट टेक्स्ट पोजीशन।
अगर आप किसी भी डायमेंशन के टेक्स्ट को अपनी जगह से हटा देते हैं, यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जांपल मूव कर देता हूँ, मूव टेक्स्ट ओनली हम कर लेते हैं, इसको मैं कहीं भी रख लेता हूँ। अब देखिए इस टेक्स्ट को मैंने उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटा दिया है, इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है, तो उसके लिए हम वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा फर्स्ट टूल है एडजस्ट टेक्स्ट पोजीशन, इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने डायमेंशन पे क्लिक करना है और इंटर या राइट क्लिक कर देना है, तो आपकी जो डायमेंशन है वो रीसेट हो जाएगी, आपका जो टेक्स्ट है वो रीसेट होकर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं। वाई क्यू आर्च के अंदर डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है एक्सटेंड डायमेंशन लाइन। आप देखिए अगर आपने किसी भी डायमेंशन की डायमेंशन लाइन को एक्सटेंड करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इस डायमेंशन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप जिधर भी क्लिक करेंगे आपकी डायमेंशन वहां तक एक्सटेंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरी जो डायमेंशन है वो यहाँ तक एक्सटेंड होगी। इसी तरह मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ तक क्लिक करूँ अपने इस पॉइंट तक तो मेरी डायमेंशन यहाँ तक आ जाएगी। तो अगर आपने डायमेंशन को एक्सटेंड करना हो तो आप इजीली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है स्प्लिट एक्सटेंड इनटू मैनी। अगर आपने इसको स्प्लिट करना हो बहुत सारी डायमेंशन में तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरे पास ये एक डायमेंशन है और इसको अगर मैंने स्प्लिट करना है या इसको मैंने एक्सटेंड करना है तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब अगर आप नीचे गौर करें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है कि अगर या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो मेरी डायमेंशन वहां से स्प्लिट हो जाएगी। तो फर्स्ट मैं इस पे करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरी डायमेंशन इस पॉइंट से स्प्लिट हो गई। इसी तरह अगर मेरे पास कोई बड़ी डायमेंशन लगी हुई है उसको मैंने दो में स्प्लिट करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ से हम टेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे और स्प्लिट एक्सटेंड क्लिक करने के बाद अब डायमेंशन को सिलेक्ट किया। डायमेंशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कहीं पे भी अगर क्लिक करूँ अपना पॉइंट तो मेरी वहां तक डायमेंशन स्प्लिट हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लिक करूँ इस जगह पे तो देखिए मेरी यहाँ से डायमेंशन स्प्लिट हो गई। इसी तरह इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद आप देखें यहाँ पे मैं दोबारा जाऊंगा, इसी कमांड को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैंने डायमेंशन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है कि इंटर इक्वल सेगमेंट। अगर आप इसको इक्वल सेगमेंट में स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आप जितने भी सेगमेंट्स में इसको स्प्लिट करना चाहते हैं आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। मैंने 3 टाइप किया, उसके बाद इंटर करूंगा तो देखिए मेरे इक्वल सेगमेंट में वो डायमेंशन स्प्लिट हो गई। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मर्ज डायमेंशन। अब हमने जो डायमेंशन स्प्लिट्स की इसी तरह की अगर आपके पास कोई डायमेंशन लगी हुई है, बहुत सारी डायमेंशन लगी हुई है और उनको मर्ज करके आप एक डायमेंशन बनाना चाहते हैं तो वो आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस टूल को एक्टिव करूंगा। टूल को एक्टिव करने के बाद जितनी भी हमारी डायमेंशन है जिनको मैंने मर्ज करना है उनको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद राइट क्लिक या इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वो डायमेंशन मर्ज हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ से मुख्तलिफ डायमेंशन लगा लेता हूँ। मैंने एक डायमेंशन ये लगाई, उसके बाद एक और डायमेंशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ। इस तरह आप देखिए ये मेरे पास दो डायमेंशन है, अगर इनको मैंने मर्ज करना हो तो यहाँ से मर्ज डायमेंशन लेंगे। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया तो देखिए मेरी ये दोनों डायमेंशन मर्ज होके एक डायमेंशन बन गई। जिस तरह हमने उसको स्प्लिट किया था इसी तरह हम इन डायमेंशन को मर्ज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है अलाइन डेफिनेशन पॉइंट्स। अब अगर आपने अपनी इन डायमेंशंस के पॉइंट को चेंज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास जो इन डायमेंशन के पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस जगह पे आ रहे हैं। अगर मैंने इनको चेंज करना है तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर डायमेंशन मॉडिफाई हमारे पास जो टूल है इसके लिए वो है अलाइन डेफिनेशन पॉइंट। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्पेस प्रेस करनी है और जहाँ भी आप क्लिक करना चाहते हैं वहाँ तक आप इसको इस तरह क्लिक कर लें और उसके बाद अपनी डायमेंशन को आपने जहाँ भी प्लेस करने आप कर दें तो आपकी डायमेंशन यहाँ से इस पॉइंट से शुरू होकर दोबारा से उस जगह पे चली जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वाई क्यू आर्च के अंदर। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है अलाइन डायमेंशन मल्टी लाइन। तो इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद अब आप जितना भी अपनी डायमेंशन को आगे पीछे रखना चाहते हैं, जो आपकी डायमेंशन है उसका जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन के ऊपर, तो उसको आप कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी डायमेंशन लाइन होती है, ये डायमेंशन टेक्स्ट होता है और ये जो हमारी लाइन होती है ये हमारी एक्सटेंशन लाइन होती है। तो इन तीनों चीज़ों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस टूल को मैं दोबारा एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास है अलाइन डायमेंशन लाइन, इस पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारी डायमेंशन है, ग्रुप अगर आप पूरा डायमेंशन का करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं।
मैं यहाँ से कुछ डायमेंशन और लगा लेता हूँ। इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ तक लगा लेता हूँ। इसी तरह मैं अगर इसके बाद और भी लगाना चाहता हूँ तो और भी लगा सकता हूँ। अब मेरे पास ये अगर एक ग्रुप है जो आपके पास बहुत सारा हो सकता है, इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रुप होता है डायमेंशन का। ये हम अक्सर वर्किंग ड्राइंग्स में या आर्किटेक्चरल ड्राइंग में लगाते होते हैं। तो इन सब को आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना है इस पूरे ग्रुप को, आप ऑटोकैड की मदद से भी कर सकते हैं। आप इन तमाम डायमेंशन को ऑटोकैड के जो डायमेंशन है उनके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऑटोकैड की मेरी डायमेंशन वाली ये वाली वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो चले, हम वाई क्यू आर्च का पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जस्ट सिर्फ वाई क्यू आर्च को ही कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है अलाइड डायमेंशन मल्टी लाइन। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जितना भी इस ग्रुप को स्ट्रेच करना है मैं इजीली स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर आप ऑटोकैड्स की बात करें तो आप इस जगह पे क्लिक करें तो स्ट्रेच डायमेंशन ग्रुप, आप इसकी मदद से ये वाला काम कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे। डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है अलाइन फीड पॉइंट। अब आप अपनी डायमेंशन को एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे रखना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से रख सकते हैं। ये वाला टूल और ये वाला अलाइन डेफिनेशन पॉइंट्स वाला, ये तकरीबन हमारे जो टूल है वो सेम वर्क करता है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैंने डायमेंशन पे क्लिक किया और उसके बाद स्पेस प्रेस करना है। अब मैंने अपना ये जो एक्सटेंशन लाइन है इसको जिधर तक अलाइन करना है मैं वहाँ तक क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरी एग्जैक्ट जो एक्सटेंशन लाइन है वो वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। इसी टूल को मैंने दोबारा एक्टिव किया और डायमेंशन को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरी यहाँ तक ये चली जाएगी। तो जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च में। हमारे पास डायमेंशन मॉडिफाई में जो नेक्स्ट टूल आता है वो है हमारा इसमें फिक्स एक्सटेंशन लाइन लेंथ। अगर आप किसी भी एक्सटेंशन की लेंथ को फिक्स करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितना भी रखना है मैं वो रख सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 कर देता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा। और यहाँ पे अब अगर मैं कोई डायमेंशन लगाता हूँ या मैं किसी लगी हुई डायमेंशन को मॉडिफाई करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे 50 इंच पे मूव हो गई। इसी तरह अब हम इसको कम करते हैं, दोबारा इस टूल को एक्टिव करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। मूव मेन लाइन अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइन भी चेंज हो तो इसको अगर आप मूव फीड पॉइंट अगर आपके चेंज हो, ये हमारे फीड पॉइंट होते हैं। इस जगह पे ये वाला पॉइंट ये हमारा फीड पॉइंट है जहाँ से हमारी डायमेंशन स्टार्ट हो रही होती है। तो मूव लाइन से अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो रख दें, और अगर आप फीड पॉइंट को भी साथ मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फीड पॉइंट हमारे उधर ही रहने चाहिए, हमारी जो सिर्फ मेन लाइन है वो मूव होनी चाहिए। तो इसको मैं कम कर देता हूँ, 20 पे कर देता हूँ, ओके करूँगा। इसी डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमारी डायमेंशन इस तरह 20 पे आ जाएगी। इन सभी डायमेंशन को मैंने अगर करना है तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। ओके, वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है डायमेंशन मॉडिफाई में, वो हमारे पास आता है एडजस्ट बेस स्पेसिंग। अगर आप बेस लाइन की स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप इजीली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। उसके लिए पहले मुझे बेस लाइन डायमेंशन लगानी होगी। तो चलें यहाँ पे हम बेस लाइन डायमेंशन लगा लेते हैं। इनको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ कहीं और पे, यहाँ पे साइड पे इसको मूव कर देते हैं ताकि अगर हमें बाद में ज़रूरत हो इनकी तो हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैं कोई डायमेंशन लगा लेता हूँ, लीनियर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक डायमेंशन लगा लेता हूँ इस तरह। और उसके बाद अब यहाँ से हम बेस लाइन डायमेंशन लगाएंगे, इस पॉइंट तक लगा देता हूँ और उसके बाद मैं इस पॉइंट तक लगा देता हूँ और नेक्स्ट मैं इस पॉइंट तक लगा देता हूँ। अब देखें ये हमारी बेस लाइन डायमेंशन है। और अब हम वाई क्यू आर्च में डायमेंशन मॉडिफाई, इसमें अगर हमने एडजस्ट बेस स्पेसिंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट मेन डायमेंशन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बाकी डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेना है। स्पेस करेंगे तो आपकी जो भी डायमेंशन की सेटिंग होगी, जो बेस स्पेसिंग होगी, वो आपकी इस तरह एडजस्ट हो जाएगी। तो इसकी बेस की जो स्पेसिंग है उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है वो हम नेक्स्ट टूल में करेंगे। वाई क्यू आर्च पे जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफाई, यहाँ पे है बैच बेस स्पेसिंग, तो इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में हमारे पास देखिए यहाँ पे बेस की जो स्पेसिंग है वो अवेलेबल है, तो इसको 50 कर देते हैं या इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। उसके बाद ओके कर दूंगा और यहाँ पे अब हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बाकी की जो हमारी डायमेंशन है उनको सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये जो हमारी बेस की जो स्पेसिंग है मेन, वो हमारी इस तरह मूव हो गई। इसी तरह दोबारा हम इस कमांड में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से फर्स्ट मेन लाइन इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अगर फर्स्ट मेन लाइन की आपने स्पेसिंग को चेंज करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसको मैं 20 कर देता हूँ।
ओके करूंगा, सिलेक्ट मेन लाइन इस पे करूंगा तो देखें ये भी मूव होगी। ओके, तो नेक्स्ट है वाई क्यू आर के अंदर हम जाएंगे डायमेंशन मॉडिफाई में, हमारे पास है शो एक्सटेंशन लाइन। तो हमारी अगर किसी भी डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन नहीं लगी हुई, हमने उसको हाइड किया हुआ है, तो उसको हम शो कर सकते हैं कैसे। अब देखें ये मेरे पास एक डायमेंशन है, इसकी अगर मैं एक्सटेंशन लाइंस को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे मेरे पास है एक्सटेंशन लाइन 1, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और इसी तरह एक्सटेंशन लाइन 2 इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखिए इस डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन हमें शो नहीं हो रही। तो इनको अगर आपने शो करना है तो वाई क्यू आर में डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो टूल है वो है शो एक्सटेंशन लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने उस डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक या इंटर करना है, तो उस डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन दोबारा से शो हो जाएंगी। तो वाई क्यू आर में हमारे पास डायमेंशन मॉडिफाई में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है अलाइन और रोटेटेड। अगर आप अलाइन डायमेंशन को रोटेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या रोटेटेड डायमेंशन को अलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। उससे पहले हम अलाइन और रोटेटेड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई डायमेंशन लगाता हूँ, एक अलाइन डायमेंशन लगाऊंगा और एक मैं रोटेटेड डायमेंशन लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक लाइन है, तो यहाँ से हम पहले एक अलाइन डायमेंशन लगाते हैं। ये वाली डायमेंशन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी इस तरह, और इसकी अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज चेक कराऊँ तो यहाँ पे देखिए ये हमें अलाइन डायमेंशन शो कर रहा है। इसी तरह मैं एक लीनियर डायमेंशन लगा लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक लीनियर डायमेंशन लगा ली इसकी। तो आप देखें ये वाली जो डायमेंशन है ये हमारे पास रोटेटेड डायमेंशन है। तो जो हमारी लीनियर डायमेंशन होती है वो हमारी रोटेटेड होती है, और जो हमारी अलाइन डायमेंशन होती है तो ये हमारी अलाइन ही होती है, अलाइन डायमेंशन इसको हम कहते हैं। तो अगर आपने अलाइन डायमेंशन को रोटेटेड में कन्वर्ट करना है और रोटेटेड डायमेंशन को आपने अगर अलाइन में कन्वर्ट करना है तो वो हम इस टूल की मदद से करेंगे वाई क्यू आर में डायमेंशन मॉडिफाई में। ये वाला हमारे पास टूल है। तो अभी देखिए ये मेरे पास रोटेटेड डायमेंशन है, इसको अगर मैं अलाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं अलाइन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंटर या स्पेस करनी है। तो आप देखें ये वाली जो मेरी डायमेंशन है ये अलाइन हो चुकी है। अगर मैं इसकी आपको प्रॉपर्टीज चेक कराऊँ तो देखिए ये अलाइन डायमेंशन हो गई है, और इस डायमेंशन को अब हम इस तरह एज ए अलाइन डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दूसरी डायमेंशन हो, जैसे ये हमारी लीनियर डायमेंशन होती है, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो देखिए इस डायमेंशन को अगर हम इस तरह करते हैं तो ये हमारी इस तरह अलाइन नहीं होती, इसमें ये सिर्फ लीनियर ही रहेगी। लेकिन इसको अगर मैं इस टूल की मदद से अलाइन कर दूं डायमेंशन मॉडिफाई में, इस टूल को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम अलाइन करेंगे, तो अब इस डायमेंशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह अलाइन को अगर आपने रोटेटेड करना हो तो वो भी आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर में डायमेंशन मॉडिफाई में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओवरटर्न डायमेंशन टेक्स्ट। अब अगर आपने किसी डायमेंशन टेक्स्ट को मिरर करना है, उसको ऊपर से नीचे करना है, तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। तो इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, किसी भी डायमेंशन का मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, इस पर मैं ऐसे क्लिक करूँगा और उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा। तो आप देखिए हमारा जो डायमेंशन टेक्स्ट है वो मिरर होके नीचे की तरफ चला गया। अगर इसी को दोबारा मिरर करके ऊपर लेके आना है, आप स्पेस बार से रिपीट कमांड कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से स्पेस प्रेस करेंगे, तो आपका टेक्स्ट जो है वो दोबारा से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाई क्यू आर डायमेंशन मॉडिफाई, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है लॉक द टेक्स्ट कंटेंट। अगर आप अपनी डायमेंशन के टेक्स्ट को लॉक करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखें ये वाला जो टेक्स्ट है, अगर मैं डायमेंशन अपनी एक्सटेंड करूँ, ज़्यादा करूँ उसको या कम करूँ, तो मेरा ये वाला टेक्स्ट लॉक रहना चाहिए, मेरी डायमेंशन का जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्पेस प्रेस करेंगे। अब देखिए ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है ये लॉक हो चुका है। अगर मैं इस डायमेंशन को इस तरह बढ़ाऊँ तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इधर से किसी और डायमेंशन को इस तरह बढ़ाऊँ तो हमारा टेक्स्ट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस डायमेंशन को कम या ज़्यादा करूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होता। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर में डायमेंशन मॉडिफाई में जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है रीसेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो प्रीवियस रूल में हमने जो टेक्स्ट को लॉक किया था, अगर आपने उसको रीसेट करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे कि वो एग्जैक्ट कितनी डायमेंशन बन रही है, जितनी आपने एक्सटेंड की, अगर उसको चेंज होना है तो वो चेंज हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंटर या आप राइट क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका टेक्स्ट जो है वो रीसेट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई है। अब अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ओके, वाई क्यू आर में जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है यूनिट्स टू मीटर।
अगर आपने यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके वो यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये कन्वर्जन इसने एग्जैक्ट नहीं की क्योंकि हमारी जो बेसिक यूनिट्स है वो और है, तो इसमें इसकी कन्वर्जन एग्जैक्ट नहीं आएगी। अगर आपने अब इसको मीटर में करके यहाँ पे चेंज करना है कुछ, तो वो आप फिर इसको मैनुअली कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास है राउंड डायमेंशन वैल्यू। अगर आपने किसी भी डायमेंशन की वैल्यू को राउंड करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप 100 करना चाहते हैं, 1000 वगैरह 10 जितने भी आप करना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 कर देता हूँ। 100 करने के बाद अब देखिए मैं इस टेक्स्ट पे अगर क्लिक करूँ उसके बाद स्पेस करूँगा तो ये 100 तक कम हो गया। इसको हम थोड़ा और कम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 10, इसको हम 10 तक ले आते हैं तो इस तरह ये राउंड फिगर होगी अब 10 तक। इसको भी 10 करना है तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, इस तरह ये मेरी 10 तक हो गई। अगर आप इसकी प्रिसीजन को वैसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं। इसको आपने डायमेंशन को क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रिसीजन होता है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज में, प्राइमरी यूनिट के अंदर ये प्रिसीजन है। इसको आप यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने जितनी भी प्रिसीजन करनी है उसको आप यहाँ से कर लें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वाई क्यू आर्च में डायमेंशन मॉडिफाई। इसमें हमारे पास है न्यू डायमेंशन टेक्स्ट। तो इस टूल की मदद से अगर आप किसी भी डायमेंशन का टेक्स्ट ओवरराइट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि डायमेंशन उतनी शो हो हमारी लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाए, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए मैंने अगर इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ नीचे मैं पहले वैल्यू लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब 5 और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद इस डायमेंशन को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए अब सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा, हमारी जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। अगर आपने किसी भी डायमेंशन का जस्ट कंटेंट चेंज करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफाई में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है मूव डायमेंशन टेक्स्ट। अगर आप किसी भी डायमेंशन के टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, अब आप अपना टेक्स्ट जिधर भी रखना चाहते हैं आपने वहाँ प्लेस कर देना है। इसी तरह मैं इस पे करता हूँ तो देखिए मैंने अगर इसको सेंटर में रखना है तो मैं सेंटर में रख सकता हूँ, और इसी तरह अगर मैंने इस टेक्स्ट को कहीं और करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप इस डायमेंशन पे क्लिक करें और सेंटर पे क्लिक करें तो मूव विद डायमेंशन लाइन, मूव टेक्स्ट ओनली, मूव विद लीडर, अबव डायमेंशन लाइन, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास ऑटोकैड में भी अवेलेबल होते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफाई में हमारा जो लास्ट टूल है वो है रीसेट डायमेंशन टेक्स्ट होम। अब जिन डायमेंशन टेक्स्ट को हमने मूव किया था उनको अगर आपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, ये अपनी जगह पे चला जाएगा। इस पर करेंगे, इंटर करेंगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा। अब तक हम डायमेंशन मॉडिफाई तक पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जितने भी टूल्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया था। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कर्व टूल्स। कर्व टूल के अंदर हमारा जो फर्स्ट टूल रहेगा वो है ऐड रिमूव वर्टेक्स। इस टूल की मदद से आप किसी भी पॉली लाइन के वर्टेक्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं एक पॉली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। PL की मदद से हम पॉली लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉली लाइन ड्रॉ कर ली तो देखिए अब ये मेरे पास एक पॉली लाइन है जिसका एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, और ये हमारा पॉली लाइन का मिड पॉइंट रहेगा। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं। वाई क्यू आर्च में कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टूल है ऐड रिमूव वर्टेक्स। तो पहले हम वर्टेक्स को ऐड करना सीखेंगे, उसके बाद अगर हमने उन वर्टेक्स को रिमूव करना हो तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, जिस भी पॉली लाइन को आपने करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए आपके पास एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, हमारे पास दो वर्टेक्स है। अगर तो मैंने वाई क्यू आर्च की मदद से इसमें वर्टेक्स ऐड करने हैं तो मैं इस मिड पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे देखिए एक वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक और वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपने मिड पॉइंट पे करना है, आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका वर्टेक्स उस जगह पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने वर्टेक्स को लाइन से हट के ऐड करना हो तो आप इसको बाहर वाली साइड पे क्लिक करेंगे तो आपका उधर ही वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा वर्टेक्स ऐड हो गया। तो ये तो था कि हम किस तरह वाई क्यू आर्च की मदद से वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमने ऑटोकैड की हेल्प से वर्टेक्स ऐड करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं। एक और पॉली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप पॉलीलाइन को क्लिक करेंगे और आप इस जगह पे लेके आएंगे, इसके ऊपर आपने माउस को जस्ट लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐड वर्टेक्स का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद आप कहीं पे भी कोई वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ, इस पे क्लिक करूँ और अगर मैंने नीचे कोई वर्टेक्स ऐड करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो अब हमने इन वर्टेक्स को रिमूव कैसे करना है, यहाँ से जाएंगे हम ऐड रिमूव वर्टेक्स में, इसी कमांड का यूज हम दोबारा करेंगे। तो चलें यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने जिस वर्टेक्स को रिमूव करना है जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करते जाना है। तो आपका जो वर्टेक्स है वो इस तरह से रिमूव होता जाएगा। आपने इसको भी रिमूव करना है तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने ऑटोकैड के वर्टेक्स को रिमूव करना हो, ऑटोकैड की हेल्प से YQH की कमांड का यूज नहीं करना आपने, तो आप किसी भी वर्टेक्स के ऊपर अपने माउस को लेके आएंगे। इस तरह आप यहाँ से रिमूव वर्टेक्स कर सकते हैं। आपने किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जस्ट अपने माउस को लेके आना है, उसके बाद रिमूव वर्टेक्स पे क्लिक करना है तो आपका वर्टेक्स रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है कर्व टूल के अंदर वो है ऑप्टिमाइज पॉलीलाइन। तो ऑप्टिमाइज पॉलीलाइन टूल की मदद से आप अपनी पॉलीलाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने उसके अंदर कोई वर्टेक्स ऐड की है तो इस टूल की मदद से आप अपनी पॉलीलाइन को रीस्टोर कर सकते हैं, वो ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वर्टेक्स ऐड किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, देखिए एक वर्टेक्स ये ऐड है, एक वर्टेक्स ये ऐड है। तो इसको मैंने अब ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यहाँ से कर्व टूल के अंदर से ऑप्टिमाइज पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पॉलीलाइन पे क्लिक करना है और आपने राइट क्लिक या एंटर प्रेस कर देना है। तो देखें ये वाली जो पॉलीलाइन है मेरी ये अब ऑप्टिमाइज हो चुकी है। तो किसी भी पॉलीलाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। YQH के अंदर जाते हैं, कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीलाइन सेगमेंट टू आर्क। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं कोई वर्टेक्स ऐड कर देता हूँ, दोबारा से मैंने कोई वर्टेक्स ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे वर्टेक्स ऐड कर रहा हूँ। तो इस पॉलीलाइन को अगर आपने आर्क में कन्वर्ट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। YQH में जाएंगे, कर्व टूल्स के अंदर हमारे पास है पॉलीलाइन सेगमेंट टू आर्क। किसी भी पॉलीलाइन के सेगमेंट को अगर आपने आर्क में कन्वर्ट करना है तो इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर मैंने इस सेगमेंट को आर्क में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक कर लूंगा। तो देखिए मेरा ये सेगमेंट इस तरह से आर्क में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह अगर मैंने इस सेगमेंट को करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अगर मैंने इस सेगमेंट को करना है तो मैं इस तरह से, जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है और आपने अपनी डायरेक्शन देनी है कि आप ऊपर या नीचे किस साइड पे अपनी पॉलीलाइन को आर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो आपने यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास YQH के अंदर कर्व टूल है। इसमें हमारे पास पॉलीलाइन सेगमेंट विड्थ। किसी भी पॉलीलाइन के सेगमेंट की विड्थ को आपने बढ़ाना हो या कम करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मेरे पास ये कुछ सेगमेंट है, अगर मैं किसी भी सेगमेंट की विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ तो सेगमेंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आपने माउस को ऊपर नीचे करना है, जितनी भी आप विड्थ देना चाहते हैं मैन्युअली भी इस तरह क्लिक करके दे सकते हैं या यहाँ नीचे आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब दूसरी साइड की आपने जितनी भी विड्थ देनी है वो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी साइड की विड्थ भी सेम विड्थ रहे जितनी आपकी फर्स्ट पॉइंट की है तो आपने जस्ट स्पेस प्रेस कर देना है। तो स्पेस प्रेस करने के बाद आपकी सेम पॉलीलाइन की विड्थ लगेगी। ओके, मैं दोबारा से इस सेगमेंट पे अप्लाई करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट एंड पॉइंट जो है हमारा उस पर हम जितनी भी विड्थ देना चाहते हैं पॉलीलाइन की दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है अगर उस पर हमने देनी है तो वो हम दे सकते हैं जितनी मर्जी। अगर हमने 0 रखनी है तो इसको हम यहाँ से 0 भी कर सकते हैं। हमने जस्ट इंटर प्रेस कर देना है तो देखिए हमारी यहाँ पे ये 0 हो जाएगी। ओके, YQH में कर्व टूल्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीलाइन सेगमेंट ऑफसेट। इस टूल की मदद से आप किसी भी पॉलीलाइन के सेगमेंट का ऑफसेट दे सकते हैं। इसमें बेसिकली ये ऑफसेट नहीं आता, इसमें ये स्ट्रेच हो जाती है पॉलीलाइन। तो यहाँ पे मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक इस तरह से मैंने एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए अगर मैंने इस सेगमेंट का ऑफसेट देना है तो यहाँ पे इसका एक और ऑफसेट नहीं लगेगा बल्कि ये वाला जो सेगमेंट है वो स्ट्रेच हो जाए। तो YQH के अंदर जाते हैं, पॉलीलाइन सेगमेंट के अंदर पॉलीलाइन सेगमेंट ऑफसेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने उसके बाद अपनी डायरेक्शन देनी है कि आप इसको स्ट्रेच किस साइड पे करना चाहते हैं। इस सेगमेंट को आपने इस साइड पे स्ट्रेच करना है तो इधर क्लिक करने, अगर इस साइड पे आपने स्ट्रेच करना है तो इस साइड पे क्लिक करने। जिधर भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे ऑफसेट मेंशन करना है। आप जितने भी ऑफसेट देना चाहते हैं आप मैन्युअली इधर नीचे कमांड बार में टाइप भी कर सकते हैं या मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करके इस तरह से ऑफसेट दे दूंगा तो देखिए मेरा सेगमेंट उतना ही यहाँ पे स्ट्रेच हो गया। रिपीट कमांड करते हैं पॉलीलाइन सेगमेंट। मैं इस दफ़ा इस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डायरेक्शन देने के बाद आपने ऑफसेट देना है। मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ, टाइप किया, उसके बाद इंटर।
तो देखिए मेरी जो पॉली लाइन है वो 150 के ऑफसेट पे स्ट्रेच हो गई। तो ओके, वाई क्यू आर्च। उसके बाद कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो आ जाता है ज्वाइन पॉली लाइन आर्क लाइन। किसी भी पॉली लाइन, आर्क और लाइन को अगर आपने ज्वाइन करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये एक पॉली लाइन है, मैंने यहाँ पे पॉली लाइन लगा ली। उसके बाद मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और नेक्स्ट हम एक आर्क भी ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे मैंने ये एक आर्क भी ड्रा कर ली। अब देखिए ये भी मेरी अलग से है, ये भी अलग से है और ये भी अलग। अगर तो मैंने इसको ज्वाइन करना हो तो ऑटोकैड में हम ज्वाइन कमांड का यूज़ करते हैं, लेकिन वाई क्यू आर्च में हम इस कमांड का यूज़ करेंगे, ज्वाइन पॉली लाइन। इस पर क्लिक करेंगे, आपने तीनों लाइंस को और आर्क को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है, तो आपकी आर्क, पॉली लाइन और लाइन ज्वाइन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च में कर्व टूल। कर्व टूल में हमारे पास है क्लोज पॉली लाइन आर्क लाइन। अगर आपकी कोई भी पॉली लाइन क्लोज नहीं है तो उसको ये क्लोज कर देगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आप देखिए ये वाली मेरी पॉली लाइन क्लोज नहीं है, इसको अगर मैंने क्लोज करना है तो मैं यहाँ से इस टूल को एक्टिव कर लेता हूँ, क्लोज पॉली लाइन आर्क लाइन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पॉली लाइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपकी वो पॉली लाइन क्लोज हो जाएगी। इसकी जो भी डायरेक्शन बन रही होगी, वाई क्यू आर्च को जिस तरह से बेहतर लगेगा वो इसको इस तरह क्लोज कर देगा। तो अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, क्लोज पॉली लाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पेस्ट। तो देखिए अब ये हमारी पॉली लाइन क्लोज होगी, इसने अपने एंड पॉइंट से उस एंड पॉइंट तक इसको मिला दिया। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। कर्व टूल में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो है रिवर्स कर्व डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पॉली लाइन के अंदर कर्व लगाई थी, इसकी डायरेक्शन को अगर हमने रिवर्स करना है, अगर इस एंड पॉइंट को हम इस साइड पे लेके आना चाहते हैं और इस एंड पॉइंट को हमने इस साइड पे लेके जाना है, तो वो हम इस टूल की मदद से करेंगे, रिवर्स कर्व डायरेक्शन। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कर्व पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो आपकी जो आर्क है वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, हम सिंपल आर्क पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। सिंपल आर्क मैंने लगाई, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसकी विड्थ दे दूंगा। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, जितनी भी क्लिक आपने विड्थ देनी है आप इस तरह दे दें। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको इतनी दे देता हूँ। तो यहाँ से हम रिवर्स कर्व डायरेक्शन इस टूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद आर्क को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमारी जो कर्व की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। कर्व टूल के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है डब्ल्यू पॉली लाइन टू वायर फ्रेम। अगर किसी भी पॉली लाइन की आपने विड्थ दी हुई है, उसकी ग्लोबल विड्थ आपने दी हुई है, तो उसका अगर आपने वायर फ्रेम लेना है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। हम इसका वायर फ्रेम कैसे लेंगे? आपने यहाँ से टूल को एक्टिव कर लेना है, डब्ल्यू पॉली लाइन टू वायर फ्रेम पे क्लिक किया और उसके बाद आपने पॉली लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद इंटर प्रेस करें तो आपके पास एक और न्यू लाइन्स आ जाएंगी। इसको आप कहीं पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे साइड पे मूव कर लें तो देखिए ये आपके पास एक ग्रुप बन के आ गया। अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। होम में जाएंगे, ग्रुप के अंदर ये हमारे पास अनग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपकी पॉली लाइन अलग से बन के आ गई। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद आप देखिए अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपकी लाइंस इस तरह से टूट के आ जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च में। कर्व टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो है कनेक्ट टू पॉली लाइंस वर्टेक्स। अगर किसी भी दो पॉली लाइंस के वर्टेक्स को आपने कनेक्ट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पॉली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कोई भी आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और उसके बाद मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने इतना यहाँ पे इसका ऑफसेट ले लिया। तो ये टूल हमारा कैसे काम करेगा? वाई क्यू आर्च टूल में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट टू पॉली लाइन वर्टेक्स और उसके बाद हम इन दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से। तो देखिए वाई क्यू आर्च ने दोनों पॉली लाइन के वर्टेक्स को इस तरह से मिला दिया। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च में कर्व टूल। कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड बॉर्डर आउटलाइन। तो हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ, एक इस तरह से ड्रॉ कर ले। अब देखिए अगर मैंने इस एरिया का ये जितना भी हमारा बना हुआ है इसका ब्लॉक मैंने लेना हो, इसके आउटर बॉर्डर इस तरह से लेना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉली लाइन लगा हुआ है इस तरह से और इसके लिए मैं बॉर्डर इस तरह से ले सकता हूँ। तो वाई क्यू आर्च की मदद से हम इसको जस्ट एक सिंपल क्लिक से ले लेंगे। फाइंड बॉर्डर आउटलाइन, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट क्लिक किया तो देखिए आपके पास इसका आउटर जो बॉर्डर है वो बन के आगे, इसको हम साइड में मूव कर लेते हैं तो देखिए इसका जो भी बॉर्डर बन रहा था आउटर बॉर्डर वो हमें इसने बना दिया। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है फाइंड इनर कंटूर। फाइंड इनर कंटूर टूल कैसे वर्क करता है? तो यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए अभी मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है,
एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक और रेक्टेंगल बन रही है। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाली एक रेक्टेंगल बन रही है, एक रेक्टेंगल ये है, इसी तरह एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। इस तरह से हमारी जितनी भी रेक्टेंगल्स बनेगी, जैसे ये बन रही है, तो ये आपको इस तरह की रेक्टेंगल बना देगी। कैसे काम करेगा, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से फाइंड इनर कंटूर्स, इसको सिलेक्ट करने के बाद तमाम पॉलीलाइंस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद राइट क्लिक करूँगा, तो देखिए जितनी भी रेक्टेंगल्स हमारे पास बन रही थी एक्स्ट्रा, ये उसने हमें बना दी। इसको मैं यहाँ से सबको एक एक करके साइड पे मूव कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसको भी मूव कर लेंगे और इसको भी मूव कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये वाली एक अलग रेक्टेंगल शेप बन गई। उसके बाद ये शेप हमारे पास एक अलग से बन गई, ये वाली एक अलग से शेप बन गई और ये वाली एक अलग से शेप बन गई। तो जितने भी हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट थे उसमें अलग से उसने एक शेप जनरेट कर। तो वाई कीवर्ड्स में जाते हैं, कर्व टूल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा कंटूर्स प्लस ऑफसेट। तो इस टूल की मदद से आप किसी भी अपने डिज़ाइन का ऑफसेट ले सकते हैं और उसमें एक नया डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्रिड लाइन, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो तब आप ग्रिड लाइन पे क्लिक रखेंगे, और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करना है तो फिर आप पिक पॉइंट पे क्लिक रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफसेट है 100, सेकेंड ऑफसेट है 30 और फिलेट रेडियस हमारा रहेगा 100। अगर हम एक दफ़ा के लिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हुए इसको हम अप्लाई करें तो यहाँ पे एंटी बो ये भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा। इस तरह से ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखिए मैं इस विंडो पे अप्लाई करता हूँ इसको। ये मेरी रेक्टेंगल है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, तो देखिए अभी के लिए हमारा ऑफसेट ज़्यादा है तो इसका ऑफसेट भी कम कर सकते हैं और हम एक बड़ी विंडो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ी रेक्टेंगल लगा लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसको भी यहाँ से मैं थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा क्योंकि हमारा स्केल एडजस्ट नहीं हुआ। अब दोबारा से हम इस टूल के अंदर जाते हैं, कर्व टूल में जाएंगे, यहाँ पे है कंटूर प्लस ऑफसेट, इस पर क्लिक किया और उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद अब इस रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको ये इस तरह से डिज़ाइन बना देगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफसेट, सेकेंड ऑफसेट और यहाँ पे हमारे पास जो फिलेट है वो भी आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं एक और रेक्टेंगल के अंदर। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। अब देखिए यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है इसको, दोबारा से मैं इसी कमांड के अंदर जाऊँगा, कर्व टूल, और यहाँ पे है कंटूर्स प्लस ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑफसेट है इसको मैं यहाँ पे 110 कर देता हूँ, इसको हम 50 कर देते हैं, फिलेट रेडियस हम 100 ही रहने देते हैं। एंटी बो पे भी हम क्लिक रखेंगे, कनेक्ट वर्टेक्स पे भी क्लिक रखेंगे और टू ग्रुप से हम क्लिक हटा देंगे ताकि हमारा ग्रुप ना बने। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली जो आर्क है, जो फिलेट हो रहा है, ये बाहर वाली साइड पे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कॉपी बना ली। अब दोबारा से इस कमांड के अंदर जाएंगे, कर्व टूल, कंटूर प्लस ऑफसेट और उसके बाद एंटी बो से आपने क्लिक हटा देना है। उसके बाद ओके करेंगे। आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए अब आपके पास इस तरह की जो आर्क है वो बनेगी। आपका फिलेट इस तरह से होगा, आपका एंटी फिलेट नहीं होगा। तो ये वाला हमारा एंटी फिलेट रहेगा और ये वाला हमारा सिंपल फिलेट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वाई कीवर्ड्स के अंदर जाते हैं। कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है कन्वर्ट टू फ्री हैंड। किसी भी लाइन को या पॉली लाइन को अगर आपने फ्री हैंड लाइन में कन्वर्ट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉली लाइन लगाई। अब इस पॉली लाइन को अगर मैंने फ्री हैंड लाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, कन्वर्ट टू फ्री हैंड पे जाऊँगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब जो आपकी ये लाइन है इसमें ये वर्टेक्स ऐड हो गया और ये लाइन आपकी ट्रेड ही है, जैसे कि आपकी ये एक फ्री हैंड पेंसिल से लाइन लगी हुई होती है। तो आप किसी भी लाइन को फ्री हैंड लाइन बना सकते हैं। अगर आपने इसको बढ़ाना या कम करना हो तो इनका आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट टू फ्री हैंड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेंथ है, तो कितनी लेंथ होनी चाहिए हमारी, इसको हम ऐड कर सकते हैं। मैं इसको 1000 कर देता हूँ अगर, और इसको हम 10 ही रहने देते हैं। और एक्सटेंशन लाइन ये वाली जो हमारी बाहर की जानिब निकली होंगी, इसको अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये हमारी बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद ओके, और उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए अब इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। पहले हमारी लेंथ इस तरह से कम बन रही थी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक, तो अब हमारी लेंथ एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक बढ़ चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं वाई कीवर्ड्स कर्व टूल। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक टू इक्वल पार्ट।
अगर आप किसी भी कर्व को या पॉली लाइन को इक्वल पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। तो चले यहाँ पे मैं कोई पॉली लाइन लगाता हूँ और एक आर्क भी ड्रा कर लेता हूँ। मैंने ये एक पॉली लाइन लगा ली, इसी तरह मैं एक आर्क भी यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम कन्वर्ट टू फ्री हैंड टूल में जाएंगे, ब्रेक टू इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास सिंगल लाइन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस तरह की सिंगल लाइन लगे तो आपने इस पर क्लिक रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस तरह की डबल लाइन लगे तो फिर आपने डबल लाइन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम सिंगल लाइन रहने देंगे। उसके बाद तो नीचे है एंडिंग इमेज के एंड से आपका कुछ डिस्टेंस बच जाना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, तो हम इसको 0 रखेंगे। और उसके बाद अगर आप डबल लाइन सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये गैप ऑफ डबल लाइन है, डबल लाइन के दरमियान आपका कितना गैप होना चाहिए, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स लेंथ, कि आपने इसकी लेंथ को फिक्स रखना है या इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड करना है। अगर तो आपने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड रखना है तो फिर आप इक्वल पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई लेंथ फिक्स करना चाहते हैं, अगर आप कोई अपनी मर्जी की लेंथ यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप फिक्स लेंथ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो चले हम इक्वल पार्ट पे रहने देते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर, यहाँ पे आपने लिखना है कि आप कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है इंसर्ट लाइन, कि आप किस तरह की लाइन इंसर्ट हो, और इंसर्ट पॉइंट, कि आपके इस तरह के पॉइंट इंसर्ट हो। तो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट लाइन पे भी क्लिक करेंगे आपकी लाइन भी साथ इंसर्ट होगी, और अगर आप पॉइंट से क्लिक हटा देंगे तो आपके पॉइंट इस तरह से इंसर्ट नहीं होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इंसर्ट लाइन कर लेता हूँ। अब लाइन लेंथ है वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ब्रेक कर्व, अगर आप ब्रेक कर्व पे क्लिक रखते हैं तो आपकी जो कर्व या पॉली लाइन है वो उस जगह से ब्रेक भी हो जाएगी। और अगर आप इससे क्लिक हटा देते हैं तो आपकी कर्व या पॉली लाइन के ऊपर जस्ट लाइन या पॉइंट्स लगेंगे, आपकी वो पॉली लाइन या कर्व ब्रेक नहीं होगी। तो चले मैं ब्रेक कर्व पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें ये पॉली लाइन 4 सेगमेंट्स में ब्रेक होगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरी अलहदा से हो गई, ये अलहदा से। तो नेक्स्ट हम दोबारा से इसी टूल में जाएंगे और इस दफ़ा मैं इस ब्रेक कर्व से क्लिक हटा देता हूँ और इंसर्ट पॉइंट इस पे क्लिक करता हूँ। आर पे क्लिक करेंगे। आर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो आप देखिए इस दफ़ा से हमारी आर्क 4 सेगमेंट्स में तो ब्रेक हो गई, लेकिन ये टूटी नहीं, ये अलग-अलग से ब्रेक नहीं हुई है, सिर्फ इसमें डिवाइड हुए। तो इसमें हमारे पॉइंट भी ऐड हो गए। ये देखिए ये वाला पॉइंट है, इसका अगर मैं पॉइंट साइज बढ़ा लूँ, यूटिलिटीज़ में जाएंगे, उसके बाद पॉइंट स्टाइल में जाएंगे। पॉइंट स्टाइल में आप कोई भी पॉइंट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको 150 कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट भी ऐड हुए और हमारी लाइन भी ऐड हुई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च में कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल रहेगा वो है डिवाइड बाय 2 पॉइंट्स। अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान से किसी भी आर्क को या पॉली लाइन को डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। ये कैसे वर्क करेगा, मैं इस आर्क की एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, कर्व टूल के अंदर इस टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने लेना है, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकेंड पॉइंट, और उसके बाद अगर आप इसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कंफर्म कर लें, आपके 2 पार्ट्स बनेंगे, आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। और अगर आप इसके अंदर मजीद सेगमेंट्स बनाना चाहते हैं देन आप डायनामिक मोड पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप इस तरह माउस को आगे पीछे ड्रैग करने से मजीद सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेगमेंट भी शो कराएगा और उस सेगमेंट की लेंथ भी डिस्प्ले करेगा। तो उसके बाद क्लिक कर लें, जितने भी आपको सेगमेंट ज़रूरत है आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी इस तरह से लाइन्स लग जाएंगी। ये हमारी इन्फिनाइट लाइन्स है, तो आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। आपने जितनी भी लाइन्स लगानी है उसके बाद आप इसको दोनों साइड से ट्रिम कर लें। तो यहाँ से इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इन साइड से ट्रिम कर देंगे। इसी तरह मैं इसकी एक और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा हम इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 पॉइंट। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट मैं ये लूँगा और सेकेंड पॉइंट अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो देखिए इस तरह डायनामिक मोड में हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं 2 पॉइंट के दरमियान। ओके, तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे। कर्व टूल के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है एलिप्स टू आर्क्स। किसी भी एलिप्स को अगर आपने आर्क्स में कन्वर्ट करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑटोकैड की कमांड को यूज़ करेंगे, EL एलिप्स के लिए हमारी कमांड है। और उसके बाद ये मैंने एक एलिप्स बना दी। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसमें कुछ आर्क्स लगी हुई है। अगर आपने इनको ब्रेक करके सेपरेट करना है तो वो आप उस टूल की मदद से करेंगे। एलिप्स टू आर्क्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एलिप्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे, स्केल यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, मैं 1 कर देता हूँ।
ये स्केल मैटर नहीं करता, मैं इस स्केल पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन स्केल को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमारा स्केल कैसे वर्क करता है। तो इंशाल्लाह मैं स्केल पे और यूनिट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आसानी से आप लोगों को ये समझ आ सके। ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब देखिए हमारी ये जितनी भी आर्स थी ये अलहदा से कन्वर्ट हो गई उसके अंदर। तो ये हमारी साथ डायमेंशन भी लग के आई है। हमारा स्केल छोटा था तो ये हमारी डायमेंशन छोटी आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटे स्केल पे ये काम करके दिखाऊं इस तरह से, तो देखिए मैंने ये किया, यहाँ पे एक छोटी सी एलिप्स बनाई, उसके बाद एलिप्स टू आर पे क्लिक किया, इस पे सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डायमेंशन आ रही है इसके साथ, और हमारी जो एलिप्स है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गई आर्क के अंदर। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको साइड पे मूव कर लेता हूँ इस तरह से। अब हमारी ये जो एलिप्स है ये इस तरह से आर्क के अंदर कन्वर्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे। कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कर्व टू आर्क पॉलीलाइन। अगर किसी भी आर्क को आपने पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एसपी लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक एसपी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं किसी भी डिज़ाइन में यहाँ पे एसपी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये देखिए मैंने एक एसपी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब देखिए हमारे जो ये वर्टेक्स है जस्ट यहाँ पे है। अगर इसको हमने पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है जो कि आर्क वाली पॉलीलाइन हो उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इस टूल का यूज़ करेंगे कर्व टू आर्क पॉलीलाइन। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एसपी लाइन को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जूम करने पे पता चलेगा कि आपके पास एक और जो पॉलीलाइन है यहाँ पे इसके साथ ऐड होगी। तो देखिए ये हमारी दो पॉलीलाइंस है। अब तो मैंने एक पॉलीलाइन को यहाँ पे साथ मूव कर लेता हूँ। अब देखिए इस पॉलीलाइन के अंदर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा वर्टेक्स ऐड हो चुके हैं, जबकि ये वाली जो लाइन है ये हमारी एसपी लाइन है। तो आप इस पॉली लाइन के अगर किसी भी वर्टेक्स को इस तरह से मूव करते हैं तो आपकी जो लाइंस है वो आर्क में कन्वर्ट होंगी। इस तरह से देखें यहाँ पे ये आप करते हैं तो ये आपकी आर्क में ही तरह से कन्वर्ट होंगी। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं कर्व टू आर्क पॉली लाइन के बाद है हमारे पास कर्व टू लाइन पॉली लाइन। अगर आपने किसी भी एसपी लाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है, जैसे ये हमारे पास आर्क में कन्वर्ट हुई थी, अगर आप इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस टूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने एसपी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक और जो पॉली लाइन है वो इसी के अंदर ऐड हो जाएगी, इसी के साथ ऐड होगी। तो देखिए आप जो हमारी ये पॉली लाइन है ये लाइंस के अंदर कन्वर्ट हुई है। इसको अगर मैं इस तरह से स्ट्रेच करता हूँ किसी भी वर्टेक्स को तो ये लाइन में ही रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व टू बो स्ट्रिंग। अगर आपके पास कोई कर्व है और आप उसकी स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। देखिए अब ये हमारे पास कर्व है जिसमें एक ही रेडियस है। अगर मैं इसमें सेगमेंट्स बनाना चाहता हूँ, मैंने इसकी स्ट्रिंग्स बनानी है, तो वो मैं इस टूल की मदद से बनाऊंगा। यहाँ पे जाएंगे कर्व टू बो स्ट्रिंग, इस पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप बो स्ट्रिंग नंबर देंगे। मैं फॉर एग्जांपल 5 कर देता हूँ। कंट्रोल एक्यूरेसी 0.1 ही रहने देंगे और बो स्ट्रिंग लेंथ तो वो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस आर्क पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब मेरे पास 1 2 3 4 5 तो ये मेरी 5 स्ट्रिंग यहाँ पे बन गई। इसी तरह अगर मैंने इसकी स्ट्रिंग को ज़्यादा करना है तो मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। दोबारा से इस टूल पे जाएंगे, यहाँ से मैंने इसको 10 कर दिया। उसके बाद ओके करूँगा। उसके बाद आर्क को सिलेक्ट करना है तो देखिए अब हमारी स्ट्रिंग ज़्यादा बन गई। किसी भी आर्क की अगर आपने स्ट्रिंग बनानी हो तो वो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च कर्व टूल के अंदर हमारा जो लास्ट टूल है वो है कर्व प्रोजेक्शन। अगर किसी भी कर्व की आपने प्रोजेक्शन देनी हो तो वो आप इस टूल की मदद से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस आर्क की एक कॉपी बना लेता हूँ साइड पे। इसकी मैंने कॉपी बना ली। इस टूल को हम यहाँ से एक्टिव करेंगे, कर्व प्रोजेक्शन। उसके बाद सिलेक्ट कर्व करना है। सिलेक्ट कर्व करने के बाद अब आपने यहाँ पे जितनी भी नंबर्स ऑफ प्रोजेक्शन देनी है तो पहले आप अपनी आर्क को डिवाइड करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 करता हूँ। उसके बाद इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद अब मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा, और उसके बाद आप थर्ड पॉइंट जो है आपने उसका एंगल देना है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे देता हूँ इस तरह से। तो देखिए हमारा ये वाला एंगल इस तरह से प्रोजेक्शन शो करवा रहा है। इसी तरह मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। इस आर्क की मजीद कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कर्व प्रोजेक्शन इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट आर्क। उसके बाद नंबर आपने जितने भी देने हैं मैं 20 कर लेता हूँ। 20 करने के बाद फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद ये वाला मैं सेकंड पॉइंट करूँ, और थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। अब हमारा जो एंगल है वो इस तरह से बने। तो किसी भी कर्व की अगर आपने प्रोजेक्शन देनी हो तो वो आप इस टूल की मदद से दे सकते हैं।
तो वाई क्यू आज के अंदर हमने कर्व टूल के अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे इन सबको हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आपको किसी भी ऑप्शन की समझ ना आई हो या आप उसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक अलग से उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ से एक्स्ट्रा टूल में जितने हमारे पास ऑप्शन है इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा टूल में हमारे पास जो फर्स्ट टूल है वो है नंबर लाइंस मैनेज। तो चलें इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन होगी। इस विंडो में कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं। ये नंबर्स बेसिकली आपके पास डिस्टेंस है। जो भी हम आगे वर्किंग करेंगे ये आपको डिस्टेंस के लिए काम आएंगे। इसी तरह यहाँ पे करंट लाइन आप कोई यहाँ पे डिस्टेंस खुद से देना चाहते हैं। पिक स्ट्रिंग आप किसी डायमेंशन को पिक करके कोई डिस्टेंस देना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से दे सकते हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन है ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, मूव अप, मूव डाउन। ये हमारे जितने हमारे पास यहाँ पे हम नंबर्स ऐड करेंगे ये हमारे उसके लिए यूज़ होंगे। अगर हमने कुछ ऐड करना है तो ऐड करेंगे, मॉडिफाई से हम मॉडिफाई करेंगे, डिलीट से किसी भी नंबर्स को हम डिलीट कर लेंगे, और मूव अप और मूव डाउन ऊपर नीचे की जो अरेंजमेंट है उसको सेट करने के लिए इन ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे। इसके नीचे हमारे पास अलोंग कर्व है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने ड्राइंग के अंदर। पॉइंट अलोंग कर्व, कॉपी अलोंग कर्व, टेक्स्ट अलोंग कर्व, और इसी तरह हमारे पास और भी ऑप्शन है एलिवेशन, सिंबल, क्लस्टर, स्ट्रिंग वगैरह। नीचे डुप्लीकेशन के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अगर हमने मल्टी ऑफसेट देने हैं, वाई पे हमने मल्टी कॉपी करनी है और माइनस वाई पे मल्टी कॉपी करनी है। इसी तरह नीचे हमारे पास एक्स और माइनस एक्स है। तो चलिए अब इसका यूज़ करते हैं। इसको मैं एक दफ़ा के लिए कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे कोई मैं एक पॉली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका पॉली लाइन जो आपकी ऑटो कैड होती है उसकी पॉली लाइन पे भी यूज़ हो जाएगा, या आप कोई आर्क वगैरह इस तरह कर लगाते हैं ऑटो कैड से ही तो उसमें भी ये यूज़ हो जाएगा। तो देखिए अभी मेरे पास ये एक पॉली लाइन है जिसकी ऑलमोस्ट लेंथ जो है वो है 197। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ ताकि ये हमारी ऑलमोस्ट 200 से अबव हो जाए, ताकि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ईजीली समझा पाऊँ। ओके, तो वाई क्यू आज के अंदर जाते हैं। एक्स्ट्रा टूल में हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है नंबर लाइन्स मैनेज। इसमें आप देखें यहाँ पे मेरे पास है 100 नंबर्स। अगर मैं 100 नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास करंट लाइन में आ जाएगा। अगर मैंने कोई खुद से नंबर देना है तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स हैं उनको चूज़ करना है तो फिर मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और इन्हीं नंबर्स को मैं यहाँ पे इस तरह साथ ऐड भी कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये 50 है, 50 को मैं ऐड करना चाहता हूँ। ऐड करूँगा, देखें यहाँ पे ये 50 ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पॉइंट अलोंग अ कर्व। अगर किसी भी कर्व या पॉली लाइन पे मैंने पॉइंट्स लगाने हैं तो वो मैं इस टूल की मदद से लगा सकता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने पॉली लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है और स्कैप कर देना है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगे। अब ये हमारे 50 के डिस्टेंस से लगे हैं। जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लगाया था ये हमारा वही डिस्टेंस है जो हमने वहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे मैं आपको ये चेक भी करा देता हूँ। देखिए हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस 50 है। ये पॉइंट जो हमने लगाए हैं ये पॉइंट हम मेजर टूल की मदद से भी लगा सकते हैं। जो हमारी ऑटो कैड की कमांड है उसकी मदद से भी हम यही काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं वो हम मेजर टूल की मदद से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें उस चीज़ का ऑप्शन नहीं है। तो चलें दोबारा से जाते हैं वाई क्यू आज के अंदर, एक्स्ट्रा टूल, नंबर लाइन मैनेज। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी अलोंग अ कर्व। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्कल लगा लेता हूँ और इसको मैंने कॉपी करना है अपने किसी भी आर्क पे या पॉली लाइन के अलोंग, तो इसको मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। ये आप मेजर टूल की मदद से कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ब्लॉक बना हुआ हो तो फिर भी आप मेजर टूल को यूज़ करके इसको इस तरह कॉपी कर सकते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, एक्स्ट्रा टूल, नंबर लाइन मैनेज। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 100। इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद 100 लेने के बाद कॉपी अलोंग कर्व, और उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और बेस पॉइंट अब मैंने ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट करना है। मैं ये सेंटर पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट कर्व, इस पर क्लिक किया तो देखिए अब मेरा 100 के डिस्टेंस पे ये पॉइंट लग गया। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च, एक्स्ट्रा टूल, नंबर लाइन मैनेज। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट अलोंग अ कर्व। अगर आपने किसी टेक्स्ट को अलाइन करना हो जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट को अलाइन किया था मुख्तलिफ डिस्टेंस पे, तो वो हम मेजर टूल की मदद से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें ये वाला ही टूल काम आएगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये आपका टेक्स्ट वाई क्यू का होना चाहिए, ये आपने ऑटो कैड का टेक्स्ट नहीं लिखना। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्सक्राइब। अगर आप भी मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब। ओके,
अब मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को अगर मैंने किसी भी डिस्टेंस से अलाइन करना है, प्लेस करना है किसी भी डिस्टेंस पे, तो वो मैं इसी टूल की मदद से करूँगा। एक्स्ट्रा टूल में जाएंगे, नंबर लाइन्स मैनेज, टेक्स्ट का ऑप्शन लेंगे और उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर इस पे करना है या इस पे करना है, जिस पे भी करना है मैं इजीली कर सकता हूँ। तो देखिए ये आप इसके साथ इस तरह अलाइन हो रहा है। अगर इसी को हम इस पॉली लाइन के साथ अलाइन करें, दोबारा से जाएंगे, टेक्स्ट अलोंग कर्व, इस पे क्लिक करेंगे और ये हम इस पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी हमने डिस्टेंस दिया हुआ होगा हमारा टेक्स्ट उतने ही डिस्टेंस पे एक एक लेटर के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, YQ आर्च, एक्स्ट्रा टूल्स, डबल लाइंस। ये डबल लाइंस हमारी वही AutoCAD की तरह की मल्टी लाइंस हैं, सेम इसी तरह वर्क करती हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डबल लाइन के बाद अब यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, या आप राइट क्लिक करें तो सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे है थिकनेस, अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट और अलाइन राइट। थिकनेस से आप उस डबल लाइन की थिकनेस दे पाएंगे। वर्टेक्स मोड, उसमें वर्टेक्स मोड आप सेट करेंगे। अलाइन सेंटर, आपने उसको अलाइन अगर रखना है, लेफ्ट राइट ये आप ऑलरेडी से जानते हैं। थिकनेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी मर्जी की थिकनेस दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 देता हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे ये इस तरह से एक वॉल लगा ली। इसी तरह से मैं इसको ऊपर भी लगा लेता हूँ और यहाँ से इस तरह, और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। तो अब देखिए ये हमारे पास मल्टी लाइन आ गई, जिसको हम YQ आर्च के अंदर डबल लाइन कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी जो थिकनेस है वो चेक कराऊँ तो ये हमारी 9 बनेगी। इसका यूज़ हम इस तरह से करेंगे। YQ आर्च नेक्स्ट टूल है, एक्स्ट्रा टूल के अंदर हमारे पास डबल लाइन सीजर। डबल लाइन की मदद से आप अपनी किसी भी एक्सटेंडेड लाइन को ट्रिम कर सकते हैं और जो आपकी लाइन एक्सटेंड होने वाली है उस लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस टूल पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ लाइंस लगा लेता हूँ। इस डबल लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए मेरे पास ये वाली लाइन एक्सटेंड हुई है, इसको मैंने इस जगह से ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए भी हम इसी कमांड का यूज़ करेंगे, डबल लाइन सीजर। यहाँ से हमने कॉर्नर इस तरह सेलेक्ट कर लेना है तो हमारा वो कॉर्नर ट्रिम हो जाएगा। ये भी हमारे पास इसी तरह है। तो ये हमारे पास मल्टी जो हम लाइन लगाते हैं AutoCAD की, उसमें भी हमारे पास इस तरह की कमांड होती है जिसको हम यूज़ करके इस तरह कॉर्नर ट्रिम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सटेंड लाइन को आपने एक ही क्लिक के साथ इस तरह ट्रिम करना हो तो आप इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। YQ आर्च एक्स्ट्रा टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डबल लाइन थिकनेस। अगर आपके पास कोई डबल लाइन लगी हुई है और उसकी आपने थिकनेस को चेंज करना है तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। डबल लाइन यहाँ पे हम एक लगा लेते हैं, इधर मैंने एक डबल लाइन लगा ली। तो अभी देखिए मेरे पास जो इस डबल लाइन की थिकनेस आ रही है वो कितनी है, यहाँ पे है 15। अगर मैंने इसकी थिकनेस को चेंज करना है तो वो मैं उस टूल की मदद से करूँगा। YQ आर्च एक्स्ट्रा टूल डबल लाइन थिकनेस, और उसके बाद जितनी भी आपने थिकनेस करनी है 9 करनी है मैंने। ओके करूँगा, डबल लाइन को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो देखें अब जो इसकी थिकनेस है वो 9 इंच हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी डबल लाइन की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि ये हमारी वॉल्स नहीं है, ये हमारी डबल लाइंस हैं। ये हमारी देखिए वॉल की लेयर में भी नहीं जाएंगी। मैं आपको शो करा देता हूँ, जिस लेयर में हम इसको ड्रा करेंगे ये उसी लेयर में जाएंगी। तो ये हमारी डबल लाइन है अलहदा से। अगर हम कोई YQ आर्च से वॉल ड्रा करते हैं तो उसकी अलहदा लेयर बन जाती है, तो वो हमारी वॉल होती है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास YQ आर्च एक्स्ट्रा टूल, इसमें है 2 डबल लाइन। अगर आपके पास कोई सिंगल लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से AutoCAD की कोई सिंपल लाइन लगाता हूँ इस तरह से, इसको अगर मैंने डबल लाइन में कन्वर्ट करना है तो वो मैं इस टूल की मदद से करूँगा। एक्स्ट्रा टूल के अंदर 2 डबल लाइंस, इस पर क्लिक करेंगे, जितनी भी आपने थिकनेस रखनी है ओके करें। उसके बाद लाइन पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो आपकी जो लाइन है वो डबल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके नेक्स्ट YQ आर्च के अंदर जाते हैं। एक्स्ट्रा टूल, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डबल लाइन ऑफसेट। अगर आपने डबल लाइन का ऑफसेट लेना है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑफसेट मेंशन करना है। मैं फॉर एग्जांपल 100 कर देता हूँ। उसके बाद इंटर करने के बाद जिस साइड पे आपने ऑफसेट देना है आप इस तरह से ऑफसेट दे सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं YQ आर्च एक्स्ट्रा टूल। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सिस ऑफ डबल लाइंस। जैसे हमने वॉल के लिए एक्सिस ड्रॉ किए थे, यहाँ से हम प्लेन वॉल कॉलम के अंदर हमारे पास थे ड्रॉ एक्सिस लाइन, इसी तरह डबल लाइन के लिए भी आप एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे है एक्सिस ऑफ डबल लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। आपने डबल लाइन जो हमारी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है तो आपके पास सेंटर में एक एक्सिस आ जाएगा डबल लाइन का। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं YQ आर्च एक्स्ट्रा टूल। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट्स अलाइनमेंट।
इस टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं सिंपल तरीके से। मैं आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर ली, किसी भी जगह पे कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास ये एक स्क्वायर टाइप है, इसको मैंने अलाइन करना है इसके साथ। अगर बॉटम से करना है तो बॉटम से कर लूँगा, अगर टॉप से करना है तो टॉप से कर सकता हूँ, और लेफ्ट अलाइन करना है तो ईजिली मैं लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा टूल में जाएंगे, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट। इस विंडो के अंदर देखिए हमारे पास ये बॉर्डर अलाइनिंग के ऑप्शन है। टॉप अलाइनिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद जिस जगह से मैंने इसको अलाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसका ये वाला टॉप इस लाइन के पैरेलल आ जाए या इस लाइन के इक्वल आ जाए, तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये सेम उसी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह दोबारा हम इस टूल को एक्टिव करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पे आ जाए, तो देखिए ये इसके पैरेलल आ गए। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं, एक्स्ट्रा टूल, ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, इस पर दोबारा हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अब देखें अगर मैंने इसको लेफ्ट अलाइन करना है तो मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, एल, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, उसके बाद जिस जगह मैंने इसको अलाइन करना है तो मैं इस तरह उसके बिल्कुल इक्वल अलाइन कर सकता हूँ। ओके, वाई क्यू आर्च, एक्स्ट्रा टूल हमारे पास जो इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अब देखिए अलाइन बाय लाइन है, इक्वल बाय लाइन है, अलाइन टू वाई एक्सेस, ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपने इसको सेंटर वर्टिकल अलाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं। मैं इस टू वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यही मिड पॉइंट ले लेता हूँ, तो देखिए अब ये हमारे इसके सेंटर हो गया। जो इसका सेंटर था वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो गया। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं, एक्स्ट्रा टूल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लीडर अलाइनमेंट। अगर हमने किसी भी लीडर की अलाइनमेंट को चेंज करना है, उसको अलाइन करना है तो वो हम कर सकते हैं। मैं यहाँ से पहले कोई भी एक लीडर लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से कोई एक लीडर लगा लिया, तो देखिए अब मेरे पास ये एक लीडर है। इसको अगर मैंने अलाइन करना है तो वैसे तो हम इसको इस तरह से अलाइन कर सकते हैं, लेकिन इस टूल की मदद से हमें ईजी हो जाता है। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल, लीडर अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब आपने जहां तक अपने लीडर को अलाइन करना है आपने जस्ट उस पॉइंट पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा लीडर यहाँ तक अलाइन हो गया। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल में जाएंगे। एक्स्ट्रा टूल में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइन फ्रेम विद लाइन। ये जो हम सिस्टम सेटअप के अंदर अपने ड्राइंग के फ्रेम लगाते हैं उसको अगर आपने अलाइन करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है इतनी, और मैं यहाँ पे वाई क्यू आर्च पे जाता हूँ, सिस्टम सेटअप और ड्राइंग A0 to A4 जो भी है, यहाँ से मैं कोई भी पेपर सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं A1 कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैंने ये यहाँ पे साइड पे रख दिया। अब देखिए अगर मैंने इसका जो ये हॉरिजेंटल है इसको मैंने अलाइन करना है इसके मुताबिक, इस लाइन के मुताबिक, तो मैं इजीली कर लूँगा। कैसे? वाई क्यू आर्च में जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल, यहाँ पे है अलाइन फ्रेम विद लाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक। अब हमने न्यू कॉर्नर फर्स्ट ये देना है, सेकंड कॉर्नर हमने ये देना है, तो देखिए हमारा जो पेपर है वो इसी लाइन के मुताबिक स्केल हो जाएगा। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। एक्स्ट्रा टूल में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रेक बाय अ नाइफ। अगर आप किसी भी चीज़ को एक रेक्टेंगल के अंदर या बाहर से ब्रेक करना चाहते हैं, कितनी भी आपकी लाइंस लगी हों, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे? अभी देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये कुछ रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर ली। अब वाई क्यू आर्च में जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल में हमारे पास जो ऑप्शन है ब्रेक बाय अ नाइफ, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट अ नाइफ। अब देखिए आपने एक विंडो सेलेक्ट करनी है जिसके हिसाब से आपने इसको ब्रेक करना है। अब मैंने ये वाली एक विंडो ले ली, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे साइड डिसाइड करनी है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर की सारी जो लाइन्स हैं वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये हमारी अंदर से डिलीट हो गई। इसी तरह अगर बाहर क्लिक करता है तो ये हमारी बाहर से भी डिलीट हो जाती है। ये बेसिकली जैसे हम ऑटोकैड के अंदर एक्सट्रीम इस कमांड का यूज करते हैं तो ये सेम वैसे ही वर्क करती है। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं, एक्स्ट्रा टूल, ब्रेक बाय नाइफ्स, ये भी हमारा सेम नाइफ की तरह ही वर्क करता है। इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद है ब्रेक अरेज इन फ्रेम। अगर आप किसी भी फ्रेम के अंदर से कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अंडू करता हूँ इसको, और उसके बाद इस कमांड को हम यहाँ से एक्टिव करते हैं, एक्स्ट्रा टूल, ब्रेक अरेज इन फ्रेम।
अब यहाँ पे मैं जितने भी एरिया की विंडो लूँगा उस एरिया के अंदर जो भी मेरी लाइंस आएंगी वो डिलीट हो जाएंगी। कैसे? अब देखिए फर्स्ट क्लिक किया मैंने, उसके बाद सेकंड क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इतना, तो देखिए जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया था उसके अंदर से जितनी भी लाइंस थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई। अब ये हमारा मास्क नहीं है, बेसिकली ये रेक्टेंगल है, इसको मैं साइड पे मूव भी कर सकता हूँ देखिए इस तरह से। तो इसके नीचे हमारी कोई चीज़ हिडन नहीं है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा से अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक्स्ट्रा टूल और उसके बाद है ब्रेक अरेज इन फ्रेम। किसी भी फ्रेम के अंदर से आपने, मैं फॉर एग्जांपल इतना फ्रेम ले लेता हूँ, तो देखिए इसके अंदर से ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई। ओके, नेक्स्ट टूल पढ़ते हैं। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल, इसमें है हमारे पास कॉपी पेस्ट इन डिटेल। अगर आप आर्किटेक्चर की या स्ट्रक्चरल की कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं और उसकी आपने डिटेल दिखानी है, किसी भी एरिया की डिटेल दिखाना चाहते हैं, तो वो आप इस टूल की मदद से दिखा सकते हैं। इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एरिया की डिटेल अलहदा से दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करूंगा। तो देखिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा से यहाँ पे विंडो आ गई, जो चीज़ उसके अंदर थी वो मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई। इसको मैं लार्ज स्केल में प्रिंट लेके जूम करके डिटेल दिखा सकता हूँ अपने उस एरिया की। इसको हम एरो देख के उस एरिया के साथ डिटेल लिख सकते हैं कि उस एरिया की डिटेल यहाँ पर है। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास एक्स्ट्रा टूल के अंदर जो ऑप्शन आएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्म, इस पे क्लिक करते हैं। इस विंडो के अंदर देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट टू कर्व है, टू कर्व ट्रांसफॉर्म है, रेक्टेंगल है, 3D कर्व ट्रांसफॉर्म है। इनमें से कुछ ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है ऑब्जेक्ट टू कर्व। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपने उसको इस तरह से कर्व में अलाइन करना है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो आप बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए अब मेरे पास यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ न्यू। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और यहाँ पे मैं एक एसपी लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे एक एसपी लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब देखिए मेरे पास ये एक एसपी लाइन है और ये एक शेप है। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल के अंदर ट्रांसफॉर्म, हमने बेसिकली अपनी इस शेप को ट्रांसफॉर्म करना है इसके अंदर। कैसे? अब ये वाला ऑप्शन लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट टू कर्व, ओके करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर्व जिस पे हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे नंबर्स देंगे कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी कितनी कॉपी बने। तो नंबर हम यहाँ पे देते हैं 10, उसके बाद इंटर। तो देखिए हमारा यही ऑब्जेक्ट 10 नंबर के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी कर ली और यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस सर्कल को अगर मैंने ट्रांसफॉर्म करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और यहाँ से मैं इसी ऑप्शन को ऑब्जेक्ट टू कर्व, इस पे क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा। सर्कल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट कर्व, उसके बाद राइट क्लिक, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज मैं 20 कर देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा सर्कल ट्रांसफॉर्म हो गया इस एसपी लाइन के ऊपर। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का बाउंडिंग बॉक्स बनाना है तो वो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेयर्स वगैरह, लेयर कलर, एक्सटेंड ऑफसेट, कितना आप ऑफसेट देना चाहते हैं उसका आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। उसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो हमने ऑफसेट दिया था वो 5 पे इस तरह हमारा ऑफसेट बन गया और ये हमारा एक बाउंडिंग बॉक्स बन गया इस ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च, एक्स्ट्रा टूल, इसमें हमारे पास ऑप्शन है टू बाउंडिंग बॉक्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने बाउंडिंग बॉक्स में कन्वर्ट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। मैं इस सर्कल की एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वाई क्यू आर्च, यहाँ पे एक्स्ट्रा टूल के अंदर हमारे पास ऑप्शन है टू बाउंडिंग बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो देखिए हमारा यही ऑब्जेक्ट बाउंडिंग बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। आपकी कोई भी शेप हो वो आपका ऑब्जेक्ट बाउंडिंग बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एलिप्स ड्रॉ कर ली। अब इस एलिप्स को मैंने अगर बाउंडिंग बॉक्स में कन्वर्ट करना है तो एक्स्ट्रा टूल में जाऊँगा, टू बाउंडिंग बॉक्स, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे ये बाउंडिंग बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, एक्स्ट्रा टूल, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मिनिमम बाउंडिंग बॉक्स। ये टूल भी इसी तरह वर्क करेगा। इसमें हमारा जो बाउंडिंग बॉक्स है वो रोटेट हो जाएगा 45 के एंगल पे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्न ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने टर्न करना हो, जैसे हम मिरर वगैरह करते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से ड्रॉ कर लिया,
इसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, इसके अंदर से इसको भी ट्रिम कर देते हैं और यहाँ पे भी हम कोई एक डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, इसको मैं ज्वाइन करके एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। अब वाई क्यू आर्स के अंदर जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल, यहाँ पे हमारे पास टर्न ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब जिस साइड पे आपने ऑब्जेक्ट को टर्न करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड पे करना है तो देखें ये लेफ्ट साइड पे हो रहा है, नीचे करना है राइट लेफ्ट इस तरह कर सकता हूँ, ऊपर राइट लेफ्ट इसको मैं इजीली कर सकता हूँ। तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को जिस साइड पे भी टर्न करना है वो इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं। ये आपका सेम मिरर की तरह काम करता है, लेकिन मिरर हमारा कुछ हट के होता है, उसमें थोड़े से और ऑप्शन होते हैं, तो ये हमारा मिरर से ज्यादा बेहतर है। राइट क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट टर्न हो जाएगा। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल, इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंज लोकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन को आपने एक्सचेंज करना हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे की जगह पे और दूसरे को आपने पहले की जगह पे अगर लेके आना हो तो वो आप इस टूल की मदद से लेके आएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब देखें इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर इधर लेके आना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, तो देखें वो कैसे लाऊंगा। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट इधर आ गया और ये वाला ऑब्जेक्ट इधर स्केल हो। अब यहाँ पे दोबारा मैं आपको बताता हूँ, रिपीट कमांड करेंगे, फर्स्ट एंटिटी कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सेकंड पे आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो जाएंगे। ओके, वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कॉपी टू पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट पे आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप किस रेफरेंस से कॉपी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पिक पॉइंट लेता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी के पिक पॉइंट लगाने हैं और उस पे कॉपी करना है। पिक पॉइंट किया और यहाँ पे मैंने कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा तो देखिए मेरा अब ये पिक पॉइंट है और एक मैं क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद बेस पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं ये सेंटर देता हूँ तो देखिए मेरी दो मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे हो गई। इस तरह जितने भी आप क्लिक करते जाएंगे, आपने जितनी भी कॉपीज बनानी है तो वो आपकी इस तरह कॉपीज बन जाएंगी। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं, एक्स्ट्रा टूल, तो लास्ट में हमारे पास है असिस्टेंट लाइन, इसको क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ये शेप बनी हुई है, इसके हमारी कुछ लाइंस आ रही है, बेसिकली आपको गाइडलाइंस के तौर पे वर्क करती है आपके लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल इस तरह ले लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास जितनी भी लाइंस हैं वहाँ पे ये मुझे असिस्ट कर रहा है, ये वाली मेरी असिस्टेंट लाइन बन रही है। कैसे? अब सिंपल मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये कॉर्नर लिया तो देखिए ये मेरी एज ए असिस्टेंट लाइन यहाँ पे वर्क करेंगी। तो जितना आप एरिया सेलेक्ट करेंगे आप इस तरह से असिस्टेंट लाइन वहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉर्नर को किया तो देखें ये इस तरह से वर्क कर रहा है हमारा। तो ये हम एज ए गाइडलाइन यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग के अंदर। ओके, तो वाई क्यू आर्च में एक्स्ट्रा टूल्स हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई प्लस। मॉडिफाई प्लस में हमारे पास जो फर्स्ट टूल होता है वो है स्केल फॉर ईच। इस टूल की मदद से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, एक साथ ही आप उनको स्केल कर सकते हैं। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कॉपीज़ बना दी। अब देखिए अगर मैंने इनको एक साथ स्केल करना है तो मैं इजीली कर पाऊंगा। कैसे? यहाँ से वाई क्यू आर्च 2 में जाते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई प्लस में हमारे पास है स्केल फॉर ईच। आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं या आप वाई क्यू आर्च में जाए और मॉडिफाई प्लस यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्केल फॉर ईच इस पर हम क्लिक करेंगे। टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के अंदर हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती है, इस पे क्लिक करेंगे। सेटिंग के अंदर हमारे पास जो स्केल फॉर ईच है इसमें स्केल बाय सेंटर पॉइंट और स्केल बाय बेस पॉइंट। अभी के लिए मेरा सेंटर पॉइंट सिलेक्ट है। अब अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट स्केल करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर से स्केल होगा। और यहाँ पे है स्केल बाय बेस पॉइंट। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी बेस पॉइंट से स्केल करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो मैं इसी को रहने देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को 2 टाइम स्केल करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंटर स्केल फैक्टर, अब हमने यहाँ पे स्केल फैक्टर दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, उसके बाद इंटर। तो देखिए अब ये वाले जो दोनों ऑब्जेक्ट थे मेरे ये 2 टाइम स्केल हो गए। अब अगर मैं आपको इसकी डायमेंशन दिखाऊं तो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा एक्स में 2 हो गया होगा, ये 2 हो गया और इसी तरह ये भी 2 हो गया। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है 2 टाइम स्केल हो गया। तो चले मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद वाई क्यू आर्च में दोबारा जाते हैं, यहाँ पे है मॉडिफाई प्लस, इसमें है स्केल फॉर ईच।
अब अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को स्केल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। स्केल तो हम AutoCAD की कमांड की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? AutoCAD की कमांड से जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं तो वो अपनी जगह से हट जाते हैं, जबकि इसमें अगर हम किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्केल करें तो वो अपनी जगह पे ही स्केल होते हैं। तो इसको राइट क्लिक करते हैं आप। राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 टाइम कर दिया, तो देखिए अब ये अपने अपने सेंटर पॉइंट से ही स्केल हुए। तो इसको अंडू करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई प्लस के अंदर रोटेट फॉर ईच। रोटेट फॉर ईच टूल की मदद से भी जैसे हमने अभी स्केल फॉर ईच किया था, इसी तरह हम रोटेट फॉर ईच, और नेक्स्ट हमारे पास है मिरर फॉर ईच। तो ये सारे एक जैसे ही वर्क करते हैं। तो चलें यहाँ से रोटेट फॉर ईच, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट रोटेट करने, तो वो आप कर सकते हैं। तो चले इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और साथ ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, यहाँ पे मैं 45 का एंगल पुट करता हूँ, उसके बाद इंटर, तो देखिए मेरे ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे ही रोटेट हो गए। इसको मैं अंडू करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे AutoCAD की रोटेट कमांड का यूज करूँ, इसको भी सिलेक्ट करूँ, इसको भी सिलेक्ट करूँ, और उसके बाद कोई भी बेस पॉइंट दूँ, तो यहाँ पे देखिए जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं वो अब रोटेट हो जाएंगे 45 के एंगल पे, लेकिन अपनी जगह से हट जाएंगे। तो इसको अंडू करते हैं। दोबारा से अब हम वाई क्यू आर्च को देखते हैं। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, मॉडिफाई प्लस रोटेट फॉर ईच, तो यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के अंदर ये हमारे पास सेटिंग है। सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन वही है, रोटेट बाय सेंटर पॉइंट, रोटेट बाय बेस पॉइंट। तो अभी हमारा ये सेंटर पॉइंट था, इसलिए ये सेंटर पॉइंट से ही दोनों रोटेट हो रहे हैं। ये हर एक का अलहदा ही सेंटर पॉइंट बनेगा। इसमें AutoCAD की तरह एक ही सेंटर पॉइंट नहीं बनेगा, हमारा एक ही बेस पॉइंट नहीं बनेगा। इसमें हर ऑब्जेक्ट का अलहदा से सेंटर पॉइंट होगा, या कोई भी बेस पॉइंट आपने सेलेक्ट किया होगा तो वो अलहदा ही होगा। तो आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी बेस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं, और उसको किसी भी एंगल पे आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ओके, इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास YQR2 में जाते हैं। मॉडिफाई प्लस में हमारे पास है मिरर फॉर ई, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मिरर करने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट की शेप को थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड कर देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ, और इसको भी ट्रिम कर लूँगा, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास ये एक इस तरह की शेप है। तो इसकी मैं अगर कॉपीज बना लूँ यहाँ पे कुछ, तो अब हम यहाँ से कमांड में जाते हैं, मिरर फॉर ईच। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आपने मिरर करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। जिस तरह हमने रोटेट और स्केल टूल को यूज़ किया था, सेम इसी तरह ये भी वर्क करता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हटेगा, वो उसी जगह पे ही मिरर हो जाएगा। कैसे? अब देखिए मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप वाई या एक्स किस पे आपने करना है वो आप नीचे कमांड लाइन से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका वाई सिलेक्ट होगा, या राइट क्लिक करें तो आपका वाई पे ये मिरर हो जाएगा। अब देखिए मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड में। इसको पहले मैं AutoCAD की कमांड की मदद से मिरर करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद रेफरेंस दिया, तो ये यहाँ पे मिरर होके दूसरी साइड पे आ रहा है। लेकिन अब मैं अगर आपको यहाँ पे वाई क्यू आर्च का मिरर दिखाऊं, मिरर फॉर ईच, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मिरर किया, और उसके बाद वाई, राइट क्लिक करने के बाद देखें ये अपनी जगह पे ही मिरर हो गया। ये अपनी जगह से हट के दूसरी साइड पे जाके मिरर नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस होता है AutoCAD के टूल्स में और वाई क्यू आर्च में टूल्स में। आप बेसिकली सोचे होंगे कि वाई क्यू आर्च में ये टूल्स क्यों रखे गए, ये तो AutoCAD के अंदर ऑलरेडी से मौजूद थे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस डाला गया है। AutoCAD की टूल की निस्बत ये थोड़े से एडवांस है, इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च, मॉडिफाई प्लस XY स्केल। इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को X और Y पे अलग-अलग से स्केल कर सकते हैं। अगर आपने X पे किसी और वैल्यू पे स्केल करना हो और Y पे किसी और वैल्यू पे स्केल करना हो तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। टूल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए बेस पॉइंट आपने देना है। बेस पॉइंट आप कोई भी फिक्स कर लेंगे, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। इसको फिक्स करने के बाद अब आपने स्केल देना है, तो यहाँ पे मैं स्केल देता हूँ 2 देने के बाद राइट क्लिक करूंगा, और आप Y पे दूंगा 4, और Z पे देंगे हम 0, क्योंकि अभी हमारे पास Z वैल्यू है नहीं, तो क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं। इसको राइट क्लिक कर देंगे। एंटर करने के बाद आप देखिए मेरा X पे 2 टाइम हुआ और Y पे 4 टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने X और Y पे सेपरेट स्केल करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च, मॉडिफाई प्लस। इसमें नेक्स्ट टूल है हमारे पास डायनामिक कॉपी।
डायनामिक कॉपी मल्टीपल कॉपीज़ के लिए वर्क करती है। ऑटोकैड के अंदर भी हम मल्टीपल कॉपीज़ की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट मल्टीपल कॉपीज़ की कमांड नहीं होती, उसको हम थोड़ा सा इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, जबकि वाईक्यूआर्च में हमें डायरेक्ट ही मल्टीपल कॉपी की कमांड मिल जाती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखिए मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद बेस पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं ये कर लेता हूँ या सेंटर कर लेता हूँ। और उसके बाद डायरेक्शन देनी है कि आप इसकी किस साइड पे कॉपीज बनाना चाहते हैं। आपने जो भी डायरेक्शन देनी है आप वहाँ पे दे लें। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मैंने माउस को रिलीज कर दिया। यहाँ पे मेरे पास नंबर आ रहा है 1। तो अब जैसे ही मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो मेरे पास इस तरह नंबर बढ़ते जाएंगे। आपने क्लिक नहीं करना, आपने जस्ट माउस को इस तरह ड्रैग करते जाना है। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉपीज ये बढ़ती भी जाएंगी और इस तरह आप अगर वापस लेके आए तो ये कम भी हो जाएंगी। तो देखिए मैं इसको जल्दी से ऐसे करूँ, कम करूँ तो ये बिल्कुल ईजिली हमारी कॉपीज क्रिएट हो रही है। तो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे आपके पास उतनी नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे बन जाएंगी। जबकि अगर मैं ऑटोकैड की बात करूं तो ऑटोकैड के अंदर हम कॉपी की कमांड जब यूज करते हैं उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देनी है कि हम कितने डिस्प्लेसमेंट पे रखना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन होता है कमांड लाइन के अंदर अरे का, तो अरे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे नंबर ऑफ कॉपीज की, क्या आप कितनी कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 करना चाहता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑटोकैड की कमांड की मदद से 10 कॉपीज बन गई इस ऑब्जेक्ट की। लेकिन इसके अंदर हमें नंबर पहले वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, जबकि वाईक्यूआर्च कमांड में हमें वैल्यूज को पुट नहीं करना पड़ता। हम जितना माउस को ड्रैग करते जाएंगे हमारी कॉपीज उतनी इंक्रीज होती जाएंगी और जितना हम माउस को वापस लेके आएंगे हमारी कॉपीज कम होती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च मॉडिफाई प्लस। इसमें है स्ट्रेच विद डिस्टेंस। ऑटोकैड के अंदर भी हम स्ट्रेच का यूज करते हैं और इसमें भी हम स्ट्रेच का यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने स्ट्रेच करना है। पहले मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे डेजिग्नेटेड डिस्टेंस इसको मैं सेट करूंगा कि मैंने कितने डिस्टेंस पे इसको स्ट्रेच करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 इंच डाल देता हूँ, इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे अब फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद बेस पॉइंट ये मेरा फिक्स रहेगा और उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा इस तरह से। देखिए ये मेरा 30 इंच पे स्ट्रेच हो गया। दोबारा से हम इसी कमांड को यूज करते हैं, स्ट्रेच डिस्टेंस। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डेजिग्नेटेड डिस्टेंस आपने जितना भी डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद आपने उसकी साइड को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। साइड सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद बेस पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपने इस तरह से दे देना है, तो आपका ऑब्जेक्ट उतना ही स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च मॉडिफाई प्लस। इसमें है मूव विद द डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना हो तो इस टूल का यूज करेंगे। सेम ऑटोकैड की तरह ये भी कमांड है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, लेकिन तरीका जैसे हमने स्ट्रेच में यूज किया था, डेजिग्नेटेड डिस्टेंस हम पहले देंगे, इसी तरह मूव में भी हम डेजिग्नेटेड डिस्टेंस पहले देंगे। तो इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को मैंने मूव करना है अपनी जगह से। राइट क्लिक करूंगा, डेजिग्नेटेड डिस्टेंस के अंदर मैंने जितना भी डिस्टेंस देना है 20 कर देता हूँ। इंटर करूंगा, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, बेस पॉइंट और उसके बाद डायरेक्शन क्लिक कर दूंगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट उतना ही मूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च मॉडिफाई प्लस। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरियल मूव और मेमोरियल कॉपी। ये दोनों कमांड सेम वर्क करती हैं। फर्स्ट कमांड हमारी मूव के लिए काम आएगी और सेकंड कमांड हमारी कॉपी के लिए काम आएगी। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये भी हमारा मूव था, ये भी मूव है और ऑटोकैड वाला भी मूव है। तो ये जो मेमोरियल मूव और मेमोरियल कॉपी है ये बेसिकली आपकी मेमोरी को याद रखते हैं कि लास्ट आपने कितना मूव किया था, तो उसकी मेमोरी को ये स्टोर कर लेते हैं। आपने नेक्स्ट उतना ही मूव करना हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपने देनी है मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी आपने उसको कितनी देनी है, आप कितना मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से लेके इतना मूव करना चाहता हूँ, मैं कोई डिस्टेंस भी दे सकता हूँ। मैं इसको वैसे रेंडमली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपकी मेमोरी होगी है सेव। अब जस्ट आपने रिपीट कमांड करनी है। मैंने रिपीट कमांड की, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद राइट क्लिक किया, इंटर प्रेस किया, तो मेरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव हो गया। इसी तरह मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ उसके बाद स्पेस देता जाऊँ तो इस तरह मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये उतना ही मूव होता जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च मॉडिफाई प्लस मेमोरियल कॉपी। सेम उसी तरह ये वर्क करेगी। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट और इधर से हमने जितनी भी इसकी कॉपी बनानी है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब इसकी मेमोरी सेव होगी।
अब हम जब नेक्स्ट इसकी कॉपी बनाएंगे, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, स्पेस प्रेस करूंगा, तो दोबारा से अब बेस पॉइंट हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेमोरी में हमने जो लास्ट टाइम बेस पॉइंट लिया था, इसको स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे इस तरह से यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, स्पेस प्रेस करेंगे, दोबारा स्पेस प्रेस करेंगे, तो ये एक और कॉपी इस तरह बनती जाएगी। तो आपने जितनी भी कॉपीज बनानी हो, जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाए, डबल स्पेस करते जाए, तो आपकी इस तरह से कॉपी बनती जाएंगी। ओके, YQArch मॉडिफाई प्लस। नेक्स्ट है सुपर ऑफसेट। सुपर ऑफसेट बेसिकली ऑटोकैड की ऑफसेट कमांड की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए, अगर मैंने ऑटोकैड के अंदर इसका कुछ ऑफसेट देना है, तो मैं इसका ऑफसेट दूंगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 इंच कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से ऑफसेट हम दे पाएंगे। लेकिन अगर अब मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट का इकट्ठा ऑफसेट देना है, तो वो मैं नहीं दे सकता। तो इसके लिए हम यूज करेंगे YQArch मॉडिफाई प्लस और यहाँ से सुपर ऑफसेट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने जितना भी ऑफसेट देना है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा और डायरेक्शन दे दूंगा कि मैंने इसको किस साइड पे ऑफसेट करना है। तो देखिए, अब मेरे इन दोनों ऑब्जेक्ट का अपना अपना ऑफसेट आ गया। इसका ऑफसेट ये बन गया और इसका ऑफसेट ये बन गया। आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अगर ऑफसेट देने हो तो फिर उसके लिए आप सुपर ऑफसेट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप ऑटोकैड का ऑफसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मॉडिफाई प्लस। नेक्स्ट है एक्सटेंड टू पॉलीलाइन। अगर आपने किसी भी लाइन को या पॉली लाइन को जो आपकी इस तरह से आ रही होंगी, जो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इस तरह से मिलती होंगी, इसको भी मैं मिरर कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने मिरर कर दिया। और अगर अब इन दोनों को यहाँ से मैं ट्रिम कर दूँ इस जगह से, तो आपको पता है कि ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं जाके एक्सटेंड होंगी और एक जगह पे जाके मिल जाएंगी। तो यहाँ से YQArch में जाते हैं, मॉडिफाई प्लस, एक्सटेंड टू पॉलीलाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पिक पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ पे, तो देखिए ये इस जगह पे जाके मिल गई। ये हमारा बेसिकली फिलेट के लिए भी काम आता है और ये हमारा किसी एक जगह पे होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमें फायदा क्या है, फिलेट कमांड का भी हम यूज कर सकते थे। इसमें फायदा हमारे पास ये है कि हम जहाँ पे इस तरह लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जो हम पिक पॉइंट लेंगे, वो हमारी लाइन्स वहां तक एक्सटेंड हो जाएंगी या ट्रिम हो जाएंगी। कैसे? YQArch मॉडिफाई प्लस, एक्सटेंड टू पॉइंट लाइन, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब देखिए मैं यहाँ से लाइन ले रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिया, सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो मैं इसमें मेरी एक लाइन ट्रिम हो जाएगी और एक लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। क्लिक करूंगा तो देखिए ये वाली लाइन यहाँ तक ट्रिम हो गई और ये वाली लाइन एक्सटेंड हो गई। तो आप जहाँ तक लाइन लगाएंगे वहां तक दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा और सेकंड वाला एक्सटेंड हो जाएगा। दोबारा से करते हो रिपीट कमांड। रिपीट कमांड करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, राइट क्लिक किया। अब देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो देखिए ये वाली यहाँ से ट्रिम हो गई और दूसरी यहाँ से एक्सटेंड हो गई। ओके, नेक्स्ट जाते हैं YQArch मॉडिफाई प्लस। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक आर्क लाइन पॉली लाइन। तो ये हमारा एज ए फिलेट यूज होता है। किसी भी लाइन आर्क या पॉली लाइन को आपने लिंक करना हो, फिलेट करना हो एक दूसरे के साथ, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ इस तरह से और एक सेकंड लाइन में यहाँ पे लगा लेता हूँ। YQArch मॉडिफाई प्लस, यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, तो देखिए ये इस तरह से फिलेट हो जाएगा। किसी भी आर्क को या लाइन को या पॉली लाइन को अगर आपने फिलेट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते। नेक्स्ट है YQArch में जाते हैं, मॉडिफाई प्लस, कनेक्ट टू ग्रुप लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन को इस तरह से फिलेट किया था, लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन्स हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ, इसकी कॉपी कर लूँगा और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इसकी भी कॉपी बना लेता हूँ। तो देखिए अगर मैंने इसको फिलेट करना हो दोनों को इकट्ठा, तो वो मैं कैसे करूँगा? फिलेट कमांड का यूज़ भी नहीं कर सकता, इस कमांड का यूज़ भी नहीं कर सकता। मैंने इकट्ठा इसको फिलेट करना है। देन मैं YQArch में जाऊँगा, मॉडिफाई प्लस और यहाँ से कनेक्ट टू ग्रुप लाइन, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद पहला ग्रुप मैं सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट मैंने जो सेकंड ग्रुप है उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करूँगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारी जो दोनों लाइन्स थी वो फिलेट हो गई। इसी तरह अगर हमने इसको रेडियस में फिलेट करना हो दोनों ग्रुप्स को, तो हम कर सकते हैं। दोबारा इस कमांड को एक्टिव करते हैं, YQArch मॉडिफाई प्लस, कनेक्ट टू ग्रुप लाइन्स, सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हमने रेडियस देना है, इस पर क्लिक किया और रेडियस हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर, और दोनों इस तरह ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो देखें दोनों पे इकट्ठे से रेडियस अप्लाई हो गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं YQArch
मॉडिफाई प्लस, इसमें है ऐड रिमूव वाइप आउट। अगर आपने अपनी ड्राइंग का वो पर्टिकुलर एरिया नहीं दिखाना तो उसके लिए आप ये वाला टूल यूज़ करेंगे, वाई क्यू आर्च मॉडिफाई प्लस ऐड रिमूव वाइप आउट। तो आप इसी टूल की मदद से वाइप आउट को ऐड भी करेंगे और रिमूव भी करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब मैंने जिस एरिया को भी हाइड करना है तो वहाँ से मैं उस एरिया की रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा इतना एरिया हाइड हो गया। अब इसके नीचे मेरी लाइन्स है लेकिन इसके ऊपर ये एक वाइप आउट लग गया। अगर आप इसका प्रिंट आउट भी लेंगे तो आपको इसके जो नीचे लाइंस हाइड हो गई हैं वो नज़र नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इसको साइड पे हटा देते हैं, ये तो हमारी रेक्टेंगल है, इसको मैं पहले साइड पे मूव कर लेता हूँ और ये वाला हमारा वाइप आउट है, इसको भी मैं मूव कर लेता हूँ। तो देखिए उसके नीचे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स थे वो मौजूद है। इसी तरह इस वाइप आउट को आप किसी के ऊपर भी रखेंगे तो वो नीचे से हाइड हो जाएगा। अगर आपने वाइप आउट को रिमूव करना है तो वाई क्यू आर्च में जाए, मॉडिफाई प्लस, यहाँ से ऐड रिमूव वाइप आउट, इस पर क्लिक करें, देन वाइप आउट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो आपका वाइप आउट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई प्लस। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टूल्स हैं, ब्रेक ऑल ऑब्जेक्ट, ब्रेक एंड अरेज रिमेन, ब्रेक एट ए पॉइंट, ब्रेक एट ए 2 पॉइंट। ये बेसिकली सारे हमारे ब्रेक के लिए यूज होंगे। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेक ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये बेसिकली आपकी ऑटोकैड वाली जो एक्सप्लोड की कमांड होती है उसी तरह की वर्क करती है। किसी भी रेक्टेंगल को आपने एक्सप्लोड करना हो, उसकी तमाम लाइंस को आपने अलग-अलग करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है जो कि ज्वाइन है, इसकी चारों लाइन ज्वाइन है। इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए ये इसकी रेक्टेंगल्स की सारी लाइन्स टूट गई। ओके, वाई क्यू आर्च में मॉडिफाई प्लस और इसमें है नेक्स्ट ब्रेक जो हमारा ब्रेक एंड अरेज रीमेक। तो इस टूल की मदद से आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपके उस विंडो के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी वो ब्रेक भी हो जाएंगी और अरेज भी हो जाएंगी। इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम पहले कुछ रेक्टेंगल्स और ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने इस तरह से कुछ रेक्टेंगल्स ऐड कर ली इस तरह से, और यहाँ पे भी मैं रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ। तो देखिए अब ये मेरी रेक्टेंगल्स हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाता हूँ, मॉडिफाई प्लस, ब्रेक एंड अरेज रिमेन, इस पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर। अब ये जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। इस तरह मैं करूंगा तो देखिए ये इसकी सारी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी तो उसके बाद से ब्रेक हो गई। इसको अगर दोबारा से मैं अंडू करूँ, अंडू करने के बाद वाई क्यू आर्च, दोबारा से हम कमांड को एक्टिव कर लेते हैं, मॉडिफाई प्लस, ब्रेक एंड अरेज रिमेन, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैं विंडो ले रहा हूँ इस तरह से और देखिए यहाँ पे मेरी ये वाली किधर किधर से इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइट्स, आपने गौर से देख लेना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ उस एरिया से मेरी ये ब्रेक भी हो गई और अरेज भी हो गई। तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो ब्रेक भी हो जाएगा और उस एरिया के अंदर से अरेज भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड लास्ट जो हमारे पास कमांड है मॉडिफाई प्लस के अंदर ब्रेक एट ए पॉइंट। अगर आपने इसको जस्ट पॉइंट से ब्रेक करना हो, उसके अंदर आपने कोई गैप वगैरह ना शो करवाना हो तो फिर आप इस टूल को यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है, इसको मैंने ब्रेक करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद जिधर जिधर मैं क्लिक करता जाऊंगा मेरी लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। फर्स्ट क्लिक करते हैं, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक, राइट क्लिक कर देंगे। देखिए मेरी लाइन जिधर जिधर मैंने इसको क्लिक किया मेरी लाइन वहाँ से ब्रेक होकर उतने हिस्सों में ही डिवाइड हो गई। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च, मॉडिफाई प्लस, ब्रेक एट 2 पॉइंट। ये सेम जिस तरह हम ऑटोकैड का ब्रेक यूज करते हैं गैप देने के लिए, इसी तरह हम उसको यहाँ पे इस तरह से गैप दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया तो हमारा उतना यहाँ पे गैप जो है वो क्रिएट हो जाए। दोबारा से इसको यूज करके दिखा देता हूँ। रिपीट कमांड किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद सेकंड पॉइंट, इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। वाई क्यू आर्च में नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफाई प्लस के बाद चेक एंड करेक्ट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लियर जेड एक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जेड एक्सेस अगर आपने क्लियर करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। जेड एक्सेस को हम बेसिकली एलिवेशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी एलिवेशन पे है, जैसे हमारे कंटूर्स वगैरह होते हैं, उसको हमें एलिवेशन पे रखना होता है, तो उन ऑब्जेक्ट की अगर आपने जी वैल्यू क्लियर करनी हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पे हम पहले कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और साथ में यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ और एक सर्कल हम इस साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम अपना व्यू चेंज करते हैं। मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू कर लूँगा। तो इसमें देखिए अभी मेरे तीनों ऑब्जेक्ट एक ही एलिवेशन पे है। ये हमारा जो प्लेन होता है उस पे 0 लेवल पे है। अगर मैं आपको इन सब की प्रॉपर्टीज दिखाऊं तो जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर देखें एलिवेशन हमारे पास 0 है।
इसी तरह अगर मैं आपको लाइन दिखाऊं तो लाइन की प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो जी वैल्यू है वो 0 है। अगर ये पॉली लाइन होगी तो ये एलिवेशन हो जाएगा, और अगर ये सिंपल लाइन होगी तो इसकी वैल्यू जी में होगी। इसी तरह सर्कल, ये भी हमारा, इसका भी एलिवेशन 0 है, तो देखिए इसका भी जी, जो सेंटर जी है वो हमें 0 मिल रहा है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से जी पे इसकी मैं कुछ हाइट दे दूं, मैं यहाँ से 60 इंच दे देता हूँ, तो देखिए ये अब 5 फीट ऊपर मूव हो गया। इसको अगर मैं और थोड़ा मूव कर लूँ, इसको मैं सिंपल ऑर्थो मोड ऑन करके और मूव कर लेता हूँ, तो ये मैंने मूव कर लिया। अब देखिए जो इसका लेवल है वो चेंज हो चुका है। मैं इसमें 3D ऑर्बिट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे जो सर्कल और रेक्टेंगल है वो सेम लेवल पे है, जबकि इसका एलिवेशन चेंज हो गया। ओके, तो अगर अब हमने इनकी वैल्यू को 0 करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? आपने लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से डायरेक्ट 0 कर दें तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उन सब की वैल्यू को आप 0 करना चाहते हैं, तो वो फिर आप एक साथ नहीं कर सकते। आपको सेपरेट सेपरेट हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को 0 करना होगा। जबकि वाई क्यू आर्च में हम जाते हैं, हमारे पास है चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टूल है वो है क्लियर जी एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जी वैल्यू को 0 करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते। पहले हम इसको किसी एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। टूल सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और आपने राइट क्लिक कर देना है, तो आपके ऑब्जेक्ट की जी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह अब मैं इसको और इसको, इन दोनों को मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। बारी बारी करेंगे, पहले सर्कल की कर लेते हैं। इसकी जी वैल्यू मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, और इसकी पॉली लाइन की जो एलिवेशन है इसको भी मैं 60 कर देता हूँ। ओके, तो अब दोबारा से हम वाई क्यू आर्च में जाते हैं। चेक एंड करेक्ट, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0 होगी। अब इनकी वैल्यू 0 है, मैं दोबारा से आपको शो करा देता हूँ, या मैं इसका आपको लेवल चेक करा देता हूँ 3D ऑर्बिट करके, तो देखिए इनकी वैल्यू 0 होगी। तो ये टूल हमें इस काम आएगा। वाई क्यू आर्च में जाते हैं, चेक एंड करेक्ट। नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्लियर जी एक्सिस इन ब्लॉक्स। अगर आपके कोई ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनकी वैल्यू को आपने 0 करना है, तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। अब कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इनको मैं ब्लॉक बना देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे देता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इंटर करूंगा, ओके। तो अब ये एक ब्लॉक बन गया है। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं, एडिट करने के लिए ओके करेंगे, और यहाँ पे मैं अगर इस सर्कल की वैल्यू को, जी वैल्यू जो है, इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, मैं 10 फिट कर देता हूँ, इंटर। उसके बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। तो अब देखिए इसका मैं आपको 3D ऑर्बिट दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें जो सर्कल है सिर्फ वो हाइट पे चला गया है। तो इसको अनडू करते हैं। अब हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, क्लियर जी एक्सिस इन ब्लॉक, इसको सिलेक्ट करेंगे। इस ब्लॉक को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद रीबिल्ड कर देंगे इस ब्लॉक को, ओके करेंगे। तो देखिए अब इसकी जो वैल्यू है वो जी पे वापस चली गई है सर्कल की। तो किसी ब्लॉक की वैल्यू को अगर आपने चेंज करना हो तो फिर आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं, या आपने पूरे के पूरे ब्लॉक को इस तरह चेंज करना हो तो भी आप उस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, क्लियर जी एक्सिस इन ब्लॉक्स, सेलेक्ट दिस ब्लॉक, राइट क्लिक, इंटर, ओके। ओके, तो यहाँ से हम दोबारा से टॉप व्यू में चले जाते हैं। अब वाई क्यू आर्च में हमारे पास चेक एंड करेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है एलिमिनेट ओवरलैपिंग। कोई से भी आपके जो ऑब्जेक्ट्स है अगर वो ओवरलैप हो रहे होते हैं किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, तो देखिए आप, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट, ये मेन ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं, मैं मेन ऑब्जेक्ट किसी को भी कंसिडर कर सकता हूँ, तो मैं अभी के लिए इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं, इसको अगर आपने एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे, वाई क्यू आर्च, चेक एंड करेक्ट, एलिमिनेट ओवरलैपिंग, इस पे क्लिक करेंगे। कमांड सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट क्लिक, तो यहाँ पे इंटर द मैक्सिमम ऑफसेट, मैं कोई भी दे लेता हूँ, मैं इस तरह से दे लेता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक, तो देखिए इस तरह से ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। तो आपने किसी भी ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट लाइन आर्क्स। ये बेसिकली जैसे हमारी ऑटोकैड की ज्वाइन की कमांड होती है, ये सेम वैसे ही वर्क करती है। किसी भी लाइन या आर्क्स को आपने आपस में ज्वाइन करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और साथ ही मैं एक और लाइन भी इधर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब इस लाइन को मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह की हमारी लाइन है जो ब्रेक हुई हुई है, तो इसको अगर हमने ज्वाइन करना है तो वो फिर हम इस टूल की मदद से करेंगे, वाई क्यू आर्च, चेक एंड करेक्ट, कनेक्ट लाइंस,
इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। सेम इसी तरह ये आर्क पे भी वर्क करता है। मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ सेंटर से। यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया। अब दोबारा से मैं यही कमांड एक्टिव करूंगा, कनेक्ट लाइन आर्क, और इस आर्क को मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँ। वाई क्यू आर्च में जाते हैं, चेक एंड करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिमूव पॉइंट शॉर्ट लाइंस। जो हमारी मेन लाइंस के ऊपर शॉर्ट लाइंस रह जाती हैं, उनको आपने रिमूव करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं कुछ शॉर्ट लाइंस लगा लेता हूँ। इस तरह से मैंने ये शॉर्ट लाइंस लगा ली। तो ये आपकी कोई भी शॉर्ट लाइंस हो सकती हैं, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर ली और ये मेरी मेन लाइन है। मैंने इसके ऊपर से इनको रिमूव करना है तो वो मैं इस टूल की मदद से करूँगा। वाई क्यू आर्च, चेक एंड करेक्ट, रिमूव पॉइंट शॉर्ट लाइन। उसके बाद हमने फर्स्ट क्लिक करना है मेन लाइन के एंड पे, और सेकंड क्लिक करना है मेन लाइन के एंड से थोड़ा सा पहले। इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इस तरह हम ऑब्जेक्ट करेंगे सारा, राइट क्लिक करेंगे तो अब हमारे यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो डिलीट हो गए। जो हमारी शॉर्ट लाइंस थी वो डिलीट हो गई। ओके, इसको मैं अंडू करता हूँ और दोबारा से आपको समझाता हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। तो देखिए अभी हमारे पास ये शॉर्ट लाइंस आ रही हैं, इस पे ये ओवरलैप हो रही है, ये हमें नजर नहीं आती, बाज़ औक़ात काम करते हुए ये लग जाती हैं। तो वाई क्यू आर्च, चेक एंड करेक्ट, रिमूव पॉइंट शॉर्ट लाइन, इस पे क्लिक करेंगे। मेन लाइन जो भी आप रखना चाहते हैं पे फर्स्ट एंड पे, और आपने जितनी रखनी है उसके एंड से थोड़ा सा पहले आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, तो ये देखिए ये आपकी इस तरह से जितनी भी शॉर्ट लाइंस होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। ओके, वाई क्यू आर्च, चेक एंड करेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी ग्रिड बना लेता हूँ, सिंपल सा मैंने ये एक ग्रिड बनाया, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ और इसी लाइंस की मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह रैंडमली मैं किसी भी डिस्टेंस पे कर लूँगा। उसके बाद इसकी भी कर लेते हैं। ये मैंने किसी भी डिस्टेंस पे कर ली। अब मैंने इसको एक इक्वल ग्रिड में कन्वर्ट करना है तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, उसके बाद एडजस्ट ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आपने जो लाइंस होती हैं उसको ग्रिड में आपने एडजस्ट करना हो तो आप इस टूल की मदद से करेंगे। क्लिक करूंगा, उसके बाद इंटर ग्रिड स्पेसिंग, तो अब मैंने जो ग्रिड की स्पेसिंग देनी है वो मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना डिस्टेंस, और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग सारी बराबर होगी। और अब यहाँ पे मेरे पास एक वर्टिकल लाइन कम पड़ रही थी तो इसको मैं इस तरह से बराबर करके कॉपी कर सकता हूँ। अगर अब मैंने इसकी स्पेसिंग को चेंज करना है या मैं किसी की भी स्पेसिंग को इस तरह छेड़ देता हूँ, मैंने ये छेड़ दिया, तो देखिए अब इनकी स्पेसिंग बराबर करनी है सारी, दोबारा से मैं इजीली कर पाऊंगा। कैसे? वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, एडजस्ट ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड, इस पे क्लिक करेंगे। डिस्टेंस वही हम रिपीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे ग्रिड एडजस्ट हो जाएंगे इक्वल स्पेसिंग पे। ओके, नेक्स्ट जाते हैं, चेक एंड करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ओब्लीक करेक्शन। इस टूल की मदद से आप किसी भी टेढ़ी लाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे इस कमांड का? यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा ऑर्थो ऑफ करके इस तरह से टेढ़ा लगा दिया, और नेक्स्ट एक और लाइन मैं यहाँ पे इस एंगल पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। अब अगर इनको मैंने ऑर्थो मोड से लगाना था और ये मुझसे टेढ़ी लाइन लग गई, बाज़ औक़ात हमसे टेढ़ी लाइन लग जाती है जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसको आप ऑर्थो कर सकते हैं। वाई क्यू आर्च, चेक एंड करेक्ट, ओब्लीक करेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। लाइन के जिस एंड पे आप क्लिक करेंगे वो आपका बेस पॉइंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी बाकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। तो इस पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें ये मेरी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेट हो गई, और अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें ये यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट हो गए। तो किसी भी टेढ़ी लाइन को आपने स्ट्रेट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है डायलॉग मर्ज। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू लेयर, यहाँ पे लेयर 1 के नाम से, इसका कलर मैं चेक कर देता हूँ ग्रीन। उसके बाद ओके क्लोज करेंगे, और इस सब्जेक्ट को, ये वाली जो मेरी ग्रिड है, इसको मैं लेयर 1 में डाल देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये जो बाकी के ऑब्जेक्ट है ये 0 लेयर में है और ये लेयर 1 में है। तो इस तरह आपके पास बहुत सारी लेयर्स बनी होंगी। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, इसके अंदर हमारे पास है डायलॉग मर्ज। इसमें आप मर्ज लेयर्स कर सकते हैं। किसी भी एक लेयर को दूसरी लेयर में मर्ज करना हो तो वो आप मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे। मर्ज स्टाइल, आपने कोई भी स्टाइल जो है उसको मर्ज करना हो, डायमेंशन स्टाइल उसको मर्ज करना हो, या लाइन टाइप, इनको अगर आपने मर्ज करना हो एक दूसरे में तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं इस डायलॉग मर्ज के अंदर। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लेयर 1 है और ये 0 है, तो मैं 0 लेयर को लेयर 1 में मर्ज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से 0 सेलेक्ट करूंगा ओरिजिन नेम पे और मर्ज टू लेयर 1। उसके बाद मर्ज पे क्लिक करेंगे,
ओके करेंगे तो देखें जितने भी ऑब्जेक्ट्स मेरे 0 लेयर में थे वो सारे लेयर 1 में मर्ज हो गए। तो ये अब हमारी किस लेयर में है? लेयर 1 में। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पर्ज ऑल इन ड्राइंग। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसको मैं सबको दोबारा से 0 में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ, मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ और इसको भी दोबारा से हम 0 में डाल लेंगे। अब देखिए मैंने कुछ ब्लॉक बनाया था, एक ब्लॉक बनाया था वो भी अब नहीं रहा और मैंने एक लेयर एक्स्ट्रा बनाई थी वो भी अब एम्प्टी हो चुकी है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो आपकी ये जो एक्स्ट्रा की चीज़ें होती हैं इनको अगर आपने पर्ज करना हो तो ऑटोकैड में तो आप सिंपल पर्ज कमांड का यूज़ करेंगे और वाई क्यू आर्च में आप चेक एंड करेक्ट के अंदर पर्ज ऑल इन ड्राइंग इस कमांड का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पर्ज हो जाएंगी। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे लेयर भी डिलीट हो गई और इसी तरह मेरा जो ब्लॉक था उसका नाम भी डिलीट हो चुका। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जाऊँ इंसर्ट में, देखें यहाँ पे मेरे पास कोई ब्लॉक नेम नहीं आ रहा, रिसेंट ब्लॉक मेरे सारे डिलीट हो चुके हैं। तो इस पर्च कमांड की मदद से आपकी जो एम्प्टी लेयर्स होंगी, जो आपके अनडिफाइंड ब्लॉक्स होंगे, जो एम्प्टी होंगे, जस्ट बनाए होंगे आपने और उनको डिलीट कर दिया होगा। तो इस तरह से जब हम चीज़ें बनाते जाते हैं, लेयर्स बनाते जाते हैं, बाद में उनको हम डिलीट नहीं करते या ब्लॉक क्रिएट करते रहते हैं, ब्लॉक डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो हमारी मेमोरी में रह जाते हैं। तो इससे हमारी फाइल जो है वो हैवी हो जाती है, जिससे हमारी जो वर्किंग स्पीड है वो कम हो जाती है। तो आप अपनी जो फाइल है, कोई भी फाइल है, उसको पर्ज लाजमी कर लिया करें। नेक्स्ट है चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर है हमारे पास पर्ज ड्राइंग इन फोल्डर। किसी फोल्डर के अंदर अगर आपकी कोई ड्राइंग पड़ी है तो उसको आपने बाहर से ही पर्च करना है, तो वो आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और पर्च कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपकी वो फाइल पर्च हो जाएगी। तो नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेक ऑब्जेक्ट्स कलर। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने कलर अगर चेक करना हो कि वो बाई लेयर में है या किसी और कलर में है, कि उसका नेम क्या है उस कलर का, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस लाइन का कलर जो है इसको मैं येलो कर देता हूँ और इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो देखिए ये कलर मैंने चेंज कर दिया, हमारी लेयर सेम है, कलर चेंज कर दिए। वाई क्यू आर्च में जाऊँगा, चेक एंड करेक्ट, ये सिर्फ जस्ट चेक करने के लिए है, इससे आपकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, ये सिर्फ जस्ट आप कलर को चेक कर पाएंगे। चेक ऑब्जेक्ट्स कलर, इस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा अब यहाँ पे कलर नेम शो करा रहा है, लेयर नेम शो करा रहा है और ऑब्जेक्ट कलर कौन सा है वो है 2। तो इसी तरह मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए लेयर नेम 0, लेयर कलर 7, ऑब्जेक्ट कलर 1। तो इस तरह ये आपको उसकी प्रॉपर्टी शो करा देगा। ये हम प्रॉपर्टीज वहां से भी देख सकते हैं। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नॉन आर्थो लाइंस। ये भी बेसिकली चेक करने के लिए है, इसमें भी आपकी जो लाइंस है वो आर्थो नहीं होंगी, इसमें जस्ट हम चेक कर पाएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई नॉन आर्थो लाइंस तो नहीं लगी हुई। अब कैसे? जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा कर देता हूँ। बाज़ औक़ात हम इस तरह की लाइंस लगाते हैं जो हमारी टेढ़ी हो जाती हैं, इसको मैं थोड़ा और कर लेता हूँ कन्फर्म कि ये हमारी टेढ़ी हो। तो ये मैंने एक नॉन आर्थो लाइन लगा दी। अब इसको मैंने अगर चेक करना है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी नॉन आर्थो लाइंस लगी हुई हैं, तो मैं इसको डिफरेंट जगह पे इस तरह कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे तो पता है मेरी ये वाली लाइन जो है नॉन आर्थो है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें नहीं पता चलता, हम लगा के भूल जाते हैं। तो वाई क्यू आर चेक एंड करेक्ट, उसके बाद है फाइंड नॉन आर्थो लाइंस, टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है डिग्री 1 और डिग्री 2। डिग्री 1 पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे है मिनिमम आप कितना रखना चाहते हैं, मैं इसको 0.005 ही रहने देता हूँ, इसको इंटर करेंगे। उसके बाद है डिग्री 2, यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कितना हो, तो यहाँ पे मैं अगर 70 करता हूँ उसके बाद इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस तरह से अगर कुछ सिलेक्ट करूँ तो मेरी जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आएंगे वो ये वाले आएंगे, ये हमारी नॉन आर्थो थी और ये मैक्सिमम 90 से कम थी, 70 से कम थी, तो ये हमारी इस तरह से सिलेक्ट हो गई। तो कोई भी नॉन आर्थो आप अपनी मर्जी से उसकी डिग्री सेट कर सकते हैं कि आपने कितनी डिग्री तक जो है उसको सिलेक्ट कर पाए। आप एक एंगल फिक्स कर लेते हैं, उस एंगल तक अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो वो फिर आप इन डिग्रीज में उसका एंगल डाल सकते। तो ये वाला टूल जस्ट हमारा नॉन आर्थो लाइंस को चेक करने के लिए यूज होगा, इससे हम कोई चीज चेंज नहीं कर सकते या उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड अनमैच्ड WCS प्लान। तो यहाँ से पहले मैं व्यू क्यूब ऑन कर लेता हूँ, व्यू में जाऊंगा, व्यू क्यूब, तो ये हमारा WCS होता है। अभी के लिए हमारी जितनी भी ड्राइंग है वो हमारी सारी एक प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आपकी कोई प्लेन से हट जाएगी, प्लेन से चेंज होगी, आपने किसी का एलिवेशन चेंज किया होगा, आपने उसको किसी और प्लेन पे बनाया होगा, तो उसको चेक करने के लिए आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो चेक एंड करेक्ट में जाएं और इस टूल से आप उसको चेक कर लें। ओके, नेक्स्ट है हमारा
ऑर्थो एक्सिस चेक। इस टूल की मदद से आप ऑर्थो एक्सिस चेक कर सकते हैं। कैसे? इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, तो देखिए आपको यहाँ पे वो बताएगा कि आपकी ये वाली लाइन ऑर्थो है या नहीं है। अब कैसे? तो मैं यहाँ पे एक नॉन ऑर्थो जो लाइन है वो लगा लेता हूँ। अब ये मेरी नॉन ऑर्थो है और ये मेरी एक ऑर्थो लाइन है, इसको मैंने ऑर्थो लगाया। अब हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, इसके अंदर है हमारे पास ऑर्थो एक्सिस चेक, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ से हम इस तरह सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें बता रहे हैं नॉट ऑल ऑर्थोगोनल, कि हमारी सारी लाइन जो है वो ऑर्थो नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए ये बता रहा है हमें नॉट ऑल ऑर्थोगोनल, तो हमारी इसमें जो लाइंस है वो ऑर्थोगोनल नहीं है। तो अब मैं अगर सिंपल ऑर्थोगोनल लाइन को सिलेक्ट करूं, इस तरह से मैंने इनको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑल ऑर्थोगोनल, तो ये भी हमारा बेसिकली जस्ट चेक करने के लिए होता है, क्योंकि हम चेक एंड करेक्ट के जो टूल्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन करेक्ट करने के लिए और कुछ ऑप्शन हमारे जस्ट चेक करने के। तो लास्ट में हमारे पास रिवीजन क्लाउड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से स्केल वगैरह आपने सेट कर लेना है, जो भी आप करें ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक रिवीजन क्लाउड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्लाउड इस तरह लगाना हो जैसे हम ऑटो कैड में लगाते हैं, तो वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द इस तरह से रिवीजन क्लाउड लगा सकते हैं। इस तरह फर्स्ट कॉर्नर आपने लेना है, उसके बाद सेकंड कॉर्नर लेना है और इस तरह से आपने लीडर दे देना है और राइट क्लिक कर दे आप, तो आपके पास ये एक रिवीजन क्लाउड इस तरह से लग जाएगा। तो इसका स्केल वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। रिपीट कमांड करेंगे, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, टेक्स्ट हाइट वगैरह, कैलीग्राफिक मोड, अगर आपने कैलीग्राफ जो मोड है उसको ऑफ करना है तो फिर आप इसे अनचेक कर दें। टेक्स्ट हाइट वगैरह आपने चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आप इसके अंदर से कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे। उसके बाद वाई क्यू आर्च में हमारे चेक एंड करेक्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस होते हैं इन सबको कवर करेंगे। तो फर्स्ट पे है हमारे पास हीप ट्रीज, इस पे क्लिक करते हैं। कमांड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम लैंडस्केपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास और बोन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आप अगर कोई सेटिंग छेड़ना चाहते हैं तो आप सेटिंग कर लें। अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट रखते हैं तो उससे हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या स्केल आएगा। तो इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ओके, ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपने फर्स्ट पिक करना है अपना पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट पिक कर सकते हैं, कहीं पे भी क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने माउस को इस तरह ड्रैग करना है। लेकिन अभी देखें यहाँ पे मेरे पास कोई भी चीज ड्रॉ नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं ड्रॉ हो रही, इसको मैं अगर जूम आउट करूँ थोड़ा सा, इस तरह जूम आउट करने के बाद अब अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो देखिए मेरे पास कुछ चीजें यहाँ पे ड्रॉ हो रही है इस तरह से। ये मुख्तलिफ जो हमारे प्लांट्स से ब्लॉक्स थे वो यहाँ पे इजीली ड्रॉ हो रहे हैं। अब इसका हम थोड़ा सा स्केल चेंज करके देखते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, हीप ट्रीज, तो यहाँ से आप कोई भी स्केल रख सकते हैं। इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको भी 10 कर देते हैं और एवरेज डायमीटर इसको 1000 कर देता हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ और इस तरह मैं ड्रैग करता हूँ अपने माउस को, तो देखें यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, इसमें प्लांट्स होते हैं। आप किसी भी ब्लॉक को मूव कर सकते हैं, इनके अंदर का जो भी डिस्टेंस है आपने चेंज करना है वो आप इजीली कर सकते हैं, इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो लैंडस्केपिंग के लिए फेंस वगैरह आप प्लांट्स की लगाते हैं किसी भी जगह पे तो उसके काम आ सकती है हमारे। तो नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, हीप ट्रीज के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है श्रब का। तो श्रब्स भी बेसिकली हमारी लैंडस्केपिंग के लिए यूज़ होंगी। ये हमारे जितने भी टूल्स हैं ये लैंडस्केपिंग के लिए ही यूज़ होंगे। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद फर्स्ट क्लिक और उसके बाद इस तरह आपने ड्रा कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की जो श्रब्स है वो ड्रा हो जाएंगी। इनका यूज़ आप जस्ट लैंडस्केपिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, हीप ट्रीज, इसके अंदर हमारे पास जो ये नेक्स्ट टूल है सिलेक्ट ब्लॉक, इसको हम चेक करते हैं। कैंसिल करूंगा मैं यहाँ से। उसके लिए पहले मैं कोई एक ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं कोई सा भी ब्लॉक बना लेता हूँ, मैं इसको सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सेंटर में मैं कोई यहाँ पे रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ करके इसको मैं क्रिएट ब्लॉक कर देता हूँ। तो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम वाई क्यू आर 3 में जाएंगे, क्रिएट ब्लॉक, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, बेस पॉइंट कोई सा भी दे देता हूँ। अब मेरा ये एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट,
इसके अंदर हमारे पास है हीप ट्रीज। हीप ट्रीज में सेलेक्ट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद पिक पॉइंट आपने फर्स्ट ले लेना है और इसी तरह आप इसको जैसे जैसे माउस को ड्रैग करते जाएंगे उसी तरह आपके यहाँ पे ब्लॉक्स इंसर्ट होते रहेंगे। तो ये भी बेसिकली आप कोई अपनी मर्जी का प्लांट वगैरह रख के उसको जो है इस तरह लगाना चाहते हैं, उसकी फेंसिंग करना चाहते हैं, या आप कोई ग्रास बनाना चाहते हैं, या आप कोई और चीज़ रैंडमली किसी भी ब्लॉक शेप में इस तरह रखना चाहते हैं, तो उस काम आएगा आपको ये टूल। ओके, तो वाई क्वार्ट्ज में जाते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट के अंदर लैंडस्केप एनालाइजिंग। इस पर क्लिक करेंगे। स्केल आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं, मैं 1 कर देता हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की कुछ शेप है और ब्लॉक्स बने हुए हैं। इनका यूज़ भी आप लैंडस्केप के लिए कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ब्लॉक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका लेयर कलर और स्केल फैक्टर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आप अप्लाई करके देख लिया करें कि आपका जो स्केल बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो कितना आ रहा है। अगर फिर आपने उसका स्केल चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ ड्रा कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लिक मैं कहीं पे भी करूँगा। फर्स्ट क्लिक करने के बाद बेसिकली आपने यहाँ पे एसपी लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप सेकंड क्लिक कहीं पे भी कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक, जिस शेप की भी आप कोई एसपी लाइन बनाना चाहते हैं या आपकी जो लैंडस्केपिंग के लिए जो आपका पाथवे है उसका जो भी शेप है वो आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करूँ इस जगह पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करूँ तो देखिए मेरा अब जो कर्सर है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह दोबारा से राइट क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर दोबारा से यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ ड्रा हो गई है। तो ये हमारी लैंडस्केपिंग के लिए जो भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उनका यूज़ आप इस तरह कर सकते हैं। दोबारा से जाते हैं, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, लैंडस्केप एनालाइजिंग। इसमें से हम अगर इसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो लैंडस्केप है वो कोई ड्रॉ हो जाएगा। ये आप स्टोन पाथवे बनाना चाहते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं तो इसका यूज जहां भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टूल है चेंज ब्लॉक लेयर कलर। इस टूल की मदद से आप किसी भी ब्लॉक का लेयर या कलर चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कोई ब्लॉक एक ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। उसके अंदर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और इसका मैं ब्लॉक बना देता हूँ। तो ब्लॉक आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, क्रिएट ब्लॉक क्विकली, और आप यहाँ से इस इंटरफेस के अंदर से भी इजीली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्रिएट ब्लॉक क्विकली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, बेस पॉइंट कोई भी मैं दे देता हूँ। अभी के लिए मैं ये दे देता हूँ कॉर्नर इसका। तो ये मेरा एक ब्लॉक क्विकली क्रिएट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो ब्लॉक है ये बनाया है 0 लेयर में। अब अगर मैं इसको किसी और लेयर में डाल दूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ, इस पे डबल क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से इस ब्लॉक को किसी और लेयर में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस लेयर में इसको शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्लोज़, सेव चेंजेस। तो अब मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 में बनाया था, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसको किसी और लेयर में डाल दिया। तो इस ब्लॉक को रीसेट कैसे करेंगे हम? वाई क्यू आर्च पे जाएँगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, चेंज ब्लॉक लेयर कलर, इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ब्लॉक, राइट क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जिस कलर में हमने बनाया था, जिस लेयर में बनाया था, तो ये दोबारा से उसी लेयर में शिफ्ट हो गया। तो ये टूल बेसिकली किसी भी ब्लॉक को अगर आप छेड़ देते हैं अंदर से, उसके आपने कलर को बाय डिफ़ॉल्ट करना हो तो वो आप इज़िली कर सकते हैं। अब दोबारा से मैं एक दफ़ा बताता हूँ, इस पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, एडिट किया, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। होम में जाएँगे, यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ और इस सर्कल का कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ और इस रेक्टेंगल का कलर हम कोई और कर देते हैं। उसके बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। अब दोबारा से उसी कमांड का यूज़ करेंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, चेंज ब्लॉक लेयर कलर। पहले हमने लेयर को चेंज किया था, इस टाइम हम कलर को भी चेंज करके देख लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए उसके जो कलर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेयर के बाय लेयर कलर में हो गए। ओके, तो नेक्स्ट वाई क्यू आर्च में जाते हैं।
ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर है हमारे पास चेंज बेस पॉइंट। इस कमांड की मदद से आप किसी भी ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जब मैंने इस ब्लॉक को क्रिएट किया था तो मैंने उसका बेस पॉइंट यहाँ पे रखा था। अगर मैंने अब इसका बेस पॉइंट यहाँ से चेंज करना है तो जस्ट मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद पुराना जो बेस पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली वहां से सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने न्यू बेस पॉइंट देना है। मैं अब यहाँ पे सेंटर पे रख लेता हूँ। तो देखिए, अब इस ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह दोबारा बताता हूँ आपको, वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, चेंज बेस पॉइंट। उसके बाद ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीवियस बेस पॉइंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। न्यू बेस पॉइंट आपने जो भी देना है आप वहां पे जस्ट क्लिक कर दें तो आपके ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक रीनेम। किसी भी ब्लॉक को अगर आपने रीनेम करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे इस ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मैं 1 2 3 कॉपी बना लूंगा। CO इंटर, यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी बना ली। यहाँ पे एक और कॉपी बना लेते हैं। तो देखिए, अब इस ब्लॉक का जो नेम है इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमें शो हो रहा है YQ051। तो ये ब्लॉक नेम मैंने नहीं रखा था, ये ब्लॉक नेम ऑटोमेटिकली YQR ने खुद ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद अब देखें, यहाँ पे मैं अगर किसी ब्लॉक का नाम चेंज करना चाहता हूँ, अब मेरे पास ये तीनों जो ब्लॉक है ये सेम है, इन सब का नाम एक ही है। तो YQR में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, ब्लॉक रीनेम, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये ब्लॉक सेम नाम के हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ओल्ड नेम शो करेगा YQ05। अब अगर आपका यहाँ पे ऑटो नेम है, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप यहाँ पे कोई और नाम एडिट नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ से ऑटो नेम से क्लिक हटा लेना है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी न्यू नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ADS कर देता हूँ। अब उसके बाद रीनेम पार्शियल ब्लॉक और रीनेम ऑल सेम ब्लॉक। रीनेम पार्शियल ब्लॉक का मतलब है कि आपने किसी एक ब्लॉक को रीनेम करना है, या रीनेम ऑल सेम ब्लॉक, या जितने भी इस नाम से सेम ब्लॉक बने हुए हैं उन सबको आपने रीनेम करना है। तो मैं पार्शियल ब्लॉक करता हूँ, मैं किसी एक ब्लॉक को रीनेम करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए इस ब्लॉक का नाम चेंज हो चुका है। ADS इस ब्लॉक का नेम है। इसी तरह हमारे पास जो ये ब्लॉक है इसका नाम अभी तक वही पुराना है। तो हमारे ये वाला और ये वाला जो हमारा ब्लॉक था उनके नाम चेंज हो चुके हैं। तो ये हमारे 2 ब्लॉक है, उनके नाम चेंज हो चुके हैं। इसका भी नाम वही होगा जो हमने चेंज किया, जबकि ये हमारा जो ब्लॉक था उसको हमने चेंज नहीं किया, तो ये हमारा ब्लॉक एज इट इज नाम के साथ ही आएगा। ओके, YQR में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक बैच रीनेम। अब ब्लॉक बैच रीनेम क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ब्लॉक को एक्सप्लोर कर दूं, यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ब्लॉक बना लूँ, इसको मैं ऑटोकैड का ब्लॉक बना लेता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं इसको QQ दे देता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे मैंने ये नाम दे दिया और सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू ब्लॉक। ओके, अब देखिए हमारे पास डिफरेंट नेम से कुछ ब्लॉक हैं। YQH में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, चेंज ब्लॉक बैच रीनेम, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देखें ADS, QQQ, लैंडस्केप, YQटिक, हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो अभी हमने ये QQ बनाया था और उसके बाद ADS, तो इन दोनों का अगर हमने नाम इकट्ठा चेंज करना है, बैच रीनेम होता है बेसिकली आपने डिफरेंट ब्लॉक्स को एक साथ रीनेम करना है, तो उसको आप कर सकते हैं। आप कैसे? फॉर एग्जांपल ADS है और QQ, अब इन ब्लॉक्स के प्रीफिक्स में आपने कुछ लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब, और उसके बाद नेक्स्ट सीरियल नंबर अगर आपने कुछ यहाँ पे देनी है उनकी तो वो भी आप दे सकते हैं। और रिप्लेस सब स्ट्रिंग, अगर आपने उसकी कोई सब स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ब्लॉक्स का ओरिजिनल नेम है वो रीनेम हो जाए, ओरिजिनल जो है वो आपका खत्म हो जाए और उसमें सीरियल नंबर रीनेम होता जाए और जो आपने नया नाम यहाँ पे लिखा है वो रीनेम हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से क्लियर ओल्ड नेम पे क्लिक रखना होगा। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे नाम चेंज हो चुके हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। अब देखिए मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें सब 011, इसी तरह इस ब्लॉक का नाम भी चेंज हो गया है सब 021। तो इस तरह आप डिफरेंट ब्लॉक को बैच के अंदर रीनेम कर सकते हैं। YQH में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्रिएट डिटेल ब्लॉक। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे है क्रिएट डिटेल ब्लॉक, उसके बाद हमारे पास आएगा क्रिएट ब्लॉक क्विकली, और इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा क्रिएट एम इंसर्ट ब्लॉक।
तो इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो चलिए क्रिएट डिटेल ब्लॉक इस पे क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं कुछ ड्रा कर लेता हूँ, कोई सा भी हम चीज़ ड्रा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह की 2 रेक्टेंगल्स मैंने ड्रा कर दी। तो अब YQR3 में जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास है क्रिएट ब्लॉक के अंदर क्रिएट ब्लॉक क्विकली। तो पहले हम क्रिएट ब्लॉक क्विकली करेंगे, इसका हम ब्लॉक बनाएंगे इसकी मदद से क्रिएट ब्लॉक क्विकली। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट आप कोई सा भी दे सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह बेस पॉइंट दे के एक ब्लॉक बना लिया। अब इसकी मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब देखें, अब दोबारा से हम जाते हैं क्रिएट डिटेल ब्लॉक, इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब मैंने स्केल देना है, मैं यहाँ पे स्केल 5 कर देता हूँ, इंटर करूंगा। और मेन स्केल हमारा जो भी रहेगा इसको मैं 1 कर देता हूँ, इंटर करूंगा। तो देखिए ये आप एक डिटेल ब्लॉक बन गया, इसके अंदर इसका स्केल भी ऐड हो गया। आपने किसी भी ब्लॉक का स्केल चेंज करना हो तो उसको आप क्रिएट डिटेल ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है YQR के अंदर ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेट ब्लॉक स्केल। अब किसी भी ब्लॉक का स्केल आपने वैसे चेंज करना हो तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। अगर आप उसको डिटेल ब्लॉक नहीं बनाना चाहते, जस्ट आपने उसका स्केल चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी स्केल रखेंगे, अगर इसको मैं हाफ कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, उसके बाद ओके करूंगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। तो देखिए ये हाफ पे चला गया, इसका जो स्केल था वो आधा हो गया। तो इसको मैंने दोबारा से अगर 1 पे लेके जाना है, रिपीट कमांड करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इसको 1 कर दूंगा, उसके बाद ओके करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दोबारा से राइट क्लिक, तो ये दोबारा से 1 के स्केल पे आ जाएगा। तो YQR के अंदर जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास राइट आउट ब्लॉक। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनको आपने राइट आउट करके एक न्यू फोल्डर के अंदर न्यू फाइल्स आपने क्रिएट करनी है डिफरेंट किस्म की, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स हैं, बेड है, आप सोफा है, आपने एक लाइब्रेरी बनानी है किसी फोल्डर के अंदर, तो उसके लिए आप YQR के अंदर जाएं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, राइट आउट ब्लॉक। तो इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कमांड सेलेक्ट करने के बाद मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। इसमें मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। आप जहां भी अपनी फाइल को रखना चाहते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर, तो वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और ये हमारे पास आ गया न्यू फोल्डर 3। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब ये वाला जो मेरा ब्लॉक है वो राइट आउट होके उस फोल्डर के अंदर चला गया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास फोल्डर के अंदर वो फाइल चली गई है या नहीं। न्यू फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो ब्लॉक यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसको मैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर लेता हूँ। तो जो ब्लॉक हमने वहां से राइट आउट किया वो ब्लॉक हमारे पास इस फोल्डर के अंदर आ गया। आपके पास जितने भी ब्लॉक्स हो आप इसी तरह उन सबको राइट आउट करके एक अलग से फोल्डर के अंदर अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो YQR के अंदर जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस बाय ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग को अगर आपने किसी ब्लॉक वाली ड्राइंग के साथ या किसी और ड्राइंग के साथ आपने रिप्लेस करना हो तो इस टूल का यूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सेम आप उसी तरह एक फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। ब्राउज आपकी जो पुरानी ड्राइंग पड़ी है जहां भी पड़ी है उसको आप न्यू के साथ कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्राइंग नेम वो आप दे सकते हैं। आउटपुट फोल्डर आपका कहाँ पे जाना चाहिए वो ड्राइंग सेव हो गए, तो ये सारी चीजें उसके लिए यूज होंगी। तो इसको अभी के लिए हम क्लोज कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। YQR के अंदर जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट ब्लॉक क्विकली। इसको हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं, हमने जो यहाँ से यूज किया था इसको तो वो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास अपेंड टू अ ब्लॉक। अपेंड ब्लॉक का मतलब है कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपका जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, अगर उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ बाहर कहीं पे। इस तरह मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला सर्कल मेरा इस ब्लॉक से बाहर है। अगर मैंने इस सर्कल को भी इस ब्लॉक के अंदर डालना है तो फिर मैं इसी टूल का यूज करूंगा। कैसे? मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है अपेंड टू अ ब्लॉक। इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आपने उस ब्लॉक के अंदर डालना है उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब आपने जिस ब्लॉक के अंदर डालना है उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर ले। ब्लॉक को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो अभी देखें मेरा ये जो सर्कल था ये ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक के अंदर चला गया। इसी तरह नेक्स्ट जाते हैं हम YQR के अंदर जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है
अरेज ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लॉक। अब जिस तरह हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी ब्लॉक के अंदर ऐड किया था, सेम उसी तरह अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक के अंदर से अरेज करना है तो उसके लिए आप इस टूल का यूज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब मैं इस रेक्टेंगल को अगर अरेज करना चाहता हूं तो इस पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो वो ऑब्जेक्ट है वो उस ब्लॉक के अंदर से अरेज हो जाएगा। तो आप देखिए मेरे पास जस्ट ये ब्लॉक बचा। इसी तरह नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉपी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक के अंदर से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लॉक के अंदर से इस सर्कल को कॉपी करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जस्ट वही सर्कल कॉपी होगा और ये मेरा सर्कल इस ब्लॉक से बाहर कॉपी होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, देखें ये सेपरेट है। इसी तरह हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है ये भी सेपरेट है। ओके, नेक्स्ट टूल पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऐड डिलीट ब्लॉक वाइप आउट। आपने किसी भी ब्लॉक के अंदर से अपने वाइप आउट को डिलीट करना हो या ऐड करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मैं इसको एडिट करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसके अंदर मैं एक वाइप आउट ऐड करता हूँ। वाई क्यू आर्च के अंदर जाऊंगा, मॉडिफाई प्लस, इसके अंदर है हमारे पास ऐड रिमूव वाइप आउट। तो यहाँ पे मैं कोई भी वाइप आउट कर सकता हूँ। पहले उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसी को मैं वाइप आउट बनाऊंगा। वाई क्यू आर्च मॉडिफाई प्लस ऐड रिमूव वाइप आउट, ये रेक्टेंगल हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा वाइप आउट ऐड हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, सेव चेंजेस। अब देखें ये इस ब्लॉक के अंदर वाइप आउट है। अगर आपने एक ब्लॉक के अंदर से किसी भी वाइप आउट को ऐड करना है या उसको रिमूव करना है तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। वाई क्यू आर्च ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट ऐड डिलीट ब्लॉक वाइप आउट, इस पे क्लिक करेंगे तो कमांड सेलेक्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैंने इस वाइप आउट को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैं दोबारा से एक इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद अब मैंने उस वाइप आउट को यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखिए अब जो मेरा वाइप आउट था वो इस ब्लॉक के अंदर से रिमूव हो गया। इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें थी वो आप मुझे यहाँ पे क्लियर शो हो रही है। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट के अंदर क्रिएट एम इंसर्ट ब्लॉक। एम इंसर्ट ब्लॉक की मदद से आप किसी भी दो ब्लॉक्स को एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने मर्ज करना हो दो ब्लॉक्स को एक ब्लॉक में तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। फिर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरे पास एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। तो मैं इस ब्लॉक पे भी क्लिक करता हूँ, सेकंड क्लिक मैं इस ब्लॉक पे करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक कर देंगे तो देखिए अब हमारे ये दो ब्लॉक एक ब्लॉक के अंदर मर्ज हो गए। अगर अब इनको मैं कहीं पे भी मूव करूं तो ये इकट्ठे ही मूव होंगे। तो किसी भी दो से ज्यादा ब्लॉक्स को आपने एक ब्लॉक के अंदर मर्ज करना हो तो फिर उसके लिए आप इस टूल का यूज करेंगे। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर एम इंसर्ट ब्लॉक। अब इसी एम इंसर्ट ब्लॉक को अगर आपने एक्सप्लोर करना हो तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे तो आपके जो ब्लॉक हैं वो दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर नेक्स्ट ब्लॉक्स। अब हमारे नेक्स्ट ब्लॉक्स कौन से होते हैं? अब देखिए मैं इस कमांड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो हमारा ब्लॉक है इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो देखिए अब ये हमारा एक्सप्लोर हो गया। तो देखें ये तो हमारा दूसरे तरीके से भी एक्सप्लोर हो सकता था, तो ये नेक्स्ट ब्लॉक कैसे हो गया? तो इसको मैं अंडू कर लेता हूँ एक दफा। अंडू करने के बाद दोबारा से हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसको हम क्रिएट करेंगे दोबारा से एम इंसर्ट ब्लॉक। एम इंसर्ट ब्लॉक हमने क्रिएट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दिया। अब वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, एक्सप्लोर नेक्स्ट ब्लॉक, इस पे क्लिक किया तो देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो देखिए इस कमांड की मदद से सिर्फ हमारा ये जो मेन ब्लॉक था वो एक्सप्लोर नहीं हुआ बल्कि उस मेन ब्लॉक के अंदर हमारे जो दो ब्लॉक्स थे वो भी एक्सप्लोर हो गए। देखिए ये ब्लॉक एक्सप्लोड होके मजीद एक्सप्लोड हो गया। हमने जो एम इंसर्ट ब्लॉक बनाया था इनको अगर मैं क्रीप कर लेता हूँ, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो देखिए ये हमारा कोई ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, बल्कि मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, ये हमारा ब्लॉक खत्म हो गए थे। तो देखें ये हमारा ब्लॉक है एम इंसर्ट ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक हमारा एक ब्लॉक के अंदर है। अब अगर हम किसी भी ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे? वाई क्यू आर्च में हम जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, एक्सप्लोर नेक्स्ट ब्लॉक। तो देखिए अगर मैं इस ब्लॉक को क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक्सप्लोर होता है। कैसे?
ब्लॉक तो एक्सप्लोड हो गया, उसके अंदर की जो चीज़ें थी वो भी हमारी एक्सप्लोड होगी। अगर आप एम इंसर्ट से इसको एक्सप्लोड करेंगे, जो आपने एम इंसर्ट बनाया है, तो उससे आपका जस्ट ये एक ब्लॉक तो एक्सप्लोड हो जाएगा। अगर मैं इसकी कॉपी करूँ, ये आपको थोड़ा-सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ आनी चाहिए। वाई क्यू आर्च में जाएँगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, एक्सप्लोड एम इंसर्ट ब्लॉक। तो मैं इसकी मदद से अगर इसको एक्सप्लोड करूँ, राइट क्लिक करूँ, तो देखिए मेन जो हमारा इंसर्ट ब्लॉक था, एम इंसर्ट ब्लॉक, वो एक्सप्लोड हो गया, लेकिन जो हमारे ओरिजिनल ब्लॉक्स थे, वो एक्सप्लोड नहीं हुए। तो आप वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर है हमारे पास एक्सप्लोड नेक्स्ट ब्लॉक। तो इस पे हम अब क्लिक करेंगे एम इंसर्ट ब्लॉक पे, और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए अब एम इंसर्ट ब्लॉक भी एक्सप्लोड हो गया, और जो हमारे मेन ब्लॉक्स थे वो भी एक्सप्लोड हो गए। इसी तरह हमारा ये भी एक्सप्लोड हो गया। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लॉक टेक्स्ट टू एट्रीब्यूट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, वाई क्यू आर्च टू टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ऑलरेडी से, ओके कर देते हैं। जो भी हमारे पास हाइट बनेगी इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसके साइड पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर ले। इस तरह से मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? वाई क्यू आर 3 क्रिएट ब्लॉक, यहाँ पे है हमारे पास क्रिएट ब्लॉक क्विकली, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट देना है, मैं यहाँ से दे ले। तो आप देखें ये ब्लॉक है। अब इसकी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कॉपीज, डिफरेंट कॉपीज बना लेता हूँ इस तरह साइड बाय साइड। तो देखिए ये हमने साइड बाय साइड यहाँ पे कुछ कॉपीज बना ली। अब अगर मैंने इस सब्सक्राइब के वर्ड को चेंज करना हो जस्ट एक ब्लॉक के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा? इसको क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, और अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ये हमारा जस्ट एक ब्लॉक के अंदर चेंज नहीं होगा, ये हमने उसकी जितनी भी कॉपीज बनाई है तो वो हमारा सभी में चेंज हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्ट स्टाइलस, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लोज ब्लॉक एडिटर सेव कर देंगे। तो देखिए आप आर्ट स्टाइलस सभी में चेंज हो गया। अब अगर हमने किसी एक ब्लॉक के अंदर से टेक्स्ट को जस्ट चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो वाई क्यू आर्ट के अंदर हम जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, ब्लॉक टेक्स्ट टू एट्रीब्यूट। अब जो ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट है वो हमारा बेसिकली एट्रीब्यूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी ब्लॉक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस ब्लॉक को कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। तो अब देखें ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एट्रीब्यूट के अंदर। तो अब अगर इसको मैंने एडिट करना है, इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो देखें अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ओके कर लिख देता हूँ, ओके लिखने के बाद ओके कर भी देता हूँ। तो अब देखिए जस्ट ये वाला टेक्स्ट चेंज हुआ, ये टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं इस ब्लॉक की अब मजीद कॉपीज बना लूँ, मैंने ये कॉपीज बना ली। अब टेक्स्ट में अगर इसका चेंज करना चाहता हूँ, जस्ट मैंने टेक्स्ट चेंज करना है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, क्यू क्यू, ओके करूंगा, तो देखिए जस्ट टेक्स्ट चेंज हुआ। अगर मैंने इसकी शेप चेंज करनी है तो देखिए डबल क्लिक करने से तो हमारे पास टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो अगर आपने इस ब्लॉक को चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? आप ब्लॉक एडिट की कमांड में जाएंगे, ब्लॉक एडिट, और उसके बाद आपका जो भी ये ब्लॉक है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। आप कैसे, वो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमने इस ब्लॉक का नेम नहीं रखा। तो ये हमारा ब्लॉक ये वाला है, आर्ट स्टाइलस। उसके बाद ओके कर लेते हैं। तो इस ब्लॉक की अगर आप कोई शेप चेंज करना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन चेंज करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से ये कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर सेव चेंजेस। तो देखिए अब हमारा ब्लॉक सारे चेंज हो गए, जबकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सिर्फ जस्ट एक ब्लॉक के अंदर से ही चेंज हो। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट है मॉडिफाई एट्रीब्यूट। तो ये जो हमने एट्रीब्यूट लिखा है इसको अगर आपने मॉडिफाई करना हो तो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। मॉडिफाई एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है उस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए आपने प्रीफिक्स उसके साथ कुछ ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। आपने पोस्टफिक्स कुछ ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। वैल्यूज फ्रेम स्केल उसकी आपने कुछ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज एट्रीब्यूट। अब इंक्रीज एट्रीब्यूट क्या है कि हमने एक एट्रीब्यूट बनाया, फॉर एग्जांपल हम सीरियल नंबर चला रहे हैं किसी ब्लॉक के अंदर, तो मैं यहाँ पे कोई भी ब्लॉक बना लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, वाई क्यू आर 2 टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, और इसको मिडल सेंटर ओके कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए इसके अंदर 1 आ गया। अब मैं इसको ब्लॉक बना लेता हूँ, वाई क्यू आर 3, यहाँ से क्रिएट ब्लॉक, तो इसको मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करूंगा,
और यहाँ पे बेस पॉइंट कोई भी दे देते हैं, मैं ये दे देता हूँ। अब मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ इसको। इस तरह से मैंने मुख्तलिफ ब्लॉक इसकी कॉपी कर ली। वाई क्यू आर्च में जाना है, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इंक्रीज एट्रीब्यूट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट टेम्पल ब्लॉक, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंक्रीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट हमारा 1 होगा और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमने जितनी भी यहाँ पे कापीज बनाई इनको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जो एट्रीब्यूट के अंदर नंबर था वो इंक्रीज हो गया। तो जितनी भी कापीज होंगी इस तरह आप उनके अंदर नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चेंज एट्रीब्यूट्स। अगर आपने एट्रीब्यूट को चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, किसी भी एट्रीब्यूट पे क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास इसकी हाइट है, मैं फॉर एग्जांपल 6 करनी है, उसके बाद कंफर्म कर दूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप सारे देख लीजिएगा। ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चेंज एट्रीब्यूट टू टेक्स्ट। किसी भी एट्रीब्यूट को आपने दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, चेंज एट्रीब्यूट टू टेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद एट्रीब्यूट पे क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अब दोबारा से हमारा ये जो एट्रीब्यूट था ये टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये हमारे ब्लॉक से भी बाहर आ गया। इसको अगर मैं अब एडिट करूं तो ये हमारा जस्ट सिंपल टेक्स्ट। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट है हमारे पास अरेज एट्रीब्यूट इन ब्लॉक। किसी भी एट्रीब्यूट को आपने ब्लॉक के अंदर से अरेज करना हो तो उसके लिए आप इस टूल का यूज करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं, इस एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो उस ब्लॉक के अंदर से जस्ट एट्रीब्यूट डिलीट हो जाएगा। तो वाई क्यू आर्च नेक्स्ट टूल है हमारे पास ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट के अंदर, ब्लॉक व्यूअर। अब ब्लॉक व्यूअर क्या है, हमारा बेसिकली जो हमने ब्लॉक बनाए हुए होते हैं उसको हमने अगर इंसर्ट करना हो दोबारा, ये हम ब्लॉक व्यूअर के अंदर से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई लाइब्रेरी है, तो ये हमारी लाइब्रेरी कहाँ पे होती है, सी के अंदर। सी में जाए तो यहाँ पे आपके पास होगा वाई क्यू आर्च, इसमें सिस्टम, सिस्टम के अंदर हमारे पास है लाइब्रेरी। तो देखें यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक ऑलरेडी से मौजूद है। अगर इनका आपने यूज करना है तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं, या आपने कोई अपने ब्लॉक जो है उनको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास यूजर 1 के अंदर ये वाले ब्लॉक्स हैं और यूजर HB के अंदर भी हमें यही ब्लॉक शो कर रहा है। इन ब्लॉक का यूज आप वहां से कर सकते हैं। क्लोज करेंगे इसको। नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, व्यूअर 1, व्यूअर 2, व्यूअर 3। इसी तरह हमारे पास 3 टाइप के हैं, इनको क्लिक कर लें। आपको जो भी यहाँ पे ब्लॉक चाहिए, आपके पास जितने भी ब्लॉक पड़े होंगे आपके वाई क्यू आर्च के मुताबिक, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे शो हो रहे होंगे चाइनीज में, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते। मैंने इसकी सेटिंग को थोड़ा सा छेड़ा था तो मेरे से इसकी सेटिंग आउट होगी, इसको मैं दोबारा से इंस्टॉल करूंगा। तो आपके पास यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो शायद आपको वाई क्यू आर्च लाइब्रेरी लिखा हुआ शो हो रहा हो उस टूल पे व्यूअर की जगह पे, तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे आप देखेंगे तो आपके पास SYS फोल्डर के अंदर यहाँ पे चाइनीज लिखी होगी और वहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप एक एक को चेक करके उन ब्लॉक को आप अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और आपने कोई ब्लॉक्स बनाए हो तो उसकी भी आप लाइब्रेरी यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद वाई क्यू आर्च में जाते हैं। तो अब तक हम ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे इन सबको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास हैचिंग लाइन टाइप। इसके अंदर हैचिंग और लाइन टाइप से रिलेटेड टूल होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास है हैचिंग शॉर्टकट, इस पे क्लिक करते हैं। हैचिंग शॉर्टकट्स के अंदर हम जो हैच बाद में अभी क्रिएट करेंगे, जो हम पैटर्न्स बनाएंगे, उनके शॉर्टकट्स वगैरह और उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट भी कुछ हैच पैटर्न बने हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसका यूज़ हम बाद में कर सकेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास चेंज हैचिंग स्केल। किसी भी हैच का अगर आपने स्केल चेंज करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। स्केल चेंज तो आप ऑटोकैड की हैच एडिटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो इस टूल की मदद से आप अपनी हैच के स्केल को जल्दी से चेंज कर सकते हैं। तो चले पहले हम एक हैच क्रिएट कर लेते हैं। तो हैच क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्विक हैचिंग भी है और हम ऑटोकैड की हैचिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑटोकैड की हैचिंग को यूज़ करता हूँ, तो बाद में हम इस टूल को पढ़ेंगे तो इस टूल की मदद से भी हम हैच क्रिएट कर लेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक स्केल ड्रॉ कर लिया और इसकी मैं कुछ कॉपीज़ यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इस तरह मैंने इसकी कॉपीज़ बना दी।
अब इन स्केल्स के अंदर मैं कोई हैच क्रिएट कर लेता हूँ। तो हैच क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑटोकैड के अंदर हैच इसकी शॉर्टकट की है, उसकी मदद से आप हैच क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक हैच क्रिएट कर ली। तो अब देखिए इस हैच को अगर मैंने चेंज करना हो, इसका स्केल वगैरह चेंज करना हो या पैटर्न चेंज करना हो, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर 10 कर देता हूँ, तो इसका जो स्केल है वो चेंज हो गया। अब हमने अगर वाई क्यू आर्च की मदद से इसका स्केल चेंज करना हो, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। इसी की मैं एक कॉपी और बना लूँगा ताकि हम ऑटोकैड के हैच और वाई क्यू आर्च के हैच में फ़र्क सीख सकें। अभी हम जाते हैं वाई क्यू आर्च में, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास चेंज हैचिंग स्केल, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंने किसी भी हैच को सिलेक्ट कर लेना है। इस हैच को मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो आप देखें जस्ट माउस को ड्रैग करने से आप अपने हैच का स्केल चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइव प्रीव्यू हो रहा होता है कि आपकी हैच का स्केल इस टाइम क्या है। अगर आप दूर जाएंगे तो हैच का स्केल बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप अपने पिक पॉइंट से जो आपका बेस पॉइंट है उसके करीब लाएँगे तो आपकी हैच का स्केल इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल छोटा स्केल भी कर सकते हैं, और अगर आप बड़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे, जिधर क्लिक कर देंगे आपका हैच का स्केल उतना ही हो जाएगा। अब अगर हमने ऑटोकैड से हैच का स्केल चेंज करना हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरी हैच कितने पे हुई है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मैंने इस साइज़ की हैच का स्केल रखना था, तो मैं ऑटोकैड में जाऊँगा, यहाँ से मैं बार-बार चेंज करके चेक करूँगा कि क्या मेरा हैच का स्केल उतना हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरह आप बार-बार चेक करते रहेंगे तो आपको आपके डिज़ायर जो हैच स्केल है वो मिल जाएगा। लेकिन वाई क्यू आर्च के अंदर आप जस्ट माउस को ड्रैग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने हैच का स्केल कितना रखना है। इसी तरह मैं दोबारा जाता हूँ, वाई क्यू आर्च में जाएँगे, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर चेंज हैचिंग स्केल, तो इस पे क्लिक कर लेंगे, किसी भी हैच को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद अगर आप टाइप करना चाहते हैं स्केल तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मेरे पास यहाँ पे जो स्केल डिस्प्ले हो रहा है वो है मेरे पास 21। तो मैं यहाँ से जस्ट एक आइडिया लेके मैं अगर इसको 20 रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आप जस्ट आपने कमांड लाइन के अंदर या आपके पास ये जो कमांड बार होती है इसके अंदर आपने 20 टाइप कर देना है। उसके बाद इंटर करेंगे तो आपकी हैच का स्केल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है क्विक हैचिंग, तो इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप स्केल कोई भी रख सकते हैं, इन स्केल को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ हैच पैटर्न मिल जाते हैं। इन हैच पैटर्न्स को आप अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी कुछ सेटिंग वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे उसका रोटेशन एंगल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्केल फैक्टर, फिक्स स्केल और एसोसिएट वगैरह। अगर आपने इसको एसोसिएट रखना है तो आप इस पे क्लिक रहने दें। अगर आप इसको एसोसिएट नहीं रखना चाहते हैच करते वक़्त तो आप यहाँ से क्लिक हटा दें। उसके बाद सेम हमारे पास ऑटोकैड की तरह नीचे आइसलैंड डिटेक्शन है। ये अगर आपको ऑटोकैड के हैच के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आपको ये पता होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरी आप ऑटोकैड की हैच वाली ये वाली वीडियो देख लीजिए, इसके अंदर मैंने डिटेल में सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो यहाँ से कोई भी हैच पैटर्न आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जस्ट क्लिक करना है सेम ऑटोकैड की तरह, तो आपके पास इस तरह की हैच जो है वो लग जाएगी। तो इसको राइट क्लिक कर देंगे। अब अगर आपने इसका स्केल चेंज करना हो तो सेम आप उसी टूल से कर सकते हैं। हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास है चेंज हैचिंग स्केल, सिलेक्ट हैच, राइट क्लिक, और उसके बाद आप इस तरह से इसका स्केल एडजस्ट कर सकते हैं, या आप इसको ऑटोकैड के हैच एडिटर से भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वाई क्यू आर्च की हैच है, इसको आप ऑटोकैड के हैच एडिटर से चेंज नहीं कर पाएंगे। इस पे आप जस्ट क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटोकैड का जो हैच एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसका स्केल इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से 20 कर देता हूँ तो इसका स्केल चेंज हो जाएगा। वाई क्यू आर्च में हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हैचिंग बाय टेम्पलेट। अब अगर आपने किसी भी टेम्पलेट से कोई हैच करनी है, अगर आपके पास ड्राइव्स के अंदर कोई भी हैच लगी हुई है और उसी टेम्पलेट को आप दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं और आपको उस टेम्पलेट का नहीं पता वो कहाँ से मैंने लिया, डाउनलोड की या मैंने खुद से बनाया, तो वो आप जस्ट उसको पिक करके इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट आपने टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपने पिक कर लेना है पॉइंट जिसके अंदर आपने हैच को करना है, जिस एरिया के अंदर हैच को करना है। तो आपका वही सेम हैच इस तरह से उस एरिया के अंदर लग जाएगा। तो दोबारा से रिपीट कमांड करते हैं, वाई क्यू आर्च, हैचिंग लाइन टाइप,
हैचिंग बाय टेम्पलेट, इस दफ़ा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से हैच कर दूंगा। तो आप कोई सा भी हैच टेम्पलेट, हैच पैटर्न चूज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर से। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैरम स्लाइड हैच। ये पैरम बेसिकली पैरामीटर है, पैरामीटर स्लाइड हैच। तो इसको भी हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर हमारे पास काफी सारे हैच पैटर्न अवेलेबल है। फर्स्ट पे है पैरामीटर हैचिंग, नेक्स्ट पे है इंग्लिश हैचिंग, चाइनीज हैचिंग, यूजर एड हैचिंग। तो इसी तरह हमारे पास ये बहुत सारे टूल्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पे हमारे पास है पैरामीटर। आप किसी को भी सिलेक्ट करके, किसी भी पैटर्न को आप इनमें से सिलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं अपने ऑटोकैड फाइल के अंदर। तो फर्स्ट हमारा जो पैरामीटर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी हैच पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी हैच पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ए और बी ये शो हो रही है। ये हमारे डिस्टेंस है, जहाँ पे हमारी लेंथ ये होगी ए की और ये वाली लेंथ होगी बी की। इसी तरह मैं अगर इस पैटर्न पे आऊँ तो देखिए इस पैटर्न के अंदर हमारे पास ए, बी और सी, तो ये हमें 3 लेंथ्स मिल जाती हैं। कोई और पैटर्न हम देखते हैं, तो इस पैटर्न के अंदर हमारे पास ए और बी, तो यहाँ पे आप इनकी लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं। हम अभी के लिए सेम लेंथ रहने देते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारी यही लेंथ आ रही है। तो इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कहीं पे भी इसको हमने हैच करना है, मैं इसी जगह पे हैच कर लेता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक कर दूंगा, तो दूसरी हैच को हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे जो हमारी हैच लगी इसको एरिया छोटा मिल रहा है, तो हम एरिया थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और न्यू रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और उसके बाद दोबारा से जाते हैं वाई क्यू आर्च, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर पैरामीटर स्लाइड हैच, और फर्स्ट में हमने ये सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे मैं हैच कर लूँगा, तो इसको राइट क्लिक कर देंगे। तो अब हम इसकी डायमेंशंस को चेक करते हैं। तो इसको पहले मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ ताकि हम इसकी डायमेंशन प्रॉपर ले पाए। तो वाई क्यू आर्च 2 में जाएंगे, यहाँ पे है लीनियर, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मैंने डायमेंशन ली, तो ये देखिए मुझे 600 शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डायमेंशन लूँ, तो ये मुझे यहाँ पे 300 शो कर रहा है। अगर आपने इनकी लेंथ्स को चेंज करना है, आप 300 को 400 करना चाहते हैं या आप 600 को कुछ और करना चाहते हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आप अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग इस हैच को लगा सकते हैं। तो वाई क्यू आर्च 3 में हमारे पास ये हैच टूल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च के अंदर हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेट हैच बेस पॉइंट। अब देखें किसी भी हैच की बेस पॉइंट को अगर आपने चेंज करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर पाएंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने कोई भी हैच ले लेनी है। अब फॉर एग्जांपल देखिए ये हैच इस तरह से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इस हैच का बेस पॉइंट इधर कर दूं तो इस हैच का जो स्टाइल है, जो इसका स्टार्ट पॉइंट है, वो चेंज हो जाएगा। तो इस हैच को मैं सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और उसके बाद मैं बेस पॉइंट यहाँ से दे रहा हूँ इस कॉर्नर से। ये मैंने इस कॉर्नर से बेस पॉइंट दिया, तो देखिए अब जो हैच का बेस पॉइंट है, जो स्टार्ट पॉइंट है, वो चेंज हो गया। अब इसमें जो छोटा गैप बच रहा था वो यहाँ पे चला गया। इसी तरह रिपीट कमांड करते हैं। रिपीट कमांड करने के बाद अगर मैं इस हैच को दोबारा सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ और मैं इस दफ़ा इधर क्लिक कर दूँ, तो देखिए अब यहाँ से इसका बेस पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो डिस्टेंस बच रहा था रिमेनिंग पोर्शन का, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो किसी भी हैच पैटर्न का अगर आपने बेस पॉइंट चेंज करना हो तो फिर वो आप उसी टूल से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हैचिंग एंगल। किसी भी हैच का एंगल अगर आपने चेंज करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट हैच को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप अपने माउस को जस्ट ऐसे रोटेट करेंगे। आप जिस एंगल पे रोटेट करेंगे आपकी हैच का जो एंगल है वो उसी बेस पॉइंट के रेफरेंस से ही रोटेट होगा। तो देखिए अभी हमने हैच का जो बेस पॉइंट बनाया था लास्ट में, वो हमने इस एरिया पे बनाया था, तो हमारी जो हैच रोटेट हो रही है वो भी इसी जगह से ही, इसी के रेफरेंस से रोटेट हो पा रही है। तो आपने जो भी हैच का बेस पॉइंट बनाना है वो सोच समझ के बनाना है। तो आपने जितना भी रोटेट करना है आप जस्ट क्लिक कर दें तो आपकी हैच उतनी ही रोटेट हो जाएगी। तो इसको आप ऑटोकैड के हैच एडिटर से भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कितना रोटेट कर पाएंगे या आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो चलें नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च। तो इस हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हैचिंग बॉर्डर। तो हैचिंग बॉर्डर बेसिकली किसी भी हैच का बॉर्डर लगाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक हैच है, इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ बाहर। तो आप देखिए मेरे पास इस हैच का कोई बॉर्डर नहीं है। अगर मैंने इसका बॉर्डर लगाना है तो वाई क्यू आर्च में जाऊँगा,
हैचिंग लाइन टाइप, हैचिंग बॉर्डर और उसके बाद हैच को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली उस हैच का बॉर्डर लग जाएगा। तो आपके पास जिस शेप की भी हैच होगी उसी के इर्द गिर्द जो उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री है वहां पे आपका बॉर्डर लग जाएगा। आप ये ऑटोकैड की हैच एडिट टूल की मदद से भी इसका बॉर्डर लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च। तो हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है हैचिंग क्लिपिंग। किसी भी हैच को अगर आपने क्लिप करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। इसके अंदर मजीद भी ऑप्शन है तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इसी हैच के अंदर। तो देखिए ये मैंने एक हैच के अंदर दूसरी रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। तो अब वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हैचिंग क्लिपिंग। तो देखिए आप इस विंडो के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। सब्ट्रैक्ट, अगर आपने एक हैच से दूसरे हैच को माइनस करना हो, उसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। को मर्ज करना हो तो आप यूनियन करेंगे। और जहाँ पे आपकी दो हैच इंटरसेक्ट हो रही होंगी, अगर आप जस्ट उस पोर्शन को रखना चाहते हैं तो फिर आप इंटरसेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप एक हैच को रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरी जगह पे तो फिर आप इस रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। और अगर आपने किसी भी हैच का बॉर्डर रखना है या नहीं रखना तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए फर्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब देखिए मेरे पास ये एक हैच है। इस हैच में मैंने इस एरिया को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं अब क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस हैच के अंदर से ये वाला एरिया डिडक्ट हो जाएगा। दोबारा से जाते हैं वाई क्यू आर्च, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर है हमारे पास हैचिंग क्लिपिंग। तो यहाँ पे आप देखें हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अगर आप हमने इसको दोबारा से ऐड करना है तो हम यूनियन करेंगे, यूनियन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इस हैच को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस सब्जेक्ट को हम जो हमने माइनस किया था इसी को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो हमारी हैच दोबारा से फिल हो जाएगी उसके अंदर। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास है हैचिंग क्लिपिंग। इसी तरह इंटरसेक्ट है और रिप्लेस है। तो चलिए हम इंटरसेक्ट को देख लेते हैं, कैंसिल करेंगे। यहाँ पे मैं कोई सी भी हैच ओवरलैप कर लेता हूँ, दो हैच। मैं फॉर एग्जांपल इन दो हैच को ओवरलैप कर लेता हूँ इस तरह से किसी एक पॉइंट पे। तो मैंने इन दो हैच को ओवरलैप कर लिया। तो अब वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, हैचिंग लाइन टाइप, हैचिंग क्लिपिंग, इंटरसेक्ट, ओके। उसके बाद सिलेक्ट हैच, इस हैच को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो भी एरिया बन रहा था इंटरसेक्शन पॉइंट वो हमारा यहाँ पे रह गया। तो बाकी का जो हमारा एरिया था वो डिलीट हो गया। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, हैचिंग क्लिपिंग के अंदर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिप्लेस। तो इस पर क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इस हैच को इस एरिया के अंदर करना चाहता हूँ तो इस हैच को मैं सिलेक्ट करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो मेरी देखिए हैच जो है वो यहाँ से इधर आ गई। तो रिप्लेस हो गई मेरी, ये ऑब्जेक्ट उधर चला गया और वो हैच यहाँ से इस जगह पे आ गई। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्प्लिट हैचिंग। किसी भी हैच को आपने स्प्लिट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे, लेकिन स्प्लिट करने के लिए पहले हमारे पास हैच का यूनियन होना ज़रूरी है। तो यूनियन हम किसी भी दो हैच को अगर हमने एक हैच बनाना हो, उनको इकट्ठा करना हो जैसे ग्रुप होता है, तो उसके लिए हम इस टूल का यूज़ करेंगे। तो किसी भी दो हैच को यूनियन करने के लिए पहले हम दो सेपरेट हैचेस लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एक इस विंडो को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से। अब मैं इनके अंदर हैच कर देता हूँ, कोई भी हैच कर दूंगा, इस पे भी क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद इस पे भी हैच कर देता हूँ। तो ये मैंने हैच कर दिया। अभी देखिए ये मेरी सेपरेट हैच है, इसी तरह ये मेरी सेपरेट हैच है। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, उसके बाद हैचिंग यूनियन, इस पे क्लिक करेंगे। इस हैच को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट हमने इस हैच को सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरी ये दोनों हैच यूनियन हो। तो अब अगर इन हैच को हमने स्प्लिट करना है तो हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप और यहाँ से स्प्लिट हैचिंग, इस पे क्लिक करेंगे। इस हैच को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो देखें ये दोनों हैच दोबारा से स्प्लिट हो गई। तो वाई क्यू आर्च में हमारे पास हैचिंग लाइन टाइप के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है हैचिंग डिसएसोसिएट। अगर आपकी कोई हैच एसोसिएट है उसको आपने डिसएसोसिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब एसोसिएट और डिसएसोसिएट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले देखिए हमारे पास ये एक हैच है, ये अब हमारी डिसएसोसिएट है और इस पे सिलेक्ट करते हैं तो ये भी हमारी डिसएसोसिएट है। इसको मैं अरेज करता हूँ, एक न्यू हैच करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये हैच कर दी। अभी भी ये हमारी डिसएसोसिएट है तो यहाँ से दोबारा हम करते हैं हैच और यहाँ से मैं एसोसिएटिव पे क्लिक कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद अब स्पेस करूँगा
तो देखिए अब ये हमारी एसोसिएटिव हैच है। अब एसोसिएटिव क्या होती है और डिसएसोसिएटिव क्या होती है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये जो एसोसिएटिव हैच है इसमें आपके पास इस तरह के वर्टेक्स नहीं होते जिससे आप अपनी हैच को स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं। तो जो डिसएसोसिएटिव हैच होती है उसके अंदर आपके पास ये वाले वर्टेक्स अवेलेबल होते हैं। आप इसकी वर्टेक्स की मदद से अपनी हैच को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलें अब हम वाईक्यू आर्च में जाते हैं। हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास है हैचिंग डिसएसोसिएट। तो मैं इसको डिसएसोसिएट करना है, ये मेरी हैचिंग एसोसिएटिव है तो इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए अब हमारे पास ये हैच भी डिसएसोसिएट हो गई। डिसएसोसिएट का मतलब है कि इस हैच के ये जो वर्टेक्स हैं ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे जिससे आप अपनी हैच को स्ट्रेच कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यू आर्च। हैचिंग लाइन टाइप में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल इन वॉल कॉलम। अब आपने कोई भी अगर वाईक्यू आर्च का कॉलम या वॉल लगाया हुआ है उसको आपने फिल करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ये वाला टूल आप पहले भी पढ़ के आए हैं, हमारे पास ये वाला पहले भी टूल हम यूज कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। वाईक्यू आर्च में जाएंगे, ड्रॉ वॉल, यहाँ पे मैं कोई भी वॉल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से रैंडमली मैंने कोई वॉल ड्रा कर दी, राइट क्लिक कर दूंगा, इंटर कर दूं। तो अब देखिए मेरे पास ये वॉल है। अगर इसको मैंने फिल करना है तो वाईक्यू आर्च में जाऊंगा, हैचिंग लाइन टाइप और उसके बाद फिल इन वॉल कॉलम, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने वॉल्स को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी वॉल जो है वो हैच हो जाएंगी। तो वाईक्यू आर्च में जाते हैं, हैचिंग लाइन टाइप, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेक हैच पैटर्न। अगर आपने अपनी मर्जी के कोई हैच पैटर्न बनाने हैं तो ये वाला टूल और ये वाला टूल, ये दोनों आपके टूल्स हैं। इसकी मदद से आप अपनी मर्जी के हैच पैटर्न बना सकते हैं। ऑलरेडी से जो हैच बनी हुई है उसी से लेके बनाना है तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। तो चले पहले हम इस टूल को अप्लाई करेंगे, लेकिन उस टूल को अप्लाई करने के लिए पहले हमें एक हैच पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी हैच पैटर्न बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से मैंने एक एलिप्स ड्रॉ कर ली और इसके अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैंने इसको हैच पैटर्न बनाना है तो वो कैसे बनाऊंगा, वाईक्यू आर्च में जाऊंगा, हैचिंग लाइन टाइप, उसके बाद है मेक हैच पैटर्न, तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने जो भी नाम देना है यहाँ पे वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 कर देता हूँ और उसके बाद सेव करूँगा। सेव करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक कर लेना है और बेस पॉइंट आप जो भी देना चाहते हैं मैं यहाँ पे दे लूँगा। और उसके बाद आपने डिस्टेंस दे देना है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो। तो ये आपने दोनों एक्सेस पे दे देने हैं, इस पे भी दे देना है और सेम ही डिस्टेंस मैं इस पे दे देता हूँ। तो अब ये हमारा हैच पैटर्न क्रिएट हो गया। अब अगर हमने इसको अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, अब हम हैच में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। तो हमारा जो भी पैटर्न नेम था उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में होगा ये ऑलमोस्ट। तो ये हमारा 1 है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इस हैच को मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा, इंटर कर दूंगा तो देखिए अब ये हमारी हैच होगी। अब इसका हमने स्केल चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका स्केल बढ़ा देते हैं। मैं इसको 100 कर देता हूँ और इसी तरह देखिए अब ये हमारा स्केल चेंज हो गया। अब जब हमने ये हैच पैटर्न बनाया था तो हमने जो डिस्टेंस है जो इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे कम रखा था, तो इसीलिए ये ओवरलैप हो रहे हैं। अगर आपने जो डिस्टेंस है इन दोनों का, जो आपके बिटवीन का डिस्टेंस होगा वो इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कम रखा तो ये आपके इस तरह से ओवरलैप होंगे, क्योंकि हमारा बेस पॉइंट सेंटर से था। अगर बेस पॉइंट हम यहाँ से रखेंगे तो फिर हमारा ओवरलैप नहीं होगा। या अगर आप बेस पॉइंट सेंटर रखना चाहते हैं तो फिर आप अपना जो बिटवीन डिस्टेंस है एक्स और वाई पे वो इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा रखेंगे, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा उससे आपने ज्यादा रखना है। तो वाई क्वाड्स में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हैचिंग लाइन टाइप। ये भी हमारा सेम रहेगा और ये भी आपका कोई ऑलरेडी से हैच पैटर्न अवेलेबल है जो उसको आपने दोबारा से अपने नाम से बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। तो ये आप यूज खुद कर लीजिएगा। लाइन टाइप शॉर्टकट्स, इसके अंदर हमारे पास जिस तरह हैचिंग शॉर्टकट्स थे सेम लाइन टाइप के शॉर्टकट्स हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेम वही विंडो है हमारे पास, यहाँ पे शॉर्टकट, उसका स्केल, उसका पी स्केल, लाइन टाइप नेम वगैरह जो बाय डिफॉल्ट है उनके यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये हम इसको एड पे कहीं पढ़ लेंगे, इसको क्लोज करते हैं। वाई क्वाच में जाएंगे, हैच लाइन टाइप में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज लाइन टाइप स्केल। तो चेंज लाइन टाइप स्केल, आप किसी भी लाइन टाइप का स्केल चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस टूल को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसकी जो टाइप है मैं फर्स्ट वो चेंज कर लेता हूँ। होम में जाऊँगा, यहाँ से लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से अदर में हम जाते हैं, लोड करेंगे। हमने ये वाला लाइन टाइप सेलेक्ट किया, ओके करूँगा, ये हमारा लोड हो गया, इसको ओके करेंगे। तो इसको हम यहाँ से आप चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने ये वाली लाइन टाइप रख ली। तो अब इस लाइन का जो हमने स्केल चेंज करना है
तो मैन्युअली हम ऑटो कैड के अंदर LT कमांड से भी चेंज कर सकते हैं, या हम उसकी प्रॉपर्टी से भी यहाँ से लाइन टाइप स्केल चेंज कर सकते हैं। लेकिन वाई क्यू आर्च में हमें ईजी होता है। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, हैचिंग लाइन टाइप, चेंज लाइन टाइप स्केल, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने लाइन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। अब आप इसी तरह हैच की तरह अपने माउस को ड्रैग करेंगे, जितना दूर जाएंगे आपका स्केल बढ़ता जाएगा, और जितने आप करीब आएंगे तो आपके लाइन का स्केल कम होता जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने यहीं पे लगाना है, जस्ट लेफ्ट क्लिक कर दें। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे स्केल चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको अपनी मर्जी से स्केल देना चाहते हैं तो रिपीट कमांड करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, और यहाँ पे स्पेस दे के आप इस तरह से राइट क्लिक कर दें। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्जी से टाइप भी कर सकते हैं। मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ओके कर। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वाई क्यू आर्च। हैचिंग लाइन टाइप के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन टाइप स्विच। ये बेसिकली मैच प्रॉपर्टीज की तरह वर्क करता है। अगर आपने किसी भी लाइन का पैटर्न चेंज करना हो, उसकी टाइप चेंज करनी हो, तो आप उस लाइन को स्विच कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन टाइप को स्विच करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो देखें ये वाली जो लाइन टाइप है वो इसके साथ मैच हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन टाइप आइटेम के अंदर रिप्लेस LT स्केल। किसी भी और लाइन को आपने सेलेक्ट करके चूज करके आप कोई भी स्केल पिक करके किसी लाइन का अगर स्केल चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको भी मैं मैच करा देता हूँ इसी लाइन टाइप के साथ, और इसका जस्ट मैं यहाँ पे स्केल चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 20। तो देखिए अब इस लाइन का जो स्केल है वो चेंज है। तो अब मैं इस लाइन का स्केल भी जो है वो ये सेम ये रखना चाहता हूँ। तो वो कैसे रखूँगा? लाइन टाइप एडिट, इसके अंदर है रिप्लेस LT स्केल, इस पर क्लिक करेंगे, पिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके, और अब ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो इन दोनों लाइन्स का जो स्केल है वो सेम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन टाइप एडिट। इसके अंदर है मेक लेटर लाइन टाइप। मेन लेटर लाइन टाइप की मदद से आप कोई भी लाइन टाइप अपनी मर्जी की बना सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हो। मेक लेटर लाइन टाइप, इस पर क्लिक करेंगे, हमने वाई क्यू आर्च पे क्लिक कर लेना है, ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये A1 लिखा हुआ है, आप कोई अपना नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, टेक्स्ट साइड वगैरह, या लेंथ ऑफ सॉलिड लाइन। तो लेंथ ऑफ सॉलिड लाइन आपके टेक्स्ट के दरमियान की जो लेंथ होगी सॉलिड लाइन की, वो आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पास वो लाइन टाइप बन जाएगी। होम में जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास A1, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कोई भी लाइन लगा लेता हूँ अगर मैं यहाँ पे इस तरह से, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और उसके दरमियान में सॉलिड लाइन है। तो इस तरह की आप किसी भी टेक्स्ट के साथ कोई भी लाइन टाइप बना सकते हैं। तो वाई क्यू आर्च 3 में हमारे पास जो लास्ट टूल है वो है लोड लाइन टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमारे पास देखिए जितनी भी लाइन टाइप्स है ऑटो कैड की, वाई क्यू आर्च की, ए कैड, तो ये हमारे पास सारी अवेलेबल होती है। आप किसी को भी लोड कर सकते हैं। जैसे सेम हम ऑटो कैड में लाइन टाइप को लोड करते हैं, उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है LT। LT से हम लाइन टाइप में जाते हैं, ये हमारे पास लोड का ऑप्शन होता है, हम लोड कर लेते हैं। हमारे पास जितनी भी लाइंस होती हैं ऑटो कैड के अंदर, तो वो हम किसी भी लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। वाई क्यू आर्च में हैचिंग लाइन टाइप के अंदर जितने भी टूल्स है इन सब को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेयर टूल। तो लेयर टूल के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन होता है चेंज टू करंट लेयर। इस लेयर टूल्स के ऑप्शन में हमारे पास जितने भी टूल्स है वो मोस्टली ऑटो कैड के जो लेयर के टूल्स हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो मैं आपको सारे टूल्स को बारी बारी में जो है क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले है चेंज टू करंट लेयर, तो इस पे क्लिक करते हैं। इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपकी करंट लेयर होगी उसमें लेके आ सकते हैं। कैसे? इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो एक्टिव लेयर है वो है वॉल। अब मैंने किसी और ऑब्जेक्ट को इस वॉल की लेयर में लेके आना है, तो अब मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये बीम है, तो इन बीम को मैंने वॉल्स की लेयर में लेके आना है जो मेरी एक्टिव लेयर है। तो जस्ट मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिए मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट अब वॉल की लेयर में चला गया है, जबकि मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट ये हिडन बीम की लेयर में ही है। तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपकी करंट लेयर है उसमें लेके आना हो तो फिर वो आप इस तरह से लेके आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च लेयर टूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेक अ न्यू लेयर। तो न्यू लेयर जैसे हम ऑटो कैड के अंदर से न्यू लेयर बनाते हैं, ऑटो कैड के अंदर हमें लेयर मैनेजर में जाके न्यू लेयर बनानी पड़ती है, जबकि वाई क्यू आर्च की मदद से हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने उस लेयर का नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आर्च स्टाइलस कर देता हूँ। मैंने आर्च स्टाइलस लिख दिया। उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे जो भी मैंने लेयर का कलर देना है तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। मैं येलो कर देता हूँ और उसके बाद ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद मेरी वो लेयर बन भी गई और यहाँ पे एक्टिव भी होगी, सेट करंट भी होगी। हमें ऑटोकैड में लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर से क्रिएट न्यू लेयर करनी होती है और उसके बाद उसको सेट करंट करना होता है, जबकि वाईक्यूआर्च में हमारी ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट भी होगी, उसका कलर भी हमने इजीली चेंज कर लिया और उसको सेट करंट भी वो ऑटो होगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च लेयर टूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेट करंट लेयर। अब हमने करंट लेयर सेट करनी है। इस टूल का यूज हम किसी भी लेयर को करंट करने के लिए करेंगे। इस टूल का यूज कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारी लेयर्स है। अभी के लिए जो मेरी लेयर एक्टिव है वो है आर्च स्टाइलस। अगर मैंने किसी और लेयर को सेट करंट करना है तो जस्ट उस लेयर पे क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। इस लेयर पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली वहां पे टेक्स्ट की लेयर एक्टिव होगी। तो किसी भी लेयर को आपने सेट करंट करना हो तो जस्ट आपने वहां से सेट करंट का टूल ले लेना है और उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेव रिस्टोर लेयर्स। तो इस टूल का हम यूज बाद में करेंगे जब हम अपनी लेयर में वर्किंग करेंगे, उनको सेव कैसे करना है और बाद में हमने उसको रिस्टोर कैसे करना है। वाईक्यूआर्च के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास लेयर टूल्स। लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो है आइसोलेट लेयर्स। किसी भी लेयर को आपने आइसोलेट करना हो, आइसोलेट का मतलब है कि उसी लेयर को आपने जस्ट प्रोमिनेंट करना है, बाकी लेयर्स को आपने ऑफ कर देना है। तो उस लेयर को हम आइसो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिस लेयर को आप आइसो रखना चाहते हैं जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, तो आपकी सिर्फ वही लेयर आइसो हो जाएगी, बाकी तमाम लेयर्स जो है आपकी ऑफ हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जाते हैं वाईक्यूआर्च लेयर टूल्स। नेक्स्ट टूल है हमारे पास टर्न ऑफ लेयर्स। आपके पास जितनी भी लेयर्स है उनमें से अगर आपने किसी एक लेयर को ऑफ करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। पहले मैं तमाम लेयर्स ऑन कर लेता हूँ। इसको मैंने ऑन कर लिया ऑल लेयर्स को। अब जाते हैं वाईक्यूआर्च लेयर टूल्स और उसमें है हमारे पास टर्न ऑफ लेयर्स। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर तो आप प्रोजेक्ट के अंदर से किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो लेयर आपकी ऑफ हो जाएगी। जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करूंगा तो ये मेरी ऑफ हो। तो इसको मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद अब दोबारा से इसी कमांड में हम जाएंगे लेयर टूल्स। लेयर टूल्स में हमारे पास टर्न ऑफ लेयर्स, इस पे क्लिक करेंगे। अगर तो आप प्रोजेक्ट के अंदर से इसको ऑफ नहीं करना चाहते और लेयर के नेम से आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो सिलेक्ट इन लिस्ट, इसमें जाए। इसमें जाने के बाद आपके पास जितनी भी लेयर्स हैं आपके प्रोजेक्ट की वो आपको यहाँ पे शो होंगी। आप जिस भी लेयर को ऑफ करना चाहते हैं वो आप कर दें। जैसे मैं यहाँ पे वन वॉल इसको करना चाहता हूँ, ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखिए मेरी जो वॉल है वो ऑफ होगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वाईक्यूआर्च लेयर टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल अवेलेबल होता है वो है टर्न ऑफ लेयर्स के बाद टर्न ऑफ ऑल लेयर्स। अगर हमने तमाम लेयर्स को ऑफ करना हो तो वो हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं तमाम लेयर्स को ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ऑटोकैड के अंदर से तमाम लेयर्स को मैंने ऑन कर लिया। अब वाईक्यूआर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, टर्न ऑफ ऑल लेयर्स। इस टूल की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी आपकी लेयर्स है उन तमाम लेयर्स को आप ऑफ कर सकते हैं एक ही दफा से, एक ही क्लिक से। जस्ट जो आपकी एक्टिव लेयर है वो ऑफ नहीं होगी, बाकी तमाम लेयर्स आपकी ऑफ हो जाएंगी। तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी एक्टिव लेयर के अलावा तमाम लेयर्स ऑफ हो जाएंगी। अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च लेयर टूल्स। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टर्न ऑन लेयर्स। अगर आपकी जितनी भी लेयर्स ऑफ है आपने उनको ऑन करना है। मैं कुछ लेयर्स ऑफ कर लेता हूँ। टर्न ऑफ लेयर्स, टेक्स्ट को कर लेते हैं और उसके बाद वॉल्स को कर लेते हैं और बीम को कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, हमारी वो वाली लेयर्स ऑफ होगी। अब वाईक्यूआर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, टर्न ऑन लेयर्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी लेयर्स ऑफ है जिनको हमने ऑफ किया है जस्ट वो हमें यहाँ पे शो करा रही है। अगर किसी एक एक को मैंने ऑन करना है, मैंने जस्ट वॉल को करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। और अगर मैंने तमाम लेयर्स को ऑन करना है तो ओपन लेयर्स, इस पे क्लिक करूंगा तो तमाम लेयर्स जो है वो ऑन हो जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च लेयर टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टर्न ऑन लेयर्स। ये तमाम वही टूल्स हैं जो हमने ऑटोकैड की लेयर्स के लेसन में पढ़े थे। मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में लेयर्स को समझाया था। अगर आपने ऑटोकैड की लेयर्स को समझना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो टर्न ऑन ऑल लेयर्स। अब पहले हम टर्न ऑफ ऑल लेयर्स कर लेते हैं। इसको मैंने ऑफ ऑल लेयर्स कर लिया। वाईक्यूआर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, टर्न ऑन ऑल लेयर्स। तो ये तमाम हमारी लेयर्स
ऑन होगी। नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च लेयर टूल्स। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल लेयर्स ऑन ऑफ। ये एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे आप किसी भी फैन के स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो इसी तरह इस टूल की मदद से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे ऑफ हो जाएंगी, नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे तो ऑन हो जाएगी। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये ऑफ हो गई। नेक्स्ट टाइम दोबारा से इसी टूल को अगर एक्टिव करें तो यहाँ से ये ऑन हो जाएंगी। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं लेयर टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉक लेयर्स। किसी भी लेयर को आपने लॉक करना हो, एक या एक से ज्यादा लेयर्स को, तो आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखें फॉर एग्जांपल मैं इस वॉल की लेयर को लॉक कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली इस वॉल का जो कलर है वो भी ग्रे हो गया। ये इसका व्हाइट कलर था, ये ग्रे हो गया। इट्स मीन कि ये लॉक है। तो इसके ऊपर अगर आप अपना कर्सर लेके जाए तो आपको इसके साथ एक लॉक का निशान भी मिलेगा। तो इस सिंबल से हमें पता चलता है कि ये हमारी लेयर लॉक है। अब लेयर लॉक करने का हमें क्या फायदा होता है? फॉर एग्जांपल मैं और लेयर्स भी कोई लॉक कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ऑटोकैड से लॉक कर लेता हूँ। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये विंडो भी लॉक कर ली और मैंने ये टेक्स्ट भी लॉक कर लिया। अब वॉल और विंडोज और टेक्स्ट के अलावा जितने भी मेरे टूल्स हैं वो लॉक नहीं है। अगर इन सब को मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कमांड की मदद से इस तरह से कॉपी करूँ तो देखिए मेरे पास वॉल, विंडो और टेक्स्ट ये कॉपी नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा लॉक था। लेकिन बाकी की जितनी भी चीजें थी वो मेरी कॉपी होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को आपने कॉपी करना हो तो बाकी लेयर्स को आप लॉक कर सकते हैं। आपके पास रेफरेंस भी मौजूद रह जाता है और आप उस चीज को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च लेयर टूल्स के अंदर। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आइसोलेट लॉक। अब आइसोलेट लॉक क्या है कि आप जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वो आपकी लॉक नहीं होगी, बाकी की सारी लेयर्स आपकी लॉक हो जाएंगी। पहले हमने जिस लेयर पे क्लिक किया था वो हमारी लॉक हुई थी। अब हम जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वो हमारी लॉक नहीं होगी, बाकी की तमाम लेयर्स लॉक हो जाएंगी। तो पहले मैं इन तमाम लेयर्स को यहाँ से अनलॉक कर लेता हूँ। मैंने अनलॉक कर लिया। मेरे पास जितनी भी लेयर्स हैं इसको भी मैं अनलॉक कर लेता हूँ और विंडो को भी अनलॉक कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से वाई क्यू आर्च में जाऊँगा, लेयर टूल्स, आइसोलेट लॉक, इस पे क्लिक करेंगे और जस्ट मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इस लाइन को इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा तो देखिए इस लाइन के अलावा जितनी भी लेयर्स थी वो सारी लॉक हो। ये देखिए हमारे पास जितनी भी लेयर्स थी सब लॉक हो गई, सिर्फ ये हमारी ले आइसो होके लॉक नहीं हुई। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, लेयर टूल में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अनलॉक लेयर्स। तो इस पे क्लिक करेंगे, इससे आपकी जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी अनलॉक हो जाएंगी। आपने सेलेक्ट लेयर करनी है, किसी भी लेयर को आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वो लेयर अनलॉक हो जाएगी। और अगर आप लेयर्स को लिस्ट के अंदर से अनलॉक करना चाहते हैं तो लेयर टूल में जाएं, अनलॉक लेयर्स और सिलेक्ट इन लिस्ट, इसमें से कर लें अनलॉक ऑल लेयर्स। से भी आप तमाम लेयर्स को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आपने एक लेयर को करना है तो उसको आप सिलेक्ट करके ओके कर दे। तो मैं अनलॉक ऑल लेयर्स कर देता हूँ तो मेरी तमाम लेयर्स अनलॉक होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाई क्यू आर्च लेयर टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रीज लेयर्स। आपने किसी भी लेयर को फ्रीज करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अब फ्रीज क्या होता है कि जैसे हम लेयर ऑफ करते हैं इसी तरह फ्रीज में भी हमारी लेयर ऑफ हो जाती है, लेकिन लेयर ऑन करने पे वो लेयर ऑन नहीं होती, उसको फिर हमें था करना पड़ता। मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। पहले मैं कोई लेयर ऑफ करता हूँ, टर्न ऑफ लेयर, मैं यहाँ से वॉल की लेयर को ऑफ कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो ये मेरी वॉल की लेयर ऑफ होगी। अब दोबारा से वाई क्यू आर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, फ्रीज लेयर। अब मैं फ्रीज लेयर लेता हूँ। फ्रीज लेयर लेने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से विंडो इसकी लेयर को फ्रीज कर देता हूँ। तो अब देखिए बजाय तो मेरे पास ये वाली विंडो की लेयर भी ऑफ हो गई और जो वॉल की लेयर थी वो भी ऑफ हो गई। तो अब मैं वाई क्यू आर्च में जाता हूँ, लेयर टूल्स, टर्न ऑन ऑल लेयर्स, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने जैसे ही टर्न ऑन ऑल लेयर्स की तो मेरी जो वॉल की लेयर थी वो तो ऑन होगी, लेकिन जो मैंने विंडो की लेयर फ्रीज की थी वो मेरी ऑन नहीं हुई। तो ये हमारी फ्रीज हो चुकी है। अब इसको हमने अनफ्रीज या था कैसे करना है, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, यहाँ पे हमारे पास है था आउट लेयर। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं। हमारी जो लेयर फ्रीज होगी वो सारी की सारी यहाँ से हम उसको था आउट ऑल लेयर्स कर सकते हैं। तो देखिए अब ये विंडो हमारी शो हो रही है। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आइसोलेट फ्रीज। अनलॉक आइसो की तरह इसी तरह हमारे पास आइसोलेट फ्रीज है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जिस लेयर पे मैं क्लिक करूंगा वो हमारी फ्रीज नहीं होगी, बाकी तमाम लेयर्स हमारी फ्रीज हो जाएंगी। इस पे क्लिक करूंगा, वॉल पे राइट क्लिक करूंगा तो देखें एक्टिव लेयर और जो लेयर मैंने सेलेक्ट की थी उसके अलावा सारी लेयर्स हमारी फ्रीज हो गई। तो इनको अनफ्रीज कर लेते हैं, था करेंगे वाई क्यू आर्च, लेयर टूल्स, यहाँ से था आउट ऑल लेयर्स और इधर से था आउट
ऑल लेयर्स। तो ये देखिए हमारे पास जितनी भी लेयर्स थी वो सारी अनफ्रीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं वाई क्यू आर्च लेयर टूल्स। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो है टर्न ऑफ इन ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक के अंदर से अगर आपने किसी भी लेयर को ऑफ करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डोर है, इसको मैं साइड पे कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए ये अब मेरा ब्लॉक बना हुआ है। तो ये वन डोर की लेयर में है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इसके अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब इसी सर्कल को मैं होम में जाके किसी और लेयर में डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ए टेक्स्ट इसकी लेयर में डाल दिया और अब यहाँ से हम इसको क्लोज ब्लॉक एडिटर इस पे क्लिक करेंगे, सेव द चेंजेस इस पे क्लिक कर लेंगे। तो अब हम वाई क्यू आर्च में जाते हैं, लेयर टूल में जाएंगे, यहाँ पे है टर्न ऑफ इन ब्लॉक, तो इस पे क्लिक करेंगे और अब हमने ब्लॉक के अंदर की जो लेयर है सर्कल वाली इसको जस्ट ऑफ करना है। तो हम ब्लॉक के ऊपर उस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ब्लॉक के अंदर से वो वाली लेयर ऑफ हो जाएगी। तो वाई क्यू आर्स में जाते हैं, लेयर टूल के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रीज इन ब्लॉक। जिस तरह हमने ऑफ की इसी तरह अगर आपने फ्रीज करनी है ब्लॉक के अंदर से तो आप कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद अब वाई क्यू आर्स में जाएंगे, लेयर टूल्स, फ्रीज इन ब्लॉक इस पे क्लिक करेंगे और ब्लॉक के अंदर से इस लेयर को मैंने फ्रीज कर दी। तो वाई क्यू आर्च, लेयर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है था अनलॉक ओपन ऑल, तो इस पे क्लिक करेंगे। सेम हमारा बाकी लेयर्स की तरह ये अनफ्रीज हो गया। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बैच रिप्लेस लेयर्स। आपने किसी भी लेयर को रिप्लेस करना हो बैच के अंदर तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं, लेकिन इस टूल की अभी मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही कि इसको हम कैसे करेंगे या ये वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेसन में किसी में पढ़ लेंगे। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लेयर्स बैच रीनेम, तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास जिस तरह हमने ब्लॉक को रीनेम किया था इसी तरह हम लेयर्स को भी रीनेम कर सकते हैं, बैच रीनेम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डोर की लेयर है, तो ये देखिए मेरा नेम है प्रीफिक्स में मैं रख रहा हूँ डोर। इसको डोर को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं फर्नीचर लेयर इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और 11 लेयर्स इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इन तीनों लेयर्स को मैंने बैच में रीनेम करना है, मतलब कि इकट्ठा रीनेम करना है। तो मैं नेम प्रीफिक्स में डोर रख रहा हूँ, साथ में स्टार्टिंग नंबर 01। तो ये इस तरह डोर 1, डोर 2, डोर 3, तो इनके ऑटोमेटिकली बैच में लेयर्स के नाम रीनेम हो जाएंगे। तो इसको क्लियर ओल्ड नेम हम हटा देंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो वो लेयर्स थी वो हमारे पास यहाँ पे बन के आ जाएंगे, डोर 01, डोर 02, डोर 03। तो इस तरह किसी भी लेयर्स को आपने बैच में रीनेम करना हो तो वो फिर आप उस टूल की मदद से करें। लेयर टूल में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज लेयर। अगर आपने किसी भी लेयर को दूसरी लेयर में मर्ज करना हो तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं, मर्ज लेयर इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ लेयर्स हैं। मैं टारगेट लेयर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वॉल की लेयर है, इसको मैं टारगेट लेयर बनाता हूँ। मेरी जितनी भी लेयर्स है वो इस लेयर में मर्ज हो, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ से ले लिया स्टेयर्स की लेयर, इस पे क्लिक करूंगा ये वाली, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये बीम वाली लेयर, तो इस पे भी मैंने क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद वन वॉल हमारी जो है वो टारगेट है, इसको हम वन वॉल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो है ऑटोमेटिकली ये लेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगी वॉल के अंदर। तो देखें ये स्टेयर की लेयर ये भी वन वॉल में चली गई और ये वाली जो बीम की हमारी लेयर थी ये भी मर्ज होके वन वॉल में चली गई। तो आपने मुख्तलिफ लेयर्स को मर्ज करना हो किसी एक लेयर के अंदर तो वो आप कर सकते हैं। इनको अंडू में कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद अब वाई क्यू आर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्म्स लेयर बाय कलर। किसी भी लेयर को आपने कलर के हिसाब से बनाना हो तो वो आप बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी मैं कुछ कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी कॉपीज बना ली। अब इस लाइन का कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, इस लाइन का कलर मैं यहाँ से येलो कर दूंगा और इस लाइन का कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। अब वाई क्यू आर्च में जाएंगे, लेयर टूल्स, फॉर्म लेयर्स बाय कलर इस पे क्लिक करेंगे। अब मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक जो लेयर है वो 1 के नाम से रेड कलर के हिसाब से बन गई। इसी तरह दोबारा जाते हैं वाई क्यू आर्च, लेयर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्म लेयर्स बाय कलर इस पे क्लिक करेंगे। येलो कलर इस पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 जो लेयर है वो येलो की बन गई। इसी तरह मैंने ग्रीन की बनानी है तो 3 मेरी जो लेयर है वो ग्रीन से बन जाएगी। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं,
लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट दो ऑप्शन है, लेयर शॉर्टकट्स और कलर शॉर्टकट। ये हमारे सेम जैसे हमने ब्लॉक के अंदर पढ़े थे, ये हमारे सेम उसी तरह जस्ट शॉर्टकट्स हैं। इनका यूज हम नेक्स्ट किसी फाइल में करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास YQArch के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट है YQArch 3 लेयर टूल्स में हम जाते हैं। तो लास्ट टू जो हमारे पास ऑप्शन है आउटपुट लेयर टेक्स्ट फाइल, इसको पढ़ते हैं। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक न्यू नेम देता हूँ, आर्च स्टाइलस। तो ये मैंने आर्च स्टाइलस नेम दे दिया। सेव कर लूंगा यूजर वन के अंदर, ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जितनी भी लेयर्स है, अगर मैं किसी एक लेयर को रख लूं और बाकी को सारी को डिलीट कर दूं, तो कैसे? मैं लेयर ऑफ करता हूँ। मैंने ये वॉल की लेयर को ऑफ कर दिया और बाकी तमाम लेयर्स को मैंने डिलीट कर दी। तो अब देखिए मेरे पास ये बहुत सारी लेयर्स है, इनको अगर मैं पर्च कर दूं तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। पर्च पर्च करने से हमारे जितना भी नेस्टेड या ऑर्फनेज डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। इसको पर्च ऑल कर देंगे, पर्च ऑल चेक डाटा क्लोज करेंगे। तो अब देखिए मेरे पास चंद एक लेयर्स बची हैं जो कि मेरी लेआउट के अंदर से हैं। तो वॉल्स की लेयर को मैं ऑन कर देता हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट हम YQArch 3 में जाते हैं, लेयर टूल्स, इनपुट लेयर टेक्स्ट फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। हमने जो आर्च स्टाइलस के नाम से फाइल सेव की थी, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए होम के अंदर मेरे पास जितनी भी लेयर्स मैंने सेव की थी वो तमाम लेयर दोबारा से आ गई। तो आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप एक ही दफा से अपनी लेयर्स को बना के उनकी सेटिंग करके उनको सेव करके एक फाइल के अंदर रख सकते हैं। आपको बार बार न्यू लेयर्स बनानी नहीं पड़ेंगी। तो ये टूल्स आपको बहुत काम आएगा। ओके, तो YQArch में जाते हैं। YQArch में लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, इन सब को हमने क्लियर कर लिया, इन सब को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो YQArch के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है व्यू पोर्ट लेआउट टूल्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टूल है वो है वी पोर्ट लेयर मैनेजर। तो वी पोर्ट लेयर मैनेजर, इस पे हम क्लिक करते हैं। कमांड सेलेक्ट करने के बाद किसी भी वी पोर्ट को आपने, जो आपका व्यू पोर्ट होगा, उसको आपने जस्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक कर देना। आपने राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लेयर मैनेजर, व्यू पोर्ट का लेयर मैनेजर, ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली जैसे हमारी लेयर प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें मैनेजर होता है, सेम हमारे पास ये भी लेयर मैनेजर इसी तरह से वर्क करता है। आपने किसी भी लेयर को फ्रीज करना हो, उसको आप इस तरफ लेके आ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल वन डोर, इस लेयर को मैंने अगर फ्रीज करना है इस व्यू पोर्ट के अंदर जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैं इस डोर को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अब इसी तरह अगर मेरे पास इस व्यू पोर्ट के अंदर कुछ चीजें हैं तो उनको मैं कर सकता हूँ। उसको मैं एक दफे के लिए कैंसिल करता हूँ। मैं आपको किसी और व्यू पोर्ट पे बताता हूँ। यहाँ से मैं आपको इलेक्ट्रिकल उसमें समझाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाए। मैंने इलेक्ट्रिकल ग्राउंड फ्लोर प्लान ले लिया। अब देखिए मेरे पास ये डोर की लेयर है, ये यहाँ पे जो आपको प्लान में नजर आ रहा है। YQArch व्यू पोर्ट लेयर टूल्स, इसके अंदर हमारे पास है व्यू पोर्ट लेयर मैनेजर। इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट व्यू पोर्ट, मैंने इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करूंगा, व्यू पोर्ट लेयर मैनेजर ओपन हो गया। अब मेरे पास डोर्स की लेयर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से राइट साइड पे फ्रीज कर दिया। इसी तरह ये भी मेरे पास डोर है, इसको भी मैंने राइट साइड पे फ्रीज कर दिया। ओके कर दिया। तो देखिए अब मेरे पास इस लेआउट के अंदर जो डोर की लेयर थी वो यहाँ पे फ्रीज हो गई। तो आप व्यू पोर्ट लेयर मैनेजर के अंदर से किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर से आपने किसी भी लेयर को फ्रीज या था करना हो तो वो आप उस व्यू पोर्ट लेयर मैनेजर के अंदर से कर सकते। व्यू पोर्ट लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है फ्रीज व्यू पोर्ट लेयर्स। किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर से आपने किसी लेयर को फ्रीज करना हो तो सेम जैसे हमने व्यू पोर्ट लेयर मैनेजर के अंदर किया था, सेम आप इस टूल की मदद से भी कर सकते हैं। इसमें तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने व्यू पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस भी लेयर को फ्रीज करना है आप उस लेयर पे क्लिक कर दें, राइट क्लिक कर दें, तो आपकी वो लेयर उस व्यू पोर्ट के अंदर से फ्रीज हो जाएगी। ये बाकी हमारे व्यू पोर्ट होंगे उसके अंदर से फ्रीज नहीं होगी। इसको मैं आपको अंडू करके दोबारा से बताता हूँ। अंडू किया मैंने। अब यहाँ से मैं इसी व्यू पोर्ट को कॉपी कर लेता हूँ। सेम व्यू पोर्ट मैंने कॉपी कर लिया और इसकी एक कॉपी और भी बना देते हैं। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे 3 व्यू पोर्ट्स हैं। तो YQArch में जाऊंगा, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स, इसके अंदर जाएंगे, फ्रीज व्यू पोर्ट लेयर्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए मैंने ये वाला व्यू पोर्ट इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद व्यू पोर्ट के अंदर चला गया और इस व्यू पोर्ट के अंदर से मैंने टेक्स्ट की लेयर, इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। तो अब इस व्यू पोर्ट के अंदर से मेरा टेक्स्ट हाइड हो गया, लेकिन इन व्यू पोर्ट्स में और इस व्यू पोर्ट्स में मेरा टेक्स्ट ऑफ नहीं हुआ। तो ये हम जिस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे जस्ट उसके अंदर से ही फ्रीज होगा।
ओके, अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास YQ आर्च व्यू पोर्ट लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रीज ब्लॉक व्यू पोर्ट लेयर। अगर आपके पास कोई ब्लॉक व्यू पोर्ट लेयर बना हुआ है तो उसको आपने करना है, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि हमने किसी लेयर को ब्लॉक के अंदर से ऑफ करना हो तो वो हम कर सकते हैं। पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ब्लॉक है, इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद इस ब्लॉक का मैं कलर चेंज कर देता हूँ या इसको मैं किसी और लेयर में डाल देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पॉइंट्स की लेयर में डाल दिया, क्लोज कर देता हूँ, सेव चेंजेस। हमने सेव कर दिया इसको। YQ आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेआउट टूल्स, इसमें हमारे पास है फ्रीज ब्लॉक VP लेयर, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमने फ्रीज करना है किसी भी ब्लॉक को तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अब हमारी सिर्फ वो वाली लेयर फ्रीज हुई उस व्यू पोर्ट के अंदर से। तो इसको आप अंडू करके यहाँ पे चेक कर लें, इसको मैं अंडू कराता हूँ। अंडू करने पर देखें ये हमारे पास वापस आ गया। अगर मैंने इस व्यू पोर्ट के अंदर से जस्ट सिर्फ इस लेयर को फ्रीज करना है जो ब्लॉक के अंदर है तो वो फिर हम इस टूल की मदद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं YQ आर्च व्यू पोर्ट लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है था आउट व्यू पोर्ट लेयर। तो जैसे हमने इसको फ्रीज किया था इस व्यू पोर्ट लेयर के अंदर से, इसके अंदर हम जाएंगे। इसके अंदर आपने जाना है, पहले YQ आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स, इसमें आपने फ्रीज ब्लॉक व्यू पोर्ट लेयर, इस पे क्लिक करेंगे और आपने इस पे लेयर पे जो ब्लॉक के अंदर है उस पे क्लिक कर लेना है। ऐसे जस्ट आपने उस पे क्लिक करना है तो ये आपकी फ्रीज हो जाएगी इस व्यू पोर्ट के अंदर। अब इसी व्यू पोर्ट में रहते हुए YQ आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स और नेक्स्ट है हमारे पास था आउट व्यू पोर्ट लेयर्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट की लेयर में है वो, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो हमने जो ब्लॉक के अंदर से लेयर फ्रीज की थी वो हमारी था हो जाएगी। ओके, बाहर क्लिक कर देते हैं। YQ आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स, इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है आइसोलेट VP लेयर्स, मतलब कि हमने किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर किसी भी लेयर को आइसोलेट करना हो तो वो हम इस टूल की मदद से करेंगे। फिर क्लिक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी व्यू पोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो अब इस व्यू पोर्ट के अंदर मेरी जो टेक्स्ट की लेयर है वो ले आइसो होगी, ये आइसोलेट होगी, जबकि जो मेरे बाकी के व्यू पोर्ट्स हैं उसमें ये आइसोलेट नहीं हुई। तो ये टूल आपको इस काम आएगा। YQ आर्च में जाते हैं, व्यू पोर्ट लेआउट टूल्स, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है आइसोलेट अदर व्यू पोर्ट लेयर्स। कैसे अब ये वर्क करेगा, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद YQ आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है आइसोलेट अदर व्यू पोर्ट लेयर्स, मतलब कि आपने दूसरे जो व्यू पोर्ट है उनके अंदर से लेयर्स को आइसो करना हो और जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे वो आइसोलेट ना हो। कैसे वर्क करेगा, इस पे क्लिक करेंगे। मैंने किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं अब इस टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एंटर कर दूंगा तो अब देखिए जो बाकी के व्यू पोर्ट्स है उनमें ये लेयर ऑफ हो गई। अब इसमें हमारे पास जस्ट ये लेयर ऑन रहेगी। तो देखिए इसमें ये ऑफ हो गई, इसमें ये ऑन रही। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ, अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद अब देखिए इसमें भी ये लेयर ऑन है टेक्स्ट की, इसमें भी ऑन है और इस व्यू पोर्ट में भी ऑन है। तो YQ आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है आइसोलेट अदर व्यू पोर्ट लेयर्स, तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद तो देखिए मैं इस व्यू पोर्ट के अंदर आ गया। अब देखिए मेरे पास तीनों व्यू पोर्ट्स के अंदर, इसके अंदर भी ये टेक्स्ट लेयर ऑन है, इसके अंदर भी टेक्स्ट लेयर ऑन है और इसके अंदर भी ऑन है। अब मैं जैसे ही इस व्यू पोर्ट के अंदर रहते हुए, किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर रहते हुए मैं इस व्यू पोर्ट के अंदर रहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस व्यू पोर्ट के अंदर तो ये टेक्स्ट की लेयर ऑन रहेगी, लेकिन जो बाकी के व्यू पोर्ट है उसके अंदर से ये ऑफ हो जाएगी। अब कैसे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें इस व्यू पोर्ट से भी ऑफ हो गई और इस व्यू पोर्ट के अंदर से भी ये लेयर ऑफ हो गई। तो इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। YQ आर्च में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास व्यू पोर्ट लेयर टूल्स के अंदर जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है वो है ग्रेड व्यू पोर्ट लेयर्स। अगर आपने किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर की जो लेयर्स हैं एक व्यू पोर्ट के अंदर से उन तमाम लेयर्स को ग्रे करना हो तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। तो इस टूल का हम यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट आपने किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर चला जाना है, मतलब कि आपने पेपर स्पेस पे नहीं रहना, आपने मॉडल स्पेस में चला जाना है। तो इस व्यू पोर्ट के अंदर क्लिक करता हूँ तो इस व्यू पोर्ट के अंदर हमारे पास जो लेयर्स हैं वो ऑलरेडी से ग्रेड है। तो पहले हम इन लेयर्स का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। जो हमारा कलर है बाय डिफॉल्ट हम इसको वही कर देते हैं बाय लेयर। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ,
इस तरह मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये सारी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इनका कलर मैं बाय लेयर कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास इनका जो कलर है वो बाय लेयर हो गया। अब हम दोबारा से वाईक्यूआर्च में जाते हैं, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेड वीपी लेयर्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ से मैं ग्रे करना चाहता हूँ, ग्रे करूँगा, ओके करूँगा। ओके करने के बाद जिस लेयर का मैंने कलर चेंज करना है उस पर क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो हमारा जो लेयर्स है उनका कलर ग्रे हो जाएगा। तो आपने किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर से लेयर के कलर को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, उसका इफेक्ट आपके बाकी के जो व्यू पोर्ट है उनके अंदर नहीं होगा। तो इस टूल का यही फायदा है कि हम एक व्यू पोर्ट के अंदर से कलर को चेंज कर लेते हैं इजीली। तो आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रे है और मैं अगर इस व्यू पोर्ट पे आऊँ तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। तो इसी तरह आपने किसी और व्यू पोर्ट के अंदर से कलर को चेंज करना हो, मैं फॉर एग्जांपल इस व्यू पोर्ट के अंदर आता हूँ, वाईक्यूआर्च में जाऊंगा, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स ग्रेड वीपी लेयर्स, इस पे क्लिक करेंगे और इस दफा के लिए मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, ओके करूंगा और इस पे ओके पे क्लिक करने के बाद जस्ट मैं टेक्स्ट का कलर इसको चेंज करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए अब मेरे पास इस व्यू पोर्ट के अंदर जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो गया। बाकी हमारे जो भी व्यू पोर्ट है उसमें हमारा सेम रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं वाईक्यूआर्च व्यू पोर्ट लेयर टूल्स। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिकवर वीपी लेयर कलर। अब जिस भी व्यू पोर्ट के अंदर से हमने कलर को चेंज किया था लेयर्स के कलर को, तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो आपके पास इस व्यू पोर्ट के अंदर चेंज हो गए। अब मैं इस व्यू पोर्ट पे जाता हूँ, वाईक्यूआर्च व्यू पोर्ट लेआउट टूल्स रिकवर वीपी कलर, ओके। तो यहाँ पे देखें ये हमारा चेंज हो गया। तो इसी तरह मैं इस पे चला जाता हूँ, इसके अंदर क्लिक करेंगे, मॉडल स्पेस में जाना है, वाईक्यूआर्च व्यू पोर्ट लेआउट टूल्स, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रिकवर वीपी लेयर, इस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो आपके जो भी कलर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। ओके, तो वाईक्यूआर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है न्यू व्यू पोर्ट। तो आपने कोई भी न्यू व्यू पोर्ट बनाना हो तो वो आप बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाना है, जैसे हम एमवी के अंदर से ये ऑप्शन यूज़ करते हैं सेम हमारे पास वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल का ऑप्शन है, मैं इस तरह कोई भी रेक्टेंगल बनाने के बाद एक न्यू व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकता हूँ। व्यू पोर्ट क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो व्यू पोर्ट की लेयर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगी और हमारे जो पुराने व्यू पोर्ट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली उसी लेयर में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाईक्यूआर्च व्यू पोर्ट लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू पोर्ट स्प्लिट। आपने किसी भी व्यू पोर्ट को स्प्लिट करना हो तो आप इस टूल का यूज़ करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए सिलेक्ट व्यू पोर्ट, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने व्यू पोर्ट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट जहाँ से आपने उसको स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको स्प्लिट करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो व्यू पोर्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा। ये व्यू पोर्ट मेरा अलहदा हो गया और ये व्यू पोर्ट मेरा अलहदा हो गया। मैं किसी एक व्यू पोर्ट को यहाँ से मूव कर सकता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये मैंने अलहदा से मूव कर दिया तो देखें ये मेरा व्यू पोर्ट अलहदा हो गया। इसके अंदर मैं कोई भी स्केल एडजस्ट करूंगा तो वो मेरा अलहदा होगा। इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ तो ये देखें ये मेरा व्यू पोर्ट अलहदा से हो गया। ओके, वाईक्यूआर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेयर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू पोर्ट फ्रॉम मॉडल स्पेस। अगर आपने मॉडल के अंदर से कोई भी व्यू पोर्ट बनाना है तो वो आप इस टूल की मदद से बनाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप मॉडल के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इस एरिया का एक व्यू पोर्ट बनाना है तो मैं जस्ट यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लूंगा। इस तरह की विंडो मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। विंडो सेलेक्ट करने के बाद व्यू पोर्ट स्केल दे देना है, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद जिधर भी आपने उसको इंसर्ट करना है इंसर्ट कर दे। तो इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो देखिए सिर्फ उतने एरिया का मेरे पास एक व्यू पोर्ट बन गया। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वाईक्यूआर्च। इसके अंदर हमारे पास व्यू पोर्ट लेआउट टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कर्व टू व्यू पोर्ट। अगर किसी भी रेक्टेंगल को आपने व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करना है, जिस तरह हम ऑटो कैड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेम उसी के लिए हमारा ये टूल काम आएगा। अगर आप मेरे ऑटो कैड के लेआउट के बारे में लेसन देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल में व्यू पोर्ट बनाना, उनके स्केल वगैरह
इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ऑटोकैड के हवाले से हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल वो लेसन बनाया है, आप ये वाला मेरा लेसन देख लेना, इसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा ये हमारे व्यू पोर्ट क्या होते हैं, हमारे मॉडल स्पेस क्या होते हैं, या इसमें हम था, फ्रीज़, ये डिफरेंट जो इसमें और भी टैक्टिक्स हैं, वो एडवांस तरीके से मैंने बनाया है। तो इस लेसन को आप ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास कर्व टू व्यू पोर्ट। तो इस कमांड को एक्टिव करने से पहले मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट, लेयर टूल, इसमें जाएंगे, कर्व टू व्यू पोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे और इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए अब ये वाली रेक्टेंगल मेरी व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो गई। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं, व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स, इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सेट व्यू पोर्ट स्केल। किसी भी व्यू पोर्ट का स्केल आपने चेंज करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपने व्यू पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, अभी जो आपका ओल्ड स्केल है इस व्यू पोर्ट का वो आपको यहाँ पे बताएगा। न्यू स्केल आप कोई भी देंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर 50 कर देता हूँ, ओके कर दूंगा, तो देखिए इसका स्केल चेंज हो गया। अगर इसको मैं और कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो देखें ये यहाँ से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी व्यू पोर्ट का स्केल चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वैसे ऑटोकैड से स्केल चेंज करना हो तो फिर आप यहाँ से उसका स्केल चेंज कर सकते हैं। इसको आपने अनलॉक कर लेना है और स्केल चेंज कर लेना। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स, इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वीपीज कंटेंट सिंक्रोनाइजेशन। अब ये जो व्यू पोर्ट्स है इनके कंटेंट को आपने सिंक्रोनाइज करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो ये टूल हम किसी नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्यू पोर्ट पैन। किसी भी व्यू पोर्ट को आपने अंदर से पैन करना हो, उसको मूव करना हो, तो वो आप इस पैन टूल की मदद से करेंगे। इस टूल को एक्टिव करने के लिए पहले आपको व्यू पोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस व्यू पोर्ट को करना है तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसके मॉडल स्पेस में जाऊंगा, अब वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, व्यू पोर्ट, लेआउट टूल, इसमें जाएंगे, व्यू पोर्ट पैन, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने जितना भी इसको पैन करना है, फर्स्ट क्लिक करें, सेकंड क्लिक करें, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है व्यू पोर्ट के अंदर वो सारे उतने ही पैन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम जाते हैं वाई क्यू आर्च, व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉक व्यू पोर्ट। किसी भी व्यू पोर्ट को आपने लॉक करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो व्यू पोर्ट है ये लॉक नहीं है। इसके अंदर मैं अगर क्लिक करूँ और इसको जूम इन आउट इस तरह से करूँ तो ये हमारा जूम इन आउट हो रहा है। तो अगर मैं इसको लॉक कर दूँ, वाई क्यू आर्च, व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स और लॉक व्यू पोर्ट, इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट व्यू पोर्ट, राइट क्लिक किया, तो देखिए अब ये वाला जो व्यू पोर्ट है ये लॉक हो चुका है। अब मैं अगर अंदर जाता हूँ मॉडल स्पेस में तो मेरे व्यू पोर्ट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जूम इन आउट नहीं होंगे, मेरा जो पेपर स्पेस है वो जूम इन आउट होगा। ओके, तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, नेक्स्ट है व्यू पोर्ट, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो है लॉक ऑल व्यू पोर्ट। आपने तमाम व्यू पोर्ट्स को लॉक करना है तो जस्ट इस पे क्लिक करें, आपके जितने भी व्यू पोर्ट्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। वाई क्यू आर्च, और नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर अनलॉक व्यू पोर्ट। आपने किसी एक व्यू पोर्ट को अनलॉक करना है तो आप उसको कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें। मैं अगर इस व्यू पोर्ट को अनलॉक करना चाहता हूँ, ये अभी हमारा लॉक है, इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये वाला मेरा व्यू पोर्ट अनलॉक हो गया। इसके अंदर जो मेरा एडजस्टमेंट है जूम इन आउट वो मैं कर सकता हूँ। जबकि बाकी के जितने भी व्यू पोर्ट्स हैं तो ये देखिए ये भी लॉक है हमारे पास, यहाँ पे ये भी लॉक है, जबकि ये वाला जो व्यू पोर्ट है हमारा ये हमारा लॉक नहीं है। तो इसको लॉक करना है, यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक कर दे तो ये लॉक हो जाएगा। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, नेक्स्ट टूल है हमारे पास अनलॉक ऑल व्यू पोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे, तमाम व्यू पोर्ट्स हमारे अनलॉक हो चुके हैं। अब हमारा कोई भी व्यू पोर्ट लॉक में नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन रहेगा टर्न ऑफ व्यू पोर्ट। किसी भी व्यू पोर्ट को अगर आपने ऑफ करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस व्यू पोर्ट को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दिया, तो देखिए ये हमारा जो व्यू पोर्ट है इसके अंदर जितना भी हमारा डाटा था ये हमारा ऑफ हो। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टर्न ऑफ ऑल व्यू पोर्ट्स। तमाम व्यू पोर्ट्स को आपने टर्न ऑफ करना है तो इस पर क्लिक करें, जितने भी व्यू पोर्ट्स हैं वो आपके ऑफ हो जाएंगे। वाई क्यू आर्च, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टर्न ऑन व्यू पोर्ट्स और टर्न ऑन ऑल व्यू पोर्ट्स। अगर आपने किसी एक व्यू पोर्ट को ऑन करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, उस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे तो जस्ट वो वाला व्यू पोर्ट ऑन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपने तमाम जो व्यू पोर्ट्स है उनको टर्न ऑन करना है तो फिर आप इस टूल पे क्लिक करें। टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी व्यू पोर्ट्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च,
व्यू पोर्ट लेआउट टूल्स में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉपी टू पेपर स्पेस। आपने किसी भी व्यू पोर्ट को पेपर स्पेस में लेके जाना है तो वो आप इस टूल की मदद से लेके जाएंगे। कैसे? तो उसके लिए पहले हम किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर, मतलब कि हम मॉडल स्पेस में चले जाते हैं, हमने पेपर स्पेस में नहीं रहना। तो मैं फॉर एग्जांपल इसी के अंदर चला जाता हूँ, इसी व्यू पोर्ट के अंदर मैं चला गया, इसको मैंने जूम आउट कर लिया, वाई क्यू आर्स में जाएंगे और यहाँ से हमने लेना है कॉपी टू पेपर स्पेस, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ये वाला जो व्यू पोर्ट है तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपी टू पेपर स्पेस। तो इसको अगर मैं यहाँ से मूव करूँ किसी और जगह पे आपको इजीली दिखाऊं, तो ये देखें, ये अब इसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करूं तो ये मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा, ये मेरा ब्लॉक बन गया, ये मेरा पेपर स्पेस पे आ गया। ये हमारा जैसे ऑटो कैड के मॉडल स्पेस के अंदर हम जाते हैं, उसमें कोई चीज़ हमने वर्क करनी हो तो व्यू पोर्ट हमारा ख़त्म हो चुका है और ये पेपर स्पेस में कन्वर्ट हो चुका है। इसको अंडू कर लेते हैं, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीनेम लेआउट्स। अगर आपने किसी भी लेआउट को रीनेम करना हो इस पर क्लिक करें। आपके पास जितने भी लेआउट्स हैं इनको आप नाम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, बैच रीनेम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इजी टूल होता है। अगर हमने एक एक लेआउट को रीनेम करना हो तो ऑटो कैड के अंदर वो हमें काफ़ी मुश्किल होती है। सेम जैसे हमने ब्लॉक को रीनेम किया था, बैच रीनेम किया था और प्रीवियस लेसन में हमने लेयर को बैच रीनेम किया था, सेम ये वैसे ही वर्क करता है। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। वाई क्यू आर्च, व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स, इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम टू लेआउट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी फ्रेम को लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फ्रेम बना लेता हूँ, ये मैंने फ्रेम बना लिया, ये मेरा एक फ्रेम है, इसको मैंने लेआउट के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे आप करूँगा? वाई क्यू आर्च, व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स के अंदर फ्रेम्स टू लेआउट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो देखें ये हमारे पास यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट हो गया। फ्रेम हमने जो भी सिलेक्ट किया था उसी के मुताबिक हो गया। अब नीचे है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, किसी भी की को आप प्रेस करें और कंटिन्यू कर दें और इसको आप अरेंज कर दें ओके। तो देखें ये हमारा एक न्यू लेआउट यहाँ पे क्रिएट हो गया इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपने कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने लेआउट क्रिएट करना हो तो वो आप कर सकते हैं और उसकी सेटिंग वगैरह, पेपर स्पेस वगैरह आप बाद में चेंज कर सकते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रेम रेंज डिवाइडेड। तो इस टूल को भी हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे और इस इंटरफेस के अंदर जो हमारे पास इस टूल्स में अब जो बाकी के टूल्स हैं वो मैं आपको यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो के अंदर ये कट जाएंगे। तो इन टूल्स को मैं आपको दूसरे इंटरफेस में यहाँ से बताता हूँ। वाई क्यू आर 3, इसमें जाएंगे, व्यू पोर्ट लेआउट, इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एलिवेशन फॉर यूसीएस डायरेक्शन। इस टूल का हम यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से प्लम्बिंग या किसी में भी चला जाता हूँ, किसी भी व्यू पोर्ट की डायरेक्शन को अगर चेंज करना हो तो वो आप इस टूल से करेंगे। उसके लिए पहले आपको उस व्यू पोर्ट के अंदर, मतलब कि उसके मॉडल स्पेस में जाना होगा। तो पहले मैं इस व्यू पोर्ट के अंदर चला जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं एलिवेशन फॉर यूसीएस डायरेक्शन, इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए मैंने अगर इसके जो डायरेक्शन है यूज़र सिस्टम उसको चेंज करना है, मैंने इसको लेफ़्ट पे टर्न करना है, इसको रोटेट करना है, तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये लेफ़्ट पे रोटेट हो गया। इसी तरह अगर मैंने इसको और रोटेट करना है तो मैं इसको और रोटेट कर सकता हूँ। किसी भी एंगल पे आप रोटेट करते जाएं तो ये आपका रोटेट होता जाएगा। वाई क्यू आर्च के अंदर से अब तक हम व्यू पोर्ट, लेआउट टूल्स, इसके अंदर जितनी भी ऑप्शन थे जो हमारे ज़रूरत के थे उन सबको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग ब्रश। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टूल होता है मैच रिप्लेस ब्लॉक। इस टूल की मदद से हम किसी भी ब्लॉक को मैच करा सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और ब्लॉक के साथ। तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपल एक ये डोर है और यहाँ पे मेरे पास एक ये सोफा है। अगर मैंने इस डोर को इस सोफे में कन्वर्ट करना है या सोफे को मैंने डोर में कन्वर्ट करना है तो मैं इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करा सकता हूँ। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। डोर पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब अगर मैं सोफे पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला सोफा डोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है ये रिप्लेस हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए अब ये जो सोफा था ये रिप्लेस हो गया डोर से। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च, मैचिंग ब्रश। नेक्स्ट है हमारे पास मैच डायनामिक प्रॉपर्टीज। किसी भी डायनामिक ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को अगर आपने मैच करना हो तो फिर आप इस मैच डायनामिक प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब ये डायनामिक ब्लॉक कौन से होते हैं? एक तो हमारे सिंपल ब्लॉक्स होते हैं जैसे ये वाले हैं और एक हमारे डायनामिक ब्लॉक्स होते हैं। तो पहले मैं आपको डायनामिक्स ब्लॉक बताता हूँ।
ऑटोकैड के अंदर टीपी टाइप करें और उसके बाद इंटर करें तो आपके पास टूल पैलेट ओपन हो जाएगा। इस टूल पैलेट के अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर्किटेक्चर का टैब है। इसके अंदर हमारे पास कुछ डायनामिक ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। जैसे मैं ये व्हीकल है, इसको ले लेता हूँ और इसको जस्ट मैंने ऐसे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद अब इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब देखें इस ब्लॉक के अंदर मेरे पास और भी ऑप्शन है। जैसे ये साइड स्पोर्ट कार साइड है, सेडान साइड है। तो अब ये दो डिफरेंट किस्म के डायनामिक ब्लॉक है। वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, मैचिंग ब्रश, मैच डायनामिक प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। डायनामिक ब्लॉक पे क्लिक किया और उसके बाद नेक्स्ट डायनामिक ब्लॉक पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो देखिए इनकी प्रॉपर्टीज मैच होगी। किसी भी दो एक जैसे डायनामिक ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को आपने मैच करना हो तो फिर आप इस टूल से करेंगे। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश। मैचिंग ब्रश में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच रोटेट एंगल। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ब्लॉक का अगर आपने एंगल रोटेट करना हो, उसको मैच कराना हो, जिस एंगल पे वो पड़ा है तो वो आप इस टूल की मदद से करा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इस टूल पैलेट को यहाँ से पहले क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं किसी टेक्स्ट को पहले रोटेट कर लेता हूँ, तो मैं इस टेक्स्ट को पहले रोटेट कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को मैंने इस तरह से रोटेट कर लिया। अब अगर देखें मैंने इस टेक्स्ट को इसके साथ रोटेशन एंगल इसका मैच कराना है, वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, मैचिंग ब्रश, मैच रोटेशन एंगल, इस पे क्लिक करेंगे और जस्ट इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो इनका जो रोटेशन एंगल है वो सेम हो जाएगा। इसी तरह मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे करता हूँ, इस पे करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो ये दोनों भी सेम उसी तरह के हो गए। इसी तरह आपने किसी ब्लॉक का रोटेशन एंगल चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ साइड में मैंने कॉपी किया। अब इसी की मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कर देता हूँ रोटेट। अब आप ऑटोकैड की मैच प्रॉपर्टी से इसकी जो रोटेशन है उसको मैच नहीं कर सकते, लेकिन वाई क्यू आर्स में मैचिंग ब्रश के अंदर आप मैच रोटेशन एंगल से किसी भी ब्लॉक के जो रोटेशन एंगल है उसको मैच कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, सेकंड क्लिक इस पे, उसके बाद राइट क्लिक, तो देखिए ब्लॉक का भी रोटेशन एंगल मैच हो जाएगा। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, नेक्स्ट टूल है हमारे पास मैच लेयर। आपने कोई भी लेयर मैच करानी है तो वो आप इस टूल की मदद से करा सकते हैं। ये आप जब मैच प्रॉपर्टीज करते हैं ऑटोकैड के अंदर से तो तब भी हो जाती है लेयर मैच। लेकिन अगर आप वाई क्यू आर 3 में जाएं और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है मैचिंग ब्रश का, तो यहाँ से अगर हम इन मैचिंग टूल में से किसी टूल को यूज करें जो हमारा मैच लेयर का टूल है, इसको अगर यूज करें तो भी हम कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैच लेयर पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मैंने अगर इस वॉल की लेयर को मैच करना है किसी और लेयर के साथ, मैं इसको यहाँ पे इस हिडन बीम के साथ कर लेता हूँ। इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो देखिए ये हिडन बीम की जो लेयर है वो वॉल की लेयर में चली गई। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा किस लेयर में चला गया? वॉल की लेयर में। इसी तरह नेक्स्ट टूल है हमारे पास वाई क्यू आर्च, मैचिंग ब्रश। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैच कलर। अगर आप लेयर नहीं चेंज करना चाहते, जस्ट आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लूँ, इस तरह मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब इसका जो मैं कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। होम में जाऊँगा, यहाँ से मैं कलर इसको ग्रीन कर देता हूँ और इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। इसमें हमारी जो कलर है दोनों लेयर में एक ही सेम लेयर में आपने रहना है, आपने इसकी लेयर को चेंज नहीं करना। ये भी हिडन बीम है और ये भी हमारी हिडन बीम है। तो जस्ट मैंने इसका कलर चेंज किया, यहाँ से मैं इसको मैजेंटा कर देता हूँ। अब मैंने इसको कलर मैच कराना है, यहाँ से मैं वाई क्यू आर 3 में मैचिंग ब्रश के अंदर से मैच कलर इस टूल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक। तो इस तरह आपके एक ही लेयर में जो कलर आप चेंज हो जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के वो मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च। मैचिंग ब्रश के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच लेयर एंड कलर। अगर आपने लेयर भी मैच करनी है और कलर भी मैच करना है तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को यहाँ से किसी और लेयर में डाल देता हूँ। मैंने लाइट्स की लेयर में डाल दिया और इसका कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद वाई क्यू आर्च में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, इसमें है मैच लेयर एंड कलर, इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो अब देखिए ये इसकी लेयर भी जो है वो चेंज होगी और कलर भी चेंज हो गया। ये लाइट की लेयर में चला गया और कलर भी ग्रीन हो गया। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च, मैचिंग ब्रश। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच व्यू पोर्ट लेयर्स। अब फॉर एग्जांपल लेआउट के अंदर आपके पास कोई व्यू पोर्ट है, जैसे मैं यहाँ से किसी भी व्यू पोर्ट में चला जाता हूँ
मैं यहाँ से कोई भी व्यू पोर्ट ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ग्राउंड फ्लोर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये 2 व्यू पोर्ट है। अगर मैंने एक व्यू पोर्ट के अंदर से कलर को चेंज किया हुआ है, जैसे मैं इस व्यू पोर्ट के अंदर जाता हूँ, लेयर में जाता हूँ, लेयर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास है व्यू पोर्ट लेयर कलर। तो ये मेरे पास 2 कलर ऑप्शन है, एक कलर है और एक व्यू पोर्ट कलर है। एक सिंपल कलर है जो हमारे लेयर का कलर होता है। तो यहाँ से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल जो है मेरी 1 वॉल, इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं व्हाइट से रेड कर दूँगा, ओके कर दूँगा और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखिए अब इस व्यू पोर्ट के अंदर मेरी वॉल का कलर रेड हो गया, जबकि इस व्यू पोर्ट के अंदर मेरे पास वॉल का कलर ब्लैक ही है। अब अगर मैंने इनको मैच करना है, वाई की आर्च में जाएँगे, मैचिंग ब्रश, यहाँ से लेंगे मैच व्यू पोर्ट लेयर्स, इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट व्यू पोर्ट पे क्लिक करना है, सेकंड व्यू पोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद राइट क्लिक। तो ये इस तरह से आपकी लेयर जो है वो मैच हो जाएगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग ब्रश के अंदर मैच व्यू पोर्ट लेयर्स के बाद हमने पढ़ना है मैच टेक्स्ट कंटेंट। चले यहाँ से हम मॉडल में चले जाते हैं। मॉडल में जाने के बाद अब देखिए मेरे पास ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है एक टेक्स्ट के अंदर। मैं इसको अलग से कॉपी कर लेता हूँ, एक और कॉपी इसकी बना लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कुछ और लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैंने लिख लिया आर्च स्टाइलस। अब देखिए अगर हमने टेक्स्ट का कंटेंट मैच कराना है, जो हमारा अंदर लिखा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं कंटेंट। अगर किसी टेक्स्ट का कंटेंट मैच कराना है तो वो फिर हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैच टेक्स्ट कंटेंट। इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट इसके अंदर था वही हमारा सेम इसके अंदर आ गया। तो अगर आपने टेक्स्ट कंटेंट को मैच कराना है तो फिर आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच टेक्स्ट स्टाइल। किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को आपने मैच कराना हो तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। अब मैं किसी एक टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इस टेक्स्ट स्टाइल को किसी और में रख देता हूँ, मैं एरियल में कर देता हूँ। तो देखिए अब ये वाला एरियल में है और ये वाला हमारा टाइम न्यू रोमन है। तो इसको अगर मैच कराना है तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, मैच टेक्स्ट स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो देखें दोनों टेक्स्ट स्टाइल सेम हो गई, दोनों हमारे टाइम न्यू रोमन्स आ गए, सिंपल। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है मैचिंग ब्रश के अंदर मैच टेक्स्ट हाइट। तो किसी भी टेक्स्ट की हाइट को अगर आपने मैच कराना है तो फिर इस टूल का यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, इसकी हाइट को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, 15 कर देता हूँ। अब वाई क्यू आर्च में जाऊंगा, मैचिंग ब्रश, मैच टेक्स्ट हाइट, इस पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और उसके बाद राइट क्लिक। तो देखिए उसकी हाइट चेंज हो गई, इसकी हाइट इसके साथ मैच हो गई। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप जो भी क्लिक करेंगे वो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट होगा और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका टारगेट जिस पे आपने उसको अप्लाई करना है। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। मैचिंग ब्रश के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैच विड्थ ऑफ पॉली लाइन। किसी भी पॉली लाइन की आपने विड्थ को चेंज करना हो, पहले मैं यहाँ पे कोई भी पॉली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी विड्थ को हम यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर से बढ़ा लेते हैं। मैं इस ग्लोबल विड्थ इसकी 10 कर देता हूँ। तो देखिए इस पॉली लाइन की जो ग्लोबल विड्थ है वो है 10। अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊँ, एक यहाँ पे मैंने कॉपी बना ली और इसकी ग्लोबल विड्थ को मैं कर देता हूँ यहाँ से 5। अब देखिए इन दोनों की ग्लोबल विड्थ में डिफरेंस है, तो मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ, रेड कर देंगे। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, मैचिंग ब्रश, मैच विड्थ ऑफ पॉलीलाइन, इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो पॉलीलाइन थी इसकी विड्थ भी चेंज हो गई और इसका कलर भी मैच हो गया। ओके, नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैच लाइन टाइप। किसी भी लाइन की जो टाइप होती है उसको अगर आपने चेंज करना हो, जैसे ये सॉलिड लाइन है और इसी की अगर मैं एक कॉपी बना लूँ और इसकी लाइन को मैं यहाँ से चेंज कर दूँ किसी किसी भी टाइप में, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसका स्केल चेंज कर देते हैं, 0.1 कर देता हूँ। 0.1 करने के बाद अब देखें यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे एक लाइन टाइप ये है और एक लाइन टाइप ये है। तो इन दोनों को अगर मैंने मैच कराना है एक को दूसरे के साथ, वाई क्यू आर्ट मैचिंग ब्रश और इसमें हमारे पास ऑप्शन है मैच लाइन टाइप, इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो देखिए ये वाला जो सॉलिड लाइन थी ये कन्वर्ट हो गई इस टाइप लाइन में। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका सोर्स होगा और सेकंड जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका टारगेट होगा। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, मैचिंग ब्रश,
लास्ट टूल है हमारा इसके अंदर मैच थिकनेस। किसी भी लाइन की अगर आपने थिकनेस चेंज करनी है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन है, इसकी अभी के लिए थिकनेस है हमारी 0, इसको मैं कर देता हूँ 10, और इसकी जो लाइन थिकनेस है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 5। तो अब मैं इसको मैच करता हूँ, वाई क्यू आर्च मैचिंग ब्रश मैच थिकनेस, इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट राइट क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब इन दोनों की जो थिकनेस है वो 5 इंच हो गई। तो इस तरह आप लाइन की जो थिकनेस है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो वाई क्यू आर्च के अंदर से मैचिंग ब्रश, इनमें जितने भी हमारे पास ऑप्शन थे उनको काफी डिटेल में पढ़ा। तो नेक्स्ट जो वाई क्यू आर्च के अंदर है वो लास्ट में हमारे पास अदर टूल्स। अदर टूल्स के अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे यूज के हैं, तो उन टूल्स को कवर करेंगे। और इस ट्यूटोरियल के एंड पे हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम 80% वाई क्यू आर्च को यूज करेंगे और 20% हम ऑटोकैड को यूज करेंगे। तो आपको इन तमाम टूल्स को समझना आसान हो जाएगा कि हम इन टूल्स का यूज कहाँ कहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। ओके, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो टूल है वो है बैच प्लॉट। बैच प्लॉट की मदद से आपने जो भी बहुत सारे प्रिंट सेट किए होते हैं, मुख्तलिफ आपने प्रिंट सेट किए होते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, उन सब को आप एक ही दफ़ा में प्रिंट ले सकते हैं, उनका प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक बना हुआ है और इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये 3 प्रिंट सेट हैं। वाई क्यू आर्च में जाते हैं, अदर टूल्स, बैच प्लॉट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन होगी, इसके अंदर सबसे पहले है प्लॉट सेटिंग 1। आप 3 टाइप की अपनी प्लॉट सेटिंग बना सकते हैं, ये आपकी सेव रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने अपनी प्लॉट सेटिंग बनाई थी, मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, इसको मैं प्रिंट टू पीडीएफ रख लेता हूँ। आपके पास जो भी प्रिंटर अवेलेबल होगा तो वो आपको यहाँ पे शोर होगा। आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद पेपर साइज आप कोई भी सेट कर सकते हैं, और सिलेक्ट सीटीबी, ये हमारा होता है कि आपने मोनोक्रोम देना है, आपने कलर में देना है, ग्रे स्केलिंग करनी है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फिट पेपर साइज आप करना चाहते हैं, प्लॉट टू पीएलटी फाइल्स, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फोल्डर टू आउटपुट, आपने जो अपने प्रिंट्स है वो किस फोल्डर में रखने हैं वो आप यहाँ पे ब्राउज करके जो भी आप अपनी लोकेशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे कोई भी लोकेशन दे देता हूँ, मैं न्यू फोल्डर इस पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको ओके कर दूंगा, और उसके बाद प्लॉट फाइल नेम कोई भी आपने रखना है, वर्किंग ड्राइंग्स कुछ भी है आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टार्टिंग नंबर के आपके उसी हिसाब से ड्राइंग नंबर इंक्रीज होते जाए, अगर आप इंक्रीज पे क्लिक रखेंगे तो। नेक्स्ट है ऐड सीरियल नंबर बिफोर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट अगर आप दे रहे हैं तो वो आप कर लें। प्रीव्यू बिफोर प्रिंट, तो इसे मैं क्लिक हटा देता हूँ। अगर आपने प्रिंट से बिफोर अपना प्रीव्यू देखना हो तो वो आप देखना चाहते हैं तो फिर आप इस पे क्लिक रखें, अगर नहीं देखना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। तो ये सेटिंग करने के बाद लास्ट में आपने प्रिंट सॉर्ट, इसमें आपने सिलेक्ट बाय ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉर्डर, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको कैसे प्रिंट देना चाहते हैं, कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है। तो मैं इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रख रहा हूँ और उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये जो आपके फ्रेम है जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ ड्राइंग एक एक करके सेट की हुई है, इन फ्रेम्स को आपने इस तरह से सारा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये आपके पास आउटपुट का फोल्डर ओपन हो जाएगा कि आप इसको कहाँ पे प्रिंट आउट करके रखना चाहते हैं, आपकी जो फाइल्स आएंगी वो किस फोल्डर में आएंगी। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से मैं प्लॉट इसके अंदर रख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं नाम भी दे देता हूँ, ARCH दे देते हैं और उसके बाद सेव कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास आज के नाम से एक फाइल यहाँ पे आ गई। ओके, ऑटोकैड के अंदर जाते हैं, वाई क्यू आर्च, अदर टूल्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग कैटलॉग, आउटपुट ड्राइंग बैचेस। तो इन दोनों ऑप्शन को अभी के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें चाइनीज लैंग्वेज जो आ रही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज फ्रेम ड्राइंग, जो आपने फ्रेम बनाए हुए होते हैं ड्राइंग के अंदर, उनको अगर आपने अरेंज करना हो, अगर आपने उनको आगे पीछे रखा हुआ है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैं कोई भी फ्रेम इंसर्ट कर लेता हूँ, ड्राइंग फ्रेम, इसमें जाएंगे और यहाँ से स्केल कोई भी रखना है उसको आप रख लें, ओके करें, और इसको A4 ही रख लेता हूँ। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपने जो भी रखना है, मैं लैंडस्केप कर देता हूँ, ओके करूँगा। ओके करने के बाद एक फ्रेम मैंने ये रख दिया। दोबारा से जाएंगे वाई क्यू आर्च सिस्टम सेटअप, इसके अंदर हमारे पास है ड्राइंग फ्रेम, इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, एक फ्रेम मैंने ये रख दिया और थर्ड भी मैं इसी तरह से रख लेता हूँ। तो मैंने 3 फ्रेम यहाँ पे रख लेने हैं, ओके करेंगे और ये मेरे 3 फ्रेम आ गए। अब देखिए ये जो मेरे तीनों फ्रेम है इनकी अलाइनमेंट एडजस्ट नहीं है, ये आगे पीछे ये ऊपर नीचे है। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, अदर टूल्स, इसके अंदर है अरेंज फ्रेम्स ड्राइव,
इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी इंटरफेस इन दोनों के दरमियान में गैप वगैरह सेट करना है एक्स और वाई में, वो आप इजीली कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, या आप मेजर भी कर सकते हैं यहाँ से कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक का जो गैप है वो इतना रखना है। ठीक है, इसी तरह आप वाई पे इसको भी 108 कर दें ताकि हमारा सेम आ जाए। और उसके बाद यहाँ से आपने ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किस तरह आपके साथ हो तो आप कोई भी रख सकते हैं, मैं इसको फ्रॉम टॉप टू बॉर्डर ही रहने देता हूँ। ओके करें। ओके करने के बाद आपके पास जितने भी फ्रेम्स हैं इन सबको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब आपको इनकी अरेंजमेंट नंबर जो है वो दिखा रहा है। आपने कोई भी की जो है उसको प्रेस कर देना है। मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा तो उस पॉइंट के हिसाब से ये अलाइन हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इधर क्लिक किया तो उस पॉइंट के हिसाब से इनका टॉप जो है वो अलाइन हो गया। आप इसकी कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। आपने उसको जिस भी टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से आपने अलाइन करना हो तो वो आप एक क्लिक की मदद से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टूल है हाइड एंटिटीज। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने हाइड करना हो टेम्परेरी तौर पे तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डोर है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हाइड हो जाएगा। अब इसकी ये कंप्लीट लेयर ऑफ नहीं हुई, जस्ट एक ऑब्जेक्ट जो है वो हाइड होगा। जैसे ये जो टेक्स्ट है ये कंप्लीट लेयर के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी लेयर ऑफ ना हो, जस्ट एक ऑब्जेक्ट उसमें से हाइड हो जाए, तो फिर आप वाई क्यूआर्स में जाएं, अदर टूल्स, इसके अंदर हाइड एंटिटीज, इस पे क्लिक करें और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक कर दें तो आपका जस्ट वो वाला ऑब्जेक्ट हाइड होगा। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च। अदर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड अनसिलेक्टेड एंटिटीज। अब इस टूल में आपने जिन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा वो आपके हाइड नहीं होंगे, जो आपके अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे वो हाइड हो जाएंगे। इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इन ऑब्जेक्ट को इतना सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद राइट क्लिक कर दूंगा तो देखिए जो मेरी सिलेक्शन में थे वो हाइड नहीं हुए, बाकी जितने ऑब्जेक्ट थे वो हाइड हो गए। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च, अदर टूल्स। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्ले टेम्परेरी हिडन। तो जो ऑब्जेक्ट हमने हाइड किए थे उनको अगर आपने डिस्प्ले कराना है, ये टेम्परेरी तौर पे हाइड थे, इस पे क्लिक करें तो जस्ट वन क्लिक से आपके सारे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अदर टूल्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले ऑल एंटिटीज। आपने तमाम एंटिटीज को अगर डिस्प्ले कराना है तो आप इस पे क्लिक करें, आपकी जितनी भी एंटिटीज है वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। वाई क्यू आर्स में जाएंगे, अदर टूल्स, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा क्रिएट अ ग्रुप। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप फॉर एग्जांपल मैं इन डोर्स का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक कर दूंगा तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च, अदर टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर्स अ ग्रुप। अब इसी ग्रुप को जो मैंने बनाया है इसको आपने तोड़ना है तो इस पे क्लिक करेंगे, ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप्स टूट जाएगा। अंडू कर देता हूँ। अब ये दोबारा से हमारा ग्रुप बन गया। वाई क्यू आर्च, अदर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है अपेंड टू अ ग्रुप। जो ग्रुप हम बना चुके हैं अगर उसी ग्रुप के अंदर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, जब आप ग्रुप बना रहे होते हैं उस टाइम आपको अगर वो याद नहीं रहती, बाद में अगर आपने उस ग्रुप के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो अपेंड टू अ ग्रुप ये टूल आप उसके लिए यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो पहले मैं सिलेक्ट ग्रुप, इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा जिसको मैंने ऐड करना है, इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए अब इस ग्रुप के अंदर मेरे पास ये चारों चीज़ें आ रही। मैं अगर इसको मूव करूं इस तरह से तो ये चारों चीज़ें हमारी मूव होंगी। ओके, नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च, अदर टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास अरेज फ्रॉम अ ग्रुप। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने एक ग्रुप में से अरेज करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो आपका ऑब्जेक्ट उस ग्रुप के अंदर से अरेज हो जाएगा। तो वाई क्यू आर्च, अदर टूल्स, इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल रहेगा वो है सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप। अब एक ग्रुप के अंदर से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अलहदा करना है तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। टूल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद मैंने कोई भी जिस भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है, मैं फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला जो ग्रुप था हमारा इन तीनों का, उसमें से ये वाला ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गया और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो अलहदा से हो गए। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, अदर टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्ज ग्रुप्स। अगर आप कोई ग्रुप्स डिलीट कर देते हैं, आपने एक ग्रुप बनाया उसको डिलीट कर दिया, उसका नेम वगैरह या वो ग्रुप वगैरह जो आपका है वो रह जाता है, जिससे आपकी जो फाइल है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। तो वाई क्यू आर्च में जाके
अदर टूल्स, इसके अंदर है पर्ज ग्रुप। जितने भी नेस्टेड ग्रुप्स हैं वो आपके इससे पर्ज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो आपके सारे जो ग्रुप्स हैं वो पर्ज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं वाई क्यू आर्च। अदर टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्विच वाई क्यू आर्च डायनामिक। अगर आपने वाई क्यू आर्च डायनामिक को स्विच करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वाई क्यू आर्च डायनामिक है वो स्विच हो जाएगा। मैं यहाँ से लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री इसको बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ। तो अब देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, अदर टूल्स, इसके अंदर हमारे पास है स्विच टू वाई क्यू आर्च डायनामिक। इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ पे करंट जो है हमारा वाई क्यू आर्च डायनामिक है। अगर इसको मैं डायनामिक से हटा दूँ, इसको मैं अदर टूल्स के अंदर जाके इस पर दोबारा से क्लिक करूँ तो देखें ये अब आ रहा है डोंट यूज वाई क्यू आर्च डायनामिक। तो हमने वाई क्यू आर्च के अंदर डायनामिक में रह के काम करना है, तो हमारे जितने भी डायनामिक टूल्स हैं वो ताकि हमारे वर्क कर सके। तो इसको मैं दोबारा से डायनामिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट टूल है वाई क्यू आर्च के अंदर अदर टूल्स। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सेल क्लिपबोर्ड पॉइंट्स, और नेक्स्ट है हमारे पास टू गूगल अर्थ। अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट है ये वाई क्यू आर्च या ऑटो कैड, तो मेरे पास अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद हमारे पास है वाई क्यू आर्च कमांड फाइंडर। आपने कोई भी कमांड फाइंड करनी है तो जस्ट आप उसको यहाँ पे टाइप करें तो वो आपको कमांड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे पास तमाम कमांड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है और उसके साथ हमारे पास उनकी शॉर्टकट कीज़ भी अवेलेबल होती है। अगर आपको वाई क्यू आर्च की तमाम कमांड्स और उनकी शॉर्टकट कीज़ की एक पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप फ्री में मेरे से ये वाली पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदर टूल्स। इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है लास्ट वाई क्यू आर्च कमांड। तो इस टूल का भी हमें यूज़ कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता। तो ये हम जैसे रिपीट कमांड करते हैं ये उसके लिए हमारा यूज़ होता है, लेकिन अगर हमने वाई क्यू आर्च की जस्ट कमांड रिपीट करनी हो तो फिर हम इस टूल का यूज़ करेंगे। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वाई क्यू आर्च के अंदर से कोई भी एक कमांड एक्टिव करता हूँ, ड्रॉ वॉल। मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैं एक छोटी सी वॉल ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने वॉल ड्रॉ कर दी, इंटर कर दूंगा। अब देखें ये मैंने यूज़ किया वाई क्यू आर्च की कमांड। अब मैं यहाँ से ऑटो कैड के अंदर से लाइन की कमांड इसको यूज़ करता हूँ, तो ये मैंने एक लाइन लगा ली। अब अगर मैं रिपीट कमांड करूँ, राइट क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ये देखें रिपीट में हमारे पास रिपीट लाइन आ रही है। तो इसी तरह जब आप इंटर या स्पेस दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे रिपीट लाइन होगी, आपकी वाई क्यू आर्च की कमांड रिपीट नहीं होगी। लेकिन अगर आप वाई क्यू आर्च की कमांड को रिपीट करना चाहते हैं तो वाई क्यू आर्च में जाएं, अदर टूल्स, लास्ट वाई क्यू आर्च कमांड, इस पर क्लिक करें और दोबारा से आप देखिए यहाँ पे मेरे पास वॉल की जो कमांड है, वाई क्यू आर्च की जो लास्ट कमांड मैंने एक्टिव की थी वो यहाँ पे एक्टिव हो गई है। तो ये डिफरेंस होता है रिपीट कमांड में और लास्ट वाई क्यू आर्च कमांड में। ओके स्टूडेंट्स, वाई क्यू आर्च के अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स थे, जितनी भी कमांड्स थी, इनको हमने कवर कर लिया। सब कमांड्स को मैंने डिटेल में कवर किया है, प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस कंप्लीट वाई क्यू आर्च से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो लास्ट में अब हम वाई क्यू आर्च का कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें मैं ऑटो कैड की जस्ट 2 कमांड यूज़ करूंगा, बाकी तमाम कमांड्स मैं वाई क्यू आर्च के यूज़ करूंगा। तो वाई क्यू आर्च की कमांड का यूज़ करके हम कैसे एक कंप्लीट हाउस प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं अपने ग्रिड को हटा लूँगा। ग्रिड्स मैंने हटा लिए और यहाँ से मैं कुछ अपनी बेसिक सेटिंग कर लूँगा जो कि मैं करता होता हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने जस्ट वी क्यूब वगैरह हटा दिया और यूसीएस हटा दिया। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी बेसिक सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले मैं यूनिट सेटिंग कर लेता हूँ। हम ऑटो कैड की यूनिट सेटिंग भी करेंगे और वाई क्यू आर्च की यूनिट सेटिंग भी करेंगे। तो पहले हम ऑटो कैड की यूनिट सेटिंग करते हैं। उसके लिए यूएन लूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ से मैं ले लूँगा आर्किटेक्चर और उसके बाद स्केल में 1/8 कर देता हूँ। यहाँ से मैं इंचेस ले लूँगा और उसके बाद इसको मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब मैंने वाई क्यू आर्च की सेटिंग करनी है, तो वाई क्यू आर्च 1 में जाऊँगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट और यहाँ से मैं ले लूँगा यूनिट। यूनिट में हमारे पास ऑलरेडी से इंच सेलेक्ट है तो इसका यूनिट हम इंच ही रखेंगे। इसको ओके कर देते हैं। अब हमने सेट करना है मेन स्केल। तो मेन स्केल के लिए मैं यहाँ से वाई क्यू आर्च 2 में जाऊँगा और सेट स्केल।
ये वाला स्केल कौन सा होता है, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये हम कब और क्यों चेंज करते हैं, इसका पर्पस हमें क्यों रहता है। तो इसको अभी के लिए मैं जस्ट 2.4 कर रहा हूँ, तो आपको इसको मैं बताऊंगा कि मैंने 2.4 क्यों किया था, और बाद में हम इस स्केल को जब चेंज करेंगे तो ये हमारा स्केल कब और क्यों चेंज होगा। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बनानी होती हैं लेयर्स। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जो भी वाई क्यू आर्च की मदद से काम करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेयर्स ऑटोमेटिक बनती जाएंगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की या कोई भी वर्किंग हमने करनी हो उसकी लेयर ना बनी तो फिर हम उसको मैनुअली बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम प्लॉट साइज ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से वाई क्यू आर्च प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास जो प्लॉट साइज रहेगा वो है 30/65। तो 30/65 का हम पहले प्लॉट साइज लगाएंगे और उसकी एक्सटर्नल वॉल्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अब वाई क्यू आर्च 1 में जाऊँगा, ड्रॉ वॉल। तो यहाँ से मैं इस टूल को सिलेक्ट करूँगा। इस टूल को एक्टिव करने के बाद अब सबसे पहले मैंने वॉल की थिकनेस सेट करनी है। राइट क्लिक करूँगा तो थिकनेस जो है वॉल की वो मैं कर लूँगा 9 इंच। यहाँ पे मैंने 9 टाइप कर दिया। उसके बाद करूँगा ओके, और राइट क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट को मैं लेफ्ट कर लूँगा, क्योंकि जो हमने आउटर वॉल लगानी है वो हमने लेफ्ट अलाइन करेंगे तो तभी हमारा जो प्लॉट साइज है वो फिक्स आएगा। तो इसको अलाइन लेफ्ट करेंगे। अलाइन लेफ्ट करने के बाद अब फर्स्ट पॉइंट और यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 30 फीट। 30 फीट ड्रॉ करने के बाद अब नीचे मैं कर लूँगा 65 फीट, और इसी तरह 30 फीट मैं यहाँ पे भी कर लूँगा और ऊपर 65 फीट। ओके, तो अब हम यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे जो प्लॉट का साइज़ है वो सही पूरा लगा है या नहीं। तो इसके लिए वाई क्यू आर्च 2 में जाऊँगा। यहाँ से मैं लीनियर की डायमेंशन लूँगा और इधर से मैं इस वॉल की चेक करूँगा और उसके बाद इस वॉल की भी मैं डायमेंशन चेक कर लूँगा। अब देखिए हमारे पास ये जो डायमेंशन आ रही है ये इंचेस में आ रही है। इस डायमेंशन को हम पहले सेट कर लेते हैं। डी में जाएंगे डायमेंशन स्टाइल। तो इस विंडो के अंदर देखें कि हमने जो भी अभी डायमेंशन लगाई, जो हमने स्केल सेट किया था शुरू में 2.4, तो उसके हिसाब से इसने एक स्टाइल बना दिया। डायमेंशन स्टाइल हमारा जो बना वो वाई क्यू 2.4 का बना। तो इसको हम अपना मेन स्केल रखेंगे और उसके बाद इसी को मैं कर लेता हूँ मॉडिफाई। मॉडिफाई में मैं यहाँ पे इसकी पहले प्राइमरी यूनिट इसको चेंज कर लेता हूँ, आर्किटेक्चरल कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको 1/4 कर लेता हूँ और इसको हम डायगोनल कर देंगे, और यहाँ से 0 फीट इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हमने हाइट को नहीं छेड़ना। यहाँ से मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, और के बाद सिंबल एंड एरोज, इसमें भी हमने एरो साइज को भी नहीं छेड़ना। यहाँ से जस्ट मैं अबव डायमेंशन टेक्स्ट इसको कर लूँगा, और टेक्स्ट के अंदर मैं ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन इसको मैं कर लेता हूँ 1.5, और लाइंस में जाके यहाँ से मैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन इसको मैं 2 कर लेता हूँ। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग होगी। हमने जो टेक्स्ट की हाइट इसको भी नहीं छेड़ा और सिंबल एंड एरोज इसको भी हमने नहीं छेड़ा। जब हम स्केल चेंज करेंगे, अगर हमने किसी डायमेंशन को छोटा लगाना है या किसी डायमेंशन को बड़ा लगाना है तो वो हम इस हाइट को चेंज नहीं करेंगे, हम जस्ट उधर से स्केल चेंज करेंगे तो हमारी डायमेंशन छोटी बड़ी होती रहेंगी। इसको ओके कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे जो डायमेंशन का प्राइमरी यूनिट है वो सेट हो गया, टेक्स्ट की हाइट वगैरह सेट हो गई। अब हमने इस टेक्स्ट को चेंज करना है, इस टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है। तो उसके लिए एसटी में जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर। टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर में वाई क्यू डिम, इसमें से यूज बिग फॉन्ट इस पर से क्लिक हटा दूंगा, और यहाँ से मैं इसको टाइम न्यू रोमन इसको सिलेक्ट कर लूँगा। विड्थ फैक्टर मैं 1 कर दूंगा। हाइट को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम सेट करंट भी कर देंगे, यस कर दूंगा और क्लोज। तो अब देखिए मेरे यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स है और डायमेंशन मेरी कंप्लीट सेट हो चुकी है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट अपनी वॉल्स लगाते हैं। हमारे पास वाई क्यू आर प्रोजेक्ट के अंदर जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास यहाँ से 6 फीट हमने रियर यार्ड छोड़ना है। वो हमने 6 फीट इस वॉल से इस वॉल तक छोड़ना है। तो उसके लिए हम यहाँ से जो डायमेंशन लगाएंगे, हमने 9 इंच की या 4.5 की जो वॉल है उसको हमने माइनस करना है। तो उसमें से हम इस 9 इंच की वॉल को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी 5 फीट 3 इंच। तो हम एक 5 फीट 3 इंच का ऑफसेट लगाएंगे। तो वाई क्यू आर्च 1 में जाएंगे, यहाँ से प्लेन वॉल कॉलम, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या वाई क्यू आर्च में जाएं प्लेन वॉल कॉलम। तो यहाँ से आपने वॉल ऑफ सेटिंग इसको ले लेना है। इसकी शॉर्टकट की है WWO। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे टाइप करना है वॉल ऑफसेट 5 फुट 3 इंच।
तो मैंने 5 और 3 इंच टाइप किया, उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद मैंने वॉल को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इधर से भी कर लूँ, कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया और डायरेक्शन में मैंने नीचे वाली साइड पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा जो ऑफसेट बनेगा वो 5 फुट 3 इंच बनेगा। तो इसको हम एंड पे चेक कर लेंगे, जितनी भी हमारी वॉल्स हैं उनको लगाने के बाद एंड पे हम चेक कर लेंगे डायमेंशन से। तो वाई क्यू आर्ट प्रोजेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे इस वॉल की जो थिकनेस है वो है 4.5, तो इसकी भी थिकनेस हम चेंज कर लेते हैं। तो वॉल की थिकनेस कहाँ से चेंज करेंगे, प्लेन वॉल कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे है वॉल थिकनेस, तो यहाँ से हम वॉल थिकनेस की कमांड को एक्टिव कर लेंगे। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है WWT। मैं आपको शॉर्टकट की या तो साथ साथ बताता जाऊँगा, या जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तो मैं हर कमांड की शॉर्टकट की यहाँ स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो वॉल थिकनेस इसको सिलेक्ट करते हैं और अब हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद वॉल थिकनेस, इसमें हमने इसको कर लेना है 4.5 और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। अब अगर मैं वॉल को यहाँ से क्लिक करूंगा तो इसकी जो थिकनेस चेंज होगी वो इस साइड से होगी। अगर मैं इस साइड से क्लिक करूंगा तो ये वाली लाइन हमारी फिक्स रहेगी, तो वॉल की थिकनेस अंदर वाली साइड से चेंज होगी। तो इसको मैं इस साइड से क्लिक करूंगा ताकि हमारी अंदर वाली साइड से चेंज हो, हमारा जो प्लॉट साइज है वो खराब ना हो। ओके, तो हमारी वॉल थिकनेस चेंज हो गई। नेक्स्ट अब हमने यहाँ से सेकंड ऑफसेट लगाना है, वो हमारा ऑफसेट बनेगा बेडरूम का। हम ऑफसेट ले लेते हैं, ये हमारा बना है 15 फीट 10.5 इंच। तो यहाँ से हम एक ऑफसेट लेंगे, दोबारा से मैं इसी कमांड में जाऊँगा, वॉल ऑफसेट, और इधर मैं ऑफसेट लगाऊंगा 15 फीट 10.5 इंच। इसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद इस वॉल का ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट लेने के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा ऑफसेट है। तो ये हम टीवी लाउंज का ले लेंगे, इसके लिए हमने 13 फीट का ऑफसेट लेना है। तो हमारे पास जो इस तरह की डायमेंशन होती है वाई पे वो बाद में लिखी हुई होती है, और जो एक्स डायमेंशन होती है वो हमारी पहले लिखी होनी चाहिए। तो ये हमारे जो ड्राइंग के कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर आपने एक्स पे इस तरह कोई डायमेंशन देनी है तो उसका टेक्स्ट आप पहले लिखेंगे और वाई वाले का आप बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से ड्राइंग 3 में जाते हैं और इधर से दोबारा मैं इसी कमांड को एक्टिव कर लूँगा, वॉल ऑफसेट, और अब मैंने ऑफसेट देना है 13 फीट और इस वॉल का मैं ऑफसेट दे देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग डाइनिंग, इसका ऑफसेट हमने लेना है 17 फीट। तो इसको हम 17 फीट ले लेते हैं, रिपीट कमांड करूँगा और यहाँ से मैं दे दूँगा 17 फीट, इसको मैंने दे दिया यहाँ से 17 फीट। तो अब हमने वाई एक्सिस पे वॉल्स के तमाम ऑफसेट लगा लिए। अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं पहले ट्रिम। तो ट्रिम करने के लिए आप ऑटोकैड की कमांड का यूज़ नहीं करेंगे, हम वाई क्वाड की कमांड का यूज़ करेंगे। तो वॉल सीजर को हम यूज़ करेंगे, ये आपको प्लेन वॉल कॉलम के अंदर मिल जाएगी। वाई क्वाड में जाएँ, प्लेन वॉल कॉलम, यहाँ पे है वॉल सीजर, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है TW। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोशिश किया करें कि शॉर्टकट कीज़ का यूज़ ज़्यादा किया करें, उससे आपकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती है। ओके, तो वॉल सीजर को हम यहाँ से एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद अब हमने जस्ट यहाँ से इन तमाम लाइंस को इकट्ठा ट्रिम कर लेना है। कैसे, इस तरह से हम रेक्टेंगल लेंगे, तो देखिए जितनी भी हमारी लाइंस थी ये सारी इकट्ठी यहाँ से ट्रिम हो गई। तो स्कैप करते हैं। अब हमने वाई पे सारे ऑफसेट लगा लिए, अब हम लगाते हैं एक्स एक्सिस पे हमारे पास जितने भी ऑफसेट हैं। तो वाई क्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग का हमारा जो एक्स पे ऑफसेट रहेगा वो है 11 फीट 6 इंच। तो 11 फीट 6 इंच लगा लेते हैं। दोबारा से जाऊँगा प्लेन वॉल कॉलम और वॉल ऑफसेट, इसको एक्टिव करने के बाद 11 फीट 6 इंच का मैंने ऑफसेट लिया, यहाँ से मैं इस वॉल का ऑफसेट इस तरह से ले लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वाई क्यू आर्च में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 17 फीट। तो अब 17 फीट का ऑफसेट लगाते हैं, रिपीट कमांड करूँगा 17 फीट और इसका मैं ऑफसेट दे दूंगा इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बेडरूम का 11 फीट। ओके, तो यहाँ से दोबारा से रिपीट कमांड करता हूँ 11 फीट, इसका मैंने ऑफसेट यहाँ पे टाइप कर दिया। तो मैं इस वॉल का यहाँ से ऑफसेट इस तरह से दे दूंगा। अब आपके पास अगर कोई इस तरह की एक्स्ट्रा वॉल लग जाए तो उसको आपने अरेज कर लेना है, आपने इसको डिलीट नहीं करना। अगर आप इस तरह से इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ से आपकी वॉल्स ब्रेक हो जाएंगी। इसको मैं अंडू करता हूँ। आपने वाई क्यू आर्च के अंदर जब भी कोई चीज़ डिलीट करनी है तो उसके लिए आपने डिलीट विंडो डोर इस टूल को यूज़ करना है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो EW है। इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस वॉल को सिलेक्ट करने के बाद मैं अरेज कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे और देख लेते हैं हमारे पास कौन से ऑफसेट हैं। तो अब हम यहाँ पे बात का ऑफसेट लगा लेते हैं। पहले मैं वाई एक्सेस पे लगा लेता हूँ 5 फीट, तो इधर मैं लगा लेता हूँ 5 फीट का ऑफसेट। WW इसकी शॉर्टकट की है, एंटर करेंगे और 5 फीट यहाँ से मैंने ऑफसेट दे दिया।
और इस वॉल का हम ऑफसेट ले लेंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप वाई क्यू आर्च के किसी विंडो के अंदर कोई भी डायमेंशन देंगे तो वो आपने इंचेस में देनी है, और अगर आप कोई भी पैरामीटर या मेजरमेंट्स ऑटोकैड की कमांड बार में देंगे तो वो आप फीट में दे सकते हैं। तो 5 फीट का ऑफसेट लगाने के बाद अब दोबारा से हम यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 8 फीट का ऑफसेट। तो मैं इस वॉल का 8 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, WWO, और उसके बाद मैंने 8 फीट का ऑफसेट ले लिया। इस वॉल से हम इस तरह से ऑफसेट लगा देंगे। अब हमारे पास ये वाली लाइन ट्रिम होने वाली है, इसी तरह हमारे पास ये वाली भी ट्रिम होने वाली है। और नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये जो वॉल है 4.5 इंच की है, तो पहले हम इसको 4.5 इंच में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारी ये यहाँ से ऑटोमेटिकली ट्रिम भी हो जाएगी। तो यहाँ से प्लेन वॉल कॉलम में जाते हैं, वॉल थिकनेस, और उसके बाद अंदर वाली साइड पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो हमारी वॉल है 4.5 हो जाएगी, और ये यहाँ से ऑटोमेटिकली ट्रिम भी हो जाएगी। तो अब इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है TW टाइप करता हूँ, और उसके बाद इस तरह विंडो लूँगा तो ये मेरी यहाँ से इस तरह से ट्रिम हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च प्रोजेक्ट में जाते हैं। बात हो गई, हमारे बेड भी बन गया, और बेड का अब हमने इस तरह से ऑफसेट देना है, तो ये हमने ऑलरेडी से वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे लेना है 4 फीट 4.5 इंच का OTS का ऑफसेट। तो ये हम 4 फीट 4.5 इंच का ऑफसेट दे लेते हैं OTS के लिए। तो यहाँ से WWO 4 फीट 4.5 इंच का मैंने ऑफसेट दे दिया इसके लिए। और इसकी जो वॉल थिकनेस है उसको भी हमने चेंज करना है, ये हमारी 4.5 है, तो इसकी वॉल थिकनेस को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से वॉल थिकनेस में जाऊँगा और इधर से मैं अंदर से सिलेक्ट करूँगा ताकि मेरी ये वाली जो साइड है ये कंप्लीट साइज में आ जाए। ओके, नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च, इसमें जाते हैं। हमारा किचन भी बन गया, टीवी लॉन्ज OTS। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेयर केस। तो स्टेयर केस के लिए 7 फीट 6 इंच का हमें ऑफसेट चाहिए। तो यहाँ से हम प्लेन वॉल कॉलम से वॉल ऑफसेट लेंगे। तो यहाँ से मैं वॉल ऑफसेट लेता हूँ। वॉल ऑफसेट लेने के बाद अब हमने देना है स्टेयर्स के लिए 7 फीट 6 इंच। तो 7 फीट 6 इंच टाइप करूँगा, उसके बाद इंटर, इस वॉल का हम ऑफसेट लेंगे। तो अब देखिए, अगर आपकी वॉल इस तरह से टूटी हुई आ जाए, कंप्लीट वॉल ना आए, तो तब आपने क्या करना है, तो जो ट्रिम करने के लिए हम सिजर की कमांड का यूज़ करते हैं, आपने इसी कमांड का यूज़ करना है। इससे आपकी वॉल एक्सटेंड भी होती हैं और ट्रिम भी होती हैं। इसको क्लिक करते हैं और इस तरह से मैं पूरी विंडो ले लूँगा इसके ऊपर। तो ये देखें, यहाँ से ये ट्रिम भी हो गई और इधर कंप्लीट वॉल बन गई। तो अब बाकी की जो वॉल्स हैं इसको मैं अरेज कर लेता हूँ। अरेज करने के लिए आपने EW इसका यूज़ करना है, इस कमांड का यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँ तो मेरी ये कंप्लीट वॉल डिलीट होगी। तो मैं जस्ट इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद राइट क्लिक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली फिलेट भी हो जाएगी और बाकी की जो एक्स्ट्रा वॉल थी वो हमारी ट्रिम हो जाएगी। मैं इसको एक दफ़ा अंडू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने कंप्लीट वॉल को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद अब दोबारा से मैं EW एक्टिव करता हूँ और अब मैं इस दफ़ा कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, तो देखिए अब मेरी यहाँ से ये वाली लाइन भी डिलीट होगी। इसको अंडू कर लेते हैं। तो इसीलिए आपने जब भी कोई इस तरह की वॉल ट्रिम करनी है या अरेज करनी है तो आपने जस्ट अंदर वाली लाइन को ही सिलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट वॉल को सिलेक्ट नहीं करना। तो मैं इसको जस्ट अंदर वाली इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली फिलेट भी हो जाएगी और अरेज भी हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट हमारी तमाम वॉल्स कंप्लीट हो गई। अब हम ड्राइंग डाइनिंग और किचन, इनके जो होल्स हैं ये हमारे वॉल के अंदर, इनको हम बना लेते हैं। तो ड्राइंग डाइनिंग के अंदर हमारे पास 8 फीट है और किचन के लिए 5 फीट है, लेकिन किचन में हमारा ये यहाँ से बिल्कुल फ्लश है, जबकि ड्राइंग डाइनिंग के अंदर हमारे पास 4.5 इंच का यहाँ पे ऑफसेट है। ओके, तो ड्राइंग 3 में जाते हैं। यहाँ पे वॉल के अंदर होल देने के लिए आपने वाई क्यू आर्च में जाना है, प्लेन विंडो डोर के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके पास कमांड होती है ऑटो ओपन होल, तो इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, होल पियर विड्थ सेलेक्ट करें। यहाँ से जितनी भी आपने होल पियर विड्थ देनी है। अब हमारे पास जो डाइनिंग के होल की विड्थ थी वो थी 8 फीट, तो 8 फीट हम यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी हमने मेजरमेंट या वैल्यू टाइप करनी है वो इंचेस के अंदर करनी है। 8 फीट हमारे 96 इंच होते हैं और पियर विड्थ हमारे पास ड्राइंग डाइनिंग का 4.5 था। और इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस साइड भी क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा होल पियर विड्थ आ गया। दोबारा से राइट क्लिक करूंगा, होल पियर विड्थ में जाएंगे। अब यहाँ पे हमने किचन की छोड़नी है, तो किचन की हमारी 60 इंच है, 5 फीट थी और होल पियर विड्थ हमारा 0 था, इसको मैं 0 कर दूंगा।
ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैंने इसको इस साइड से जो है अपना होल छोड़ना है, तो मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा, इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये कॉर्नर भी बन जाएगा और हमारा यहाँ पे होल भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हम इसकी डायमेंशन लगा लेते हैं। हमारी जितनी भी ये डायमेंशन है वॉल की, रूम्स की, ये हमें कंफर्म भी हो जाएंगी कि हमारे रूम साइज़ सही बने हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह की जो डायमेंशन है उनको लगा लेते हैं। तो इस तरह की डायमेंशन लगाने के लिए आप वाई क्यू आर के अंदर से डायमेंशन ड्रा में जाएंगे। डायमेंशन ड्रा में जाने के बाद यहाँ से डायमेंशन क्विक इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस तरह से आपने तमाम लाइंस को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह से यहाँ पे लगा देनी है। तो ये मेरी डायमेंशन लग गई, क्विक डायमेंशन। इसी तरह मैं इस साइड पे भी लगा लेता हूँ। रिपीट कमांड करूँगा और इस तरह से मैं जितनी भी वॉल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से भी मैंने इस साइड पे भी लगा दी और अब इस साइड पे भी लगा लेते हैं। इसको मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब मेरी लेफ्ट और राइट और ऊपर डायमेंशन लग गई। यहाँ से मेरी जो डायमेंशन डिलीट हुई है तो इसको भी हम दोबारा लगा लेते हैं। वाई क्यू आर 2 में जाएंगे, लीनियर डायमेंशन, इस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट मैंने इधर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक मैं इधर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरी वो डायमेंशन लग जाएगी। इसी तरह सेम हम इधर भी लगा लेते हैं। ओके, तो ये हमारी डायमेंशन लगी। अब हम एक कंप्लीट प्लॉट की भी डायमेंशन लगा देते हैं। इस तरह मैंने लगा दी। ये हमारी 30 फीट है और इस साइड पे हमारी 65 फीट कंप्लीट है। तो अब देखें जो हमने साइजेस लगाए थे वो तमाम साइजेस हमारे कंफर्म हो रहे हैं कि ये हमारे तमाम साइजेस कंप्लीट सही लगे। आपने जो भी डायमेंशन है इसको थोड़ा बहुत सेट कर लेना है। अगर आप इस टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो इस तरह से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। आपने जिस तमाम टेक्स्ट को इस तरह से सेट कर लेना है। तो आप ये कर लीजिएगा, मैं बाकी की चीज़ें आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर, अब हम लगा लेते हैं डोर और विंडो। तो हमारे पास डोर के साइजेस भी हैं, इनको एक ही दफ़ा में देख लेते हैं। ये वाला डोर हमारा 3 फीट का है। रूम्स के डोर 3 फीट 6 इंच के रहेंगे हमारे। और उसके बाद हमारा जो बाथरूम है इसका डोर 2 फीट 6 इंच है। इस तरह हमारे पास जो मेन डोर रहेगा वो 4 फीट है और ये डबल लीफ वाला है। एक हमारा राइट पे है और लेफ्ट पे है। जो राइट वाला है वो हमारा स्मॉल है और ये ड्राइंग डाइनिंग का भी 3 फुट 6 इंच है। तो ये मैंने डोर जो है उनके साइजेस एक दफ़ा देख लिए ताकि बार बार हमें यहाँ पे ना आना पड़े। अब ड्राइंग 3 में जाते हैं। डोर लगाने के लिए वाई क्यू आर 1 में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है ओपन डोर ऑन वॉल। इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप जो भी स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, होल पेयर विड्थ। इसके अंदर अब हमारे पास हैं डोर के साइजेस। तो यहाँ पे पहले मैं बाथरूम के डोर लगाता हूँ 2 फीट 6 इंच, जो हमारा बनेगा 30 इंच। और उसके बाद पेयर विड्थ सब के लिए हमारी 4.5 रहेगी। ओके करता हूँ तो बाथरूम का हमारा एक डोर यहाँ पे है, इसको मैंने इस तरह लगा दिया। सेकंड डोर हमारे पास यहाँ पे है, इसको इस तरह से लगा दिया। अब नेक्स्ट है हमारा 3 फीट वाला डोर। राइट क्लिक करेंगे, होल पेयर विड्थ में जाएंगे। यहाँ से अब हमारे पास है 36 इंच ले लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। इस डोर को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट है हमारे पास रूम, इसके लिए हम 42 इंच 3 फीट 6 इंच को यूज़ करेंगे। होल पेयर विड्थ इसमें जाएंगे और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 42 इंच। ओके करूँगा और इस वाल पे लगाना है और इस तरफ इस वाल पे हमने लगा देना है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा डोर है वो हमारा है इसका ड्राइंग डाइनिंग का। तो ये भी हमारा सेम डोर है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब हमने लगाना है मेन डोर। तो मेन डोर के लिए दोबारा से हम राइट क्लिक करेंगे, टाइल में जाएंगे। यहाँ से मेरे पास ये वाला जो है R14, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद राइट क्लिक करूँगा, होल पेयर विड्थ इसको चेंज कर लेंगे। तो जो हमारे पास मेन डोर का साइज़ है वो है 4 फीट, तो ये हमारे 48 इंच बनेंगे और 4.5 पेयर विड्थ रहेगी। इसको ओके करेंगे और इस वॉल पे अप्लाई कर देंगे। ये हमारा अंदर वाली साइड पे ओपन होगा और सेम इसी तरह मैं इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारे डोर सारे लग चुके। अब हमने लगानी है विंडोज़। तो विंडोज़ को भी हम देख लेते हैं। वाई क्यू आर प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है 5 फीट, ये हमारे पास है 2 फीट के वेंटिलेटर, 7 फीट है। तो यहाँ तक अभी हम लगा लेते हैं 5 फीट वेंटिलेटर और 7 फीट। तो ड्राइंग 3 में जाते हैं। तो प्लेन विंडो डोर के अंदर से यहाँ पे मैं विंडो को सिलेक्ट करूँगा, ओपन विंडो ऑन वॉल इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल चूज़ कर रहा हूँ। राइट क्लिक करूँगा, होल पेयर विड्थ में हमारे पास जो पहली विंडो है वो है 5 फीट की, तो इसको मैं कर देता हूँ 60 इंच। और
इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ होल एट मिडल वॉल, ताकि हमारी ये वॉल के सेंटर में है, इसमें हम पियर विड्थ नहीं देंगे। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद इस वॉल पे अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से वेंटिलेटर लगा लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, होल पियर विड्थ, इसको मैं कर देता हूँ 24 इंच और इधर से मैं कर दूंगा 4.5 इंच हमारा पियर विड्थ रहेगी। ओके करूँगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो देखें ये कितने जल्दी हम वर्क कर सकते हैं वाई क्यू आर्च के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो विंडो है वो 7 फीट है और इधर भी हमारे पास 7 फीट है। राइट क्लिक करता हूँ, होल पियर विड्थ और 7 फीट के लिए 84 टाइप करेंगे और इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इस वॉल पे इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर दी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, वाई क्यू आर्च में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है ये 7 फीट है, इसी तरह 3 फीट 6 इंच हमारी ये वाली विंडो है। तो ये दोनों लगा लेते हैं। दोबारा से जाएंगे वाई क्यू आर्च, प्लेन विंडो डोर, ओपन विंडो ऑन वॉल, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्टाइल, इसको हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारा स्टाइल कौन सा है, ये वाला स्टाइल है। राइट क्लिक करेंगे, होल पियर विड्थ में जाएंगे और यहाँ से हमने लगानी है 3 फीट 6 इंच, तो उसके लिए हम 42 टाइप करेंगे। इसको हम होल एट मिडल वॉल करेंगे, ओके करेंगे। इस वॉल पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। दोबारा से राइट क्लिक करूंगा, होल पियर विड्थ, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ दोबारा से 7 फीट, उसके लिए 84 इंच टाइप करूंगा और 4.5 का पियर विड्थ, ओके कर दूंगा और इस वॉल पे इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। अब अगर आपकी वॉल 9 इंच की है या वॉल 4.5 की है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी जो विंडो है वो सेट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाई क्यू आर। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो है तो ये दो हमारी विंडो है 2 फीट की, दरमियान में 9 इंच का गैप है। इसी तरह लास्ट में हमारी ये वाली 7 फीट की है। ओके, इसमें जाते हैं, रिपीट कमांड करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, होल पियर विड्थ ये हमारी रहेगी 24 इंच और 9 इंच का हमारा गैप है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद वॉल पे अप्लाई करूंगा सेम, इसके बाद नेक्स्ट अप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारी इस तरह से विंडो लग जाएगी। और लास्ट में ये वाली हमारी 7 फीट की है, तो इसको मैं 7 फीट लगा लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से 84 टाइप कर दूंगा और यहाँ से मैंने इसको होल एट मिडल वॉल कर लेना। ओके करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारी विंडोज़ लग जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने लगाना है मेन गेट लगा लेते हैं। मेन गेट हमारे पास क्या है इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा 16 फीट का मेन गेट है, 1 बाय 1 फीट के हमारे कॉलम है। ओके, तो ड्राइंग 3 में जाएंगे। यहाँ पे पहले हम लगाते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम। तो रेक्टेंगुलर कॉलम हम ड्रॉ कॉलम में जाएंगे, रेक्टेंगुलर, और उसके बाद राइट क्लिक करूँगा, साइज ऑफ कॉलम यहाँ पे मैं दे दूँगा 12 इंच बाय 12 इंच, एंटर करूँगा और उसके बाद मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा 12 बाय 12 इंच का एक कॉलम लग जाएगा। अब हमने नेक्स्ट कॉलम लगाना है यहाँ पे, तो उसके लिए पहले हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, प्लेन वॉल कॉलम के अंदर ड्रॉ एक्सेस लाइन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक एक रेफरेंस लाइन लगा लेंगे। इसको मैंने लगा लिया। अब हम इसको करेंगे कॉपी। तो कॉपी करने के लिए वाई क्यू आर्च में आप जाएँ, मॉडिफाई प्लस के अंदर आपके पास मेमोरियल कॉपी इसका ऑप्शन होता है, इसकी शॉर्टकट की CR है, इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी कर दी। ओके, तो अब हम इसके अंदर पॉकेट डोर ऐड करते हैं। इसको जस्ट मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अब हमने इसके अंदर डोर अप्लाई करना है। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, यहाँ पे ये हमारे पास पॉकेट डोर अप्लाई हुआ है। इसकी जो विड्थ है वो है 16 फीट। तो हमने ड्राइंग 3 में जाना है। अब पॉकेट डोर अप्लाई करने के लिए वाई क्यू आर्च में जाएंगे, प्लेन विंडो डोर, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ओपन पॉकेट डोर, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। स्टाइल आप कोई भी ले सकते हैं, मैं इसके लिए डोर 20 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसका साइज इधर भी चेंज कर सकता हूँ और इसका साइज हम पियर विड्थ में भी चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें सेट कर लेनी है अपनी। अगर आपको स्टोको थिकनेस वगैरह चेंज करनी है या डोर सिल वगैरह रखना है तो इसको आप चेक कर लें। अभी के लिए मैं इसको ओके कर रहा हूँ। दोबारा से राइट क्लिक करूँगा, होल पियर विड्थ, इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो साइज़ है डोर का वो है 16 फीट। तो इसके लिए मैं 192 इंच टाइप करूँगा और इसको मैंने कर देना है 0, पियर विड्थ हमारी 0 रहेगी। ओके कर दूँगा और इस जगह पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा पॉकेट डोर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसके अंदर कुछ और अप्लाई कर लेते हैं। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास और जो है स्टेयर केस, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्राइंग 3 में जाते हैं, इस जगह पे हमने स्टेयर केस अप्लाई करनी है। तो स्टेयर केस ड्रॉ करने के लिए वाई क्यू आर्च में जाएंगे, बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है स्टेयर केस वाला, प्लान ऑफ स्टेयर केस, इसकी शॉर्टकट की है LTJ।
इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब डबल थ्रेड की स्टेज रखनी है। डबल थ्रेड पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट रन मैं लेफ़्ट पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं फर्स्ट रन ऑन लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा। और लैंडिंग वेट हमारी 3.5 फीट है, मतलब 3 फुट 6 इंच है, तो यहाँ से मैं 42 इंच कर देता हूँ। थ्रेड वेट भी हमारी 42 है, इसको भी 42 कर देंगे। और स्टेयर वेल वेट हमारी है 6 इंच, इसको 6 इंच कर देते हैं। थ्रेड रन हमारा 10 इंच रहेगा। स्टेप नंबर हमारे 18 ही रहेंगे। और सीरियल नंबर एट फर्स्ट थ्रेड, इसको मैं 10 नंबर पे कर देता हूँ ताकि मेरी जो स्टेयर टर्न हो रही है वो 10 नंबर स्टेप के बाद वो लैंडिंग जो हमारी आएगी इसको 10 कर देते हैं। रोटेशन हमारी यहाँ पे चेंज होगी क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टल लगाना है, तो यहाँ पे मैं 270 कर देता हूँ। तो स्टोरी हाइट जो हमारी रहेगी वो रहेगी 10 फुट चेंज। तो 10 फुट चेंज के लिए इंचेस में 126 इंच टाइप करेंगे। और अब देखिए हमारे पास जो करंट स्टेप हाइट आ रहा है वो आ रहा है 7 इंच, तो हमारी जो स्टेप की हाइट बनेगी वो 7 इंच बनेगी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फ्लो रहेगा। तो अब हमारी टोटल वेट, लैंडिंग वेट, थ्रेड वेट वगैरह सारी चीज़ें सेट है। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना इस कॉर्नर पे, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये स्टेयर सेट हो जाएगी। अब हमने इसका वाई क्यू का जो टेक्स्ट है उसको भी सेट कर लेते हैं। एसटी में जाएंगे, यहाँ पे है वाई क्यू टेक्स्ट, इसको भी मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, टाइम न्यू रोमन्स कर देता हूँ। और इसकी जो विड्थ है उसको मैं विड्थ फैक्टर को 1 कर देता हूँ। अप्लाई कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया। तो ये हमारी जो स्टेज लगी है इनके साइजेस पूरे आएंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। वाई क्यू 2 में जाऊँगा तो यहाँ से देखिए हमारी जो लैंडिंग विड्थ है वो बन गई है 3 फीट 6 इंच। तो इसके बाद हमारा जो स्टेयर वेल है वो भी 6 इंच का बनेगा। मैं आपको 6 इंच का स्टेयर वेल शो करा देता हूँ। इसी तरह हमारी ये जो स्टेयर की थ्रेड विड्थ है ये हमारा 3 फुट 6 इंच है, लेकिन ये आपका यहाँ तक होता है। ये हमारा यहाँ तक क्यों होता है कि क्योंकि ये हमारी इसके ऊपर रेलिंग शो हो रही होती है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमारा थ्रेड विड्थ कंप्लीट नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा जो थ्रेड विड्थ है वो 3 फीट 6 इंच बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। वाई क्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, हमारे पास जितने भी ये टेक्स्ट हैं इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? ड्राइंग 3 में जाता हूँ। अगर आपने वाई क्यू आज के टेक्स्ट अप्लाई करने हैं तो उसके लिए आप पहले अपने टेक्स्ट को यूज़र डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। कैसे? डिक्शनरी में जाएं, यहाँ पे आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं जो आपने लिखने हैं, जो भी टेक्स्ट लिखने होते हैं उसको आप एक ही दफ़ा के लिए ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पे कोई भी दिखाता हूँ, लोकेशन लिख देता हूँ। जो मेरी मेन टैब रहेगी वो लोकेशन है। उसके बाद है बेडरूम, और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे बात लिख देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ ऐड। इसी तरह मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे टीवी लॉन्च लिख देता हूँ, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये अब मैंने 3 टेक्स्ट ऐड कर दिए। ओके कर दूंगा। अब मैंने जब भी टेक्स्ट लिखना है इसको मैं डिक्शनरी के अंदर से यूज़ कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट में जाएंगे, इनपुट अ टेक्स्ट, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिक्शनरी में जाऊँगा तो यहाँ से देखिए अगर मैंने बेडरूम लिखना है तो इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ पे बेडरूम आ जाएगा। इसकी जो भी सेटिंग है वो करने के बाद अगर मैं इसको ओके करूं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे मेरा वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हमारा ये वाला टेक्स्ट सिंगल टेक्स्ट होता है, इसको मल्टीपल टेक्स्ट आप बनाने के लिए इसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बार बार तमाम टेक्स्ट को आपको मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट के लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आपको ऑटो कैड के टेक्स्ट रिकमेंड करूँगा कि आप ऑटो कैड का टेक्स्ट है जो उसी को यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला ऑटो कैड का टेक्स्ट है इसको आप यूज़ कर लें। तो मैं अभी वीडियो की लेंथ लंबी ना हो तो मैं यही टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ। इन तमाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारे सेम साइज़ रहेंगे। मैंने इन तमाम को इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करूँगा और इसको मैं इस जगह से बेस पॉइंट बना लेता हूँ। ड्राइंग 3 में जाऊँगा और मैं यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस जगह पे मैंने बेस पॉइंट बनाया था। तो देखिए अब जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है ये ऑटो कैड का टेक्स्ट है, तो इसका स्टाइल भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको भी टाइम न्यू रोमन कर देते हैं। स्टैंडर्ड में जाएंगे, इसकी जो फॉन्ट है उसको मैं टाइम न्यू रोमन कर दूँगा और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, क्लोज कर दूंगा। तो वीडियो की लेंथ कम रखने के लिए मैंने दोबारा से सेम टेक्स्ट अप्लाई नहीं किए। मैं अगर एक एक टेक्स्ट को दोबारा से अप्लाई करता तो वीडियो लेंथी हो जाती। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वाई क्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विंडो और डोर के नेम। तो वो आपने कैसे अप्लाई करने हैं मैं एक दो पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो ड्राइंग 3 में जाएंगे तो विंडो डोर नेम अप्लाई करने के लिए वाई क्यू में आप जाएँ। यहाँ पे आपके पास प्लेन विंडो डोर के अंदर लास्ट में है विंडो सीरियल नंबर, इस पर क्लिक करें। एक ऑप्शन आपके पास ये है। अब आप यहाँ पे लिखें D1
मैं लिख देता हूँ D1 और उसके बाद इंटर कर दूंगा। अब मेरे पास D1 के जो भी डोर हैं उनको मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये देखें D1 का जो टेक्स्ट है वो लग गया है। दोबारा से अब मैं कर देता हूँ D2, तो D2 मैं कर दूंगा रूम्स के डोर के लिए, इसको भी सिलेक्ट किया और ये मेरे D2 हैं, इनको मैंने सिलेक्ट कर दिया। इस तरह से आपने सारे टेक्स्ट जो है वो डोर पे लगा लेने हैं। अगर आप विंडो पे लगाना चाहते हैं तो विंडो पे भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे V कर देता हूँ, इंटर करूँगा, तो ये हमारा वेंटिलेटर है, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए ये हमारा वेंटिलेटर का लग गया। अब इन टेक्स्ट को आपने मैन्युअली एडजस्ट करना है और आप एक और तरीके से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप एक एक विंडो या डोर पे इस तरह से डबल क्लिक करें तो यहाँ पे भी आप जो टेक्स्ट है उसको लिख सकते हैं। मैं D3 कर देता हूँ, ओके करूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये D3 लिखा गया है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखना है Windows 2, तो मैंने Windows 2 लिखा, ओके करूँगा, तो देखें यहाँ पे Windows 2 अप्लाई हो गया। इसी तरह अब आपने इनके टेक्स्ट को सेट कर लेना है। इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आपके पास हाइट है, हाइट आप कोई भी रख सकते हैं। मैं इसको 6 इंच कर देता हूँ। विड्थ फैक्टर इसको मैं 1 कर देता हूँ और रोटेशन डेफिनेटली हमारी 0 रहेगी, इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद देखिए अब हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हाइट वाइज सेट हो गया। इसको आपने मैनुअली इस तरह से सेट कर लेना है। दोबारा से मैं इसको भी कर लेता हूँ, टेक्स्ट ऑप्शन में जाऊँगा, हाइट को मैं 6 इंच कर रहा हूँ, विड्थ 1 और रोटेशन 0 रहेगा, और इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करके जहाँ भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर डोर वगैरह का करना है तो मैं इस डोर को करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, टेक्स्ट ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ से 6 इंच इसकी हाइट रख लूँगा, विड्थ फैक्टर 1 रख लूँगा और ये हमारा 0 रहेगा, रोटेशन ओके करूँगा। उसके बाद मैंने इस तरह से डोर ये हमने सेट कर दी। सेम प्रोसीजर इसके साथ भी कर लेते हैं, डबल क्लिक, टेक्स्ट ऑप्शन और इसके अंदर हाइट है हमारे पास 6 इंच और विड्थ फैक्टर 1 के बाद ओके, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर ले। तो इस तरह से आपने तमाम अपने टेक्स्ट को सेट कर लेना है कंप्लीट। जो भी आपने यहाँ पे लगाए हुए, जैसे मैंने लगाए हुए हैं, जितने भी टेक्स्ट लगाए हुए हैं इन सब को मैंने सेट करके रखा हुआ है, तो आप भी इस तरह से सेट कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर और हम चीज़ क्या ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट हम ड्रा करते हैं कॉलम। तो इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनको हम कैसे ड्रा करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं किस किस लोकेशन पे हैं, उनको हमने ड्रा करना है, तो ईजिली हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो लोकेशन मैंने देख ली है, ड्राइंग 3 में जाऊंगा। अब हमने इसको ड्रा करने हैं कॉलम, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हमें चाहिए यहाँ पे इस वॉल के एक्सेस। तो वॉल के एक्सेस हम कैसे ड्रा करेंगे, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, प्लेन वॉल कॉलम में है रीबिल्ड वॉल एक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे और ये मैं तमाम वॉल को इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेस जो है वो ड्रा हो जाएंगे और जो भी हमने अभी तक काम किया उन सब की हमारे पास लेयर भी ऑटोमेटिकली जनरेट होती जा रही है। तो ये देखें, विंडो है, वाई क्यू डिम है, वाई क्यू टेक्स्ट है, वॉल है, स्टेयर, ओपनिंग, लीफ और डॉट हमारी जो है ये हमारी एक्सेस की लेयर है। इसी तरह कॉलम अब हमने ऐड करने हैं, जो हमने मेन गेट के लिए किया था ये उसका है, और कॉलम फिल हमारा जो उसके अंदर हैच है ये उसकी लेयर है। ओके, तो अब हमने जिस जिस पॉइंट पे कॉलम ऐड करने हैं, जिस पॉइंट पे हम कॉलम लगाना चाहते हैं वो पॉइंट आपका इंटरसेक्ट होना चाहिए, और जिधर आप नहीं लगाना चाहते वो आपका इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस जगह पे कॉलम नहीं लगाना चाहता तो मेरा ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए एक्सिस लाइन से, दूसरी लाइन से वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा नहीं होना चाहिए। अब मैंने इस कॉर्नर पे लगाना है तो इसको मैं एक्सटेंड कर लूँगा। वाई क्यू आर के अंदर एक्सटेंड की कमांड मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगी, आप एक्सटेंड की ऑटो कैड वाली कमांड यूज़ कर लेना। ये हमारी दूसरी कमांड होगी ऑटो कैड जिसको हम यूज़ करें, एक टेक्स्ट हो गया और ये एक्सटेंड। तो इस तरह से आप एक्सटेंड की कमांड यूज़ करके जिस जिस पॉइंट पे आपने लगाना है उसको आप एक्सटेंड कर ले। इस पॉइंट पे ऑलरेडी से हमारा इंटरसेक्शन है, इधर एक कॉलम आएगा, एक कॉलम हमारा इधर आ जाएगा, इसी तरह एक कॉलम इधर आएगा और एक कॉलम इधर भी आ जाएगा। इसको हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि उधर हमने कॉलम नहीं देने, और इस पॉइंट पे भी लगा लेते हैं, इधर हमारा लग जाएगा और इस पॉइंट पे लग जाएगा। बाकी इस जगह पे हमने नहीं लगाना, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से खींच के साइड पे कर देता हूँ या इसको मैं अरेज कर देता हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी मैं अरेज कर देता हूँ, ये भी हमारे एक्सेस लाइन लग गए। अब हमारे ऑलमोस्ट जिधर हमने कॉलम देने हैं वहाँ पे हमारे ये वाली एक्सेस लाइंस आ रही हैं। ओके, तो अब यहाँ से हम जाएंगे वाई क्यू आर्च। वाई क्यू आर्च में जाने के बाद प्लेन वॉल कॉलम के अंदर हमारे पास है अरेंज कॉलम, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कमांड सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से साइज हमने इसको सेट कर लेना है 9 बाय 9 इंच, उसके बाद इंटर।
और अब हमने इस तरह से कंप्लीट विंडो ले लेनी है पूरे प्रोजेक्ट की। तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिधर जिधर आपके इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे थे जिनको हम डिलीट करना भूल गए, तो वहाँ पे भी आपके कॉलम ड्रा हो जाएंगे। जिसको अरेज कर दिया था वहाँ पे हमारे कॉलम ड्रा नहीं हुए, जो हमारी वॉल्स रह गई थी वहाँ पे हमारे कॉलम ड्रा हो गए। तो आपने ये ध्यान से चेक कर लेना है कि आप जिस जगह पे कॉलम लगाना चाहते हैं वो आप इस तरह से इंटरसेक्ट हो, और जिस जगह पे नहीं लगाना चाहते वो इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ना बना रहा हो। तो ये अब हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाई क्यू आर प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है ये वाली डिमेंशन। हमने एक डिमेंशन ये वाली लगाई थी, ये हमारी वॉल टू वॉल और वॉल की डिमेंशन रहेंगी। और एक डिमेंशन अगर आप सेंटर लाइन की डिमेंशन देना चाहते हैं वॉल के सेंटर लाइन की, तो वो आपने किस तरह देनी है, इस तरह की डिमेंशन आप कैसे लगा सकते हैं। तो हम ये वाली डिमेंशन लगा लेते हैं। ड्राइंग 3 में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ विदाउट डिमेंशन। जो पहली वाली हमारी डिमेंशन लगी है ताकि ये हमारे साथ कॉपी ना हो, तो उसके लिए मैं ले ऑफ कर लेता हूँ। अब वाई क्यू एच के अंदर ले ऑफ की जो शॉर्टकट की है वो है ERF। इसको हम यूज़ करेंगे, इंटर करूँगा और उसके बाद मैंने इस लेयर को ऑफ कर दिया। अब मैंने इस प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेना है, तो कॉपी के लिए CR की कमांड यूज़ करेंगे, इंटर करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे साइड पे कॉपी किसकी बना लेता हूँ। ये मैंने बना ली कॉपी। अब मैंने करनी है लेयर ऑन। तो वाई क्यू आज के अंदर जो लेयर ऑन की शॉर्टकट की है वो है ERA। ये वाली जो सारी शॉर्टकट कीज़ है वो आपको लेयर टूल के अंदर मिल जाएंगी। ये हमारे ये वाले ऑप्शन है, इनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं ERA करता हूँ और यहाँ से मैं तमाम लेयर्स को ओपन ऑल लेयर इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास एक ये वाली लेयर साथ आ गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब हमने लगानी है डिमेंशन सेंटर लाइन पे। तो वो हम कैसे लगाएंगे, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, आर्किटेक्चर सिंबल, यहाँ पे है अरेंज एक्सिस सिंबल। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपने कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट भी लिखे हुए आ जाएंगे और डायमेंशन भी लग जाएंगी। जो जो आपकी एक्सेस लगे होंगे जहाँ जहाँ पे वहाँ पे आपकी डायमेंशन लग जाएगी। तो देखिए अब ये वाला हमारा वॉल पे एक्सेस आ रहा था, तो इसी पे इसने इस तरह से डायमेंशन लगा दिया है। तो जहाँ पे हमारा एक्सेस आ रहा होगा वहाँ पे वो आपको टेक्स्ट भी लिख देगा। ये हमारी बेसिकली कॉलम वगैरह के लिए होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक्सेस लाइन अपनी अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, कोई फालतू एक्सेस लाइन ना लगी हो ताकि आपकी फालतू की डायमेंशन ना लगे। तो ये इस तरह से आप इसको डायमेंशन लगा सकते हैं। बाकी अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो वो आप ST में जाएं, यहाँ से YQ एक्सेस इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से टाइम न्यू रोमन इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर दूंगा, क्लोज करूंगा तो इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। YQ वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विंडो डोर की डायमेंशन। अब ये भी डोर विंडो की डायमेंशन मैंने एक एक करके नहीं लगाई, इसके लिए भी कमांड है। इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, ड्राइंग 3 में जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसका स्केल सेट कर लेता हूँ। YQ2 में जाऊँगा, सेट स्केल, मैं इसका साइज थोड़ा कम करना चाहता हूँ। अब जो मेन स्केल है उसको मैं कर देता हूँ 2 करूँगा, उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मैं कमांड सेलेक्ट करूंगा जिससे मैं डोर और विंडो की डायमेंशन लगा सकता हूँ। YQ आर्च में जाऊँगा, डायमेंशन ड्रा के अंदर हमारे पास यहाँ पे कमांड है डायमेंशन ऑफ एक्सेस विंडोज़, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस विंडो को या डोर को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी आप डायमेंशन इस तरह से दे सकते हैं। इसी तरह मैं बाकी की भी डायमेंशन आपको दे के दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी डायमेंशन हम इस तरह से दे सकते हैं और वेंटिलेटर वगैरह इनकी देनी है। अगर दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। आपको दरमान का जो गैप है वो भी दिखा देगा। जहाँ पे आपने डायमेंशन रखनी है वहाँ पे जस्ट इस तरह से क्लिक कर दें। इसी तरह से अगर मैंने इस डोर की लेनी है तो इस डोर की मैं इस तरह से ले सकता हूँ। और सिंपल मैं आपको इस जगह पे भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, इस विंडो पे और इस विंडो पे। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो भी हमें शो कराएगा और विंडो की साइज़ भी हमें शो कराएगा। इसी तरह इस डोर का अगर मैंने लेना है तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर दूंगा, जिधर क्लिक करूँगा हमारी डायमेंशन वहाँ पे लगेगी। तो इस तरह से आप डोर और विंडो की डायमेंशन भी लगा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमने क्या ड्रा करना है। हमारी तमाम ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी चीज़ें थी वो सारी हमारी लग चुकी। और इसके अंदर हम देख लेते हैं ये वाली डायमेंशन भी लग गई, सेंटर लाइन की डायमेंशन भी लग गई, स्टेल भी लग गया। और अब हमारे पास है इंटरेस्ट एरो। तो इंटरेस्ट एरो कैसे लगाना है वो भी लगा लेते हैं। ड्राइंग 3 में जाएंगे,
वाई क्यू आर्च में जाएंगे, आर्किटेक्चर सिंबल, इसके अंदर हमारे पास लास्ट में इंटरेस्ट एरो, इस पर क्लिक करेंगे। जिधर भी आपने इंटरेस्ट एरो लगाना है आप इस तरह से वहाँ पे क्लिक करें तो आपको इंटरेस्ट एरो लग जाएगा। इसको मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं वाई क्यू आर प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास और क्या चीज़ है। प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ये इंटीरियर लगा हुआ है, वॉशरूम वगैरह की चीज़ें और बेडरूम, जितने भी हमारे पास फर्नीचर वगैरह है वो लगे हुए हैं। तो वो आपने कैसे लगाने हैं। फर्नीचर वगैरह लगाने के लिए आप वाई क्यू आर में जाएंगे, डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास है अरेंज फर्नीचर, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिविंग रूम के लिए ये वाले सोफ़े हैं, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, टॉयलेट है, किचन है और स्टडी रूम है। ओके, तो अब इसको हम उस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। कैंसिल करूँगा, ड्राइंग 3 में जाऊँगा। ड्राइंग 3 में जाने के बाद वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डेकोरेशन कंपोनेंट, इसके अंदर हमारे पास है अरेंज फर्नीचर, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं लिविंग रूम इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा। यहाँ से लिविंग रूम हमारा टीवी रेंज है, इसको मैं इस तरह से यहाँ से विंडो सेलेक्ट कर लूँगा। विंडो लेने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो सोफ़ा सेट है, जो भी आप लगाना चाहते हैं, इसमें आपके पास और भी स्टाइल होते हैं। उसको आप इधर नीचे अगर नोट करें कमांड बार पे, तो यहाँ पे आपको सोफ़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टीवी कैबिनेट, पैरामीटर और रूम मोड। अगर मैं रूम मोड चेंज करूँगा, किसी भी जो हम नेक्स्ट भी यूज़ करेंगे उसके अंदर अगर आप रूम मोड चेंज करेंगे तो ये आपके जो रूम है, स्टडी रूम आ गया, इसी तरह ये बेडरूम आ गया, तो ये फिर से हमारा स्टडी रूम है, किचन आ गया, बाथरूम है, तो ये आपके रूम मोड यहाँ से चेंज होंगे। अब मैंने सोफ़े का स्टाइल चेंज करना है तो एस प्रेस करूँगा, तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर जितने भी सोफ़ा हैं इस ब्लॉक के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सोफ़ा पसंद है तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दूंगा और उसके बाद टीवी कैबिनेट, अब ये जो टीवी कैबिनेट हमें नज़र आ रही है इसके स्टाइल को चेंज करना है तो मैं टी दबाऊंगा, तो इससे हमारे देखें यहाँ पे टीवी कैबिनेट के स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। तो जो भी आपको टीवी कैबिनेट पसंद है वो आप ले सकते हैं। ओके, तो पैरामीटर के अंदर हमारे पास जो मजीद ऑप्शन होते हैं, ये हर एक के लिए पैरामीटर की विंडो सेम रहेगी, लेकिन इसमें चीज़ जस्ट वही चेंज होगी जो इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर बाथरूम की बात की जाए तो बाथरूम विड्थ इसमें नहीं है, तो ये हमें इसके अंदर काम की नहीं है। अगर डेस्क विड्थ वगैरह हमारी है, जो चीज़ हमारी स्पेसिफिक जिस चीज़ के लिए होंगी उसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं अब इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। अब आपने कुछ चीज़ों को बाद में चेंज कर लेना है, जैसे ये मीडिया वॉल मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता, मैंने इसको इधर मूव करना है, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, इस टीवी को रोटेट करके एडजस्ट कर सकता हूँ, या अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हम बेडरूम के अंदर लगा लेते हैं, बेड वगैरह या कोई फर्नीचर हम ऐड कर देते हैं। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, डेकोरेशन कंपोनेंट, अरेंज फर्नीचर, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बेडरूम, उसके बाद ओके। ओके करने के बाद इस तरह आपने रेक्टेंगल ले लेनी है, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर। सेकंड कॉर्नर लेने के बाद अब देखें यहाँ पे आप जिस तरह भी इसको सेटिंग करना चाहते हैं आप इसकी सेटिंग बना सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे कोई भी सेटिंग कर देता हूँ, इसकी मैंने यहाँ पे इस तरह से सेटिंग बना दी। तो इस तरह से आप बेड वगैरह अपने एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने चेस्ट वगैरह इसका साइज़ जो है उसको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। दोबारा से जाता हूँ वाई क्यू आर्च में, डेकोरेशन कंपोनेंट, अरेंज फर्नीचर और यहाँ से हम लेंगे बेडरूम, ओके करेंगे। अब यहाँ से मैंने फर्स्ट कॉर्नर ये लिया और सेकंड कॉर्नर मैंने ये ले लिया। अगर आपने इसके चेस्ट वगैरह के साइज़ को चेंज करना है, जो इसके कप बोर्ड है उसके साइज़ को आपने चेंज करना है, तो वो आपने फिर पहले से चेंज करना है। वो आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर के अंदर से। तो इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे बेड इस तरह से रख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे मुनासिब रहेगा। इसको मैं इस तरह से क्लिक कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। और अगर मैंने इसको चेस्ट को नहीं यहाँ पे नहीं लगाना, कहीं और पे लगाना है, और दोबारा से मैं कोई और चेस्ट यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ, डेकोरेशन कंपोनेंट, यहाँ से मैं चेस्ट प्लान इसको ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ से सिंपल आपने चेस्ट की थिकनेस देनी है, थिकनेस राइट क्लिक करके थिकनेस आप जितनी भी देना चाहते हैं, मैं यहाँ से 22 इंच कर देता हूँ, एंटर करूँगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जहाँ तक आप चेस्ट देना चाहते हैं क्लिक करें। इस साइड पे आपने इसको रखना है, इस साइड पे या इस साइड पे उस लाइन से, तो आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट विड्थ भी दे सकते हैं और लेंथ पे भी चेस्ट प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे किचन के अंदर ऐड कर लेते हैं चीज़ें। तो अरेंज फर्नीचर की जो हमारी शॉर्टकट की होती है डबल जे, इसको मैं करूँगा, इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद अब हमने किचन ले लेना है, उसको ओके करूँगा। रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मैं ले लेता हूँ। और अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये किचन फ़िलहाल इस तरह आ रहा है। मैंने अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे? मैं अगर रूम मोड करूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे बाथरूम और रूम वगैरह, ये जो चीज़ें पहले आ रही थी रूम मोड चेंज करने से वो आ रही हैं।
अगर नीचे आप कमांड लाइन में नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अरेंज मोड। तो अरेंज मोड से आप इसका जो स्टाइल है वो इसको चेंज कर सकते हैं। आपने शेल्फ को एल शेप में किचन बनाना है तो आप बना सकते हैं। अरेंज मोड करेंगे तो देखिए अब ये हमारा एल शेप में आ रहा है। अब अगर आपने ओवन वगैरह, फ्रिज वगैरह या जो सिंक वगैरह है उसको चेंज करना है, उसका डिज़ाइन चेंज करना है, कुछ और रखना चाहते हैं, जैसे अब मेरा कुकर है, अगर मैंने इसके डिज़ाइन को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँगा। सी प्रेस करने से देखिए जितने भी कुकर के डिज़ाइन अवेलेबल हैं वाई क्यू आर के अंदर वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते रहेंगे। तो मैंने अगर कुकिंग रेंज रखना है इसको मैं रख लूँगा, और अगर मैंने सिंक को चेंज करना है तो सिंक को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे? अब इसका डिज़ाइन मैं चेंज करता हूँ तो सिंक के लिए मैं एस प्रेस करूँगा। तो देखिए जो भी सिंक डिज़ाइन आपको पसंद है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप इस तरह से इसको अरेंज कर लें जिधर भी आपने इसको अरेंज करना है। इसी तरह आप इसके शेल्फ की जो पैरामीटर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है, पी में जाएँ पैरामीटर में, तो यहाँ पे देखें आपके पास डेस्क विड्थ है, ये हमारी टेबल की है। कप बोर्ड विड्थ, तो कप बोर्ड विड्थ जो हमारी अलमारी होती है उसकी हमारी विड्थ है। तो चेस्ट विड्थ, ये हमारी चेस्ट विड्थ आ गई। अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए आप पैरामीटर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे नीचे है किचन वर्केबल विड्थ। तो यहाँ पे देखिए WC हमारे पास सिंक विड्थ है और WC सिंक लेंथ। अगर आपने एक सिंक विड्थ है उसको चेंज करना है, जो हमारा ये सिंक है उसका हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसको मैं 24 कर देता हूँ और इसको मैं 31 ही रहने देता हूँ या 32 कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो किचन वर्केबल विड्थ है वो हमारी 24, ये जो हमारी शेल्फ विड्थ है इसको मैंने 24 कर दिया। जो हमारी यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है उसका साइज चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। टाइल का एंगल अगर देना है इसको भी मैं कर देता हूँ 45 आपको समझाने के लिए, और इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब देखिए हमारे टाइल का एंगल भी चेंज हो गया और हमारा जो शेल्फ वगैरह है उसकी विड्थ भी चेंज होगी। तो अब इसको मैं लीनियर यहाँ से मैं आपको डिमेंशन दिखा देता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की। तो देखिए ये अब हमारी 2 फीट शो हो रही है, और जो सिंक की विड्थ थी वो हमने चेंज की थी, तो इसको भी मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जितनी भी मैंने रखी थी 22 इंच वो हमें यहाँ पे शो होगी। तो टाइल की जो विड्थ है वो हमारी 9 इंच है और इसका एंगल मैंने 45 रखा, तो ये यहाँ पे हमें इस तरह शो कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम बाथरूम के अंदर ऐड कर लेते हैं। दोबारा से जे टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं टॉयलेट, उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर और इस तरह से ये सेकंड कॉर्नर आपने ले लेना है। अब देखें यहाँ पे भी आपके पास वही ऑप्शंस हैं सेम। अब अगर आपने मोड चेंज करना है तो पहले आप मोड चेंज कर लें, अरेंज मोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आपका अरेंज मोड इस तरह से आ रहा है। आपने अगर इसके क्लोजेट को चेंज करना है, इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो आप सी दबाएं। आपके पास जितने भी क्लोजेट अवेलेबल हैं वो आपके यहाँ पे इस तरह से आपको शो होते रहेंगे। आपने जो भी क्लोजेट लगाना है वो लगा लें। अगर आपने सिंक बाथ वगैरह चेंज करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। ये देखें सिंक बाथ के आपको डिज़ाइन जो है वो नज़र आ रहे हैं, ये वाले इस तरह देखें। और अगर आपने बाथ टब को उसको चेंज करना है तो वो आप बी प्रेस करें। आपके पास जितने भी डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इस तरह प्रेस करते रहेंगे तो अभी ये ऑफ हो गया, दोबारा से बी प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह टाइलिंग वगैरह अगर ऑन ऑफ करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, टी प्रेस करें। इसके जो जितने भी ब्लू लेटर हाईलाइटेड है ब्लू कलर से वो आपने प्रेस करने हैं। उसके बाद अगर पैरामीटर में जाएँ तो यहाँ पे देखिए आपको वही चीज़ें मिलेंगी सेम, बाथ टब विड्थ, बाथ टब लेंथ वगैरह, कॉर्नर बाथ टब लेंथ। अब हमारा कॉर्नर बाथ टब लेंथ ये कौन सी है, या कॉर्नर बाथरूम विड्थ ये कौन सी है, ये भी मैं आपको शो कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। वाई क्यू आर्च में जाऊँगा, डेकोरेशन कंपोनेंट, अरेंज फर्नीचर, इसमें जाएंगे। यहाँ से मैं ले लेता हूँ टॉयलेट, इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इस वॉशरूम पे इस तरह से रेक्टेंगल लगा लूँगा। अब देखिए इस पे जो हमारा ये जो बाथ टब है अगर इसको चेंज करना है तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से अरेंज मोड में जाएंगे तो देखें इस तरह से हमारा जो बाथ का टब है उसका स्टाइल हमारा चेंज हो रहा है। आप कोई भी बाथ टब का स्टाइल रख सकते हैं। एक हमारा ये मेन है, इसके अगर अंदर मैं बाथ टब कुछ बी से चेंज करूं तो ये जो लंबा बाथ टब है वो हमारा चेंज होगा। अगर मैं अरेंज मोड में इस तरह जाता हूं, अगर मैंने कॉर्नर वाला ये वाला बाथ टब सेलेक्ट किया, इसको मैं अगर बी से चेंज करूं तो इसके जो कॉर्नर के डिज़ाइन जो स्टाइल है बाथ टब के वो हमारे चेंज होंगे। अगर मैं टाइलिंग ऑफ करूं तो आप देखें बी से मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो ये हमारा कॉर्नर वाला जो स्टाइल है वो हमारे चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको अरेंज मोड करता हूँ दोबारा, देखिए अब मेरे पास ये वाला एक बाथ टब है, इसको मैं चेंज करता हूँ, ये हमारा शावर आ गया है। तो देखिए एक शावर हमारा कैबिन ये है
और एक हमारा ये है। तो 2 शावर कैबिन है हमारे पास या सिंपल शावर हमें शो कर रहा है। अब अगर इसके आपने साइज़ को चेंज करना है तो वो आप कैसे चेंज करेंगे? आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें जो ब्लॉक्स हैं इनके बाज़ के साइज़ेज़ फ़िक्स हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिनको आप चेंज कर सकते हैं वो आप पैरामीटर के अंदर से चेंज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सर मेरा ये छोटा रूम है तो इसी के मुताबिक इसका साइज़ एडजस्ट होना चाहिए था, तो वो आपका साइज़ उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड साइज़ होती हैं, जैसे ये बेड है तो इसका ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इसका साइज़ आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने छोटा या बड़ा बेड लगाना है तो उसको फिर आप स्केल वगैरह कर सकते हैं। तो आपने ब्लॉक को स्केल कर लेना है, ये ब्लॉक बन के आते हैं, इनको आपने स्केल कर लेना है। अब जैसे पैरामीटर के अंदर पी दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, बाथ टब विड्थ, बाथ टब लेंथ, इसी तरह कॉर्नर बाथ लेंथ। अब देखिए ये हमारा जो बाथ टब है ये हमारा ज़्यादा बड़ा है, इसको अगर मैंने छोटा करना है तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 36 करता हूँ, इसको भी मैं 36 कर लेता हूँ, इसको मैं ओके करूँगा। तो अब देखिए जो हमारा बाथ टब है वो छोटा हो गया, इसको मैं मज़ीद छोटा कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ, लेकिन मुझे ये मुनासिब लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरा ये बाथ डिज़ाइन लग गया है। अगर सेम मैंने इस बाथरूम पे लगाना है तो वाई क्यू आर्ट में जाऊँगा, अरेंज फर्नीचर, इसमें मैं इस तरह से बाथरूम सेलेक्ट करने के बाद ओके करूँगा और यहाँ से हम ले लेंगे रेक्टेंगल। इसको मैंने रेक्टेंगल ले ली। अब यहाँ से पहले हम अरेंज मोड चेंज करते हैं। अरेंज मोड में मैंने यहाँ से ले लिया कॉर्नर। कॉर्नर के अंदर मैंने अब टाइलिंग ऑफ कर देता हूँ, टाइल मैं नहीं लगाना चाहता। और यहाँ से बल्कि मैं कॉर्नर भी नहीं ये लेता हूँ और इसके अंदर मैं शावर कैबिन ले लेता हूँ। यहाँ से मैं बाथ टब इसको चेंज करूँगा, बी शावर कैबिन ले लिया। अब इसके पैरामीटर में जाते हैं, पैरामीटर में इसका जो साइज़ है उसको हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ से इसके साइज़ को मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो देखिए अब जो हमारा कॉर्नर बाथरूम बैठता है इसको मैं इस दफ़ा 3 कर देता हूँ और 2.5 फुट कर लेता हूँ 30 फीट, और इसी तरह इसको बाथ टब को भी 30 फीट कर देंगे, 30 इंच सॉरी। तो यहाँ से आपने कर लेना है, टाइल साइज़ वगैरह हम नहीं लगाना चाह रहे तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए अब इसका जो बाथ का साइज़ है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से आपकी जिधर भी एडजस्ट बने वॉशरूम की आप वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे लग जाएंगी। अब अगर आपने किसी भी ब्लॉक के साइज़ को चेंज करना है जो आपको वहाँ पे पैरामीटर के अंदर साइज़ नहीं दिए गए, जैसे ये सोफ़ा है या जो आपके और बेड वगैरह है, ये सोफ़े हैं, तो इनको आप स्केल वगैरह कर सकते हैं। आपने इसको स्केल करके छोटा या बड़ा कर लेना है। इस तरह से इसको अगर मैं छोटा करना चाहता हूँ तो स्केल में जाऊँगा, यहाँ से मैंने स्केल 0.5 कर देना है, इसको देखें ये हाफ हो गया। तो इस तरह आप इसका स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ड्राइंग डाइनिंग के अंदर हम कोई टेबल वगैरह लगा लेते हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह, डेकोरेशन कंपोनेंट में जाएंगे, अरेंज फर्नीचर, यहाँ से हम डाइनिंग रूम इसको ले लेते हैं, ओके करेंगे और मैं इतने एरिया को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट। अब देखिए इसके अंदर भी मेरे पास मजीद ऑप्शन है, टेबल डिज़ाइन अगर मैंने चेंज करने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। कैसे? तो यहाँ पे देखिए मैं टेबल इसको टी दबाता जाऊँगा तो जितने भी टेबल डिज़ाइन अवेलेबल है वाई क्यू आर्ट के वो आपको यहाँ पे शो होंगे। आप कोई भी टेबल का डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो वो आप जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने अगर इसका डिज़ाइन चेंज करना है, जो आपका कप बोर्ड है इसको मैं सी प्रेस करूँगा तो देखिए इसका डिज़ाइन चेंज होगा। तो आप जो भी डिज़ाइन रखना है वो रख लें और उसके बाद आपने जस्ट क्लिक कर देना है तो आपकी वो चीज़ यहाँ पे लग जाएगी। तो इस तरह आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फर्नीचर वगैरह लगा सकते हैं। जब आप ये सारा फर्नीचर लगा लें, अब आपका प्रोजेक्ट फाइनल है अगर, तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे नीचे टाइटल वगैरह लिखना है। कौन सा टाइटल, ये मैं आपको वाई क्यू आर प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास ये टाइटल है तो ये टाइटल भी आप लिख सकते हैं। टाइटल लिखने के लिए हम ड्राइंग 3 में जाते हैं और यहाँ से हम जाते हैं वाई क्यू आर्च में और इसके अंदर से हम इंडेक्सर सिंबल में जाएंगे और यहाँ से हम डेकोरेशन ड्राइंग टाइटल इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने जो भी लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं स्केल 1/4 रख रहा हूँ, फ्लोर प्लान हो, कौन सा फ्लोर प्लान हो, ग्राउंड फ्लोर प्लान हो, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ, GROUND। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान कर दिया। डिटेल वगैरह अगर रखनी है तो वो मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग नंबर वगैरह कुछ रखना है तो वो आप रख सकते हैं। स्केल आपका क्या लिखा हुआ है 1/4। एलिवेशन रखना है या प्लान टाइटल, इसको मैं प्लान टाइटल कर लेता हूँ, ओके कर दूंगा और यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने से देखिए हमारी ये इस तरह से चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। इसका अगर आपने साइज़ लेंथ बढ़ानी है तो ये आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट इसके अंदर आ जाए। अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो एसटी में जाए। यहाँ पे आपने इसका जो स्टाइल है उसको टाइम न्यू रोमन कर लेना है, इसको मैं टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ। और हमारे पास वाई क्यू टाइटल है, इसका भी टेक्स्ट जो है वो भी हम चेंज कर लेते हैं टाइम न्यू रोमन।
तो हमारी जितने भी हैं ये सारे हमारे टाइम न्यू रोमन होने चाहिए। आपके पास जितने भी टेक्स्ट हैं उन सबको आप एंड पे एक ही दफ़ा से सेट भी कर सकते हैं। तो यस कर देंगे, हमारे पास ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया। इसकी विड्थ फैक्टर 1 कर देता हूँ। टाइटल का विड्थ फैक्टर इसको भी मैं 1 कर देता हूँ, वाई क्यू टाइटल, और ये भी 1, ये भी 1। ओके, इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया। तो लास्ट में हमने लेआउट के अंदर इसको सेट करना है और एक पीडीएफ हम कैसे बना सकते हैं, उसका हमने प्रिंट वगैरह कैसे लेना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ओके, तो लेआउट में जाते हैं। लेआउट में इसको मैं अरेज कर देता हूँ जो हमारी पहले से बनी हुई है। सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा, पेज सेटअप मैनेजर, मॉडिफाई करूँगा लेआउट 1 को। यहाँ से मैंने प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं प्रिंट टू पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप जो भी आपके पास प्रिंटर है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पेपर साइज A4 ही रहने दूंगा, इसको लेआउट रहने दूंगा, स्केल 1:1, और इसको मैं किस में करूंगा, mm में। आपने इसको इंचेस में नहीं करना है। अगर आप इंचेस में करेंगे तो आपका जो पेपर साइज है वो पूरा नहीं आएगा, इसको आपने mm में ही रहने देना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद ओके कर दूंगा और यहाँ से इसको जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको मैंने वो ऑन कर दिया, ओके कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो देखिए ये अब हमारा एक A4 का पेपर साइज है। अब पहले हम अपना फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम लगाने के लिए वाई क्यू आर्च में जाएं, यहाँ से सिस्टम सेटअप के अंदर ड्राइंग फ्रेम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर से सबसे पहले पेपर सेलेक्ट कर लेंगे A4, और उसके बाद लेयर कलर हमारी जो भी होगी इसको जस्ट पोर्ट्रेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको मैं 15 की बजाय 5 कर लेता हूँ। लेफ्ट से भी 5 कर लेते हैं और रेशियो जो है इसको हम कर देते हैं 1। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, या आप एग्जैक्ट पेपर पे क्लिक करना चाहते हैं तो इस तरह इसके कॉर्नर पे इस तरह से आप रख लें। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका फ्रेम बना है वो सेम इस A4 साइज के पेपर का बना है। अब इसके अंदर हमने व्यू पोर्ट ऐड करना है, तो व्यू पोर्ट ऐड करने के लिए वाई क्यू आर्च में जाएंगे, व्यू पोर्ट लेआउट टूल्स में हमारे पास न्यू व्यू पोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अंदर रेक्टेंगल ले लेंगे। इस तरह से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ जहाँ तक व्यू पोर्ट करना है। तो देखिए इस तरह से ये अब हमारा व्यू पोर्ट ऐड हो गया। इसका स्केल वगैरह अगर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको स्केल चेंज कर सकता हूँ। 1/4 मैंने रखा था 1:4, इसको मैं 1:4 पे कर लेता हूँ और इस चीज़ को मैं इस तरह से यहाँ पे मूव कर लूँगा। तो देखिए मेरी एक जो ड्राइंग है वो इस पे 1:4 पे सेट हो गई। तो यहाँ पे अब आपने जो भी नाम वगैरह चेंज करने हैं इसको एक्सप्लोर कर लें। इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ड्राइंग टाइटल मैं यहाँ पे DWG टाइटल वगैरह इस तरह लिख देता हूँ, और यहाँ पे कोई भी आपने नाम देना है उसका, ड्राइंग टाइटल, फ्लोर प्लान मैं दे देता हूँ। तो जिस तरह से हम ब्लॉग बनाते हैं, आप जो जो डाटा लिखते हैं तो वो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। इसको अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो जितने भी टेक्स्ट हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको वाई क्यू आर्ट के अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, या मुझे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँ। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।